मेरा नाम है यूमियान। मैं सिर्फ 10 साल का था जब मैं एक दिन पेड़ से गिर गया था। सर पे जोर से चोट लगी और जब होश आया तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब मुझे लोगों के इमोशंस दिखते हैं, रंगों और नंबर्स के फॉर्म में। पिंक मतलब प्यार, रेड का मतलब गुस्सा, ग्रीन फॉर ऑकवर्डनेस, ब्लू फॉर दुख और येलो येलो मतलब डिजायर। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद उस गर्मियों में जब मैं 18 साल का था तो मेरी मुलाकात हुई थी यांग कोंग चान से, ग्रीन प्लम आइलैंड पर। वो मिस्टीरियस था, क्वाइट और हैंडसम, आंखों में उदासी जैसे कोई छुपी हुई कहानी हो। सब लड़कियों का ड्रीम था वो, और कब का शायद मेरा भी बन गया। मैं चाहता था कि वो मेरे लिए पिंक हो जाए, लेकिन एक दिन वो अचानक येलो हो गया और तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्यार बिल्कुल लेमन सोडा जैसा होता है, खट्टा भी, मीठा भी और अंदर तक झटका भी दे जाता है। और किसी का दिन कैसे धड़कता है आपके लिए वो कभी पता नहीं चलता, उस फ्लैश के पिंजरे के नीचे छुपके से छुपा हुआ। उस दिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, जेंटल सी ब्रीज और बर्ड्स की ट्रिपिंग दूर कहीं सुनाई दे रही थी। सुन रही फिर से आई मेरे पास और इस बार भी रोने लगी। ग्रीन प्लम आइलैंड पे आए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं और ये उसका तीसरा हार्ट ब्रेक है। हाँ, एवरेज निकालो तो मतलब हर 5 दिन में एक ब्रेकअप। मुझे अब समझ नहीं आता कि उसकी लव लाइफ की डेडिकेशन की तारीफ करूं या उसके रिकवरी स्पीड का रिकॉर्ड बनाऊं। और उसके हेड पे जो ऊपर जो मूड वैल्यू मीटर रहता है ना, बस वही बता रहा है कि बेचारी थोड़ी इमोशनल है, पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं। 70 के आसपास स्विंग कर रहा था। सुन रुई स्निफ करती हुई अपनी राम कहानी बता रही थी। वो बहुत हैंडसम था, पर जैसे ही उसने पैंट्स उतारा उसका जूनियर इतना छोटा निकला जिसे सांस ले रहा हो। उसने एक और टिश्यू निकाला और नाक साफ करती हुई बोली, बाकी सब परफेक्ट था, पर ये एक पॉइंट ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और कहने की ज़रूरत नहीं, उसकी मूड वैल्यू फिर से 5 पॉइंट और गिर गई। अब वो 65 पे आके ब्लू जोन में चली गई थी, मतलब फुल मेलनकॉलिक मूड में। सच में उसके लिए ये शायद सब छोटी बातें नहीं होती ना। छोड़ना, इतना रोना क्यों? फीलिंग्स तो तेरे वैसे भी ज़्यादा डीप नहीं होती। नेक्स्ट वाला ढूंढ लेना। मैंने अपना ब्लू पॉप्सिकल का एक बड़ा बाइट लिया और अपनी लैब पे रखे कॉमिक बुक को पलटने लगा और उसे पूरे दिल से एडवाइस किया। रूम में ना एक पुराना फ्लोर फैन था, फुल स्पीड पे था, लेकिन हवा के साथ गर्मी भी मार रहा था। ये आइलैंड ग्रीन प्लम का मौसम वैसे भी ना ऐसा ही कंफ्यूज सा रहता है। विंटर में भी 15 डिग्री के नीचे नहीं जाता और समर में कभी कभी 30 के ऊपर चला जाता है, बट 35 रेयरली। अभी जुलाई का स्टार्टिंग है, मतलब आइलैंड पे सबसे ज़्यादा गर्मी का सीज़न। सुबह शाम ठीक होता है, पर दोपहर से लेके शाम तक उफ, घुटन वाली फीलिंग होती है। और हम जैसे अर्बन लोग जो साल भर एसी में रहते हैं, उनके लिए तो एसी लेस ज़िंदगी मतलब पनिशमेंट ही है। तभी सुन रुई ने और ज़्यादा थके हुए और डिप्रेस टोन में बोला, मुझे कोई अच्छा बंदा क्यों नहीं मिलता यार। उसका मेकअप ना ऑलरेडी हाफ मेल्टेड था, इतनी रोई थी कि वाटरप्रूफ आईलाइनर भी हार मान गया था और फॉल्स लैशेस एक आंख से लटक रहे थे। फिर तो गुस्से में आके उसने लैशेस नोच के निकाल दिए और उसी मोमेंट पे उसका मूड का मीटर 5 पॉइंट और गिरा। अब वो सच में हार्ट ब्रेक जोन में ऑफिशियली एंटर कर चुकी थी। डॉग मैन, एक तो हार्ट ब्रेक, ऊपर से एक पेयर फॉल्स आई लैशेस भी वेस्ट हो गई। सुनरुई ने टिश्यूज और वो निकले हुए आई लैशेस टाइट पकड़े हुए थे, रोती जा रही थी और ज़मीन पे हाथ मार मार के गुस्सा निकाल रही थी। मैं और सुनरुई बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब मैं 8 साल का था हम पहली बार ग्रीन प्लम आइलैंड आए थे दादाजी से मिलने के लिए, तभी उससे मुलाकात हुई थी। उस वक्त उसका हेयर स्टाइल ना पूरा वाटरमेलन जैसा था और उसका एटीट्यूड टोटली केयर फ्री। उसकी बॉडी भी तब तक डेवलप नहीं हुई थी, तो मैंने उसे भाई समझा और फनी पार्ट, उसने मुझे बहन समझा, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा सॉफ्ट था और नेचर बिल्कुल शांत। उसी टाइम पे उसने बोला था
कि हमें गोल्डन ऑर्चिड जैसा बॉन्ड बनाना चाहिए, मतलब जन्म तक के बेस्ट फ्रेंड्स। फिर हर समर वेकेशन में मैं ग्रीन प्लम आइलैंड लौट के आता था और हर बार सुनरुई के साथ टाइम स्पेंड करता था। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप एक स्टेडी बोट बन गई जो हर साल दर साल स्मूथ चलती रही। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैं 14 का था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और वो भी एकदम अगली तरीके से। मैं अपनी मॉम के साथ शिफ्ट हो गया, उन्होंने मेरी कस्टडी ले ली थी और नेचुरली मुझे डैड से दूर रखा गया। मुझे मेरा सरनेम चेंज करने का ऑप्शन था, पर लीगल प्रोसेस इतना मैसी था कि मॉम ने भी डिसाइड किया कि रहने ही दो। तब से मैं यू मियान ही रहा, मॉम का सरनेम वांग होने के बावजूद। तभी सुनरुई, जो अभी हार्ट ब्रेक के दर्द में डूबी हुई थी, अचानक एक्साइटेड हो गई। यू मियान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसने अपने सर पर हाथ मारा जैसे कोई जीनियस आइडिया आ गया हो। बोली, तू कितना हैंडसम है, अगर मैं तुझे डेटिंग करूँगी ना तो सब लोग जलेंगे, और हम दोनों को एक दूसरे का पास भी पता है, तो कोई रिस्क भी नहीं। ना तू मुझे धोखा देगा ना मैं तुझे, विन विन। बोल कैसा आइडिया है? मतलब क्लियरली वो मुझे ट्रॉफी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। यानी मैं बॉयफ्रेंड नहीं, एक शो पीस मास्कट होऊंगा जो वो सबको दिखाएगी कि देखो देखो ये मेरा है। मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं। सुनरी का चेहरा एकदम हर्ट हो गया। क्यों? उसने पूछा। मैंने पॉप्सिकल का बाइट लिया और बिल्कुल इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्योंकि मेरा भी जूनियर छोटा है, मुझे लगा तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। सुनरुई एक पल के लिए शॉक में थी। उसके हेड के ऊपर दिखने वाला वो दोनों मूड वैल्यू बबल्स एकदम से फ्री फॉल में चले गए और वो चीखी, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रूम के अंदर बहुत गर्मी थी और बाहर से लाउड सिकाडास की अनोइंग आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि सर के अंदर ही घुस जाएंगे। मैंने उसके रैंट पे रिएक्ट नहीं किया, शांति से अपनी कॉमिक बुक पढ़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फैन की हवा, बाहर की सिकाडास की चीख और सुनरुई का एंडलेस रोना, इन सब के बीच एक और आवाज़ सुनाई दी, कार इंजन की आवाज़। सुनरुई का रोना तुरंत बंद हो गया। एकदम लाइटनिंग स्पीड से वो विंडो तक भागी और बस अपनी आंखों का एक जोड़ा दिखाते हुए नीचे झांकने लगी। मुझे अब सीरियसली शक होने लगा है कि जब भी इसका ब्रेकअप होता है तो ये सीधा मेरे ही रूम में आती है। ऑल्दो मैंने देखा नहीं है, उसने खुद से ही बोला, पर मैं टिकट लगा के कह सकती हूँ कि उस आदमी का ना छोटा नहीं होगा। मुझे लगा शायद मेरा इल्यूजन हो, पर मुझे असली में उसका स्नॉट सुनाई दिया, जैसे 3 दिन से भूखा जानवर एकदम से मोटी मुर्गी को देख ले। मैंने अपनी कॉमिक बुक बंद की और उसके जैसे ही हाफ हेड विंडो से निकाल के नीचे झांकने लगा। दादाजी ने कभी बताया था कि नेक्स्ट डोर वाले हाउस के ओनर्स 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे। एक फादर डॉटर पेयर, बाप बैरली 30 का और टाउन में एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर चलाता है, और बेटी सिर्फ 5 की, बहुत क्यूट, लेकिन उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, लगता है जन्म से ही डिसेबिलिटी है। नीचे कोर्टयार्ड में एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। एक टॉल आदमी टी शर्ट और जीन्स पहने ड्राइवर सीट से उतरा, कार के दूसरे साइड जाकर डोर खोला और एक छोटी सी रेड ड्रेस पहनी लड़की को उठा के बाहर निकाला। आदमी की स्लीव्स हाफ रोल्ड थी, उसके फोर आर्म्स मसल्स टाइट और वेन्स भी दिख रही थीं। एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर सुनरुई के वर्ड्स मेरे दिमाग में चिपक गए थे, इसीलिए मैंने भी ऑकवर्डली अपनी नज़र और नीचे तक स्लाइड कर दी। बिग हो या स्मॉल उसका मुझे तो पता नहीं, पर एक चीज़ क्लियर थी कि उसके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट थे। मैं अभी ना 19 का होने वाला हूँ, लेकिन मेरी हाइट का स्कोप अब ज़्यादा नहीं बचा, मैक्सिमम शायद 180 तक, और वो आदमी मुझे लगता है इजीली 190 होगा। सीरियसली क्या खा के बड़ा हुआ होगा ये बंदा? सो हैंडसम, सुनरुई ने विस्पर किया। मेरे सब एक्स बॉयफ्रेंड मिला के भी ना उतने हैंडसम नहीं थे जितना ये है। मैंने कैजुअली उसके हेड के ऊपर ग्लांस किया और वहाँ जो नंबर था ना वो एकदम 80 तक चढ़ गया था। मेलनकॉलिक ब्लू गायब और अब ग्लेरिंग येलो शाइन कर रहा था। कोई डाउट नहीं, ये लड़की अब ऑफिशियली न्यू टारगेट अपना लॉक कर चुकी है।
वाई डोंट यू जाके बात शुरू करती? मैंने पॉप्सिकल ख़त्म करते हुए बोला। स्टिकी बचा था, उसको बाइट करके मैं उसके वुड फाइबर से लास्ट थोड़ा स्वीटनेस सक कर रहा था। सुनरी ने अपनी आंखें नीचे करते हुए बोला, मैं बहुत सेल्फ अवेयर हूँ। उस लेवल का स्टनर मेरी सोच से बाहर है। मैं कोई अमेजिंग ब्यूटी तो नहीं हूँ, ना कोई खास टैलेंट है। ऑर्डिनरी लोग जैसी मैं, बस दूर से ही देखना सेफ है। लेकिन उसके सर के ऊपर जो येलो ग्लो था ना, वो ज़रा भी कम नहीं हुआ। मैं उसकी तरफ मुड़कर खिड़की के फ्रेम से पीछे टिक के बोला, तू इतना एग्जैगरेट क्यों कर रही है यार? ओह देखो, वो यही देख रहा है। सुनरी ने अचानक अजीब सी चीख मारी और सीधा ग्राउंड पे स्क्वाट कर गई। मैंने स्टिक बाइट करते हुए गर्मी में अपना सर घुमाया और नीचे देखा। बस एक छोटी सी पल भर की नज़र मिली थी। जैसे ही मेरी आंखों ने उसे पकड़ा, उसने अपनी नज़र वापस खींच ली। शायद सिर्फ एक सेकंड का सीन था, पर उस एक सेकंड में मुझे ऐसा लगा जैसे दिल पे कोई ज़ोर का थप्पड़ मार गया हो। मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट करने लगा जैसे कभी भी चेस्ट तोड़ के बाहर निकल जाएगा। मेरे लिप्स खुले रह गए और वो पॉप्सिकल स्टिक भी नीचे गिर गई। मैं बस स्टन रह गया। सच में एग्जैगरेटी था ये फीलिंग। वो आदमी कार का डोर बंद करके बेटी को गोद में लिया और बिना रुके सीधा घर के अंदर चला गया। उसे शायद पता भी नहीं चला कि हम दोनों ऊपर से उसे यूं घूर रहे थे, और अगर पता भी चला तो शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। सुनरुई कब उठ के वापस विंडो पे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसने स्लोली बोला, ये बंदा सारी अनमैरिड वुमेन्स का ड्रीम लवर है। पूरा आइलैंड उसके पीछे पागल है। उसका सेकेंड हैंड बुक स्टोर फुल वुमेन कस्टमर से भरा रहता है। फिर उसने मुझे एक और बात बताई, आँख में थोड़ी शरारत के साथ, तूने उसके डोर पे जो विंड चाइम है देखा? मैंने अपना चेस्ट प्रेस किया, स्टिल अनईजी हार्ट बीट के साथ, और बोला, हाँ तो विंड चाइम में क्या है? सुनरुई ने स्मिर्क करते हुए बोला, सीक्रेट है। कहते हैं अगर किसी रात कोई औरत उसके साथ अंदर होती है ना, तो वो विंड चाइम उतार देता है। इसका मतलब दूसरी वुमन डिस्टर्ब करने ना आए। सबको क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि आज घर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मैं एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके वर्ड समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया और बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में आया, मतलब क्या उसकी बहुत सारी वुमेन्स हैं? आखिर ऐसा तो कॉमन ही है ना, 20s में एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी जैसा दिखने वाला बंदा, उसके मल्टीपल पार्टनर्स होना कोई अनयूजुअल बात तो नहीं ना। सुनरुई ने फिर सिंपो मोड में बोला, हाँ उसके कुछ वुमेन्स तो हैं, हैंडसम है, स्किल्ड है, और अगर वो पैसा भी ले तब भी लाइन लगेगी वुमेन्स की उसके साथ होने के लिए। पर वो खुद बहुत पिकी है, कभी रात को रुकता नहीं, नंबर एक्सचेंज भी नहीं करता, अपने बारे में कोई सवाल बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उससे मिलना चाहती है ना, वो बस वक्त का वेट करे जब उसकी बेटी सो जाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या सोचता होगा, पर क्लियरली ये मिस्ट्री मैन पैकेज फुल ऑन कॉम्प्रिहेंसिव है और कोई एक्सेस पासवर्ड के बिना ओपन नहीं होगा। सुनरुई फिर से फैन गर्ल स्माइल के साथ उठ गई। मैं उसे गेट तक छोड़ने गया, तभी सामने से एक दादाजी अपनी ट्रॉली पुश करते हुए आ रहे थे। दादाजी फिर से TX बेचने गए थे? मैंने पूछा। सुनरुई भी तुरंत स्माइल के साथ बोली, हेलो दादाजी। रुई रुई फिर से मियान मियान के साथ खेलने आई हो? दादाजी के कान नाब उतने अच्छे नहीं थे, कभी कभी लगता है जैसे वो डक से बातें कर रहे हों, पर वो अपने वर्ल्ड में बहुत खुश रहते हैं। आज कुछ TX बचे हैं तो तेरे लिए ले आया, और खाना खाना, तू बहुत स्किनी हो गई है। थैंक यू दादाजी। सुनरुई ने हैप्पीली 2 TX लिए और हाथ हिलाकर चली गई। मैंने दादाजी के लिए ट्रॉली के बिस्किट्स और पॉट्स को कोर्टयार्ड के अंदर ले जाके वॉल के पास पार्क कर दिया। सर उठाया तो ऑटोमेटिकली मेरी नज़र नेक्स्ट डोर चली गई। फेंस और फ्लावर वॉल के उस पार वो ग्रे 3 स्टोरी बिल्डिंग के सामने एक छोटा ट्रांसपेरेंट ग्लास विंड चाइम लटक रहा था। जब हवा चली तो ब्रांचेस हिलने लगे और साथ ही वो ग्लास चाइम भी बजने लगा। उसकी क्लियर आवाज़ और गुलाबों की खुशबू उस गर्मी में एकदम सूदिंग लग रही थी। उस रात सोने से पहले भी मैं वही विंड चाइम की आवाज़ सुन रहा था। मुझे लगा ये आवाज़ नींद खराब करेगी, पर कब नींद आई पता ही नहीं चला।
बस नींद उतनी गहरी नहीं थी। रात भर अजीब मैसी सपने आते रहे। सपने में मैं वापस 10 साल का हो गया था, जब मैं एक ट्री से गिरकर अपना हेड मार बैठा था। और जब मैं होश में आया, दुनिया एकदम बदल गई थी। मुझे लोगों के इमोशंस दिखने लगे, नंबर्स के फॉर्म में, कलर्स के साथ, एकदम क्लियरली। पहले मुझे लगा ये कोई मेरी सुपर पावर है। मैं सोचने लगा, मैं ही चोजन वन हूँ और अपनी पावर से देश को कंट्रीब्यूट करूँगा। ये सीन ना मांगा में नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको यू मियान को समझने में आसानी होगी और हमें उसके प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन फिर मॉम मुझे डॉक्टर के पास ले गई। एग्जामिनेशंस के बाद डॉक्टर ने बोला, इसका दिमाग ना थोड़ा हिल गया है। वो एक्सीडेंट तब हुआ था जब मैं 10 साल का था और मुझे याद है वो एक गर्मियों का सीज़न था। स्कूल के बाद मैं अपनी यूजुअल गली से घर जा रहा था। तभी एकदम से कमज़ोर सी अर्जेंट सी चीख सुनाई दी। मैंने आवाज़ का पीछे गया तो देखा एक छोटा सा पक्षी हाथ के आधे साइज का ग्राउंड पे पड़ा था। उसके फेदर्स अभी पूरे नहीं आए थे और उसका बॉडी भी पूरा ब्लांड सा लग रहा था। मैंने ऊपर देखा तो एक ट्री के फोक में उसका नेस्ट छुपा हुआ था। पक्का वहीं से ये चिक ना नीचे गिर गया था। शुक्र है नीचे की मिट्टी सॉफ्ट थी और ग्रास ना कुशन बन गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई थी। बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि जानवरों से प्यार करना सबकी जिम्मेदारी है, और 10 साल की एज में मैं उस बात को पूरा बिलीव करता था। मैंने किसी बड़े से हेल्प मांगने की सोची भी नहीं, बस अपना स्कूल बैग साइड में रखा और बिना सोचे समझे वो बर्ड उठाया और सीधा ट्री क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। सुनरी और मैं वो तो पूरे आइलैंड में वाइल्ड ही खेलते थे, तो ट्री की हाइट मेरे लिए कोई इशू नहीं था। थोड़ा एफर्ट लगा, पर एंड में मैं उस बर्ड को सेफ उसके नेस्ट पे वापस रख दिया। मेरे दिल में एकदम सेटिस्फैक्शन था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतर रहा था, एकदम स्लिप हो गया, बैलेंस खोया और सीधा ग्राउंड पे गिर गया। सर के पीछे की साइड डायरेक्टली ज़मीन पे लगी और मैं तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। जब आँख खुली, मैं हॉस्पिटल में था और मेरी मॉम मेरे साथ थी। वो बहुत खुश थी कि मुझे होश आ गया था। मुझे गले लगा के किस किया और गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे डांटने भी लगी। ट्री पे चढ़ना ज़रूरी था क्या? इतना नॉटी क्यों बनता है? मैं बस सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर उस मोमेंट पे मेरी नज़र अपनी मॉम के हेड के ऊपर गई और वहाँ मुझे 2 वाइट नंबर्स दिखे, 86। मॉम, आपके सर पे कुछ है, मैंने स्टिल हाफ अनकॉन्शियस टोन में बोला। और जैसे ही मैंने बोला, वो वाइट नंबर्स एकदम से कलर चेंज कर गए, वाइट से ग्रे हुए और 5 पॉइंट नीचे गिर गए। मेरी माँ ने तुरंत अपने बाल छुए। क्या कोई बग है क्या? मैंने सच बोला, नहीं, नंबर्स हैं, 2 वाइट नंबर्स और उनका कलर चेंज हो रहा है। और बस इतने कहने की देर थी कि वो नंबर्स और डार्क हो गए, ऑलमोस्ट ब्लैक। मेरी मॉम मुझे ब्लैंक स्टेयर से देख रही थी। उसके चेहरे पे शॉक था। फिर उसने बोला, मत हिलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो पैनिक में रूम से भाग गई। सिर्फ 5 मिनट बाद एक बड़ा सा ग्रुप डॉक्टर्स का मेरे रूम में घुस आया। सबने वाइट कोट्स पहने थे और मेरी मॉम की तरह उनके हेड्स पे भी 2 नंबर दिख रहे थे। बस फ़र्क ये था कि उनका कलर और वैल्यू अलग अलग थी। डॉक्टर्स ने मेरे आसपास सारे टेस्ट किए। मुझे नर्स ने पुश करके ब्रेन सीटी तक ले जाया गया। पूरा दिन भर बिजी रहे और एंड में सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली। कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। बस उन्होंने मेरी मॉम को बोला, ऑब्जर्व करते रहिए, शायद कुछ दिनों में हैलुसिनेशंस खुद ठीक हो जाएंगे। मेरी मॉम बहुत कंसर्न थी। हॉस्पिटल से वापस आके उन्होंने डैड को चुपके से फ़ोन किया। बोली, मियान ट्री से गिर गया, उसके हेड पर चोट लगी है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या तुम आ सकते हो? डैड ने कॉल उठाया, पर उनका टोन बस एक बिजी आदमी जैसा ही था। बोले, डॉक्टर ने देखा तो कुछ नहीं निकला ना, बस उसने बोला कि तुम्हारे हेड पे कुछ है ना? छोड़ो, मुझे अभी कॉल कट करना होगा। और बिना प्रॉपरली सुने या समझे उन्होंने कॉल कट कर दी। मैं उनका अपना बेटा था, पर फिर भी डैड के लिए काम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मॉम ने फ़ोन फिर से डायल किया, पर तब तक लाइन कट हो चुकी थी। और उस वक्त जितना भी डिससैटिस्फैक्शन मॉम के अंदर एक्यूमुलेट हुआ हो, वो इरप्ट हो गया। उन्होंने गुस्से में फ़ोन ज़ोर से पटक दिया। मैंने देखा उनके हेड के ऊपर जो नंबर्स थे, अब वो वाइट से रेड फिर ब्लू हुए
और वैल्यू भी धीरे धीरे गिर गई 70 से 50 तक। और तब मुझे एक हंच हुआ, शायद ये दोनों कभी साथ में बूढ़े नहीं होंगे। चिल्ड्रन भी ना स्मार्ट होते हैं और मैं भी जल्दी ही नंबर्स का पैटर्न समझने लग गया। मैंने एक पूरा वीक ऑब्जर्व करके लिखा, हर कलर, हर नंबर का रिलेशन। फिर एक हफ्ते बाद जब मॉम मुझे हॉस्पिटल रिव्यू के लिए ले गई, मैंने अपना नोटबुक डॉक्टर को दिखाया। जब लोग खुश होते हैं तो वाइट होता है, नॉर्मल टाइम पे भी वाइट होता है, जब थोड़ा फियर होता है तो ग्रे, और जब बहुत ज़्यादा फियर होता है तो ब्लैक, एंगर रेड होता है, सैडनेस ब्लू। बाकी मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। डॉक्टर ने नोटबुक को अमेजमेंट के साथ देखा और पूछा, नंबर्स के अलावा क्या तुम्हें और भी कुछ दिखता है जो पहले कभी नहीं दिखे थे? मैंने ना में सर हिलाया, बोला नहीं। डॉक्टर ने और भी बहुत सारे सवाल पूछे। आउट पेशेंट रूम में बस पेन से पेपर पे रसलिंग साउंड चल रही थी और मेरी मेडिकल रिकॉर्ड्स वर्ड से भरते जा रहे थे। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरी मॉम ने हल्की सी ग्रिप मेरे शोल्डर्स पे टाइट की। उसकी टोन में एंजाइटी थी। डॉक्टर ने लिखना स्टॉप किया और एक लंबा सा साह लेते हुए बोला, शायद गिरने से उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट आया है और उसकी परसेप्शन सिस्टम थोड़ी ऑल्टर हो गई है। मॉम का चेहरा और भी पेल हो गया तो डॉक्टर ने तुरंत काम करने की कोशिश करते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब लाइफ को डेंजर नहीं है। आप सिंथेसिया का टेस्ट करा सकती हैं। अब्रॉड में बहुत सारे ऐसे केसेस डायग्नोस्ड हुए हैं। डॉक्टर ने पेपर पे पेन से सिंड्रोम लिखा और पेशेंटली समझाया, सिंथेसिया का मतलब है परसेप्शन का सिम्बोलिसिस। कुछ पेशेंट्स के लिए साउंड के साथ कलर कनेक्ट होते हैं, जैसे उन्होंने कोई आवाज़ सुनी तो उनको एक रंग दिखता है। कुछ लोगों के लिए वर्ड्स का टेस्ट होता है, हर लफ्ज़ का अपना एक फ्लेवर। फिर डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, बोला, तुम स्पेशल हो, तुम्हारी एम्पैथी सिर्फ विजन से कनेक्टेड है, इसलिए तुम दूसरों के इमोशंस देख पाते हो। मतलब सिंपल वर्ड्स में, मैं ना कोई गॉड गिफ्टेड इंसान था, ना सुपर पावर वाला म्यूटेंट, बस मेरा ब्रेन थोड़ा सा टूटा हुआ सा था। पहले 2 साल तक मैं और मेरी मॉम दोनों डॉक्टर की बात पे बिलीव करते रहे। हमें लगता था सिर्फ एक रेयर डिसीज़ का मैं पेशेंट हूँ। लेकिन टाइम के साथ जब मैंने उन कलर्स और नंबर्स के डीप मीनिंग्स को समझना स्टार्ट किया तो मुझे लगने लगा ये नॉर्मल डिसीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स चाहे हस्बैंड वाइफ बनकर एक्टिंग करते रहे, पर उनके हेड पे जो लो इमोशनल वैल्यू होता था उससे मुझे क्लियर पता चल जाता कि वो एक दूसरे से ऑलरेडी रिसेंट करते हैं। उनके साथ चलना अब मुश्किल है। या फिर अपनी क्लास में इजीली पता कर लेता कि कौन सीक्रेटली एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, किस दिन कौन सा डॉग मैन कौन से गर्ल के साथ सीक्रेटली डेटिंग कर रहा है, मुझे सब दिखता था। लगने लगा मेरी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग है कि स्किन के पार देखकर इंसान के अंदर तक घुस जाती है। सच कहूँ तो ये पूरा अनरीजनेबल था। मैं समझने की कोशिश करता रहा, पर डिटेल समझ पाता उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स की मैरिज कम्प्लीटली ब्रेक हो गई। मेरी मॉम ने मुझे लिया और डिवोर्स करके यू फैमिली से हमेशा के लिए कट ऑफ हो गई। उसके बाद मैं एक अनप्लीजेंट रेबिलियस फेस में चला गया। मेरी पर्सनालिटी एक्सेंट्रिक और थोड़ी अनबियरेबल बन गई। और सबसे स्कैरी बात, जैसे ही मेरी बॉडी डेवलप हुई और सेक्सुअल अवेयरनेस आई, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे मेन पसंद है। इसी वजह से मैं कभी क्लियर नहीं कर पाया कि ये सिंथेसिया मेरी सुपर पावर है या बस मेरा डैमेज ब्रेन। और जब मैंने अपना रिबेलियन फेज क्रॉस करके फाइनली एक्सेप्ट कर पाया कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, तब मुझे लगा कि ये एबिलिटी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ना यूज़फुल है ना वैल्यूएबल है, तो बस एक टेस्टलेस सा एक्स्ट्रा फीचर। और फिर एक सेकंड पहले तक सब नॉर्मल था, लाइट्स फैन सब स्मूथली चल रहे थे, और नेक्स्ट सेकंड मेरी आंखों के सामने सब डार्क हो गया। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद हो गई और पूरा घर एकदम पावर कट में डूब गया। मैंने कॉमिक बुक साइड में रखा, डार्कनेस में केयरफुल स्टेप्स लेते हुए फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और धीरे से नीचे स्टेयर से उतर गया। दादाजी, लाइट चली गई है क्या? क्या फ्यूज ट्रिप हो गया होगा? हमारा जो घर है ना, वो ज़रा पुराना है। दादाजी ने अपनी जवानी में बनवाया था, तो अब तक तकरीबन 50 साल तो हो ही चुके थे। सर्किट कभी कभी गुस्सा हो जाता था, थोड़ा ज़्यादा लोड पे तुरंत ट्रिप कर जाता था।
दादाजी फर्स्ट फ्लोर पे टीवी देख रहे थे। उन्होंने भी फ्लैशलाइट उठाई और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास गए। उन्होंने स्विच को पुश करते हुए कहा, लेट मी सी, लेकिन ब्राइट लाइट वापस नहीं आई। उन्होंने 2 बार ट्राई किए, फिर रिग्रेटफुली मुड़ के बोले, फ्यूज उड़ गया लगता है। मुझे क्या करना होगा? क्या ये फिक्स हो सकता है? पर दादाजी ने जैसी मेरी बात सुनी ही नहीं। वो एक ड्रॉर खोल के सर्च करते रहे और मुंह से एक TSK निकालते रहे। फिर फाइनली बोले, फ्यूज तो खत्म है। मियान मियान, तू ऐसा कर, नेक्स्ट डोर जा, पूछ के आना, जल्दी कर, नहीं तो मेरा टीवी का नेक्स्ट एपिसोड मिस हो जाएगा। सेलिंग टी बैग्स के अलावा दादाजी का दूसरा शौक है टीवी ड्रामास बिंग करना। रात के 2 बजे तक भी कंटिन्यूअस एपिसोड्स देखते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटरनेट एडिक्ट है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं तुरंत आता हूँ। पता नहीं उन्होंने मेरी बात प्रॉपरली सुनी या नहीं, पर मैं फ़ोन हाथ में लेके सीधा बाहर निकल गया। रोड डिम थी, स्ट्रीट लाइट्स बहुत फेंट ग्लो कर रही थी। राइट साइड वाले नेबर्स जो दादाजी के पुराने दोस्त थे, उनका घर पूरा डार्क था, डोर्स और विंडोज़ बंद, मतलब वो लोग घर पे नहीं थे। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, लेफ़्ट साइड के नए नेबर का घर। जैसे ही मैं उनके गेट के पास आया, मेरी नज़र उनके विंड चाइम पे गई। उसके नीचे एक छोटी सी पेपर स्ट्रिप लटक रही थी। उस पर फ्लाइंग हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मैंने बस एक क्विक ग्लांस दिया और फिर बेल प्रेस कर दी। थोड़ी देर बाद फुटस्टेप्स की आवाज़ अंदर से आई। डोर खुला और सामने वो आदमी खड़ा था। शार्प शॉर्ट हेयर, थिक ब्लैक आईब्रोज, सिर्फ टॉबर लपेटे हुए। फिजिक तो उसका क्लियरली विजिबल था। ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट मसल्स सब दिख रहे थे। वो मुझसे एक साइज बड़ा था और उसके प्रेजेंस से एकदम हैवी वाइब आ रही थी। मुझे बस एक ही थॉट आया, अगर वो चाहे तो एक स्लैप में मुझे ख़त्म कर सकता है। हेलो, मैं नेक्स्ट डोर से हूँ। हमारे घर का ना फ्यूज़ ट्रिप हो गया है, शायद पूरा फ्यूज़ ही उड़ गया। क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ्यूज़ होगा? अगर हो तो क्या आप मुझे लेंड कर सकते हैं? मेरी टेंशन इतनी थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी शटर हो गई। डोर पूरी तरह से ओपन नहीं था। वो आदमी एक हाथ डोर फ्रेम पे रखे खड़ा था और नीचे के एंगल से मुझे देख रहा था। फ्यूज़, मैं देख लेता हूँ, शायद स्पेयर होना चाहिए। तुम अंदर आओ, बाहर मत खड़े रहो, उसने कैजुअली बोला और अंदर चला गया। डोर स्लोली ओपन हुआ। मैंने थोड़ा हेसिटेट किया, फिर अंदर एंटर कर गया। अंदर का सीन देख के मैं थोड़ा शॉक हुआ। आइल के दोनों साइड पे बुक्स के पाइल लगे थे, कुछ बिल्कुल नए और शाइनिंग और कुछ इतने पुराने कि उनके पेजेस भी बिखर रहे थे। ये स्टैक सिर्फ हॉलवे तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पूरा लिविंग रूम और इवन स्टेयर्स तक स्प्रेड होते हुए बुक्स जैसे हर जगह ऑक्यूपाई कर चुकी थी। लिविंग रूम में टीवी चल रहा था। ग्राउंड पे एक छोटी सी लड़की रेड पोल्का डॉट ड्रेस पहने बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से स्क्रीन पे फोकस थी और उसके हाथ में एक कंट्रोलर कंटिन्यूसली क्रैकल कर रहा था। मैंने स्क्रीन देखा और हंसी ही आ गई। वो मारियो खेल रही थी। किसी ने खेला है क्या गाइस? मुझे तो बहुत पसंद था पहले। इतने साल बीत गए पर इस प्लम्बर की चाम अभी तक ना सेम ही है और अभी भी वो प्रिंसेस को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उस छोटी लड़की ने मुझे नोटिस किया। उसकी बड़ी बड़ी आइज़ एक सेकंड के लिए मेरी तरफ आई, फिर तुरंत वापस गेम पे चली गई। बिल्कुल बॉदर नहीं हुई। मैंने तब देखा उसके स्कर्ट के नीचे सिर्फ एक ही लेग था। दूसरा लेग एक प्रोस्थेटिक के फॉर्म में ग्राउंड पे पड़ा था, काफ से नी तक का। आशैन, जल्दी करो, मैं मरने वाली हूँ, उसने शाउट किया। पर वो आदमी तभी थोड़ा दूर चला गया था और उसने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैंने स्क्रीन पे ग्लांस किया और उसको गाइड करते हुए बोला, उसके हेड पे जंप करो, तब वो मर जाएगा। वो लड़की थोड़ी सरप्राइज में मुझे स्क्विंट करके देख रही थी, फिर साइलेंटली मेरी एडवाइस फॉलो करती है और एकदम स्मूथली लेवल क्लियर भी कर लेती है। फिर उसने गेम पैड रखते हुए उसने सैटिस्फाइड टोन में बोला, तुम तो कमाल हो। और सच कहूँ तो मैं भी इस प्लम्बर गेम का पुराना फ़ैन हूँ। तभी पीछे से एक हैवी वॉइस आई, क्यों बस अब कंसोल रख दो और चलो बेड के लिए रेडी हो जाओ। मैंने टर्न करके देखा तो वो आदमी फ्यूज़ लेकर लिविंग रूम में लौट आया था। थैंक यू,
मैंने खड़े होकर उसकी तरफ स्टेप लिया और फ्यूज़ लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसने फ्यूज़ तुरंत ऊपर लिफ्ट किया और मुझे छूने भी नहीं दिया। मैं एक सेकंड के लिए स्टन रह गया और मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई। यूज़ करना आता है? उसने बोला तो उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी थी। लगता था वो स्मोकर होगा। अगर उसकी एक्सप्रेशन इतनी इनोसेंट और इमोशनलेस ना होती तो मैं पक्का सोच लेता कि वो मुझे टीज कर रहा है। मैंने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। दिल ही दिल में थैंकफुल था कि रूम की लाइट ज़रा डिम थी, इसीलिए उसने मेरा ब्लशिंग फेस नहीं देखा। मुझे नहीं, पर दादाजी को आता है, मैं जल्दी से बोला। उसने थोड़ा सोचा, फिर ग्राउंड पे बैठी लड़की को बोला, क्यों क्यों, चलो तुम्हें टी एग वाले दादाजी के घर ले जाता हूँ। लड़की का पूरा फेस लाइट अप हो गया। उसने तुरंत अपना प्रोस्थेटिक लेग पहना और खुशी से चिल्लाई, ओके ओके, मुझे दादाजी के टी एग सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ के अपना चिन थोड़ा रेज करके बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल के देख ही लेता हूँ। और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद यही होता है क्वालिफाइड मैच्योर मैन का प्रेजेंस, जो तुम्हारे लिए वो सोच लेता है जो तुम सोच नहीं पाते, जो तुम्हारे लिए वो कर लेता है जो तुम करने से डरते हो, और अपने एक कैजुअल गेस्चर से तुम्हें रिलायबल और सेफ फील कराता है। बस एक वर्ड, कूल। मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था। मैंने सिर्फ हेड नॉड करके बोला, थैंक यू, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा था, इसलिए वो फ्लैश लाइट नहीं ले पाया। मैं ऑटोमेटिकली उसके साइड पर वॉक करने लगा, उसके पाथ को लाइट करते हुए। कोर्टयार्ड के गेट तक पहुँचे तो मैंने कैजुअली बोला, मेरा नाम यू मियान है। मियान, आपका क्या नाम है? वो मेरे सामने से गुजरा और उसकी आवाज़ रात की हवा में गूंज गई। वो बोला, यान कोंगशैन। उसकी लो पिच्ड आवाज़ ऐसी थी जैसे सेलो के स्ट्रिंग सॉफ्टली प्लक हो रहे हों। लग्जरी, स्मूथ और अडेक्टिव। अगर मेरी सिंथेसिया साउंड की टेस्ट पे होती तो उसकी आवाज़ डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जैसी लगती और उसे ज़्यादा सुनने में मैं ज़रूर हाई हो जाता। यान वान क्यू। छोटी लड़की ने भी उसके शोल्डर पे लीन करके प्राउडली अपना नाम इंट्रोड्यूस किया। विंड चाइम के नीचे लिखे वर्सेस मुझे तब समझ नहीं आए थे। फ्रेश रेन इन अ एम्प्टी माउंटेन, द वेदर इज़ लेट इन ऑटम। उस लाइन का असली मतलब ये था कि इसी इंस्पिरेशन से यान वांग्क्यू का नाम रखा गया था। यान वांग्क्यू यानी हमारी छोटी क्यू क्यू। पर मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि यान फैमिली का एक और नाम है, जिनयू, यान जिनयू, जो एक्चुअली यान कोंगशैन की छोटी बहन थी और क्यू क्यू की बायोलॉजिकल मदर। यान कोंगशैन कोई सिंगल फादर नहीं था, वो एक अंकल था। आशन, तुमने यहाँ आने की तकलीफ की, बहुत शुक्रिया, ग्रैंडफादर ने सॉफ्टली बोला। फिर उन्होंने यान वांग्क्यू को बोला, क्यू क्यू, ज़रा फ्लैश लाइट वॉल पे शाइन करो ना, और खुद अपने हाथ फ्लैश लाइट और वॉल के बीच रख के शैडो गेम प्ले करने लगे। ही, गेस करो ये क्या है? यान वांग्क्यू ने केयरफुली शैडो देखा और बोला, रैबिट। देखो ना, इसके ईयर्स इतने लॉन्ग हैं। दादाजी के कान ज़रा कमज़ोर थे तो उन्होंने लाउडली पूछा, क्या? पर छोटी लड़की बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं हुई। उसने अपने लिप्स हाथ से कप किए और दादाजी के ईयर के पास जाके बोली, रैबिट, रैबिट है। क्रुक्ड, एक सीरियस वॉइस ने इंटरप्ट किया। मैं तुरंत होश में आया और रियलाइज़ किया कि मेरा फ्लैश लाइट पूरा ऑफ एंगल हो गया था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लाइट करने की बजाय मैं साइड वॉल लाइट कर रहा था। यान कोंगशैन ने बस कामली मुड़कर मुझे रिमाइंड किया, सॉरी। बोलते हुए मैंने तुरंत लाइट एडजस्ट कर दिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनचेंज था, बस वो वापस कामली अपना काम कंटिन्यू करने लग गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैबिनेट के अंदर था, ग्राउंड से कुल 2 मीटर ऊपर। दादाजी अब श्रिंक हो गए थे, उन्हें देखने के लिए स्टूल पर चढ़ना पड़ता था। पर यान कोंगशैन, वो एकदम बर्ली था, ना टिप्टो की ज़रूरत ना स्टूल की। बस अपना हेड थोड़ा रेस किया और सारे स्विचेस इजीली रीच कर लिए। सच में टॉल होना कितना कन्वीनियंट होता है ना। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, कल से मॉर्निंग रन शुरू करूँगा और 1 ग्लास दूध भी रोज़ पीऊँगा। इस तरह दादाजी भी ताना नहीं मारेंगे कि मैं लेट तक सोता हूँ
उसने ब्लोन फ्यूज रिप्लेस किया, स्क्रू ड्राइवर घुमा के स्क्रू टाइट किए और स्विच पुल डाउन किया और एकदम से लाइट वापस आ गई। बस इलेक्ट्रिसिटी बहाल। अरे वाह, रिपेयर हो गया। अब फाइनली मैं लव इन द रिवॉल्यूशन टीवी का शो देख सकता हूँ। क्यों क्यों, तुम भी देखना चाहोगी? ये बहुत मस्त सीरीज है। दादाजी एक्साइटेडली टीवी ऑन करने लगे। क्यों क्यों ने कैजुअल टोन में बोला, नहीं, लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि बहुत अच्छा है, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर अपना स्कर्ट पटका और नेचुरली यान कॉन्ग शैन के पास चली गई। आशान, घर चलेंगे? हाँ, 1 मिनट। यान कांग शॉन ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्लोज किया, स्क्रू ड्राइवर मुझे हैंडओवर किया और बोला, ये सर्किट बहुत पुराना है, हाई पावर इलेक्ट्रिकल्स मत यूज करना, और जब टाइम मिले किसी एडल्ट को इलेक्ट्रिशियन बुलाने को कहना। बेस्ट होगा अगर पूरा रिप्लेस हो जाए। मुझे लगा वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं तुरंत बोला, मैं 18 का हूँ और 2 महीने में 19, बच्चा नहीं हूँ अब। वो थोड़ा सरप्राइज लग रहा था और कैजुअली बोला, ओह, मुझे लगा तुम 16 के हो। फिर मेरी ऑकवर्ड फेस देख के वो तुरंत चुप हो गया। चलो फिर, हमें निकलना चाहिए, कुछ भी हो तो बुला लेना, उसने सिंपली बोला। यान कॉन्ग शैंग और क्यू क्यू जब डोरवे क्रॉस कर रहे थे, दादाजी ने उनका शोल्डर पैट करके उनकी हेल्पफुलनेस की तारीफ की और दोनों को डोर तक सी ऑफ भी किया। मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने उन्हें थैंक यू प्रॉपरली बोला ही नहीं। इतनी गर्मी में बस एक फ्यूज़ देना ही इनफ था, पर उसने खुद आके पूरा काम फिक्स किया। दादाजी की तरफ से ग्रैटिट्यूड अलग बात है, लेकिन मेरा अपना थैंक यू तो अभी बाकी था ना। सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने टेबल से 2 थोड़े रेड से एप्पल्स उठाए और तुरंत उनके पीछे भाग गया। मियान मियान, दादाजी की आवाज़ पीछे से आई, पर मैं तो एकदम हवा की तरह डोर से बाहर निकल चुका था। यान कैंग शॉन्ग टॉल और लॉन्ग स्टेप्स में आगे चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने कोर्टयार्ड गेट तक ऑलमोस्ट पहुंच गया। वेट, मैंने उसे कॉल किया। रनिंग के बाद सांस फूल गई थी। फिर मैंने रुक कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। मैंने उसके सामने वो दोनों एप्पल्स फॉरवर्ड किए। वो नीचे देखने लगा, जिसे समझ ही नहीं पाया हो। मैंने तुरंत क्लैरिफाई किया, ये थैंक यू गिफ्ट है। और उसी मोमेंट मेरा ब्रेन मुझे रोस्ट करने लग गया। यूमियान, ये क्या कर रहे हो? इतनी सी एज में भी ग्रैटिट्यूड के लिए एप्पल चेज करके दोगे? जहाँ एप्पल्स इतने कॉमन हो गए हैं कि सुनरुई तो उसके डैड पिक्स को खिलाते हैं, वहाँ मैं गिफ्ट बना के दे रहा हूँ। बोलो ज़रा। श्योरली उसको लग रहा होगा कि मैं पेटी हूँ, चीप, सेंसलेस। सीरियसली, क्या डर्टी स्पिरिट चढ़ गई थी मुझे उस वक्त। मेरा हाथ फ्रीज हो गए। बाहर से एक्सप्रेशन काम, लेकिन अंदर कंप्लीट मैस। लेकिन उसके हेड के ऊपर का वैल्यू स्टेबल था, ना खुशी ना गुस्सा, बस एकदम काम। इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं, उसने बस कैजुअल टोन में कहा। और फिर वो 2 एप्पल्स लेके एक नॉट दिया, अपना कोटिया डोर एल्बो से पुश किया और अंदर चला गया, क्यू क्यू को साथ लेके। आशान, एक एप्पल मुझे मिलेगा क्या? हाँ, बट रिमेंबर बाद में ब्रश करना। ओके। उन दोनों की वॉइसेस धीरे धीरे फेड हो गई। डोर क्लोज होने के साथ बस विंड चाइम की एक हल्की सी रिंग रह गई। मैं वहीं फेंस की साइड स्क्वाट हो गया, टेलीफोन पोल पर अपना हेड नॉक करते हुए। वाई एप्पल यूमियान, क्या सोच के एप्पल दिया था? ऐसी गर्मी में कोक होता तो कितना बेटर होता ना। किसी को एप्पल पसंद आए ना आए, पर आइस कोल्ड कोक को कौन हेट करता है? या फिर मैं वेट कर सकता था, प्रॉपर थैंक यू गिफ्ट लेके जाता, नॉक करता, काम ली देता, पर ये रैश चेज करके एप्पल देना, ओफ। यूमियान, एक फैमिलियर सी जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आई। मैं एकदम फ्रीज हो गया। ब्रेन 1 सेकंड में फास्ट स्पिन करने लगा, सोचता हुआ कि अब अपनी ये ऑकवर्ड बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करूं। डोंट पैनिक भाई, छोटा सा तो सीन है। मैं तुरंत खड़ा हो गया, टेलीफोन पोल पे हाथ थपथपाए और लाउडली बोला, ओह आंटी, वाह क्या कोइंसिडेंस है, आप डॉग वॉक कर रही हैं। गर्मी बहुत है, नींद नहीं आ रही, तो मैं यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जो आई थी वो एक बुजुर्ग लेडी थी, पर उनका टेम्परामेंट एकदम ग्रेसफुल।
उनके बाल पूरे सिल्वर सिल्क जैसे, एक हेयर पिन से नीटली बंधे हुए, और बॉडी पे एक सिल्क वाइट एम्ब्रॉयड्रेड चिंगसॉम, व्रिस्ट पे एक एम्परर ग्रीन जेड ब्रेसलेट, फेयर, स्लेंडर, एकदम रिपब्लिक ऑफ चाइना की नोबल लेडी जैसी लग रही थी। वो मेरी ग्रैंडफादर की कजिन थी। उन्होंने 20 साल की एज में खुद अपना हेयर सेट किया था और शपथ ली थी कि वो शादी नहीं करेंगी, और अब इस आइलैंड पे अपने आंट्स हाउस में वो अकेली ही रहती थी। एक सेल्फ कॉम्ड गर्ल। अब 70 के ऊपर की एज थी उनकी, और उनकी पूरी दुनिया बस एक कैट और एक डॉग ही थे। दादाजी उन्हें कभी कभी विजिट करते थे, उनके लिए खाना लेके जाते और उन्हें मनाने की कोशिश भी करते कि नर्सिंग होम चली जाओ, पर वो हमेशा मना कर देती। कहती अपने कैट और डॉग्स को अकेला वो छोड़ नहीं सकती। एन अब बुढ़ा हो रहा है, उसका ब्लैडर वीक है, सुसु होल्ड नहीं होता अब उससे, इसलिए मैं यूजुअली इसे सोने से पहले वॉक कराती हूँ। उन्होंने लीश दिखाई। उनका मालटीज छोटा सा पिग टेल डॉग तुरंत आया और मेरा टेलीफोन पोल मार्क कर दिया। फिर अपने दोनों फीट पे जंप करके आंट के पैर पकड़ लिए, विम्परिंग साउंड के साथ। आंट उसको आर्म्स में लिफ्ट करके सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोली, इतनी रात को एक्सरसाइज मत करो, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे दादाजी फिक्र करते होंगे। मैंने प्रॉमिस किया, जी आंटी, बस थोड़ी देर में मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे देखा और सॉफ्टली बोला, अगर नींद नहीं आती तो दूध पी के ट्राई करना। मैंने सुना है तुम अब यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने वाले हो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे दादाजी को कंपनी मिलेगी, उनको हमेशा तुम्हारा इंतज़ार होता है, तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल बर्डन फील नहीं करना चाहिए। मैंने लिप्स प्रेस किए और स्माइल करते हुए सिर्फ नॉड करते हुए कहा, जी आंटी, पता है, मुझे भी यहाँ घर जैसा ही लगता है। लास्ट मंथ मेरी मॉम ने दूसरी शादी की। वो आदमी पहले कभी मैरिड नहीं था और मेरी मॉम के लिए बहुत अच्छा था। नए घर में मेरे लिए एक रूम भी असाइन हुआ था, पर ऑनेस्टली मुझे उनके साथ रहना एक लाइट बल्ब जैसा फील होता था। इसीलिए मैंने प्रपोज किया कि मैं ग्रीन प्लम आइलैंड शिफ्ट कर जाता हूँ दादाजी के साथ। मॉम इनिशियली अपोज कर रही थी, पर जब मैंने देखा कि उसका मूड उस बात पे लिफ्ट हुआ इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, तो मुझे समझ आ गया कि वो सच नहीं बोल रही। मैंने 3 बार इंसिस्ट किया, तब उन्होंने एग्री कर दिया। कभी कभी मुझे अपना ये सिंड्रोम पर ना हेट होता है। जब इंसान का दिमाग इतने क्लियरली समझ आ जाते हैं ना, तो लाइफ एग्जॉस्टिंग सी हो जाती है। पर एक रिलीफ था, दादाजी मुझे सच में वेलकम करते थे। और ग्रीन प्लम आइलैंड होंग सिटी के साइड में ही है। डेली फेरीज और बसेस चलती हैं, तो स्कूल स्टार्ट होते ही वीकेंड पे वापस आना इजी था। आंट अपना डॉग लैप में उठा के चली गई। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और पीछे देखा वो बिल्डिंग जिसका कर्टन बंद था। सेकंड फ्लोर पे लाइट्स ऑन थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रोड क्वाइट थी, हवा मीठी थी, और मैंने बस सोचा, क्या आज रात कोई गेस्ट आया होगा। मैंने एक रोज़ पेटल उठाया, नोज के पास ले जाके जेंटली स्निफ किया और धीरे से दादाजी के घर लौट आया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ग्रीन प्लम आइलैंड अपने ग्रीन प्लम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। मई से लेकर अक्टूबर तक प्लम सीजन प्लस टूरिस्ट मतलब फुल एनर्जी। और टूरिस्ट के लिए सबसे फेमस स्पॉट है एक ही, कमर्शियल स्ट्रीट, नानपू स्ट्रीट। शॉप्स, फूड, ड्रिंक्स, नाइट मार्केट, हर जगह लाइवली। उसी दिन सुनरुई मुझे शॉपिंग के लिए खींच ले आई। बोली, तुझे एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। मैं स्केप्टिकल था। आधा घंटा एलीज घुमाने के बाद वो रुक गई एक बुक स्टोर के सामने। वेदर सेकेंड हैंड बुक स्टोर। मैंने साइन देखा और इंस्टेंटली गैस कर लिया कि ये सुनरुई का कोई ट्रैप है। तू कब से इतना रीडिंग लवर बन गई? मैंने स्क्विंट करके पूछा। सुनरुई ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, अरे मैं तो हमेशा से गुड बेबी रीडर थी। मैं सीधा मुड़ गया। ओके, मैं एडमिट करती हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ, मुझे बस अंदर का हैंडसम बंदा पसंद है। मैंने कैजुअली श्रग किया और उसके आगे से वॉक करते हुए बुक स्टोर में एंटर कर गया। अंदर का एसी इतना ठंडा था कि बाहर से अंदर आते ही बॉडी को एक झटका सा लगा। बुक स्टोर क्वाइट था और गेस्ट कम। सुनरुई सीधा काउंटर पे भाग गई। वेनिंग, मैं वापस आ गई। पिछली बार जो बुक मांगी थी वो मिली क्या?
कैशियर एक हैंडसम, फेयर और थोड़ा इनोसेंट लुकिंग लड़का था। सुनरी का नया शिकार। मैंने बस कैजुअली ग्लांस किया। उसके सर पे वैल्यू स्टेबल था, 75 पर। ना येलो ना पिंक, मतलब सुनरी के लिए अभी लंबी रेस है। बुक स्टोर बड़ा नहीं था, बस 4 शेल्फ फर्स्ट फ्लोर पे और स्टेयर्स तक दोनों साइड पे बुक्स पाइल्ड अप। सीरियसली, ये फायर इंस्पेक्शन कैसे पास करता है? और मुझे इंस्टेंटली याद आ गया कि यैन कॉन्ग शैन का घर भी ऐसा ही था। सुनरी ने कहा था कि वो आइलैंड पे बुक स्टोर चलाता है, पर कहाँ एग्जैक्टली ये मुझे पता नहीं था। मैं एक शेल्फ के टॉप रो की बुक रीच करने का ट्राई कर रहा था। टिप्टो पे खड़ा होके पूरा स्ट्रेच करके भी बस फिंगर टिप्स शेल्फ को टच कर पा रहे थे। लोग शॉर्ट लेग्स के साथ बुक्स पढ़ने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होते क्या? ये मैं आया और मेरे फिंगर टिप्स के छूने से पहले ही एक बड़ी स्लेंडर जॉइंट्स वाले हैंड्स पीछे से स्ट्रेच हुए, इजीली उस बुक को निकाल लिया। उस बॉडी की वार्मथ क्लोथ के थ्रू मुझे फील हो रही थी और बुक मेरे सामने होल्ड आउट की गई। मैं एकदम डेज हो गया और फिर स्लो टर्न करके देखा। ओह, ये तुम हो! मेरी आंखें थोड़ी वाइड हो गई। यान कॉन्ग शैन, इट्स मी। वो डार्क ग्रे बेल्ट और हाउस क्लोथ्स में था। अपनी पॉकेट से नोटबुक और पेन निकाल के शेल्फ चेक कर रहा था और कुछ नोट्स लिख रहा था। क्लियरली ये उसका बुक स्टोर था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? वो पेन पे फोकस था। मुझे प्रॉपरली देखा भी नहीं, पर क्लियरली उसने हमें एंटर करते ही नोटिस कर लिया था। मैंने बुक टाइट हक करके तुरंत बोला, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक छोटी सी दोस्त है। वो उसे तो आपका वो शॉप क्लर्क पसंद है। ओह, ऐसा है क्या? योंग कॉन्ग शैन के लिप्स पे एक फेंट सी स्माइल आई। आईब्रो थोड़ा कैजुअली रेज हुए। बोला, मेरा स्टोर क्लर्क ना बहुत पॉपुलर है, उसके पीछे चेज करने वाले लाइन में है। तुम्हारी दोस्त को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे पता था कि ये बस एक पोलाइट सा रिमार्क था, स्ट्रेंजर्स के बीच ऑकवर्डनेस ब्रेक करने का तरीका। उसके हेड पे वैल्यू इवन कैशियर से ज़्यादा हाई नहीं था, पर फिर भी मुझे अंदर से खुशी हुई। हाँ, मैं उसे कह दूंगा हार्ड वर्क करे। और फिर मुझे एक रैंडम थॉट आया, क्या ये बंदा कभी किसी वजह से पिंक हो पाएगा? मैं उसके सर पे स्टेबल वाइट मूड देखते हुए क्वाइटली वंडर कर रहा था। सुनरी को बुक नहीं मिली, तो उसने बस एक हेल्पलेस स्माइल दी और कहा, नेक्स्ट टाइम ही सही। उसके चेहरे पे लिखा था, इट्स अ पिटी। लेकिन उसके हेड पे जो मूड वैल्यू था सरप्राइजिंगली अभी भी हाई ही था। एंड में वो तो खाली हाथ घर चली गई और मैं इंस्टेड एक पुराना 90s का मार्शल आर्ट्स नॉवल ले आया। मैंने कैजुअली सुनरी को टीज करते हुए बोला, बॉस ने अभी मुझे बताया कि उसके एम्प्लॉयज़ काफ़ी पॉपुलर हैं, तो तुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बुक खोल के मैंने ग्लांस लिया। टिपिकल प्लॉट था नॉवल का, हीरोइक ब्यूटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लिफ से गिरना, फिर ट्रुथ रिवील और फिर दोनों का जंगल में जाके साथ रहना। ओल्ड स्कूल रूटीन था, लेकिन लिखने का अंदाज बुरा नहीं था। सुनरी तुरंत कॉन्शियस हो गई। बोली, अरे तू बॉस से बात भी कराया? उसने बताया क्या कि वेनिंग को कैसी लड़कियां पसंद है? मैंने बुक बंद करके प्रिटेंड किया कि मैं सीरियसली कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, लगता है उसने बोला था कि उसका ब्रदर एब्स्टिनेंट टाइप लड़कियां पसंद करता है, जो ज़्यादा प्रोएक्टिव ना हो। सुनरी का एक्सप्रेशन तुरंत डिसबिलीव की झलक दिखा रहा था। बोली, मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं दिखा। मैं हंसी रोक ही नहीं पाया और बोला, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा, असली में तो वो कार्निवोरस पाई है। सुनरी के लॉन्ग एयर्स हवा में हमेशा हिलते थे। उसकी स्किन एक हेल्दी व्हीट कलर की थी, एकदम सनी और लाइवली वाइब्स। अगर कोई उसे पहली बार देखे तो गेस करेगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है या चीयर लीडर, या फिर एक छोटी सी आइलैंड वाली लड़की जो अपने फादर के साथ ऑर्चिड संभालती है। पर असल में वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट थी। उसने आँख घुमाते हुए बोला, लोग तो जिंदगी भर सेक्स के पीछे भागते हैं, मैं बस उनसे थोड़ा क्लियर हूँ। उसका अंदाज सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, जबान भी काफ़ी तीखी है। बोली, और हाँ, उन लोगों को देख के ना और भी घिन आती है जो जेंडर के बारे में बात करने में जज करते हैं। हर टाइम वर्जिनिटी, मॉरल्स और संस्कारी का भजन गाते हैं, जैसे वो ही दुनिया के सबसे आइडियल इंसान हो। प्लीज़, क्रिंज है ये बहुत।
ग्रीन प्लम आइलैंड छोटा ज़रूर था, पर अपनी लोकेशन की वजह से हमेशा एक प्राइम हॉलीडे डेस्टिनेशन रहा है। पिछले 100 सालों में फॉरेनर्स के लिए यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, रेस कोर्स सब बन गए और बहुत सारे लोकल फैमिलीज के साथ इंटर मैरी भी हुए। रिजल्ट, यहाँ के लोग और उनके कल्चर दोनों काफ़ी मिक्स्ड और ओपन माइंडेड हो गए। मेरी खुद की आंट भी मिक्स रेस थी। जवानी में उसके हाई ब्रिज नोज और ब्लू आईज और भी ऑब्वियस लगते थे। कहते हैं उसकी माँ एक फॉरेनर थी जो अनफॉर्चुनेटली अपने दूसरे चाइल्ड बर्थ के टाइम अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर उसके फादर ने री मैरिज की और स्टेप मदर ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, मार डांट निगलेक्ट सब कुछ। फैमिली और शादी से डिसअपॉइंटेड होके सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे भेज दिया गया द सो कॉल्ड आंट इन लॉज हॉल में। यस डिस्गस्टिंग ही है। मैंने सुनरे की बात को एग्री करके सीधा जूस स्टॉल पे गया और एक आइस्ड वाटरमेलन जूस ऑर्डर कर लिया। पहला सिप लिया तो लगा जैसे गर्मी इंस्टेंट गायब हो गई हो। क्या रिलीफ मिला। लंबी सी सांस छोड़ के मैं आगे चल ही रहा था कि सुनरी ने अचानक साइड पे आके स्लो वॉइस में पूछा, यूमियान तुम वर्जिन हो ना? बस उस मोमेंट पे मेरा जूस सीधा गले में अटक गया। मैं थूकने ही वाला था कि समहाउ बच गया। उसके बाद शौक में उसे देख के बोला, तू तू क्या कर रही है? दिल में तो डर ही गया था। सोच रहा था कहीं ये मुझे ही टारगेट ना कर ले, मुझ जैसे पुअर इनोसेंट बंदे को ही ना लाइन मार दे। फिर उसने बोला, तुम इतने हैंडसम हो, हाई स्कूल में भी किसी लड़की ने पसंद नहीं किया क्या तुम्हें? अर्ली प्यार नहीं किया था क्या? ये तो सब वेस्ट ही है। तो समझ आया, ओ ये उस टाइप का सवाल था। मैंने फिर रिलैक्स कर लिया। सच बोलो तो एक लड़की ने फर्स्ट ईयर में कन्फेस किया था, पर जेंडर के चक्कर में मैंने सीधा रिफ्यूज कर दिया। और सेकेंड ईयर में उस टाइम मैंने गलती से सोचा कि फू वही मुझे पसंद करता है। मैंने ही स्टुपिडिटी करके कह दिया कि ट्राई कर सकते हो, और बस वहीं से डिजास्टर शुरू। उसने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। हर जगह मेरे बारे में गंदी बातें फैला दी, पर्वर्ट बोल बोल के लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। बस वहीं ख़त्म हो गई मेरी अर्ली लव स्टोरी। मैंने स्ट्रॉ बॉइड करते हुए बोला, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, और वैसे भी कौन कहता है कि इस समर में मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा? सुनरुई भी थोड़ा सोचकर सर हिला दिया, फिर बोली, हाँ हो सकता है अचानक अफेयर हो जाए। अफेयर? बस ये एक वर्ड सुनते ही दिमाग में एक टॉल फिगर फ्लैश हो गया, जैसे हवा चल रही हो, और एक हल्की सी घंटी की आवाज़ कान के पास बज गई। मैंने स्ट्रॉ बाइट करते करते एक क्लॉथिंग स्टोर के सामने रुक गया। ग्लास विंडो में मैनिक्विन्स के साथ एक ह्यूज मिरर था और उस मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन। लिप्स पे एक सॉफ्ट स्माइल, आंखों में चमक और ऊपर ग्लोइंग पिंक नंबर्स। मूड एकदम अनबिलीवेबल हाई। ये फीलिंग एकदम नॉटी किटन जैसी थी। अगर ध्यान न दो तो छुपके से दिमाग पे चढ़ जाती है, और जैसे ही तुम्हारी आंखों से आंख मिलती है तुरंत भाग भी जाती है। पिंक कलर ब्लिंक करते ही फेड हो गया, एक फेंट ग्रे बन गया और इतना फास्ट डिसअपियर हुआ कि मुझे लगा शायद मैंने इमेजिन किया था। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मतलब किसी इंसान को बस एक दो बार मिलके कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म अफेक्शन टाइप बनता रहा हूँ ना। और फिर दिमाग में आ गया यान कोंगशैन, उसके बड़े बड़े हैंड्स, गहरी डार्क आइज और वो स्ट्रेट लेग्स। बस याद आते ही मिरर में देखा, और इस बार सर के ऊपर कुछ भी नहीं, पिंक गायब, ड्राई, और बस एक ही चीज़ बची थी, येलो S.T। मैंने अंदर ही अंदर खुद कर्स किया और ग्लास विंडो को पकड़ के खाली खड़ा रह गया। दिल के अंदर खिचड़ी चल रही थी। मैं सीरियसली यान कोंगशैन को लेके इतना एक्साइटेड हूँ? पहली नज़र का प्यार टाइप्स। तभी साइड में सुनरुई ने देख लिया, बोली, तू क्या कर रहा है? हेलो। मैं होश में आया, हाँ क्या? और फिर ध्यान दिया तो सामने जो मैनिक्विन्स थे वो सेक्सी लेस लिंगरी में खड़े थे, जैसे मुझे सिड्यूस कर रहे हों। मैं सीधा स्टैंड अप शोल्डर मोड में आ गया। ओह, एक्चुअली मुझे भी याद आया कि मेरी मॉम का बर्थडे मैं भूल गया था। थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था, बस। और एक इनोसेंट स्माइल के साथ सुनरुई को देखा।
सुनरी ने बिना डाउट किए बोली। ओ, तो क्या तुम गिफ्ट लेना चाहते हो? अगर ऑकवर्ड फील कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ ना। मैंने उसकी काइंडनेस अप्रिशिएट की, लेकिन पोलाइटली मना कर दिया। हम थोड़ा और घूमे, फिर बस पकड़ के वापस चले गए। प्लेटफॉर्म पे सुनरी ने भी बाय बोला और जाने से पहले एक रिमाइंडर दिया, नेबर्स के साथ अच्छे रहो और वेनिंग के बारे में और इन्फो लाना। मेरे दिमाग में ऑलरेडी 1000 थॉट्स चल रहे थे, तो मैंने भी बस क्विकली हाँ बोल दिया। अंदर ही अंदर थोड़ा अनॉयड फील कर रहा था, पर सच बोलूं तो दिल के एक कॉर्नर में मुझे सुनरी का दिया हुआ वो छोटा सा पिलो बहुत पसंद आया था। जैसे मेरे अंदर एक चिड़िया पैदा हो गई हो, एक स्पैरो जो अपने विंग्स फ्लैप करके उड़ना चाहती है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। वैसे रिसेंटली मुझे एक पुराना बुक मिला था, एक सेकंड हैंड बुक स्टोर में, थंडरबोल्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग निकला। आजकल हर कोई अपना सोशल मीडिया चलाता है, लाइव शेयर करने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। मेरे भी अकाउंट्स हैं और मेरा बिजनेस भी बुरा नहीं है। रोज़ की फ़ोटोज़, थोड़ा पोएटिक कैप्शंस डाल के 2 साल में 30,000 फॉलोअर्स हो गए। हर पोस्ट में कमेंट्स आ ही जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे ऑनलाइन बातें करना ज़्यादा सेफ लगता है। ना ये डर होता है कि सामने वाला इंसान है या भूत, या ये टेंशन कि वो डबल फेस निकलेगा। और वैसे कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे मैं ग्रीन प्रम आइलैंड घूम के आया था, वहाँ काफ़ी चिल वाइब है, ओल्ड एज के लिए परफेक्ट जगह। किसी ने लिखा, हाँ हाँ मैं भी उस सेकंड हैंड बुक स्टोर गया था, बुक्स तो अनलिमिटेड है, बट वार्निंग थोड़ा मेसी है, पेशेंस चाहिए। किसी तीसरे ने लिखा, हीरोज ऑफ द थंडर अब देखना मुश्किल है, थोड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन उस टाइम पे वो सच में अमेजिंग था। थोड़े और रिप्लाई स्क्रॉल किए, फिर अपना ऐप बंद करके सीधा बिस्तर पे लेट गया। सोने के पहले मैंने खिड़की बंद कर दी थी, जो दिन भर खुली थी। रात गर्मी से उबल रही थी, फैन भी बेकार, पूरा पसीने से भीग गया था मैं। नींद आ ही नहीं रही थी, तो आधी रात को मजबूरी में फिर से खिड़की खोल दी। और जैसे ही खोला, सामने वाले कमरे में एक स्लिम सी औरत नजर आई, वाइट ड्रेस में, लंबे बाल खुले हुए। उसके पीछे पीछे यान कॉन्ग शैन भी बाहर निकला। लगता था वो बाहर तक छोड़ने आया है। लड़की ने मुड़ के हल्के रिग्रेट भर के बोला, सच में नहीं? यान कॉन्ग शैन ने सिर्फ सर हिला दिया। फिर दोनों चुप हो गए। लड़की धीरे धीरे दूर निकल गई और उसने कोर्टयार्ड का गेट लॉक कर दिया। मुझे लगा अब वो सीधा घर के अंदर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो कोर्टयार्ड के बेंच पे बैठ गया, एक सिगरेट जलाई और धीरे धीरे धुआं उड़ाने लगा। दूरी की वजह से मैं उसका चेहरा प्रॉपरली नहीं देख पाया, बस उसका हाथ दिख रहा था जो सिगरेट पकड़े हुए टेबल पर रखा था। नज़र उसकी कहीं दूर खोई हुई थी, जाने किस सोच में। मैं खिड़की पे हाथ टिका कर अपनी थोड़ी बाजू में रखे उसे ही देखने लगा। फ़ोन उठाया, ऊपर चमकती मून की एक फ़ोटो खींच ली और पोस्ट कर दिया स्टेटस पे, लॉन्ग नाइट नो स्लीप। रिप्लाई ज़्यादा नहीं आए, सिर्फ 2-3। एक ने लिखा, सभी को इंसोम्निया है लगता है। दूसरे ने लिखा, मैं नहीं, जेट लैग पार्टी हूँ भाई मैं तो। तीसरे ने लिखा, मून इतना बड़ा है और क्लाउड्स भी नहीं, कल का वेदर मस्त होगा। फ़ोन रख के दोबारा यानशोंग की तरफ देखा, तब तक वो उठ चुका था। लगता है सिगरेट ख़त्म कर ली थी। बाहर की हवा अंदर से थोड़ी ठंडी थी। मैं खिड़की पर आधा झुककर नींद में डूबा, धीरे से आंखें बंद करने ही वाला था। तभी बिना वार्निंग के यान कॉन्ग शैन की नज़र सीधा मुझ पे पड़ गई। मैं तुरंत फ्रीज हो गया, पोस्चर चेंज भी नहीं कर पाया, बस स्टिफ खड़ा रह गया, मन ही मन प्रे करते हुए कि शायद उसे मैं क्लियरली ना दिख पा रहा हूँ और वो समझ ना पाए कि मैं उसे इतनी देर से चोरी चोरी देख रहा था। हमारे घर ना सीधे सामने नहीं थे, थोड़ा सा स्ट्रैगर्ड थे, इसीलिए मेरी खिड़की डायरेक्टली उसके कोर्टयार्ड के सामने आती थी। बीच में बस एक पतली सी गली थी। वो नीचे फेंस के पास आया और ऊपर देख के बोला, अभी तक जागे हो? दूरी के बावजूद उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। मैं थोड़ा फेस उठाकर बोला, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। और आप क्यों नहीं सोए? वो मुझे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर क्लियरली एक बहाना बनाते हुए बोला, बस गर्मी की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। बात ज़्यादा लंबी नहीं चली, उसने अपनी गर्दन पे हाथ फेरा जिसे थकान उसके चेहरे पर लिखी हो, फिर बोला,
देर हो गई है, मैं चलता हूँ सोने, तुम भी जल्दी सो जाओ छोटे। और बिना पीछे देखे हाथ हिलाकर अंदर चला गया। मैं बस मुंह फुला के रह गया। मन में तो किया कि पीठ के पीछे से चिल्ला कर बोलूं, ये छोटा किसको बोला तुमने? मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, ना एज में ना एक्सपीरियंसेस में। उस रात विंड चाइम्स की आवाज़ भी ना नहीं सुनाई दी। शायद यांगकोंग शोंग ने अंदर रख लिया था। यू मियान और यांगकोंग शैंग के एनकाउंटर वाली रात की अगली सुबह से तो अगले दिन मैं लगभग 11 बजे तक सोता रहा। पूरी रात अजीब व गरीब सपने आते रहे। उठने पे थकान गायब थी, पर बॉडी में सुस्ती चिपकी हुई थी। फ्रेश होके पेट पे हाथ रख के नीचे किचन की तरफ निकल गया। जैसे ही ड्राइंग रूम क्रॉस किया, अचानक से मुझे कुछ अजीब सा लगा। वापस एक स्टेप पीछे घूमा और देखा एक छोटी लड़की सोफे पे बैठी टीवी देखते हुए, पैर हिल रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। वो टर्न होकर बोली, आज वीकेंड है ना, स्कूल नहीं जाना। और तुम्हारे पापा? आशन, वो सिटी गए हैं बुक्स लेने, मुझे साथ नहीं ले जा पाए तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। और फिर मेरे दादाजी? वो नखरे से बोली, वो तो किचन में कुकिंग कर रहे हैं। मैं तुरंत दादाजी को ढूंढने जाने लगा। तभी वो पीछे एक बड़ा सा बाउल लेके खड़े थे। मुझे देख के बुलाया और बोले, आजा नूडल्स खा ले। फिर उन्होंने आवाज लगाई, क्यों क्यों, इधर आ जाओ। और फिर मुझे वो कैजुअल टोन में बोले, मैं थोड़ी देर में TX बेचने जाऊंगा, तुम घर पर क्यू क्यू का ध्यान रखना। मैं शॉप में चॉपस्टिक्स मुंह में ले गया और नूडल्स वापस बाउल में गिर गए। हैं? दादाजी बिना रिएक्ट किए कंटिन्यू करते रहे, टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं आजकल, TX एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। तब तक क्यू क्यू नूडल्स खाते खाते बीच में जम करती हुई बोली, और आशन कह रहे थे कि बुक स्टोर का भी बिजनेस ना मस्त चल रहा है क्योंकि समर वेकेशंस आ गए हैं ना। लंच के बाद दादाजी अपनी TX कार्ट लेकर निकल गए। बस मैं और वो छोटी सी क्यू क्यू डाइनिंग टेबल के दोनों तरफ बैठकर एक दूसरे को ब्लैंक स्टेयर देते रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक 5-6 साल की लड़की के साथ बात कैसे शुरू करूं। मैंने ट्राई किया, पूछा, कॉमिक्स पढ़ती हो? मुझे पढ़ना नहीं आता। तो चलो टीवी देखते हैं, स्पॉन्ज बॉब तो खत्म हो गया कब का। फिर मोबाइल गेम खेलेंगे। आशान ने बोला, ज्यादा खेलने से ना आंखों पे बुरा असर पड़ता है। और मैं हार मान गया। फिर पूछा, फिर तुम्हें करना क्या है? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक भरकर एक स्वीट की स्माइल देते हुए बोली, मेरे घर चलो ना, मारियो खेलेंगे। उस एक्सप्रेशन को देखकर मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया कि मैडम शुरू से ही मेरा वेट कर रही थी। सच बोलूं तो यान फैमिली का घर का एटमॉस्फेयर ना दादाजी के घर के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल था। AC चल रहा था, गेम्स का पूरा कलेक्शन था और बुक्स तो थी ही इतनी कि गिनने से पहले ही तुम थक जाओ। जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, मेरी नजर सीधा रूफ पे गई। छत एकदम खाली थी और वो विंड चाइम भी गायब थी। मन में एक थॉट आया कि शायद कल रात जो व्हाइट स्कर्ट वाली लड़की ने उतारा था, उसने दोबारा लटकाने का टाइम ही नहीं मिला होगा। क्यों अपने घर खाकर एकदम मस्त हो गई थी। रेफ्रिजरेटर खोला और सीधा 2 कप्स योगर्ट निकाले। एक कप मुझे दे दिया और खुद टीवी के सामने बैठ गई। मैं भी कैजुअली बैठ गया और उसने बिना हेसिटेशन से अपना प्रोस्थेसिस उतार दिया। मैंने भी उसे कंटिन्यूअसली घूरना अवॉइड किया और ना ही ये पूछा कि वो प्रोस्थेसिस क्यों पहनती है, क्योंकि सोचा अगर कोई नया मिलने वाला बंदा मुझसे मेरी पुरानी हेड इंजरी के बारे में क्वेश्चन करता तो मुझे भी बुरा लगता ना। और वैसे भी मेरे दिल में तो उसके पापा के लिए थोड़ी अलग सी फीलिंग चल रही है ना, इसीलिए क्यू के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना तो वैसे भी जरूरी है। फ्यूचर का क्या पता, राइट? फिर हमने मारियो खेलना स्टार्ट किया। गेम एकदम टाइम पास नहीं बल्कि टाइम खाने वाला निकला। दोनों ने मिलकर टीम बनाई, एकदम अनबीटेबल। कब 3-4 लेवल्स क्रॉस कर लिए पता ही नहीं चला। पूरे दिन का आधा टाइम उड़ गया था। अरे ये जीत नहीं पा रही, डॉज ही नहीं हो रहा। क्यू ने फ्रस्ट्रेशन में आंखें तक लाल कर बैठी थी। बॉस लेवल पे आते ही उसने बार बार रॉन्ग मूव्स किए और हम फंस गए। मैं सोच रहा था कि बस अब कल ट्राई करेंगे वरना उल्टी ही हो जाएगी अब तो। और उसी मोमेंट डोर के लॉक की चाबी घूमने की आवाज आई। अगले सेकंड में डोर खुला
और अंदर एंटर करते हैं यान कोंगशैन। मुझे देखते ही वो एकदम रुक गया, जैसे उसके दिमाग ने एक सेकंड के लिए पॉज बटन दबा दिया हो। मेरे दिल का छोटा सा स्पैरो फिर से पंख झपकाने लगा। मैं अपने आप को समझाता रहा कि चुप रह, वरना वो मुझे गलत समझ लेगा। पड़ोस में बदनाम हो गया तो क्या होगा? गेम खेल रहे हो? उसने कैजुअल टोन में चाबी शेल्फ पे रखी और हमारे पास आ गया। मैंने तुरंत कंट्रोलर और टाइट पकड़ लिया, आंखों से उनको अवॉइड किया और हल्की सी वॉइस में बोला, सॉरी। तभी क्यों उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर चीखी पड़ी, हाशन, मैं इस बॉस को नहीं हरा पा रही, तुम मेरी हेल्प करो ना। गेम्स क्यों खेलना है तुम्हें? कोंगशैन ने बस कैजुअली बोला, लेकिन हाथ से कंट्रोलर ऑलरेडी ले लिया था। क्यों एकदम हिम्मत से उसके शोल्डर से लग के बोली, क्योंकि मैं बच्ची हूं ना, और बच्चे गेम्स में इजीली इंडल्ज हो जाते हैं। कोंगशैन के लिप्स पे हल्का सा स्माइल आ गया और उसने बिना एफर्ट के कैरेक्टर को गेम में ज्वाइन करते हुए बोला, अब समझा, इसलिए तुम आज मेरे साथ शहर नहीं गई। मतलब पूरा प्लान बना रखा था अपने छोटे भाई को गेम में फंसाने का, है ना? मैंने इंस्टेंट से सोचा कि उसे करेक्ट करूं कि मैं भाई नहीं हूं, पर फिर दिमाग में अटका और बोलूं क्या, अंकल? अरे वो तो और भी अजीब लगेगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ही तुम्हारे साथ लड़ना था। क्यू ने ओपनली कन्फेस कर दिया। 2 प्लेयर फाइट ही असली मजा देती है। घर का एसी वैसे तो एकदम स्ट्रॉन्ग था, मेरे कमरे के पुराने फैन के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा। लेकिन बॉस फाइट के बीच मेरी बैक पे पसीना आ गया, और असली कारण एसी का नहीं था, बल्कि वो बंदा था जो मेरे बिल्कुल पास बैठा था। दिल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई एग्जाम हॉल में हूँ और सबको मुझे इम्प्रेस करना है। हर मूव, हर पोस्चर में कॉन्शियसली स्टाइलिश बन रहा था ताकि उसके सामने इम्प्रेशन ना बिगड़े। पूरे गेम के दौरान मैं चुपचाप ही था। क्यू साइड में नॉन स्टॉप बात कर रही थी। कोंगशैन कभी कभी रिप्लाई करता, लेकिन ज्यादातर वो भी एकदम साइलेंट मोड पे था। मेरी पाम्स में इतना स्वेट आ गया था कि कंट्रोलर स्लिप कर रहा था। फाइनली जब बॉस डाउन हुआ, मैंने एकदम रिलीफ के साथ कंट्रोलर साइड में रखा, हाथ के पिछले हिस्सों से पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। क्यों खुशी से चिल्लाई और कैंगशोंग ने भी कामली हैंडल साइड में रख दिया। एट लास्ट अब मैं बाथरूम जा रही हूँ, बहुत देर से रोक रखा था। प्रोस्थेसिस लगाते ही वो एकदम भाग गई अंदर की तरफ। अब लिविंग रूम में सिर्फ मैं और कोंगशैन बचे थे। एक तरफ ये साइलेंस अच्छा भी लग रहा था और दूसरी तरफ थोड़ा ऑकवर्ड भी। मैं ढूंढ रहा था कि कोई सेफ टॉपिक मिले। फिर बोला, सुना है आप शहर गए थे बुक्स कलेक्ट करने। वो एकदम 2 सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, जैसे थॉट प्रोसेस रीबूट हो रहा हो। फिर बोला, हाँ, शहर में कॉन्फ्यूशन टेम्पल है ना, वहाँ बहुत सारे सेकंड हैंड बुक सेलर्स मिलते हैं, मैं अक्सर कलेक्ट करने चला जाता हूँ। मैं अपनी उंगली के नेल के एज को स्क्रैच करते हुए बस ऑकवर्डली बोला, अच्छा, वाह, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसका मूड एंट्री के वक्त से ही लो था। गेम के दौरान थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने शहर वाली बात छेड़ी, मुझे लगा उसका मूड फिर से नीचे गिर गया। शायद कुछ बुरा हुआ होगा वहाँ। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई, बोला, तुम्हें बहुत गर्मी लगती है शायद। उसकी आंखें डायरेक्टली मेरे फोरहेड के पास के पसीने पे रुकी। उसके साथ ही वो एक बूंद सीधा हेयरलाइन से नीचे रोल कर गई। मैंने तुरंत पसीना पोंछा और ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा, शायद मैं रीसेंट में थोड़ा हीट में हूँ। लेकिन अंदर से तो मुझे पता था ना कि ये कोई बॉडी हीट वीट नहीं थी, ये तो वो यंग ब्लड वाली वार्मथ है। मिरर की भी जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी हेड की टिप अभी एकदम रेड हॉट हो गई होगी। यान कोंगशोंग फ्रिज से एक ठंडी कोक निकाल के मेरे सामने रख देता है। थैंक्स। मैंने बॉटल ली, पर जब बॉटल ओपन करने की कोशिश की तो मेरी स्लिपरी पाम से बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। तभी साइड से एक बड़ा सा हाथ आगे आया। बिना कुछ बोले उसने बॉटल ली और एफर्टलेसली खोल के वापस मेरे हाथ में थमा दी। मैं तो लिटरली स्टन्ड हो गया। मतलब ये बंदा बॉयफ्रेंड पावर कहीं भी कभी भी शोकेस कर देता है। दिल में बस एक ही थॉट आया, इज इट टू गुड? पर मैंने जल्दी से थैंक यू बोल के कोक का एक बड़ा सा सिप ले लिया। ठंडी कोक अंदर गई और दिमाग एकदम फास्ट रन करने लगा। नया टॉपिक चाहिए वरना ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगा। मेरी नजर एकदम साइड वाले बुक्स के पहाड़ पे जा रुकी।
परफेक्ट। आपके यहाँ तो बहुत बुक्स है, क्या मैं थोड़ा देख सकता हूँ? यानकोंग शॉन्ग ने अपने मेसी घर की तरफ कैजुअली देखा और बोला, हाँ, अगर पसंद आए तो लेके भी जा सकते हो। रियली? मैं खुशी से ऑलमोस्ट जंप कर गया। ग्रीड मोड ऑन हो गया और सीधा बोल दिया, तो क्या मैं यहाँ आके पढ़ सकता हूँ? घर में एसी नहीं है, बहुत गर्मी लगती है। समटाइम्स लव इज प्योर गैम्बलिंग। हाँ, एक रॉन्ग स्टेप और फ्यूचर खराब। लेकिन अभी के लिए एक और चांस उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। मुझे लग रहा था कि उसने मेरा ये बोल्ड मूव एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ पर तुरंत जवाब भी नहीं दिया। मैं थोड़ा लो टोन में मैंने फिर बोल ही दिया, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। पर तभी उसने कामली कहा, मैं सिर्फ रात को घर पे होता हूँ, 8 बजे के बाद आओगे? बस उस मोमेंट पे मेरा मन किया कि मैं उठ के सीधा हैप्पी डांस ही कर दूं। लेकिन अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा स्माइल देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, बस डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा ना। कोक की ठंडी बोतल के ड्रॉपलेट्स मेरे फिंगर से स्लाइड होके काफ तक गए, रिफ्लेक्स से टोज कर्व हो गए। तभी उसने हल्की सी वाली आवाज निकाल के मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा नर्वस होके कफ किया और धीरे से बोला, मेरा मतलब वो विंड चाइम्स। और मुझे तुरंत रिग्रेट हिट कर गया। अरे ये मैंने क्यों बोल दिया? मतलब ये बात अभी के लिए बहुत चीजी है। हम तो प्रॉपरली एक्वेंटेंसेस भी नहीं और मैं ऑलरेडी विंड चाइम्स जैसी चीजें मेंशन कर रहा हूँ। श्योर इनफ यानकोंग शैंग के हेड पे जो नंबर था वो धीरे से नीचे गिर गया और कलर वाइट से रेड में शिफ्ट हो गया। मतलब बंदा क्लियरली ऑफेंडेड फील कर रहा था। फिर भी उसने लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल लिया और बोला, रिलैक्स, मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ, दोबारा हैंग अप नहीं करूंगा। थोड़ा रुक के उसने फिर ऐड किया, तुम्हें तो काफी कुछ पता है। मेरे टोज और ज्यादा कर्ल हो गए और लेग्स में क्रैम्प आ गया। उप्स, पक्का गंदा वाला थंडर स्टेप कर दिया। दिल में बस एक ही थॉट आया कि काश लाइफ में फाइल रीलोड करने का ऑप्शन होता। फिर तो मैं अभी के अभी इस इंसान को ईट चिकन टुनाइट मोड में डाल के सेव पॉइंट रीलोड कर देता। मेरी नजर उसके टाइट मस्कुलर आर्म पे गई और बस एक ही कंक्लूजन निकला, भूल जाओ, अगर मैंने थोड़ा भी ज्यादा मूव किया ना तो ये बंदा मुझे 1 सेकंड में सेव पॉइंट से रीस्पॉन करा देगा। बाहर से तो वो काम और चार्मिंग लगता है, हर जगह एफर्टलेस डिस्ट्रैक्शन छोड़ता है, लेकिन अंदर से एकदम टफ टू अप्रोच। स्माइल करना और पोलाइट बनना तो सिर्फ मास्क है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पसंद करता है। मुझे ये रूटीन पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं उसके डिस्गाइज में फंस गया। मैं एम्बैरेसमेंट में डूब रहा था कि तभी कोई बाथरूम से बाहर आई। परफेक्ट एक्सक्यूज मिला। मैं तुरंत उठकर बोला, दादाजी भी वापस आने वाले होंगे, मैं घर चलता हूँ। क्यों थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई। अभी तुम जा रहे हो? मैं कोक हाथ में पकड़ के लिप्स पे एक फोर्स सी स्माइल के साथ बोला, हाँ, मुझे भी डिनर करना है। खाने का इशू तो बड़ा होता है और छोटी लड़की ने मजबूरी में मान भी लिया। बोली, ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम फिर से खेलना। यानकोंग शान ने मुझे डोर तक छोड़ा बिना कुछ बोले। मैं हेड डाउन करके वॉक कर रहा था और दिल का छोटा सा स्पैरो अपने विंग्स के अंदर चिपक के रो रहा था। कितना डिफिकल्ट है चेज करना। क्या मुझे सुनरुई की तरह सीखना चाहिए? जल्दी डिवाइड, जल्दी नया फाइंड। गुड बाय, मैंने धीरे से कहा, बिल्कुल डिफीटेड टोन में, फिर टर्न करके निकल गया। बस 2-3 स्टेप्स लिए थे कि पीछे से यानकोंग शान की आवाज आई, सी यू टुनाइट। मैं तुरंत रुक गया, शॉक और डिसबिलीफ। एट नाइट? मतलब वो अभी भी मुझे रात को बुलाएगा? मैंने पलट के देखा और नोटिस किया उसके हेड पे जो नंबर था वो अब रेड नहीं था, वापस से एकदम क्लीन वाइट। मतलब उसने मुझे माफ कर दिया। ये बंदा शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं समझ रहा था। मैं तुरंत घूम के उसे वेव किया और मेरे दिल का छोटा स्पैरो फिर से अपने विंग स्प्रेड करके उड़ने लगा। सी यू टुनाइट। घर आते ही मुझे दादाजी मिल गए। उनको पता था कि मैं शाम को नेक्स्ट डोर गेम खेलने गया था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी कोक बॉटल देख के सस्पिशियसली पास आ गए और बोले, मियान, ये कोक बॉयज के लिए अच्छी नहीं होती। मैं हैरान, क्यों? क्योंकि इससे मोटापा होता है?
लेकिन उनके ऑकवर्ड नजर छुपाने से मुझे मार्केट का वो बकवास रूमर याद आया कि कोक ज्यादा पियो ना तो दादाजी ऐसा कुछ नहीं होता है। पर उन्होंने सीधा उल्टी बात कर दी। बोले, मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू बस ये कोक मुझे दे दे, तुम्हें नहीं पीनी चाहिए। मुझे समझ आ गया कि ये सब मेरी कोक हथियाने का प्लान था। दादाजी अपनी ग्रीड को इतनी चीजी लैंग्वेज में क्यों कवर करते हो यार। बेचारी कोक फाइनली उनके हाथ चली गई और उन्होंने मस्त सिप लेकर आंखें बंद कर ली। बोले, द वर्ल्ड्स मोस्ट डिलीशियस। बस मैं डम्फाउंडेड खड़ा था। उसके बाद डिनर, शॉवर, फ्रेश फील करके मैं नॉक करके यान कोंगशान के घर गया। उसका मूड का मीटर अब 76 पर स्टेबल था, मतलब सेफ जोन। थोड़ी देर गेम्स खेल लिया क्यूक्यू के साथ, फिर कोंगशान ने उसे सुला के वापस आ गया। मुझे लगा कि वो अपना काम करेगा, लेकिन नहीं, वो भी एक बुक उठा के मेरे सामने सोलो सोफा पे बैठ गया। लाइटिंग सॉफ्ट थी, टेम्परेचर परफेक्ट, सीन काफी काम था, लेकिन ऑनेस्टली अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव तो सामने वाला बैठा बंदा था। मेरी नजर बार बार उसके मसल डांस और उसके फोकस पे जा रही थी। बड़मुड़ा का मिस्ट्री भी इस चार्म के सामने फेल था भाई। पहली बार ही कोक की तरह मुझे फिर से भूख लगने लगी। मैंने कैजुअली एक सवाल फेंक दिया, अब ब्रो, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? वो कंफ्यूज सा बोला, शॉप क्लर्क। मैंने समझाया, अरे तुम्हारा दोस्त वेनिंग के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ उसी के लिए पूछ रहा हूँ। उसने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, कल उससे पूछ लूंगा, और वापस अपनी किताब में घुस गया। मेरे सामने उसका मूड 76 पे फ्रोजन था। मुझे लगा, नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा प्लान छोड़ा। मैंने बोला, ब्रो, तुम्हारी शॉप में हेल्प चाहिए क्या? मैं फ्री हूँ घर पे, तुम मुझे बुक फ्री में पढ़ने देते हो, मैं फ्री में काम कर लूंगा। वो एकदम से पेजेस पलटना रोक के मुझे सीधा देखने लगा विद स्लाइट फ्रोन। तुम हेल्प करना चाहते हो मेरी स्टोर में? बिंगो! मैंने इनोसेंट पपी फेस बनाया और काम पर लग गया। उसका मूड डबल डिजिट से जंप किया, लेकिन उसके लिप्स अभी भी स्ट्रिक्ट। रोज सुबह 8 बजे आ पाओगे? नो प्रॉब्लम। शेल्फ अरेंज करना, कस्टमर्स को हैंडल करना मैं सीख लूंगा। नो सैलरी, नो लीव, समझ लो। मैंने तुरंत नॉड किया, यस यस यस, सब एक्सेप्ट है। और उसने फाइनली हाँ बोल दिया। मैं शॉक भी हुआ और खुश भी। इतना स्मूथ। कल से मैं ऑफिशियली उसके पास काम करने जा रहा था। क्लोजर टू हिम, वन स्टेप फर्दर। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जैसे ही मैंने छोटे बोर्ड को शॉप के सामने ग्राउंड पे रखा जिसमें डिस्काउंट इन्फो लिखा था, सुनरी वहां से अपनी फूड कार्ट पुश करते हुए गुजरी। मुझे देखकर उसका एक्सप्रेशन सीधा हेल मोड में चला गया। मतलब दिन के उजाले में ऐसा लुक जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने आंखें टेढ़ी करके बोला, मैं तुझे ये पूछूं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने दोनों हाथ अपने एप्रन के छोटे पॉकेट्स में घुसा के मस्त स्टाइल में बोला, काम कर रहा हूँ। सुनरी की आंखें और फट गई। पार्ट टाइम जॉब? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जैसे लेजी को भी काम मिलता है। तू सच में यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्या? बॉस अभी भी लोग हायर कर रहा है क्या? मुझे भी जॉब चाहिए यार। उसके टोन में वही पुराना सिटी पीपल स्टीरियोटाइप था, जैसे हम सब हाई राइज में बटलर के साथ लग्जरी लाइफ में जीते हों। मैं तुरंत उसके कंधे को पकड़कर उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तू अपने डैड के ऑर्चर्ड संभाल, यहाँ काम करने का सपना छोड़। ऑर्चर्ड के एप्पल्स और ग्रीन प्लम्स बेच, वही तेरा असली काम है। मुझे याद आया, बचपन में एक बार मैं भी उसके ऑर्चर्ड गया था समर वेकेशन में। सबको टॉर्च वाले हेडलैम्प दिए गए थे और फिर डैड सुन ने पीछे चढ़ाई शुरू की। रात के अंधेरे में सब लोग मिलके नारा लगाते हुए, चोर मत बनना, जेल मत जाना। इन स्लोगन्स के साथ दौड़ते हुए पूरे पहाड़ ही गूंज उठे थे। अभी तक वो मेरी ना मेमोरी बिल्कुल क्लियर है। सुनरी ने मुंह फुला के बोला, मैं भी ये वेनिंग के साथ कलीग बनना चाहती हूँ। स्टोरेज रूम में, स्पेली टॉयलेट में और उस छोटी वेयर हाउस में एकदम रोमांटिक वाइब्स आएंगे ना। उसके हेड के ऊपर का येलो ग्लो देख के मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी। उसके दिमाग में चल क्या रहा है सब समझ आ गया। मैं आंखें घुमाकर बोला,
पागल मत बन, पहले अपने फ्रूट्स बेच, उसके बाद ऑफिस रोमांस के सपने देखना। और तभी मेरी नजर उसके सामने के कार्ट पे गई। फुल राउंड एप्पल्स, प्लास्टिक बैग्स लटके हुए और एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्केल। क्लियरली उसके डैड ने फिर से उसे घर से निकाल के फ्रूट बेचने भेज दिया था। सुनरी का चेहरा तुरंत थोड़ा हाइडियस हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन और ड्रामा क्वीन का कॉम्बो। बोली, इस साल के एप्पल हार्वेस्ट ना बहुत बढ़िया है, पर मेरा फ्रूट सीशी वाला नाम भी काम नहीं कर रहा। मतलब उसका चाम भी एप्पल्स बेचने में उसे काम नहीं आ रहा। पूरी सुबह से बस 2-3 किलो ही बिका है यार। फिर उसने मेरा एल्बो झटका, जैसे पर्सनल इमोशनल ब्लैकमेल मोड ऑन कर दिया हो। बोली, यूमियान, तू तो दोस्त है ना मेरा, तू ही क्यों नहीं ले लेता ये सारे? मैं आंखें घुमा के बोला, मेरी फैमिली पिग्स नहीं पालती जो एक्स्ट्रा खिला दूं उन्हें। अगर खा नहीं पाए तो सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन तू तो दोस्त है, चल ठीक है, वे करके मुझे दे दे 6 एप्पल्स। और बस उसका मूड 180 डिग्री फ्लिप। तुरंत खुश होते हुए बोली, गुड गुड। उसने कार्ट से 6 बड़े वाले एप्पल्स निकाले, प्लास्टिक में पैक किए और वे कर दिए, और मुझे बिल देते हुए एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भी चिपका दी। बोली, बस याद रखना, वेनिंग के सामने मेरी तारीफ करना, बोलना कि मैं बहुत ही काइंड और सिंपल लड़की हूँ। मैं कैजुअल से बोला, हाँ हाँ समझ गया। पेमेंट करके उसको बाय बोला और शॉप की तरफ पलट गया। पीछे से उसका सेल्स पिच गूंज रहा था। फ्रेश एप्पल्स, बड़े और स्वीट एप्पल्स, फ्रूट सीशी के पर्सनली पिक्ड एप्पल्स, बिल्कुल भी स्वीट नहीं। हाँ, लास्ट वाली लाइन बोलते ही उसने अपनी खुद की ही पोल खोल दी थी। अब यही रीजन रहा होगा कि उसके सिर्फ 2 और 3 किलो ही एप्पल बिके थे। खैर, बुक स्टोर का स्केड्यूल सिंपल था। सुबह 9 बजे ओपन, शाम को 5 बजे बंद। लेकिन ओनर यान कॉन्ग शांग ऐसे रिलैक्स मूड में रहता जैसे लॉटरी जीत के रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहा हो। बिजनेस की टेंशन 0। ग्रैंडफादर ने मुझे अलाउ कर दिया था कि मैं दिन में बुक स्टोर ज्वाइन करूं। खुशी में एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भी कर दी, नेक्स्ट डोर वाले नेबर्स को 1 बाउल टी एग्स देना थैंक यू के लिए। उनकी वजह से तू अपने कमरे से निकलकर थोड़ा धूप जो ले रहा है। जब मैं अंदर गया, मतलब स्टोर में गया, तो वेंडिंग ने कैजुअली पूछा, ये बैग भर के एप्पल्स कहाँ से आ गए? स्टोर अभी खुला ही था, अभी कस्टमर्स भी नहीं आए थे। 2 दिन काम करते हुए वेंडिंग के साथ थोड़ी दोस्ती यारी हो गई थी। ब्रेक टाइम पे होमवर्क और रैंडम चिटचैट भी चल जाती थी। मैंने एम्पल्स दिखाते हुए बोला, खाओगे? वॉश करके लाता हूँ, सुनरुई के घर के हैं, बहुत मीठे हैं। वेंडिंग ने बाहर ग्लांस किया और बोला, अभी आई थी क्या? उसका मंगाया हुआ बुक मिल गया है, सोच रहा था कि कब आएगी लेने। मैं हैरानी से बोला, अभी तो चली गई, एप्पल्स बेचने गई है। वैसे कौन सा बुक है? वेंडिंग ने ड्रॉअर से एक पुराना सा थ्रेड बाउंड कॉपी निकाला जिसमें ब्लू कवर पे लिखा था द गोल्डन लोटस। मैं तुरंत स्पीचलेस हो गया और अंदर ही अंदर सोचा, सुनरुई, तू तो स्टार्टिंग से पहले ही एक्सपोज थी यार। बुक स्टोर के पीछे एक बड़ा सा कमरा था, स्टोरेज और लाउंज दोनों का हाइब्रिड वर्जन। वहाँ हर तरफ रैंडम सामान पाइल्ड अप होता था और स्टाफ के लिए एक छोटी सी ईटिंग स्पेस भी बनी थी। मैंने एप्पल्स वहाँ वॉश करके एक बाउल में रख दिया, हाथ अपनी वेस्ट पे वाइप किए और सोचा, मैनेजर कहाँ गए? शॉप स्कैन किया, नहीं मिले। गैस किया कि शायद वेयर हाउस में ही होंगे और वैसा ही हुआ। अंदर जाके देखा तो यान कॉन्ग शांग ऑलरेडी इन्वेंट्री चेक कर रहा था। मैंने पोलाइट मोड ऑन करके बोला, मैनेजर क्या कुछ हेल्प चाहिए? उसने एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स उठाकर शेल्फ पे रखा और सिर्फ एक नज़र मुझ पे डाली। ना मना किया, ना बोला कुछ, बस चिन्ह से इंडिकेट किया कि दूसरे वाले शेल्फ पे बुक्स अरेंज करो। मैं खुश हो गया। फिर मैंने अभी ओबीडियंटली बुक्स उठाना शुरू कर दिया। सारी सेकंड हैंड बुक्स थी, पुरानी सी स्मेल और वेयर हाउस का डैम्प माहौल। उठाते उठाते मुझे 3-4 बार स्नीज आ गई और फिर मेरी आंखों के कोने में हुई एक शैडो मूवमेंट। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा ग्रे सा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ क्रॉल करता आ रहा था और वो था एक चूहा। लेकिन मेरे सिटी बॉय ब्रेन के लिए ये कोई माउस नहीं था, ये तो पूरा का पूरा गॉडजिला विद सडाकोस फेस था। और मेरे हेड के ऊपर सैनिटी मीटर होता ना, तो अभी तक वो अर्थ के कोर तक नीचे गिर चुका होता। रिफ्लेक्सिवली जो मेरे हाथ में था, मतलब एक किताब,
वो उठा के मैंने उस माउस की तरफ फेंक दिया। पर क्या हुआ, बुक ने अटैक करने की बजाय ड्रामेटिक फैशन में फ्लिप करके पेजेस स्प्रेड कर लिए और जाके एक परफेक्ट ट्रायंगल बना के माउस को बस टेंट की तरह कवर कर दिया। माउस ने अपना हेड निकाला और मुझे सीधा ऊपर देखा। मैं शक्ल ही देख लो बस मेरी। मुझे उसके ऊपर कोई मूड बार तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी रेड रेड आंखों से पूरा गुस्सा रेडिएट हो रहा था। मैं तुरंत गिल्टी मोड में बोला, सॉरी भाई, मेरी ही गलती थी। लेकिन माउस ने बिल्कुल बाय नहीं किया, उल्टा कॉम्बैट स्टांस ले लिया, जैसे अभी मुझे अटैक करेगा। मैं पैनिक मोड में हल्की आवाज में मैनेजर को बुलाने लगा। मैनेजर? यान कोंग शैन ने दूरी से रिस्पॉन्ड किया। हाँ? मैंने बोलना स्टार्ट ही किया था कि तभी माउस ने वॉयलेंट स्प्रिंट मारा और मेरी जान निकल गई। मैं उल्टा मुंह करके भागा और चीखता हुआ यान कोंग शैन की तरफ डाइव कर गया। हेल्प! उस वक्त दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे बस याद है कि यान कोंग शैन की आंखें शॉक में मेरी तरफ घूम गई थी और उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैं पूरा का पूरा उस पे जंप कर चुका था। हाथ उसकी गर्दन के अराउंड, लेग्स उसकी वेस्ट के अराउंड, एकदम कोयला के बच्चे जैसा। मोमेंटम ऐसा था कि वो भी थोड़ा पीछे स्टम्बल कर गया और बैलेंस बनाने के लिए नेचुरली उसने मुझे पकड़ लिया। यूमियान? उसकी आवाज इतनी क्लोज से पहली बार सुन रहा था मैं, और जैसे ही सुनी मेरी बॉडी के छोटे छोटे हेयर भी ASMR डांस करने लगे। मैंने उसकी गर्दन और टाइट हक करते हुए बस हल्की सी आवाज में बोला, वो अंदर चूहा है। दिल तो अभी भी तेज धड़क रहा था, पर ये फियर की वजह से नहीं, कुछ और ही था। चूहा? उसने कैजुअल टोन में कहा, इधर उधर ग्लांस किया, फिर बोला, अरे लगता है निकल गया। मैंने बस हल्की सी स्निफ करते हुए नॉड किया। अच्छा। फिर दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस में थे। मुझे लगता था कि वो वेट कर रहा है कि मैं नीचे आ जाऊं और मैं थोड़ा और फ्री कोला राइड लेना चाहता था। लेकिन फाइनली उसने हिंट दे ही दिया। बोला, यूमियान अब नीचे उतरोगे? दिल में बोला, अरे थोड़ा और रहने दो ना, लेकिन मुंह से निकला, हाँ हाँ। मैंने अपने लेग्स लूज किए और डर से नीचे आ गया। फेस क्रैच करते हुए शेमलेस मोड में बोला, सॉरी, थोड़ा डर लगता है मुझे इन सब से। यान कोंग शैन ने बिल्कुल कामली झुककर वो गिरा हुआ बुक उठाया और बोला, तुम बाहर चले जाओ, मैं देख लूंगा। दिल थोड़ा सा उदास फील कर रहा था, पर मैं ओबीडियंटली बाहर निकल आया। स्टोर के अंदर तब तक कस्टमर्स आ गए थे। जैसे सुनरोई ने बोला था, मोस्टली गर्ल्स, और वो भी लोकल नहीं, टूरिस्ट। मुझे सब छोटी ही लग रही थी। अंदर आते ही हश टोन्स में गॉसिप करने लगी सब। तभी एक लड़की ने मुझे पकड़ लिया, आई स्पार्कल करते हुए पूछा, लिटिल हैंडसम गाय, मैनेजर आज शॉप पे है क्या? मुझे इंस्टेंट समझ आ गया कि इनके लिए तो यान कोंग शैन ही बुक स्टोर का सबसे बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैंने ऑनेस्टली रिप्लाई दिया, वेयर हाउस में है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड सी लगने लगी, बोली, मुझे लगा फाइनली आज मिल जाएगा। फिर अचानक मेरी तरफ गेज शिफ्ट हुई और उसकी आंखों में वो न्यू वर्ल्ड डिस्कवरी वाली शाइन आ गई। अरे हैंडसम गाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे लगता है तुम मेरी यंगर सिस्टर के साथ परफेक्ट मैच हो। और मैं बस फ्रीज हो गया। वेट, व्हाट? ये क्या साइड क्वेस्ट आ गया? मैंने सीधा ही बोल दिया, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी ही नहीं है। वो आंटी टाइप गेस्ट ब्लिंक करते हुए मेरे पीछे ही पड़ गई। बोली, अरे बट तुम्हारी एज क्या है? मेरी बहन अभी फ्रेशर है कॉलेज में, शायद तुमसे थोड़ी ही बड़ी होगी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जानते हो ना, कॉलेज की लड़की 3rd ईयर तक सोने की ईंट बन जाती है। मैं सोच रहा था, मैडम प्लीज अब बस भी करो। दिल में साय मारते हुए मैंने अपना अल्टीमेटम ट्रम्प कार्ड निकाला। बोला, एक्चुअली मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। वो गेस्ट की एक्सप्रेशन इंस्टेंटली शॉर्ट सर्किट हो गई। हाफ माउथ ओपन, आंखों के ऊपर इमेजिनरी एरर 404 ब्लिंक कर रहा था। ओह अच्छा। ऑकवर्ड ग्रिन टिन के साथ वो स्लोली पीछे हट गई। मैंने देखा कि अब सेफ जोन आ गया है, तो कैजुअली बुक शेल्फ पे वापस रखने लग गया। तभी डोर से एक नॉइजी ग्रुप अंदर घुस आया, बिना वॉल्यूम कंट्रोल के हंसते चिल्लाते हुए, जिसकी वजह से बाकी रीडर्स अनॉयड फेसेस बनाने लग गए। मैंने भी लास्ट बुक शेल्फ पे फिट करके उनकी तरफ वॉक किया ताकि पोलाइटली उन्हें रिमाइंड कर सकूं,
कि भाइयों वॉल्यूम थोड़ा कम। पर जैसे ही उनकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दी, फूफी यार ये आइलैंड तो कितना बोरिंग है। हाँ रे, ना कोई मॉल ना गेम सिटी, चलो वापस चलते हैं। सही कहा रे तूने। मेरे स्टेप्स तुरंत फ्रीज हो गए। हार्ट बीट ने एकदम अलार्म बेल बजाई। उनकी फेमिलियर वॉइसेस, मेरी पुरानी क्लास के लोग, और मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर फूवई। मेरे माइंड में सारे बिटर स्कूल मेमोरीज एक साथ फ्लैशबैक की तरह आ गए। स्कैल्प टिंगलिंग, बॉडी स्टिफ। हे भगवान, ये लोग यहाँ कैसे? उनका नॉइज और पास आने लगा। मैंने डिसाइड किया, नो कन्फ्रंटेशन। तुरंत टर्न लिया और फास्टेस्ट फुजिटिव की तरह सीधा वेयर हाउस की तरफ वापस भागा। डोर खोलने ही वाला था कि सामने से डोर ऑटोमेटिकली खुल गया और सामने खड़ा था यान कोंगशन। वो प्रोबेबली इन्वेंट्री चेक करके निकलने ही वाला था। मुझे एक सेकंड भी नहीं मिला एक्सप्लेन करने का। बस इंस्टिंक्ट से उसे अंदर पुश किया और मैं भी साथ में अंदर घुस गया और पीछे डोर फर्मली बंद। बस फिर उस डोर के अगेंस्ट लीन करके एक लॉन्ग एक्सेल निकाला। टाइट नर्व्स फाइनली रिलैक्स हुए और तभी पीछे से एक काम वॉइस आई, क्या तुम उन्हें जानते हो? मुझे तुरंत याद आया, ओ नो, मैं तो वेयर हाउस में उसके साथ ही हूँ। एम्बैरेस्ड पीछे टर्न लिया, हेड डाउन। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मैंने स्लो वॉइस में बोला, वो मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। यान कोंगशन ने डोर ओपन करने की कोशिश भी नहीं की, बस बैक स्टेप लेके एक शेल्फ के अगेंस्ट लीन कर गया और बोला, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है क्या? उसने सीधा ही पूछा। मैंने लिप्स पाउट किए, हल्की से बिटर स्माइल के साथ बोला, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, हाई स्कूल में भी नहीं करते थे। फिर उसने एक काम एक्सप्रेशन के साथ फिर बोला, और तुम भी उन्हें पसंद नहीं करते? क्यों? मेरे अंदर एक इंस्टेंट आया, ये ट्रुथ कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। अगर उसे फ्यूचर में पता चला और वो मुझे हेट करे तो और बुरा होगा। बेटर अबे ही कन्फेशन कर लूं। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो बस मैं स्टॉप कर दूंगा और सिंक नहीं होगा। हैंड्स टाइट स्क्वीज किए, लिप्स पर्स करके फाइनली मैंने उसकी आंखों में देखा। हार्ट बीट केजी फास्ट और मैंने बोल दिया, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आगे हम देखेंगे यू मियान का हाई स्कूल का फ्लैशबैक। फूवई, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एटलीस्ट पहले 2 साल तक। चीयरफुल पर्सनालिटी, स्मार्ट माइंड, टीचर्स और क्लासमेट सब उसे पसंद करते थे। ओपनिंग सेरेमनी के दिन सबसे पहले मुझसे बात करने वाला भी वही था और स्कूल के बाद साथ चलना है क्या पूछने वाला भी वही। मेरे सिनेस्थेशिया की वजह से मुझे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, पर फूवी के साथ अलग था। जब भी वो मुझसे एक्टिविटीज के लिए बुलाता मैं मना नहीं करता, क्योंकि वो उन चंद लोगों में से था जो मुझे एकदम नॉर्मल ट्रीट करते थे। मुझे अलग या फेक वाला फील नहीं कराते थे। उसके इनिशिएटिव की वजह से हम जल्दी ही दोस्त बन गए। दूसरे साल तक तो मैं उसे अपनी फैमिली सीक्रेट्स तक शेयर करने लगा, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के बीच की प्रॉब्लम्स, उनका डिवोर्स के एज पर होना। रिलेशनशिप इतना क्लोज हो गया था कि एक बार तो लगा शायद मुझे उसे बो डाउन करके कन्फेस करना चाहिए, लेकिन फिर सब कुछ चेंज हो गया। एक सुबह मैं एज यूजुअल जैसे क्लास में एंटर हुआ और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके हेड के ऊपर जो वैल्यू मैं हमेशा देखता था वो चेंज हो गया और वो क्वाइटली अनएक्सपेक्टेडली पिंक बन गई। मेरे लिए शॉक और एम्बैरेसमेंट दोनों एक साथ। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था और मैं बिल्कुल क्लूलेस हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने अगले कुछ दिन उसे थोड़ा कोल्ड बिहेव करने लगा और ऑब्वियसली फूवी जैसा शार्प इंसान ने नोटिस कर लिया। एक दिन स्कूल के बाद उसने रास्ते में मुझे रोक लिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं चुप रहा। फिर उसने टीट ग्रिट करके मुझे फिर से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने उसके सर के ऊपर का कलर देखा, अभी भी स्टर्बन पिंक और साथ में थोड़ा एंग्री रेड। इतना क्लियर था कि वो मुझे सीरियसली लाइक करता था। मैंने हेसिटेट किया, फिर डिसाइड किया कि डायरेक्ट पूछना ही सही होगा, तो मैंने पूछा, फूई क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसके आंसर देने के पहले ही मैं आगे बोल पड़ा, अगर तुम्हें वाकई पसंद है तो शायद हम ट्राई कर सकते हैं। उस वक्त मेरे माइंड में एक ही थॉट था कि वैसे भी मुझे लड़कों से ही प्यार होगा, और अगर वो इंसान फूवी हो तो प्रॉब्लम ही क्या है? हम ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को परफेक्टली जानते थे,
तो फ्रेंड से लवर बनने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। मैंने सोचा था कि अगर फूवी को सच बोल दूंगा तो शायद हम और क्लोज आ जाएंगे, पर जैसे ही मेरे वर्ड्स खत्म हुए उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके सर के ऊपर जो वैल्यू हमेशा मुझे दिखती थी वो कंटिन्यूअसली गिर रही थी, और कलर रेड के साथ ब्लैक, एकदम ही अगली और डेंजरस मिक्स। उसने गुस्से और शर्म से लाल होते चेहरे के साथ बोला, तुम क्या बोल रहे हो? मैं लड़कों को क्यों पसंद करूंगा? ये सुनकर मेरी सांसों का फ्लो ही रुक गया। मुझे लगा था कि प्रॉब्लम ये होगा कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पर असली शौक तो ये था कि वो लड़कों को पसंद ही नहीं करता था। कंफ्यूज्ड और डेस्परेट होकर मैं पूछ बैठा, तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, पर तुम्हारा रंग तो क्लियरली बदला था, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजीब क्रिएचर हूँ, और वो सिर्फ एक लाइन छोड़ के चला गया, यूमियान तुम बहुत स्ट्रेंज हो। उस दिन के बाद फूवी ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। दोस्ती खत्म, कांटेक्ट खत्म, और उसके कुछ दिनों बाद ही क्लास में अफवाहें फैल गईं कि मैंने फूवी को पसंद किया, कन्फेस किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, और बस मैं बिल्कुल अकेला हो गया। दोस्त होने के बाद मैं क्लास में एक इनविजिबल इंसान बन गया। लोग इग्नोर करते, एक्सक्लूड करते, पीछे से विस्पर्स, सामने से कंटेम्प्ट के एक्सप्रेशंस। और मेरे लिए सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरी सिंथेसिया की वजह से मैं उनकी हर मैलिशियस फीलिंग को लाइव फील करता था। रोज स्कूल एंटर करते ही वो नेगेटिविटी सीधा मेरे चेस्ट पे थप्पड़ जैसी लगती थी। वो लास्ट के 2 साल जो अच्छे होने चाहिए थे, पर मेरे लिए एक नाइटमेयर बन गए थे। चाहे मैं कभी पॉपुलर बनना चाहता भी नहीं था, चाहे मुझे लोगों के ओपिनियन का फर्क भी नहीं पड़ता था, पर फिर भी यूं टारगेटेड होने का दर्द मैं इग्नोर नहीं कर पाया। ये सब डल और सफोकेटिंग वेट सिर्फ तब हल्का हुआ जब मैं ग्रेजुएट हुआ और अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज करके मैं ग्रीन प्लम आइलैंड शिफ्ट हो गया। जब एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आए, क्लास ग्रुप में सब एक दूसरे को अपने मार्क्स डिस्कस कर रहे थे, समर ट्रिप प्लान कर रहे थे, और मैं बस एक क्लिक में मैंने ग्रुप लीव किया और सबको अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और अब जब यान कॉन्ग शान ने कामली पूछा कि तो उन्हें तुम पसंद नहीं थे क्योंकि तुम गे हो, मुझे लगा फाइनली किसी ने डायरेक्टली मेरी रियलिटी को नाम दिया। इस अंधेरे वेयरहाउस में जहां हर कॉर्नर में डस्ट की स्मेल चिपकी हुई थी, डिम लाइट में सब कुछ और भी मेसी लग रहा था, लेकिन यान कॉन्ग शान की आवाज यूजुअल जैसे ही काम। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वो सिंपल सा जवाब था, पर मेरे लिए हैवी था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दैट्स गुड टू। मैंने फेस उठाया, कंफ्यूज्ड। गुड मतलब? यान कॉन्ग शान रिलैक्स पोस्चर में था, शेल्फ के साथ लीन करके, आर्म्स क्रॉस किए हुए, जैसे वर्ल्ड की कोई भी बात उसे डिस्टर्ब नहीं करती। और फिर उसने कामली कहा, ऐसे इंसान का तुम्हें पसंद करना खुशी वाली बात थोड़ी है। अच्छा है कि तुम दोनों ने एक लाइन क्लियर कर दी थी अर्ली। उसकी बात एकदम स्ट्रेट थी, पर मेरे दिल में सिर्फ एक डर घूम रहा था। मैं फंबल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सिख हूँ? मेरी आवाज के पीछे एक अजीब मिक्स था, फियर भी था और होप भी। फियर कि शायद वो भी बाकी सब लोगों जैसा मुझे एबनॉर्मल समझेगा, होप कि शायद वो सच में मुझे के लिए ना समझे। और उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो लाइन एकदम क्लियर, एकदम ट्रू थी। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई जजमेंट नहीं था, सिर्फ थी तो एक काम सिंसियरिटी। पहले मुझे लगता था कि मैं उसे सिर्फ उसकी ब्यूटी, उसकी सेक्स अपील की वजह से उसे पसंद करता हूँ, पर अब मैं उसके अंदर का कैरेक्टर पे सरेंडर कर रहा था। उसकी ऑनेस्टी, उसकी सिंप्लिसिटी, वो ही मुझे और डीपली पुल कर रहे थे। सुन रुई सही कहती थी, यान कॉन्ग शान जैसे इंसान स्टनर लेवल के होते हैं जो एकदम अनरीचेबल लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे तुम उन्हें समझते हो वैसे वैसे तुम और उन पे एडिक्टेड होते जाते हो, चाहे गैप समुंदर जितना ही क्यों ना हो। तुम्हारा दिल गिव अप करना ही नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कि वो मुझे पसंद है, लेकिन अंदर से ये भी जानता हूँ कि शायद वो कभी मुझे वैसे पसंद ना करे, और फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद फॉलिंग इन लव का गोल बहुत दूर है, पर एक छोटा सा सपना तो अचीवेबल है। अगर एक बार उसके लिप्स को मैं किस कर लूं, शायद वही मेरे लिए इनफ हो। उसके लिप्स,
ऊपर थोड़ा थिन, नीचे वाला फ्लैशी, बिल्कुल परफेक्ट फॉर किसिंग। उसके लिप्स को घूरते हुए मेरे दिमाग में एक इंस्टेंट इमेज फ्लैश हुई, मेरा और उसका किस, सिर्फ डिस्टेंस 1 इंच का बस होने ही वाला था। और तभी मैं झटके से रियलिटी में वापस आया। मेरे गाल इंस्टेंटली गर्म हो गए। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। मेरी आवाज इतनी सॉफ्ट थी जैसे एक छोटी सी मॉस्किटो की बजिंग। उसने बिना कुछ बोले मेरे पास आकर अपना हाथ मेरे हेड पे रख दिया और काम एक्सपीरियंस टोन में बोला, तुम जब मेरी एज में होगे ना तब समझोगे कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो हल्का सा झुका और डायरेक्टली मेरी आंखों में देखने लगा, जिसे कंफर्म कर रहा हो कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ। वो इतना क्लोज था, इतना कि उसके बॉडी से उठती टोबैको की स्मेल सीधा मेरे नाक में घुस गई। मुझे जोर से स्नीज करने का फील आया, पर इस एटमॉस्फेयर में स्नीज करना मतलब हॉरर। मैं अपने आप को रोकता रहा और मेरी आंखों में पानी भरने लगा। शायद उसने गलत समझा। उसने थोड़ा ब्रोज निट किए और सॉफ्टली मेरी आंखों के कोने से टीयर वाइप किया। उसकी आवाज एकदम मैच्योर और जेंटल थी। वो बोला, रोने की क्या बात है, वो लोग तुम्हारे सैडनेस के लायक ही नहीं है। हाँ, वो लायक नहीं है, लेकिन तुम लायक हो, तुम मेरे दिल के लायक हो। उसकी उंगलियों के फिंगर पैड्स थोड़े रफ, थोड़े कैलस्ड, मेरी स्किन को टच करते हुए जैसे एक एकिंग इच छोड़ गए। मैंने आंखें बंद कर ली, अर्ज को कंट्रोल करते हुए, और जो टीयर्स जम गए थे वो अपनी मर्जी से बाहर आ गए। मैंने थोड़ी हैवी वॉइस में बोला, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, बस उनको अचानक सामने देखा तो थोड़ा अजीब लगा। यान कोंग शैन ने हाथ वापस खींच लिया और कामली बोला, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ वो लोग अभी भी यहाँ हैं या नहीं। मैंने सिर्फ चुपचाप नॉट किया और साइड हो गया ताकि वो बाहर जा सके। जैसे ही डोर खुला, बाहर से यंग लोगों की नॉइजी लाफ्टर अंदर घुस गई। फूवई और उसकी गैंग अभी भी वही थी, बिना किसी की फीलिंग्स का ख्याल रखे। तभी यान कोंग शैंग की आवाज आई, काम बट फर्म, कस्टमर्स जरा धीरे, बुक स्टोर है ये। उसकी टोन इतनी अनसेरेमोनियस थी कि डोर के बाहर का रोर इंस्टेंटली क्वाइट हो गया। मैं डोर थोड़ा सा खुला छोड़ के सुनता रहा। उनमें से कोई चिल्लाया, क्या क्या बिजनेस कर रहे हो या बोलने भी नहीं देते? दूसरा बोला, हाँ, हमने ज्यादा नॉइज भी नहीं किया था। पर यान कोंग शैन ने उन्हें कट करते हुए कहा, अगर बात करनी है तो सब्जी मंडी में करो, यहाँ किताबें बिकती हैं, बुक्स नहीं खरीदनी तो प्लीज चले जाओ। उसके लफ्ज लेजी और सेक्सी लगते थे, बिना किसी एक्सेंट के, पर इतने शार्प कि सामने वाले को छेद गए। तभी ग्रुप गुस्सा हो गया, बोला, ऐसे करते हो क्या बिजनेस? कौन आएगा तुम्हारे टैटर्ड शॉप में? सबके बीच फूवई फाइनली बोला, पर सॉफ्टली, सॉरी, हमारी गलती थी, चलो अब और शोर मत करो। बाहर निकलते हुए उसने अपने दोस्तों को चुप कराया। मुझे समझ आ गया, उसका अपॉलॉजी असली रिग्रेट नहीं था, बस सेव करने के लिए था। और फिर ग्रुप डोर से गुस्से में गाली देते हुए निकल गया, कभी नहीं आएंगे यहाँ वापस। शॉप फिर से क्वाइट हो गई। मैंने दरवाजा ओपन किया और हेसिटेट करते हुए बाहर निकला। फूवई और उसकी गैंग ऑलरेडी गायब थी। मेरे दिल ने हल्की रिलीफ की सांस ली। ग्रेट, अननेसेसरी डिस्कस से बच गया। मैंने शर्माते हुए उसे बस एक साइलेंट थैंक यू बोला। यान कोंग शैंग हल्के से स्माइल करते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे थैंक यू बोलते रहते हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद जो करते रहते हो। वो वर्ड सुन के उसके लिप्स के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, शायद वो स्माइल कर रहा था। जाते जाते वो बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। रात के खाने के बाद अंकल जैंग फाइनली ट्रिप से लौट आए और ग्रैंडफादर उनके साथ ड्रिंक चिट चैट में बिजी हो गए। मैंने अपने फ्लोर पे लेटे हुए टाइम काउंट करने लगा। 8 बजते ही मैं उठ के भाग गया। यान कोंग शैंग के घर बाहर कोर्टयार्ड गेट के ऊपर रुक गया। डीप ब्रेथ्स लेके मैंने अपने आप को कंपोज किया। उसके घर का विंडो सॉफ्ट लाइट से ग्लो कर रहा था। एक हेजी सिलुएट अंदर वॉक कर रहा था, जैसे एक पेंटिंग बिहाइंड गॉज। ग्रीन प्लम आइलैंड की रात हमेशा लेट ही आती थी। रात के 8 बजे भी स्काई में थोड़ी रोशनी बाकी थी और एयर में एक लेजी कामनेस थी, डे की नॉइजी एनर्जी का एग्जैक्ट अपोजिट। मैंने डोर बेल प्रेस किया और हाथ पीछे बांध के बोर होने लगा।
थोड़ी देर बाद लॉक का सॉफ्ट क्लिक हुआ और एक वार्म येलो लाइट बाहर गिरने लगी। मैंने अपना फेस ऊपर उठाया और एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, आज फिर से डिस्टर्ब करने आ गया। फाइनली बैकवर्ड होने के बावजूद मेरे और यान कोंग शैंग के बीच ज्यादा फर्क नहीं आया। वो मुझे हमेशा की तरह ट्रीट करता था, ना तो डिस्पाइस करता ना ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहता, और ये मेरे लिए इनफ था, मुझे सुकून देने के लिए। कुई का किंडरगार्टन नामपू स्ट्रीट पे था, बुक स्टोर से ज्यादा दूर नहीं। बुक स्टोर 5 बजे बंद होता और उसके बाद यान कोंग शैन इजीली उसे पिक कर लेता। बस एक 5 मिनट का ड्राइव। 2 फैमिलीज का साइड बाय साइड रहना काफी कन्वीनियंट था। हर सुबह शाम मैं उसकी कार में राइड ले सकता था, ना जल्दी उठना ना साइकिल तोड़ना। इसी वजह से वेनिंग मुझसे थोड़ा ज्यादा जेलस भी था। 5 बजे के आसपास किंडरगार्टन के बाहर पेरेंट्स ऑलरेडी भीड़ बना के खड़े थे। आइलैंड पे ना इंडस्ट्री थी ना टॉल बिल्डिंग्स। लोग जनरली 4:30 बजे तक काम खत्म करके रिलैक्स्ड पेस में बच्चे लेने आते थे। यान कोंग शैन ने कार रोड साइड पार्क की और कामली वेट करने लगा। कार के अंदर एक हवाईयन फोक सॉन्ग बज रहा था, समर वाइब से भरा हुआ। आउटसाइड लोग अपने हाथ पकड़ के सैंडी रिज पे स्वे कर रहे थे और अंदर उसकी इंडेक्स फिंगर स्टीयरिंग व्हील पे रिदम टैप कर रही थी। मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ बिना बोले सॉन्ग के बीट पर हल्की सी बॉडी स्वे कर रहा था। गेट से बच्चे एक लाइन में बाहर आने लगे। सबके हेड पर लिटिल येलो डक हैट्स थी, छोटी छोटी हैंड्स टाइटली पकड़े। वो अपने पेरेंट्स के साथ टीचर्स को देखते हुए निकल रहे थे। मैं कंटिन्यूअसली गेट की तरफ देख रहा था, क्योंकि छोटी सी फिगर देखने का वेट करता। वो यूजुअली हमेशा सबसे एंड में आती थी, शायद उस प्रोस्थेटिक लेग की वजह से, और तभी उसकी टर्न आती जब लगभग सब लोग अपने बच्चे लेकर जा चुके होते। यान कोंग शैन ने काम टोन में पूछा, आ गई? मैंने स्लोली हेड शेक करके बोला, नहीं। और बस उस एक छोटी सी रिप्लाई के बाद कार के अंदर की एटमॉस्फेयर सडन चेंज हो गई। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, पर ऐसे लगा जैसे टेम्परेचर एकदम से 2 डिग्री नीचे गिर गया हो। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए हेड टर्न किया और उस वक्त मैंने यान कोंग शैंग का चेहरा देखा। ग्लूमी, टेंस, पूरी बॉडी टाइट, जैसे एक लायन जिसकी टेरिटरी इन्वेड हो गई हो। आईज फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन, रेडी टू अटैक। मैंने उसकी केस फॉलो की और जल्दी ही मेरी आंखें लॉक हो गई एक आदमी पे। गेट के पास खड़ा एक सन ग्लासेस वाला इंसान, अराउंड 30s का, मीडियम बिल्ड, सूट और लेदर शूज पहने हुए। आइलैंड के कैजुअल वाइब में वो एकदम मिसफिट लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ईगर सी एक्सप्रेशन थी, बार बार किंडरगार्टन के अंदर झांक रहा था, जैसे किसी बच्चे को पिक करने आया हो। यान कोंग शैन ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, सिट, डोंट मूव। कार का डोर खोला, पर उसकी आईज अब भी उसी आदमी पर ग्लूड थी। बोला, अभी आता हूँ। उसकी टोन इतनी कोल्ड थी कि मेरे दिल में सीधा एक डाउट आया, ये फाइट करने जा रहा है क्या? मैं उसकी मूवमेंट फॉलो करता रहा। वो कार के फ्रेंड को राउंड करके दूसरी तरफ चला गया। क्राउड बहुत था, सबके हेड्स पे नंबर फ्लैश हो रहे थे और मुझे कोई शील्ड नहीं थी। बस एक चीज इजी थी, यान कोंग शैंग का टॉल फिगर। उसकी वजह से मैं उसे हर बार लोकेट कर लेता। कार के अंदर मैं अकेला था और नर्वसनेस ने मुझे चैटर बॉक्स बना दिया। मैंने खुद से ही कमेंट्री स्टार्ट कर दी, डैड बहुत एंग्री लग रहे हैं, पूरा रेड, पर सनग्लासेस वाले आदमी का हेड रेड नहीं है, डिप्रेस लग रहा है। हाँ, ओह इट्स ब्लू, और ब्लू भी स्मग से भी ज्यादा ब्लू। क्या कहा होगा उसने जो बंदा इतना सैड हो गया? मैं स्टोरी बनाने का ट्राई कर रहा था, सिर्फ उन नंबर्स को देख के, पर जितना ज्यादा देख रहा था उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद सनग्लासेस वाला बंदा अपना सर नीचे किए ब्लू नंबर्स के साथ डिजेक्टेड वॉक करके चला गया और यान कोंग शैंग उसकी बैक वॉच करता रहा जब तक वो पूरी तरह से वैनिश नहीं हो गया उसकी नजरों से। फिर वो वापस कार में आया और डोर बंद करने की थड़ एकदम हैवी थी। अब उसके आसपास का पूरा एयर फ्रॉस्ट जैसा लग रहा था। कार के अंदर स्टिल वो हवाईयन फोक सॉन्ग बज रहा था, पर वो समर वाइब की जगह अब ऑकवर्ड और सफोकेटिंग लग रहा था। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ हल्का सा ट्रैम्बल कर रहा था। यान कोंग शैंग के लिप्स नॉर्मली जो एकदम किसेबल लगते थे, पर अब जब वो डाउन टर्न थे
तो और भी ज्यादा कोल्ड और डेंजरस लग रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना एंग्री क्यों है, और जब रीजन ना पता हो तो उसके आसपास रहना और भी स्कैरी लग रहा था। मैंने ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेक करने के लिए कहा, वो कोई जान पहचान वाला था क्या? मैंने रिलैक्स टोन बनाने की पूरी कोशिश की, पर उसने हेड लोअर करके बिल्कुल कुछ नहीं बोला, जैसे मेरी आवाज एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। मैंने उसके हेड का वैल्यू देखा और वो अब भी और रेड हो गया था। नंबर्स कंटिन्यूअसली ड्रॉप कर रहे थे। मेरी एंजाइटी पीक पर थी। मैंने अपना हैंड उसकी तरफ बढ़ाया और सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो? मेरे फिंगर्स धीरे धीरे उसकी शोल्डर की तरफ बढ़ रहे थे। बस 1 इंच का गैप था। दिल फास्ट बीट कर रहा था, पर फिर भी मैं हाथ रोक नहीं पाया। और तभी यान कॉन्ग शैन ने अचानक हेड लिफ्ट किया। उसके ब्रोज टाइट निट थे और एक ही सेकंड में उसने मेरा व्रिस्ट फर्मली ग्रास्प कर लिया। मेरे फिंगर्स शेम से कर्ल हो गए और मैं एकदम फ्रीज हो गया, उसकी आंखों में कोल्ड इंडिफरेंस देखकर। फिर वो लो और हेवी टोन में बोला, उन बातों में मत पड़ना जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, किड। और उसी काम रूथलेसनेस के साथ उसने मेरा व्रिस्ट छोड़ दिया। कार के अंदर एकदम हेवी साइलेंस फैल गया था। वार्मथ का एक भी ट्रेस नहीं था, सिर्फ उसके शब्द के कटिंग एज हवा में घूम रहे थे। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उसके बाद मेरे व्रिस्ट पे रेड वाइट मार्क्स आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वैनिश भी हो गए। पर वो शॉर्ट स्टिंग अभी भी अंदर चुभ रहा था। मैंने धीमी सी आवाज में कहा, ओह। अपना व्रिस्ट रब किया और कार सीट पे शिफ्ट हो गया, सिर्फ इतना कि उससे थोड़ा डिस्टेंस बन जाए। मैंने तो बस कैजुअली पूछा था, इतनी हार्शनेस किस बात की? ठीक है, मत बोलो, मैं भी नहीं जानना चाहता। मेरी आंखें खिड़की की तरफ घूम गईं और मैंने भी उसे इग्नोर करना चूज किया। थोड़ा बोर्ड, थोड़ा सल्की। और तभी क्यू फाइनली किंडरगार्टन से निकली, जैसे हमेशा सबसे लास्ट में, एक हाथ में अपनी फीमेल टीचर का हाथ पकड़े हुए और दूसरे में एक छोटा बॉय की मॉम ने उसे क्विकली पिक कर लिया और फिर टीचर जाओ ने यान वांग क्यू को हमारी कार तक लाई। यान कॉन्ग शैन तुरंत कार से निकला, अपनी डॉटर के लिए डोर खोला और उसे बेबी चेयर पर सिक्योर किया। टीचर जाओ सॉफ्टली रिपोर्ट कर रही थी, क्यू रिसेंटली बहुत वेल बिहेव्ड है, सही से सोती है, खाने में भी पिकी नहीं है। यान कॉन्ग शैन काम टोन में बोला, थैंक यू टीचर जाओ, और वो जेंटल स्माइल के साथ ब्लश कर गई। मेटल फ्रेम के ग्लासेस के पीछे उसका चेहरा और भी डेलिकेट लग रहा था। मैंने आंखें नारो करके देखा। शी लाइक्स हिम, और हाँ, जेंडर के हिसाब से उसका एडवांटेज मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरी आंखें तुरंत साइड हो गईं। मैंने अपनी बैक स्ट्रेट की और अंदर और भी बोर्ड फील करने लगा। टीचर जाओ को बाय कहने के बाद यान कॉन्ग शैन ने कामली इंजन स्टार्ट किया और कार स्मूथ पेस पे चलने लगी। क्यू ने फोर्स कैजुअल टोन में कहा, आशान, टीचर जाओ तुम्हें पसंद करती हैं। यान कॉन्ग शैन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम फ्लैट टोन में जवाब दिया, बकवास बंद करो। क्यू कैजुअली बोल पड़ी, सच में आज टीचर जाओ ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बैक सीट की तरफ घूम गईं। क्यू को देखना चाहा, शायद वो कुछ बोल दे, पर फिर सोचा अगर आशान को लगा कि मैं ज्यादा नॉइजी हो गया तो वो फिर से कोल्ड हो जाएगा। इसी डिलेमा में मैं चुप रहा, लेकिन जैसे उसने मेरी आंखों में वो थर्स्ट फॉर गॉसिप पकड़ लिया हो। क्यू ने खुद ही पैर हिलाते हिलाते आंसर दे दिया। मैंने टीचर को बोला कि आशान बहुत पिकी है, इसलिए उसे अभी तक शादी के लिए सही पार्टनर ही नहीं मिला, और टीचर को ये भी बताया कि आशान को किस टाइप की गर्ल्स पसंद है। मुझे लगा जैसे मेरी सांस अटक गई, और उसी मोमेंट यान कॉन्ग शैन की लो टोन घूमी, यान वांग क्यू। पूरा नाम यूज करना ही दिखाता था कि वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। मैंने उसके हेड पे ग्लांस मारा, अब भी रेड, अब भी एंग्री। क्यू ने शोल्डर्स उचकार कर कहा, मैंने क्या गलत बोला? आशान को पसंद है ओल्डर, मैच्योर, सेक्सी, लॉन्ग हेयर वाली। बस हर एक लफ्ज के साथ मेरा दिल एक नॉच नीचे गिरता गया और एंड तक ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अंदर ही क्रैक आया हो, एक फेंट सा हार्ट ब्रेक की आवाज। तो उसका आइडल टाइप मेरा पूरा अपोजिट। मैं तो यंग, छोटी हाइट, बेबी फेस टाइप, मैच्योर, सेक्सी, लॉन्ग हेयर, कुछ भी तो मैच नहीं करता। दिल के कोने में छुपा हुआ स्पैरो
जो पिछले कुछ दिनों से विंग्स फ्लैप कर रहा था, अब जमीन पे उल्टा घूम रहा था। रोलिंग थोड़ा कॉमिक लग रहा था, पर उसका चेहरा प्योर डेस्पेयर से भरा हुआ। वो चुप कर रहा था। गिव अप मत कर, कोशिश कर, कुछ तो पॉसिबल है। पर मैं जानता था उस लिस्ट में से कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। यान और यान कोंग शैन क्यूक्यू को लेकर वापस घर पहुंचते हैं। क्यूक्यू की बात सुनकर मैं थोड़ा शॉक में था, थोड़ा डिप्रेस भी। यान कोंग शैन ने जब कार यार्ड में पार्क की तो मैं बिना कुछ कहे ही नीचे उतर गया। जब सिर्फ यान वान क्यू ने मुझे गुड बाय कहा तो मैंने धीरे से विस्पर करते हुए कहा गुड बाय। ना मैंने यान कोंग शैन की तरफ देखा, ना कुछ बोला, बस ऐसे रिएक्ट किया जैसे एक भटकती आत्मा घर वापस चली आई हो। डिनर के वक्त दादाजी ने भी नोटिस किया कि मैंने बैरली खाना खाया था। दादाजी ने सोचा कि शायद मैं सिक हूँ और बिना डिश धुलवाए आज मुझे सीधा बेड पे भेज दिया। पर मेरा बेड भी एक जोक ही है। पुराना कमरा जो पहले डैड का था, जो अब सिर्फ ओकेजनल स्टे के लिए बचा था, पर गर्मी इतनी कि बेड पे सोना तो टॉर्चर ही लगता था। नीचे से ग्रैंडफादर की लाउड टीवी की आवाज आ रही थी। मशीन गंज की रटा 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 की आवाज कान फाड़ रही थी। मुझे बोला गया था कि जल्दी सो जाओ, पर इस धमाके के बीच नींद कहाँ से आती। मैं डिम सीलिंग को घूरता रहा, फिर पलट के फोन उठाया और ऐप खोल के एक डेस्परेट पोस्ट डाल दिया। मेरे जैसे हेड शेप और शोल्डर टाइप पे लॉन्ग हेयर ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा। रिप्लाईज भी जल्दी आने लगे। किसी ने लिखा वेट, फोटो तो लड़के का है ना। किसी ने लिखा बैक ऑफ द हेड तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। बंदे ने गलत पॉइंट पकड़ लिया। बट सीरियसली लॉन्ग हेयर वॉश करना हेल होता है, शॉर्ट हेयर सूट्स यू। तीसरे ने लिखा ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है, फास्ट हुआ तो भी मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे। मैंने स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर दिया। 6 महीने मतलब आधा साल, हाफ साल मतलब मैं तो 2 महीने में कॉलेज हॉस्टल शिफ्ट करने वाला हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग, क्लासेस, फिर हॉस्टल लाइफ। ग्रीन प्लम आइलैंड कब आना होगा कोई आइडिया ही नहीं। हाफ ईयर, हाँ, तब तक तो डे लिलीज भी ठंडी पड़ जाएंगी, मतलब मामला ठंडा हो जाएगा। मैं मैट पे पड़ा था एकदम लाइफलेस कॉर्प्स की तरह, अंदर से पूरा होपलेस। आधा साल, तब तक तो सब ठंडा पड़ जाएगा। नींद कब आई पता ही नहीं चला, और फिर रात के बीच एक तेज आवाज ने मेरी आंखें खोल दी। चले जाओ, दूसरी बार कहना ना पड़े, तुम मुझे मेरे राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। और तुरंत एक गुस्सा भरा जवाब भी आया, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। मैंने आंखें रब की। दिमाग अभी भी आधी ड्रीम आधी अवेक स्थिति में था। वॉइसेस अब धीमी हो गई थी, जैसे दोनों लोग जानबूझ के अपनी आवाज दबा रहे हों ताकि पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करें। मैं उठकर विंडो तक गया और नीचे झांक कर देखा। नेक्स्ट डोर के यार्ड में वही सनग्लासेस वाला बंदा खड़ा था जो उसने दोपहर को देखा था। अब उसने शेड्स उतार दिए थे। क्लोजअप में उसका फेस हैंडसम था, पर आंखों के नीचे थोड़ी थकान, शायद ऑफिस मीटिंग लाइफस्टाइल्स का साइड इफेक्ट। उसके सामने यान कोंग शैन खड़ा था, अंदर गेट के पीछे पूरा टेंस और गुस्से में। सनग्लासेस वाले आदमी की आवाज सिंसियर थी, ऑलमोस्ट ब्लीडिंग। बोला, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। जब उसने ये कहा तो उसके सर के ऊपर का वैल्यू फिर से ब्लू हो गया। क्लियरली वो उसे सैड फील करा रहा था। ह्यूमन इमोशंस ना अजीब होते हैं। मैं अब तक नहीं समझ पाया था कि जो दिखता है और जो रियलिटी है उनके बीच इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फू वई, जो क्लियरली मुझे पसंद करता है लेकिन कहता है कि नहीं करता, या फिर वो आदमी नीचे जो क्लियरली उदास है लेकिन उतना ही डिस्परेट है उससे मिलने के लिए जिसका नाम उसकी जुबान पे है। तभी यान कोंग शैन उस दूसरे आदमी के सामने रुक गया, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह। यान कोंग शैन ने अपने हाथ क्रॉस किए, रोड के साइड खड़ी एक गाड़ी की तरफ पॉइंट किया और कोल सी आवाज में बोला, चले जाओ, दोबारा सामने मत दिखना वरना पुलिस बुला लूंगा। उसके कोल्ड वर्ड्स के बाद दूसरा बंदा बस गुस्से से टीथ ग्राइंड करके कार में बैठा और स्लो पेस में ड्राइव ऑफ कर गया। रात की टेंशन तो खत्म हो गई थी। मैंने एक लम्हा उन दोनों का सिल्यूएट देखा, फिर सोचा जाने दो, क्या दूसरों के पछड़े में पड़ना।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अगले दिन। जब आँख खुली तो स्काई एकदम ब्राइट था। मैं एकदम झटके से कार जम की तरह उठ बैठा। फोन चेक किया, अलार्म बज चुका था, पर मैंने शायद नींद में खुद ही डिसमिस कर दिया था। अब तो ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। मैं दौड़ के विंडो के पास गया और देखा नेक्स्ट डोर का यार्ड खाली है। मतलब यानकोंग शान की गाड़ी गायब। मेरे अंदर एक हैवी क्रैश हुआ। उसने मेरा इंतजार भी नहीं किया, मुझे बुलाना भी नहीं ठीक समझा। क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है? क्या उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे नहीं चाहिए? मैंने वॉल के अगेंस्ट बैक स्लाइड की, नीज को हक करते हुए सल्क किया। वैसे भी फ्री लेबर ही तो था, नहीं चाहिए तो ना सही। डिजेक्टेड सा मैं नीचे आया तो देखा दादाजी घर पर नहीं थे और घर एकदम क्वाइट लग रहा था। पता नहीं मार्केट गए थे या शॉपिंग। पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो मैं सीधा डाइनिंग टेबल तक गया। देखा तो दादाजी ने मेरा ब्रेकफास्ट बना रखा था। गरम गरम खाने को मुंह में डाल के गॉबल कर लिया, तब जाके थोड़ा पेट भरने का एहसास हुआ। बस तभी दादाजी भी सब्जी का थैला उठाए घर वापस आ गए। मुझे देखा तो पूछा, मियान मियान अब तबीयत कैसी लग रही है? मैंने खाते खाते थोड़ा रुक के फिर हल्का सा स्माइल के साथ सर हिला दिया और बोला, अब ज्यादा बेटर है। दादाजी ने सॉफ्टली कहा, ज्यादा फोर्स मत करना। अगर अभी भी अनकंफर्टेबल हो तो दादाजी खुद जाके तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लेंगे। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। लीव? आपने लीव मांगी मेरे लिए? दादाजी, जिनको सुनाई नहीं दिया, कान के पास हाथ ले जाके बोले, हाँ? क्या कहा? मैंने जोर से रिपीट किया, लीव। आपने लीव मांगा क्या मेरे लिए? इस बार उन्होंने क्लियरली सुन लिया तो बड़े रिलैक्स टोन में बोले, हाँ, सुबह देखा तो तुम उठे ही नहीं थे टाइम पे। सोचा शायद तबीयत खराब है तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारे लिए आज शैन से लीव मांग ली। और वहीं मैं समझ गया, मतलब यानकोंग शान मुझसे नाराज नहीं था, मुझे छोड़ के नहीं गया था। बस दादाजी ने ही मेरे लिए लीव ले ली थी। मैं तो बस इंस्टेंट हैप्पीनेस के ओवरडोज में था। दिल में खुशी फट रही थी, कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने सीधा कूद के दादाजी को गले ही लगा लिया और उनके कान के पास चीख कर बोला, थैंक यू दादाजी, आई लव यू द मोस्ट। वो थोड़ा सा हैरान हुए पर हंसी रोक नहीं पाए। पीछे से प्यार से मेरी बैक थपथपाई और बोले, दादाजी लव्स यू टू, दादाजी लव यू टू। और बस जितनी भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी सब हवा हो गई, मूड भी एकदम फ्रेश हो गया। बस तभी धाड़, खिड़की के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। हम तुरंत बाहर दौड़े और देखा दादाजी की वो लंबी पोल जिसपे वो सॉल्टेज फिश सुखाते थे पूरी जमीन पे पड़ी थी और उसके पास एक छोटी सी 3 रंग वाली फीमेल कैट मुंह में मछली दबाए जिसे रेडी थी भागने के लिए। मैं फ्रीज, वो भी फ्रीज। कितनी इंटरेस्टिंग थी उसकी लुक। मैंने धीरे से फोन उठाया और खींच ली उसकी कुछ परफेक्ट शॉट्स। और जैसे ही दादाजी कोर्टयार्ड में घुसे, दादाजी की आंखें वाइडन। डेड कैट! 3 रंग वाली वो बिल्ली छोटी सी टैबी कैट थी, मुंह में वही सॉल्टेड फिश दबाए भाग रही थी। दादाजी का तो पूरा खून ही खौल गया। पुराने और नए सब गिले शिकवे उन्हें याद आ गए। वो तुरंत कैट के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन क्या ही करे, 4 पैर वर्सेस 2 पैर। छोटी सी बिल्ली एक जंप में फेंस क्रॉस कर गई और दादाजी फेंस के उस पार खड़े होके बस गालियां देने में लग गए। चोर, तू चोर कैट, रोज रोज मेरा फिश चुराती है, अब आदत बन गई है तुझी। छोड़ो ना दादाजी, आप उस कैट को नहीं पकड़ पाओगे। मैंने नीचे गिरा हुआ बैम्बू पोल उठाया जिसमें सॉल्टेड फिश लटक रहा था और वापस शेल्फ पे रख दिया। दादाजी ने जमीन पर जोर से पैर पटका और घर के अंदर चले गए। मैं बाहर के फिशेस ठीक से लटका रहा था। तभी दादाजी हाथ में एक बाउल पानी लेके बाहर आ रहे थे। मेरे पजल्ड एक्सप्रेशन देख के उन्होंने एकदम ऑकवर्ड नजर घुमाई और बोले, वो सॉल्टेड फिश थी ना, बहुत ज्यादा सॉल्टी है। अगर उस कैट ने पूरा खा लिया तो फिर वो प्यास से इधर उधर भटकेगी। तो मैंने उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो पी ले और उसे डायरिया हो जाए। बस मैं समझ गया, हार्ड माउथेड, सॉफ्ट हार्टेड, फिर भी अपना कंसर्न कवर करने के लिए इतना वियर्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। कुछ देर बाद मैंने दादाजी की फेवरेट
लिटिल टर्टल किंग यानी वही पिंक स्कूटर बोरो करके सीधा निकल पड़ा वेदर बुक स्टोर की तरफ। दोपहर का वक्त था। आइलैंड की गर्मी अपने पीक पे थी। सब लोग शॉप्स में घुसकर एसी या शेड ढूंढ रहे थे। सड़कों पे इसलिए हल्की ही भीड़ थी। मैंने बुक स्टोर का दरवाजा खोला और देखा वेंडिंग ऑलरेडी बिजी है कस्टमर्स के बिलिंग में। उसने मुझे नोटिस भी नहीं किया। मैंने पहले फ्लोर पे ग्लांस मारा लेकिन कहीं भी यान कॉन्ग शैन नजर नहीं आया। फिर मैं सीधा कैशियर काउंटर पे गया और वेनिंग को हेलो बोला। उसने थोड़ा हैरान होके मुझे देखा और बोला, यूमियान तुम तो आज लीव पे थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? ठीक हो गए क्या? मैंने ऑकवर्ड सा अपनी नाक स्क्रैच करते हुए कहा, हाँ अब ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी, शायद बस गर्मी की वजह से चक्कर आ गए थे, हीट स्ट्रोक टाइप। मैंने उसे बोला पहले काम पे ध्यान दे और खुद सीधा लाउंज में गया कपड़े चेंज करने। पर वेनिंग मुझे देखकर हैरान था क्योंकि मैं तो पीजेज में ही शॉप आ गया था ना। लॉकर बंद करने ही वाला था कि बाहर से दरवाजा खुला। मेरे दिल ने तुरंत कैलकुलेशन किया, वेनिंग तो बिजी है कस्टमर्स के साथ, स्टोर में बस 3 लोग हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है, यान कॉन्ग शैन। मेरी उंगलियां लॉकर के हैंडल पर टाइट हो गईं। मन में कंफ्यूजन, क्या सीधा बाहर जाके कैजुअली हेलो बोल दूं या फिर नॉर्मल बिहेव करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दरवाजे के नीचे जमीन पे लंबी सी ब्लैक शैडो आई। मैंने एक गल्प लिया, धीरे से लॉकर क्लोज किया और फिर अगले ही सेकेंड वो टॉल फिगर कॉर्नर से सामने आया, यान कॉन्ग शैन। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था, न गुस्सा न स्माइल, बस एक छोटी सी ग्लांस मेरी तरफ और सीधा अपना लॉकर खोल लिया। कोल्ड, बहुत कोल्ड। मैंने जल्दी से उसके हेड पे मूड वैल्यू को चेक किया। अच्छा हुआ, ना तो कलर बदला ना वैल्यू ही कम हुई। मतलब कल वाली बात पे वो अब गुस्सा नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर एक छोटी सी साई की रिलीफ ली और तभी उसकी आवाज सुनी, मैं तो सोच रहा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। इतना कहकर उसने अपना लॉकर से फोन निकाला, स्क्रीन पे मैसेजेस चेक किए पर मेरी तरफ एक सेकंड भी नहीं देखा। मेरे हाथ उलझन से पॉकेट के अंदर छुप गए, नजर जमीन पे टिकाई और मैंने धीरे से बोला, तुमने ही तो कहा था छुट्टी लेना अलाउड नहीं है। वो चुप रहा, बस सीधा लॉकर बंद किया और बिना कुछ बोले चल दिया। मैंने सर उठाया, दिल में कंफ्यूजन, ये क्या मतलब हुआ? 2 लाइन बोली और सीधा चल दिए। क्या वो अभी भी मुझसे नाराज है? सोचा वो बाहर निकल गया होगा तो मैंने लिप्स कर्ल किए और उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। पर कॉर्नर तक जाते ही धाड़, मैं ऑलमोस्ट उससे टकरा गया था। अरे केयरफुल! उसने तुरंत मेरा आर्म पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरने से बचा लिया। वेयर हाउस और लाउंज में एसी नहीं था, बस एक पुराना फ्लोर फैन चल रहा था। थोड़ी शॉप की ठंडी हवा अंदर घुस आती थी, इसलिए नॉर्मली यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन अभी मैंने कोई बुक्स तक नहीं उठाए थे, फिर भी मेरे बैक पे पसीना आ गया। उसके हाथ ने मेरा आर्म पकड़ा और जैसे मेरे पूरे बदन का खून एक साथ मेरे फेस और नेक की तरफ रश कर गया हो। बर्निंग हॉट, इची, अनकंट्रोलेबल। थैंक यू। मैंने फेस नीचे कर लिया, थोड़ा साइड होके डिस्टेंस बनाया ताकि हीट थोड़ी शांत हो जाए। और यान कॉन्ग शैन ने भी हाथ वापस खींच लिया और पर बस वहीं खड़ा रहा, ना कुछ बोला ना साइड हुआ, सिर्फ चुपचाप बिल्कुल इनमूवेबल वॉल की तरह सीधा मेरे रास्ते में खड़ा। दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, ये अजीब क्या हो रहा है? मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा और उसी वक्त उसकी नजर मुझ पे गिर गई। मेरी सांसें अटक गई। जल्दी से आंखें बंद करके फिर नीचे झुका ली, पर दिल वो तो और भी तेज धड़कने लगा। डर लग रहा था, क्या वो मुझे बुक स्टोर से निकालने का सोच रहा है या मुझे काम से हटा देगा? लेकिन हम दोनों तो नेबर्स हैं ना, अगर मुझसे ना सही दादाजी का तो लिहाज करेगा ना। मैं अभी अपने ख्याली टेंशन में डूबा ही था कि अचानक एक बड़ा सा हाथ मेरी तरफ आया। उसके अंदर एक छोटा गोल एप्पल, ऊपर छोटी सी डंडी के साथ, बिल्कुल एक बड़ी चेरी जैसा लग रहा था, क्यूट और फ्रेश। मैं हैरान, इसका क्या मतलब? और तभी यान कॉन्ग शैन फाइनली बोला, कल मेरा मूड ठीक नहीं था,
शायद थोड़ा ज्यादा सख्त बोल दिया, तुम दिल पे मत लेना। मेरी आंखें तुरंत उस एप्पल पे टिक गई, फिर उसके चेहरे पर। हल्की सी अनसर्टेनिटी के साथ मैं बोल पड़ा, ये मेरे लिए है। मन में सोचा, मतलब ये तो मुझे सॉरी बोल रहा है। उसने हल्की स्माइल के साथ अपनी रफ सी आवाज में पूछा, तुम्हें नहीं चाहिए? मैं बस उसके जोक का वेट भी नहीं करता, तुरंत दोनों हाथों से एप्पल को पकड़ लिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तुरंत बोला, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। मैं एप्पल लेकर ऐसा खुश था कि जैसे मुझे खजाना मिल गया था। यान कोंगशान मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर हल्की सी हंसी के साथ अपना बड़ा हाथ मेरे सर पर रखकर 2 बार अच्छे से रब किया, सारे मेरे बालों का कबाड़ा ही कर दिया। इतने में कोंगशान बोला, मियान, बीमार हो तो जल्दी घर जाया करो, ज्यादा फोर्स मत करो। मैं थोड़ा गिल्टी फील करते हुए अपने उल्टे सीधे बालों को दबाते हुए बोला, इट्स ओके, रियली, डोंट वरी। पर अंदर ही अंदर सोचा, अगर बता दूं कि आज सुबह मैं बस अलार्म के साथ ही फाइट हार गया था तो शायद कोई भी मेरी इज्जत ही ना करे। पर शायद उसे बहुत मजा आ रहा था। मैं बाल सीधे करता, वो फिर से रब करके और खराब कर देता। मैंने गुस्से में भौहें चढ़ाकर उसे घूरा और देखा तो उसके सर के ऊपर मूड वैल्यू और भी ऊपर जाती दिखी, 60 से 70। मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या इस आदमी को मेरे बालों के साथ खेलने का कोई एविल शौक है? मैं बस बोलने ही वाला था कि तुम आखिर, कि उसी वक्त उसकी पॉकेट में रखा फोन बज गया। उसने तुरंत हाथ वापस खींचे, अपना फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी तो उसके चेहरे की शांति ही बिगड़ गई। मूड वैल्यू फिर से सीधा नीचे, -20 पॉइंट्स। अगर ये स्टॉक होता ना तो बेचारे इन्वेस्टर्स तो वहीं फेंट हो जाते। उसने फोन कॉल एक्सेप्ट किया और एक्सक्यूज करके कॉर्नर की तरफ निकल गया। आंटी, दूसरी तरफ से एक एक्साइटेड औरत की आवाज आ रही थी, नॉन स्टॉप, बिना सांस लिए बोलती ही जा रही थी। यान कोंगशान का मूड वैल्यू और भी लाल हो रहा था और टोन भी और ज्यादा रिस्ट्रेन्ड होती जा रही थी। क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, और प्लीज उनसे हमारे बारे में मत कहना। मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पसंद होगा कि उसका नाम डिंग बाइजू के साथ जोड़ा जाए। मैं समझ गया ये बात मेरी सुनने लायक नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना एप्पल लेकर मैं लाउंज एरिया में आ गया, खुशी खींचकर बैठा और एक एक बाइट का मजा लेने लगा। मुझे अंदाजा था कि ये कॉल कल सनग्लासेस वाले आदमी से ही जुड़ी होगी। अब रात को तो मैंने अपनी आंखों से ही देखा था। वो आदमी यान कोंगशान के घर के दरवाजे पे था। दोनों की इतनी बड़ी बहस हुई कि बात पुलिस बुलाने तक चली गई थी। सोचो, रात के टाइम किसी के घर के गेट पर ऐसे आ जाना नॉर्मल थोड़ी ही होता है ना। और जब याद आया कि वो पहली बार कहाँ दिखा था, क्यू के किंडरगार्टन के बाहर, तभी मेरा दिमाग घूम गया, कहीं वो फीटोफाइल तो नहीं। मैं और ज्यादा सोचता गया और बात और क्लियर होती गई। अगर बात क्यू के बारे में है तो ऑब्वियस है कि कोंगशान इतना डिफेंसिव है। फोन के बाद से ही उसके चेहरे का वो गुस्सा छुपा ही नहीं। पूरे दिन उसका मूड नीचे गिरा हुआ था, इतना कि जो लड़कियां पहले उसके साथ छोटी मोटी बातें कर लेती थी, आज उसके चेहरे की टेरिफाइंग एक्सप्रेशन देख के सीधा मुझसे बात करने लगी। शाम के 5 बजे लाइट्स बंद, ताले लग गए। वेंडिंग ने अपनी यूजुअल बस पकड़ी, बाय बोल के निकल गया और मैं और यान कोंगशान साइड के एक छोटे से स्केड्यूल रोड पर आए, जहां उसकी कार खड़ी थी और मेरा स्कूटर। जब उसने साथ चलने के लिए कहा तो मैं थोड़ा रिग्रेट के साथ बोला, आज नहीं, आज मैं अपनी स्कूटर से आया हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ तो मैंने स्कूटर दिखाई भी। हेलमेट पहन के मैं रेडी हुआ, मन में थोड़ा सा रिग्रेट, तो बोला, अब मैं चलता हूँ। आखिर आज मैं अपनी गाड़ी पे था और इसके साथ बैठ के राइड लेने का चांस नहीं था। वो कार के डोर पर हाथ रख के थोड़ा रुका और दिन भर के बाद पहली बार स्माइल करते हुए बोला, तुम पर ये काफी सूट करता है। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल सीधा स्किप कर गया। मैंने एक्सीलरेटर घुमाने ही वाला था पर हाथ हिल गया और स्कूटर ज्यादा सीधा जूम करके आगे निकल गया। यान कोंगशान की स्माइल गायब, भवे चढ़ाकर बस बोला, अरे धीरे चलाओ, संभाल के। मैंने सीधा सर हिला दिया, पर दिल की धड़कन अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही थी। पता नहीं
वो ऑकवर्ड सा स्कूटर मोमेंट ने डरा दिया था, या फिर यानकोंग शान की एक छोटी सी स्माइल ने ही मेरी सांसों का रिदम बिगाड़ दिया था। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लेके जैसे ही आइलैंड की छोटी छोटी वर्टिकल गलियों से गुजरा, हवा में एक फेमिलियर खुशबू थी। हर घर से उबलते चावल की ताजगी पूरे आइलैंड को एक गरम कोजी ब्लैंकेट में लपेट रही थी। सूरज अभी डूबा नहीं था, आसमान ने अपना फ्लेमिंग रेड कोट उतार दिया था, पर हर चीज पर एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जैसी चमक बिछ गई थी। घर पहुंचा तो पता चला कि नेक्स्ट डे का लीव मुझे दादाजी ने खुद दे दिया। रीजन, आंट को माउंटेन ले जाना था सैक्रिफाइस स्वीप के लिए। स्लिपरी रोड है और दादाजी को टेंशन थी कि वो अकेली कैसे जाएंगी। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि जब बात आंट की हो तो मैं रिफ्यूज कर ही नहीं सकता था ना। रात के 8 बजे पंचुअल नॉक के साथ मैं यानकोंग शान के घर दरवाजे पे खड़ा था। अंदर घुसते ही थोड़ा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि मुझे याद था जब मैंने बुक स्टोर ज्वाइन किया था तो उसने बोला था लीव नहीं ले सकते, और अब मैं खुद ही एक्सक्यूज बना के ब्रेक ले रहा हूँ। अंदर देखा तो सीन बहुत डोमेस्टिक था। यानकोंग शान एक हाथ में हेयर ड्रायर पकड़े कामली क्यू के सॉफ्ट बालों को ड्राई कर रहा था, और छोटी सी क्यू व्हाइट कॉटन नाइट ड्रेस में और दोनों हाथों में एक रूबिक्स क्यूब। सरप्राइजिंग पार्ट, वो रूबिक्स क्यूब सिर्फ घुमा नहीं रही थी, बल्कि एकदम ऑर्डरली मूव्स के साथ सॉल्व करने की ट्राई कर रही थी। एक 5 ईयर ओल्ड के लिए ये एक नेक्स्ट लेवल स्मार्टनेस है। मुझे तो ऑनेस्टली लगा ये बच्ची अपने एज ग्रुप से ज्यादा मैच्योर है। मैंने थोड़ा हेसिटेट करके बात निकाली, वो कल मुझे आंट के साथ जाना होगा माउंटेन, सैक्रिफाइस स्वीप है ना। यानकोंग शान के एक्सप्रेशन स्टडी थे, लेकिन उसकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल सेम थी जैसे वो मेरे हेयर को रब करता है, पर इस बार विक्टिम उसकी बेटी थी। वो बेचारी स्वे होते हुए ऑलमोस्ट डिजी ही फील कर रही थी। मैंने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, दादाजी ने बताया आंट के हॉल में सब ऐसे ही होता है। सेल्फ कॉम गर्ल शादी नहीं करती, बच्चे नहीं होते, तो उनकी डेथ के बाद उनका ख्याल फैमिली मेंबर्स ही रखते हैं। हर साल रिचुअल स्वीप और सैक्रिफाइस उनके लिए करना पड़ता है, और क्योंकि मेरी आंट लास्ट सेल्फ कॉम गर्ल है इस आइलैंड पे, तो कल का दिन काफी बड़ा होगा। यानकोंग शान ने हेयर ड्रायर साइड में रखा, कॉम उठाया और बड़े ही पेशेंटली क्यू के रफ बालों को कोम करना स्टार्ट किया। फिर कैजुअली मेरी तरफ ग्लांस करके बोला, डू यू वांट टू हेल्प? उसके लिप्स ना, जब वो स्माइल नहीं करता तो कॉर्नर्स नीचे की तरफ प्रेस हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा फियर्स लगता है, लेकिन उसकी आंखें बस वही उसके असली वेपन है। उसके गुड मूड में वो आईज ऐसी चमकती हैं जिसे अंदर छोटे छोटे हुक्स छुपे हों, और वो हुक्स सीधा दिल के सॉफ्टेस्ट पार्ट को पुल करते हैं। मेरे मन का एक हिस्सा चिल्लाया, हाँ बोल दे, थोड़ा और क्लॉज टाइम मिलेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा बोला, इट्स टू वियर्ड यार, वो बेटी है उसकी, तुम कैसे हेल्प करोगे? और वैसे भी मुझे पता था ये बस सिर्फ एक पोलाइट टास्क था, सीरियस नहीं। प्लस कल मेरा लीव है, बुक स्टोर ट्रैफिक हाई होगा, वेंडिंग ऑलरेडी सोलो हैंडल करेगा, उसे और चढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने हैंड्स वेव करके बोला, नो नीड, तुम बिजी रहो, मैं मैनेज कर लूंगा। यानकोंग शान ने भी इंसिस्ट नहीं किया, क्वाइटली हेड डाउन करके कोमिंग कंटिन्यू की, और तभी छोटी सी वैंक्यू के हाथ से रूबिक क्यूब एकदम सॉल्व हो गया। खुशी से चिल्लाई, आई मेड इट। उसने क्यूब को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की टॉर्च की तरह हाई रेज कर दिया। मैं भी तुरंत क्लैप करने लगा, ऑसम, दैट्स अमेजिंग। और जैसे ही मैं एक्साइटमेंट में था, वो छोटी सी एनर्जी बॉम्ब ने डायरेक्टली मेरे पैरों से लिपट गई और यानकोंग शान की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं अब भाई के साथ वीडियो गेम्स खेल सकती हूँ? मेरे रिएक्ट करने से पहले ही यानकोंग शान ने क्यूब उठाया, थोड़ा ऑब्जर्व किया और एक हेल्पलेस सी स्माइल के साथ बोला, मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेगी तो वो तुम्हारे साथ 1 घंटा वीडियो गेम्स खेल पाएगी। फिर वो एकदम मेरे क्लोज आया, मेरे कान के पास लीन करके एक विस्पर करता हुआ बोला, मुझे लगा नहीं था कि वो एक्चुअली सॉल्व कर लेगी। और उस विस्पर की वार्मथ अभी तक मेरे ईयर में घूम रही थी, लेकिन उसने इमीडिएटली बैक स्ट्रेट की, अपना नॉर्मल काम टोन वापस लाया और बोला, सॉरी फॉर द ट्रबल। ये कैसा ट्रबल हो सकता है?
ये तो मेरे लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरे अंदर एकदम से सोल्जर मोड ऑन हो गया। मैं तुरंत बोला, इट्स नॉट ट्रबलसम, मुझे भी गेम्स पसंद है। और जैसे ही यान कॉन्ग शैन अपनी बेटी को उठाने के लिए बेंड हुआ, मैंने अपने ईयरलोब्स रब किए जो अभी भी गर्म थे। उसकी ब्रेथ की हीट अभी तक स्टक थी वहाँ। मुझे हमेशा लगता था कि यान कॉन्ग शैन थोड़ा सा नेचुरली फ्लर्टी टाइप है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब गर्ल्स के साथ होता है तो वो बिल्कुल मेजर्ड होता है, और जब मेरे साथ होता है तो जैसे बिना किसी फिल्टर के अपने असली वर्जन को दिखाता है। क्या ये इसीलिए होता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मेरे सामने उसे अपने इमेज की फिक्र नहीं होती, इसीलिए वो मेरे सामने अपने ट्रू कलर्स दिखाता है। मैं और क्यू मस्त गेम्स खेलने में बिजी थे। आज तो बॉस लेवल भी क्रॉस कर लिया था। जब रात के 9 बजे तो कैंगशॉन ने याद दिलाया, अरे क्यू चलो सोने जाना है। मुझे भी कल सुबह जल्दी उठना था, तो टाइम देखकर डिसाइड किया कि अब निकलना चाहिए। मैं उठकर बाय बोलने लगा, लेकिन यान कॉन्ग शैन ने मुझे रोकते हुए कहा, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मैं हैरान। उसने क्यू को रूम में सुलाया और बस 2 मिनट के अंदर नीचे आ गया। फिर सीधा मेरी तरफ आया और बोला, चलो चलते हैं। शॉक। नॉर्मली तो वो मुझे सिर्फ कोर्टयार्ड गेट तक छोड़ता था, लेकिन आज वो एक्चुअली मुझे घर तक ड्रॉप करने आया। ये एक्शन इतना कपल लाइक लगा कि मेरे दिमाग ने तुरंत रेड फ्लैग रेज कर दिया। मेरे हार्ट के अंदर एक क्यूट कंफ्यूजन था, क्या ये एम्बिगस सिग्नल नहीं है? लेकिन फिर मैंने उसके हेड के मूड वैल्यू को चेक किया, बिल्कुल इनोसेंट, ना पिंक ना येलो। और तभी मुझे डाउट आया, शायद मैं ही ना ज्यादा सोच रहा हूँ। घर के डोर पर आते ही मैंने कीज निकाली और थोड़ा हेसिटेट किया। इनवाइट करूं अंदर, अगर दादाजी ने देख लिया तो? मेरे दिमाग तो फुल ऑन ड्रामा मोड में था, लेकिन उसके वर्ड्स ने तुरंत मेरी ओवर थिंकिंग के बबल को पॉप कर दिया। वो बोला, ऑल्दो मैंने कहा था कि लीव नहीं लेना, तुम्हें सैलरी वैसे भी नहीं मिल रही। कभी अगर टायर्ड फील करो तो 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हो। हर दिन काम करोगे तो 2 बुक्स बोरो भी कर सकते हो। वेकेशन अभी लंबा है, उतनी बुक्स कलेक्ट कर लोगे कि अगले कुछ महीने आराम से पढ़ सको। सो लीव लेने में एम्बैरस फील मत करना। और मैं बस वहीं खड़ा होकर सोच रहा था, बस इतना ही? मुझे घर तक छोड़ने आया सिर्फ ये बोलने के लिए? मैंने अपने डिसअपॉइंटमेंट को हाइड करने की कोशिश की और कैजुअली बोला, वेल ऑलराइट, अगर टायर्ड फील हुआ तो मैं लीव ले लूंगा। उसे गुड बाय कहकर मैं वापस घर के अंदर चला गया। बाय करके भी मैं उसी की तरफ देख रहा था। मूनलाइट के नीचे यान कॉन्ग शैन की फिगर धीरे धीरे दूर चली गई। बस एक हल्की सी खामोशी और उसकी चाल का साउंड, और मैं अकेला रूम में लौट आया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 भी नहीं बजे हुए थे और मैं ऑलरेडी रेडी था अपने आंट को पिक करने के लिए। उनका घर दादाजी के घर से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 10 मिनट की वॉक। कभी कभी वो खुद ही अपना डॉग लेके आ जाती थी, 2 टीवी एपिसोड देखकर वापस चली जाती थी। आज वो रोड साइड पर ऑलरेडी वेट कर रही थी। चियोसम के बजाय सिंपल ट्राउजर्स, सिल्वर हेयर एक नीट हेयर पिन के साथ बंधा हुआ। उनके फीट के पास कई सारे बैग्स रखे थे, सफेद कैंडल ऑफरिंग्स जो सैक्रिफाइस के लिए यूज होने वाले थे। मियान, आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, उन्होंने सॉफ्टली बोला। मैं मुस्कुराया, अरे इसमें शुक्रिया जैसी क्या बात है आंटी, ये सब तो मेरा फर्ज है। मैंने बैग्स को उठाकर लिटिल टर्टल किंग के बड़े स्टोरेज बास्केट में डाला और फिर उन्हें सीट पर फर्मली बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, मैंने एक्सीलरेटर घुमा दिया और हम माउंटेन की तरफ निकल गए। लिटिल टर्टल किंग पे आधे घंटे की राइड के बाद मैं और मेरी आंट पहुंच गए साउथ साइड के एक छोटे से हिल के नीचे। पहले इस माउंटेन का बड़ा सीरियस सा नाम था, फेंगजिया माउंटेन, लेकिन धीरे धीरे यहाँ ग्रेव्स ज्यादा बनने लगी और लोगों ने इसे निक नेम दे दिया, बाओ माउंटेन। बाइक को साइड में पार्क करके मैंने सारे बैग्स उठाए। आंट तो सीधा ऊपर चली गई हल्की सी चाल के साथ, और मैं फुल स्ट्रगल मोड में पीछे पीछे। एयर इतनी फ्रेश लग रही है यहाँ, लंग्स को लग रहा है जैसी नई लाइफ मिल गई हो, उन्होंने रिलैक्स होकर कहा। माउंटेन उतना बड़ा नहीं था, पर भाई साहब ऊपर तक क्लाइम करते करते मैं ऑलरेडी पैंटिंग लाइक अ डॉग। मैंने भी बोला, हाँ आइलैंड की हवा अलग ही है, सिटी में तो सिर्फ डस्ट,
यहाँ की लीव्स भी क्लीन लगती हैं। पर मेरी आंट फुल एनर्जी मोड में दो दो कदम लेके ऊपर चढ़ गई और ऊपर से चिल्ला के बोली, मियान मियान, इतने कमजोर, थोड़ा सा चलने के बाद ही तुम्हारी तो सांस ही फूल गई। मैं दांत दबा के 2-3 स्प्रिंट मार के ऊपर पहुंचा, पर ऊपर पहुंचने तक नीज ऑलरेडी जली बन गई थी और ऊपर पहुंचते ही धप, आंट ने एक जोर का थप्पड़ मारा मेरी पीठ पे और मैं लिटरली हिल गया। आंटी बोली, अपने पड़ोसी से सीखो, उसकी हाइट देखी है, फिजिक देखी है, रोज एक्सरसाइज करता होगा तभी ऐसा है। और आंटी का सीधा यानकोंग शैन कंपैरिजन मोड ऑन हो गया। क्या मुझे अब माउंटेन्स पे भी उसी से कंपेयर करना है? मैं बाज नीचे डाल के एक रॉक पे थक के बैठ गया। बोला, मुझे तो लगता है मैं कभी उसकी हाइट तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आंटी ने कामली बोला, कोई बात नहीं, आइडियाज हमेशा थोड़े मोटे होने चाहिए ताकि रियलिटी के पतलेपन से निपट सकें। मैं सोच रहा था, आंटी जी ये मोटिवेशनल कोट था या रोस्ट? सच कहूँ तो मुझे लगा था मेरी आंट मुझे थोड़ा कंफर्ट करेंगी, लेकिन उनकी वजह से एक और हैवी थॉट चिपक गया दिमाग में। माउंटेन के ऊपर स्कैटर्ड थी उन सब जी कोम वुमन की कब्रें। फिर भी मेरी आंट हर एक का रास्ता याद रखी थी और नाम भी क्लियर बोलती थी। उनके लिए ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा, जो जिंदा बचे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने गुजर चुके लोगों को याद रखें। हम एक एक ग्रेव पर रुके वर्कशिप करते रहे और मैं क्लियरली देख रहा था उनके हेड के ऊपर हमेशा एक हल्का सा ब्लू वैल्यू मंडराता था। मुझे पता था वो उन्हें याद कर रही हैं और मैं भी चुपचाप उनके साइलेंस को रिस्पेक्ट करता रहा। हर वक्त मेरी आंट आगे आगे चल रही थी, स्ट्रेट बैक, लॉन्ग स्टेप्स, बिल्कुल भी एक 70 प्लस की ओल्ड वुमन जैसी लग ही नहीं रही थी। उस वक्त मुझे लगा उनके अंदर कोई अलग ही स्ट्रेंथ है। मैं उनसे पूछ बैठा, आंटी क्या कोई रिग्रेट करता होगा, मतलब जिन्हें अपनी जिंदगी कॉम कर्ल बना के गुजारनी पड़ी हो? वो पलट कर मुस्कुराते हुए बोली, दूसरे लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। और वो स्माइल जिसे थोड़ा सा हर्ट माउंटेन पे ही अब छोड़ के आई हो। मुझे रियलाइज हुआ उनके जमाने में एक औरत का शादी न करना, अपना रास्ता खुद चूज करना एक ह्यूज करेज का काम था। और अभी भी आज के टाइम में एक वुमन अगर सिंगल रहना चाहे तो दुनिया उसे समझने के लिए तैयार नहीं होती। और सच बोलूं तो मेरी सिचुएशन भी उनसे कुछ अलग नहीं है, या शायद और भी ज्यादा टफ है। फू वही सिर्फ पहला हर्डल था मेरी जिंदगी का, और मुझे पता है फ्यूचर में और भी हर्डल्स खड़े मिलेंगे। दिल से हमेशा एक डर उठता था, एक कंफ्यूजन, क्या मैं दुनिया के अगेंस्ट खड़े रहने लायक हो पाऊंगा? क्या मेरी आने वाली जिंदगी इतनी मुश्किल होगी? मेरी आंट मेरे दर्द को समझ नहीं सकती थी। उनका अपना ही सिंपल सा जवाब था। वो हंस के बोली, कभी कभी तो बस नोजी लोगों पे गुस्सा आता है, लेकिन मुश्किल क्या, गरीबों के लिए मुश्किल होती है, अमीरों को कभी मुश्किल ही नहीं होती, वो तो बड़े आराम से जीते हैं। मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा, लगता है आंटी मुझे थोड़ा इनडायरेक्टली रोस्ट कर गईं। लंच के लिए ग्रैंडफादर ने पहले ही बोला था कि आंटी को घर वापस बुलाना है, इसीलिए मैं स्कूटर से उन्हें लेकर घर वापस पहुंचा। लेकिन जैसे ही कोर्टयार्ड के गेट पर गाड़ी रुकी, अंदर से तेज आवाज आ रही थी। एक आदमी, उसकी आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी थी, शायद वही सनग्लासेस वाला। वो कह रहा था, मैं उसका बाप हूँ, उसका असली खुद का बाप। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस एक बार देखने दो उसे, सिर्फ देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं करूँगा। और सामने दादाजी की सख्ती भरी आवाज, मैं भी कह रहा हूँ बच्ची मेरे पास है और मैं तुम्हें इधर घुसने नहीं दूंगा, ये प्राइवेट घर है, अगर ज्यादा जिद की ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने गाड़ी पार्क की और सीधा अंदर दौड़ा और देखता हूँ दादाजी अपने दोनों हाथ फैला के दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे। सामने एक आदमी सूट पहने हुए मेरी तरफ पीठ और वो जबरदस्ती अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। दादाजी की जिद एकदम पक्की थी और आदमी की चाल अब और ज्यादा हवाई लग रही थी। उसने गुस्से में जोर से पुश भी किया। मेरा तो खून ही खौल उठा। बोल पड़ा, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 कदम में उसके सामने आ गया और दादाजी को पीछे कर उस आदमी को सीधा रोक लिया। जब उसका चेहरा देखा तो शौक लग गया। ये वही सनग्लासेस वाला आदमी था। मन में बस एक ही थॉट आया,
इतना ऑब्सेशन छोटी सी बच्ची के पीछे बार बार क्यों आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है इस इंसान को? उसका अगला स्टेप लेने से पहले ही मैंने उंगली उसकी तरफ तानी और जोर से चिल्लाया, एक कदम भी आगे मत आना, दूर रहो। दादाजी ने भी मुझे देखकर थोड़ा चैन लिया और फिर मेरी शर्ट को पकड़ के अपना दुख सारा उगल दिया। मियान मियान, तू आ गया, अच्छा हुआ। ये आदमी बिल्कुल अजीब है। अचानक कहने लगा क्यों क्यों के साथ उसे बात करनी है। अरे क्यों क्यों जैसे 5 साल की बच्ची को उससे क्या लेना देना। मेरी नजर तुरंत दरवाजे की तरफ गई और शॉक हुआ, क्यों क्यों ही तो दिख ही नहीं रही थी। क्यों क्यों कहाँ है? मैंने टेंशन से पूछा। दादाजी ने धीरे से बोला, ऊपर तुम्हारे कमरे में सो रही है। लेकिन जैसे ही उनके वर्ड्स खत्म हुए, स्टेयर से छोटी छोटी फुटस्टेप्स की थप थप सुनाई दी और क्यों क्यों आई आंखें मलती हुई। ठीक दादाजी, आपने खाना खाया क्या? उसकी आवाज अभी भी नींद से भरी थी और जैसे ही उसकी आवाज उस आदमी के कान तक गई, वो बिल्कुल ही एक्साइटेड और पागल सा हो गया। एकदम से आगे भागने लगा। बोला, क्यों क्यों, मैं हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, इधर आओ, मुझे देखने दो। क्यों क्यों? दादाजी तेज आवाज में बोले, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है क्या? क्यों क्यों का बाप ठीक ठाक है और तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। फिर गुस्से में उंगली तान कर बोले, अगर अभी नहीं गए ना तो सच में पुलिस बुलवा लूंगा। मैं और दादाजी तुरंत ही ढीठ दीवार बन गए, उसके और दरवाजे के बीच। उसके हर धक्के को रोकने लगे और इसी जद्दोजहद के बीच मेरी आंट तेजी से स्क्वीज कर गई, क्यों क्यों के पास आई और उसे लेकर अंदर घुस गई और धाम करके दरवाजा बंद कर दिया। पर मेरे लिए सबसे बड़ा झटका उस पल हुआ जब मैंने उस आदमी के सर के ऊपर की वैल्यू देखी। जब उसने क्यों क्यों को देखा, उसकी एक्साइटमेंट और खुशी असली थी और सबसे जरूरी बात, उसमें एक भी सेक्सुअल या गलत सोच के रंग नहीं थे। मन की घंटी बज गई। क्या पता जो ये कह रहा है शायद यही असली बाप हो और वो पर्वर्ट वाला शख्स शायद सिर्फ हमारी गलत सोच थी। लेकिन उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ पटक कर कसम खाते हुए कहा, वो उसका बाप नहीं है, मैं हूँ। मुझे उसके साथ एक पैटर्निटी टेस्ट करने दो। मेरी गर्दन पर पसीने की बूंदें बहने लगी। सुबह की थकान, धूप की गर्मी और अब ये टेंशन, सब मिला के आंखों के आगे धुंध छाने लगी। मैं हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ा और नरमी से बोला, देखिए सर, चाहे आप जो भी कह रहे हो वो सच भी हो, पर इस तरह से दरवाजा ठोक के चिल्ला के बच्ची को डरा देना ये सही नहीं है। आप शांत हो जाइए। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर 2 प्रोजेक्टर वाली हल्की सी हेसिटेशन दिखी। शायद मेरी बात उस तक पहुंच रही थी, पर जैसे किस्मत को ड्रामा और बढ़ाना था। उसी वक्त कोर्टयार्ड के बाहर एक एसयूवी गाड़ी रुकी और उसमें से निकला यान कॉन्शैन। उसके चेहरे पर ऐसा गहरा अंधेरा छाया हुआ था जैसे गर्मी के दिनों में भी सर्दियों की बर्फीली हवा चल पड़ी हो। डिंग बाइजू, उसका नाम बोलते ही हवा और ठंडी हो गई। मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या तुम याद नहीं रखते? सनग्लासेस वाला आदमी डिंग बाइजू अब और भी गुस्से में फट पड़ा। उसके सर के ऊपर का वैल्यू एकदम लाल हो गया, जैसे अंदर से साल भर का गुस्सा फट के बाहर आ गया हो। बोला, तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुम भी और तुम्हारी बहन भी दोनों ही जिम्मेदारी से भागे हो। मुझे लगा अब बस दोनों के बीच लड़ाई तो पक्की है। मैंने तुरंत हाथ फैला के दोनों के बीच में खुद को डालते हुए बोला, अरे प्लीज शांत हो जाइए दोनों, ऐसे फाइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पर डिंग बाइजू का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने भड़क कर मुझे सीधा एक तरफ धक्का देते हुए बोला, तुम बीच में मत आओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा जमीन पे गिर पड़ा। कानों में दादाजी की घबराहट भरी चीख गूंज उठी। फोरहेड में तेज दर्द हो रहा था, शायद उस रफ दीवार से सर लगने से छिल गया था। सब लोग अचानक मेरी तरफ देख रहे थे। दादाजी तुरंत मेरे पास दौड़ कर आए। उन्होंने चिंता करते हुए पूछा, मियान मियान, अरे बेटे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, खून आ रहा है, तुम ठीक हो ना? मैंने अपनी आंख बंद करके हाथ से जख्म छुआ। हाथ लाल हो गया, लेकिन मैं दादाजी को और परेशान नहीं करना चाहता था, तो बोला, दादाजी मैं ठीक हूँ, सच में। मैंने मुस्काने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी दर्द छुप नहीं पाया।
तभी सनग्लासेस वाला आदमी डिंग बाइजू घबराहट में बोल उठा, मैंने तो जोर से धक्का नहीं दिया था, मैं तो बस हल्का सा। लेकिन उसकी सफाई खत्म होने से पहले ही धाड़, यान कोंग शैन ने उसकी शर्ट कॉलर पकड़ के सीधा उसके चेहरे पर एक भारी मुक्का जड़ दिया। डिंग बाइजू मुक्के के इम्पैक्ट से नीचे गिर पड़ा था। डिंग बाइजू, तुझे लगता है मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? कोंग शैन की आवाज इतनी खोल थी जिसे सीधा बर्फ के अंदर से निकल रही हो। एक और मुक्का और इस बार नेजल बोन से खून फूट पड़ा। डिंग बाइजू बिल्कुल हिल गया, हाथ से अपना चेहरा पकड़ के कहराने लगा। यान कोंग शैन का गुस्सा बस रुक ही नहीं रहा था। उसके सर के ऊपर का मूड वैल्यू लाल रंग में ड्रिप हो रहा था। उसका हर एक सांस भरा हुआ था। बस एक और पंच और शायद सब खत्म हो जाता। दादाजी कहते ही रह गए, शैन रुको, लेकिन उनकी आवाज तक उस तक नहीं पहुंच रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा अगर मैंने अब नहीं रोका तो ये सच में किसी को मार डालेगा। मैं अपना दर्द भूलकर खुद को खींचता हुआ उठा और पीछे से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, बस करो प्लीज, और मत मारो, तुम उसे मार डालोगे, और क्यू क्यू अभी भी अंदर है। क्यू क्यू का नाम सुनते ही यान कोंग शैन का बॉडी एक सेकंड के लिए टाइट हो गया। फिर वो एकदम से स्टिल खड़ा हो गया, जैसे सोच रहा हो क्या मेरी बात मानेगा या नहीं। तभी दादाजी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने पीस बनाने की कोशिश की और डिंग बाइजू से कहा, क्या यंग लोगों को बस मारपीट ही करनी होती है? पहले मारो फिर बाद में बात करो, कुछ मत करना। मैं कह रहा हूँ वो छोड़ देगा तुम्हें, और तुम भी बेवकूफी मत करो, समझे? तुम उसे नहीं जीत सकते। डिंग बाइजू थोड़ा हेसिटेंट लगा, पर फिर भी जैसे दिल पे जोर डाल के आखिर वो एग्री हो गया। यान कोंग शैन के हाथों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज हुई। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना हाथ नीचे गिरा दिया और डिंग बाइजू को छोड़ दिया। मैं अभी अभी सांस ले ही रहा था कि ये खत्म हो गया, पर उस पुलिस की पी पू की आवाज ने पूरे कोर्टयार्ड का माहौल फ्रीज कर दिया। एक पुलिस जीप कोर्टयार्ड के बाहर रुकी और अंदर से एक 50 साल का पुलिसमैन निकला। हाथ में एक बड़ी सी डायरी और आंखों में वो सीधी सीधी सख्त अथॉरिटी। वो सीधा कोर्टयार्ड के अंदर आया, हम चारों को घूरा, फिर अपनी भारी आवाज में बोला, कौन है जिसने पुलिस बुलाई? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं दादाजी की तरफ, दादाजी मेरी तरफ। फिर मेरी नजर यान कोंग शैन पे गई। उसका चेहरा अब भी थोड़ा लाल, आंखें स्टिल रेत से भरपूर। डिंग बाइजू का तो बस गला ही सूख गया था। वो बस आंखें नीचे करके चुप खड़ा था। एक पल को ऐसा लग रहा था जैसे सभी सोच रहे हो कि अब कौन बोले। और फिर पीछे से दरवाजा धीरे से खुला। मेरी आंट ने अपना सर बाहर निकाला, एकदम कंपोज्ड, और सीधा अपना हाथ उठा दिया। बोली, मैंने बुलाया। और रिजल्ट ये निकला कि मेरी आंट ने घर के बच्चों को संभाला और मैं, यान कोंग शैन, डिंग बाइजू और दादाजी सबको सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आई कार्ड की फोटो के अलावा ये पहली बार था कि मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा था। नर्वस? पूछो मत यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना हाथ कहाँ रखूं, आंखें कहाँ देखूं, और एकदम क्रैम्प्ड फील हो रहा था। तभी वो पुराने पुलिस अंकल हाथ में एक बड़ा सा चाय का मग लेके बोले, जरा दूसरे बच्चे को तो देखो, उसका चेहरा तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है। थोड़ा तो सोचो अपने ऊपर, थोड़ा रिफ्लेक्शन करो। फिर वो टेबल की तरफ इशारा करके बोले, लिखो लिखो, सब लिखो। पुलिस हमें स्टेशन ले गई सीरियस क्रिटिसिज्म के लिए। यान कोंग शैन और डिंग बाइजू को ऑर्डर मिला कि 1000 वर्ड्स का रिव्यू लिखो। सबसे पहले दोनों ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की, फिर ही बात आगे बढ़ी। यान कोंग शैन बिल्कुल साइलेंट सीधा कंपोजिशन पेपर उठाया और लाइटनिंग स्पीड में लिखने लगा। उसकी हैंडराइटिंग, वाह, एकदम स्लीक, स्मूथ। आधे घंटे में पूरा रिव्यू ऐसे लिख डाला। पुराने पुलिस अंकल ने देखा तो हंसी दबाते हुए बोले, अरे लगता है तुमने तो पहले भी काफी रिव्यूज लिखे हैं, है ना? ये तो एकदम ऐसे लग रहा है। यान कोंग शैन ने बस अपनी हल्की सी स्मित के साथ कहा, बचपन में बदमाशी थोड़ा ज्यादा करता था, इसलिए रिव्यूज भी ज्यादा लिखने पड़े। अंकल ने पेपर फोल्ड करके पॉकेट में डाल दिया
और अब टर्न आया डिंग बाइजू का। बेचारा सर टेबल पर टिका हुआ और बस बालों को स्क्रैच कर रहा था, जैसे एग्जाम के वक्त कोई टफ क्वेश्चन पर अटक गया हो। दादाजी ने तभी अपना साइड स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुलिस वुमेन को रिपीट करना स्टार्ट किया। और देखिए, पहले ना उस आदमी ने पुश किया था, मेरा ग्रैंडसन तो सिर्फ 18 का है, अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, इतना खूबसूरत लड़का है, अगर उसका सर पर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता। मारना गलत है, लेकिन ये मिस्टर तो बस गुस्से में आ गए थे, गुड गाय को गलत समझो। इतना सुनकर डिंग बाइजू भी चुप नहीं रहा, सर उठा के बोला, मैंने सच में ये जानबूझ के नहीं किया था। और तभी ओल्ड पुलिस अंकल ने टेबल पर हाथ पटक के बोला, अरे बस करो, कोई इंटेंशन नहीं, मार दिया तो मार दिया, अब ये मैंने जानबूझ के नहीं किया वाली बात मत छोड़ो। रूम एकदम साइलेंट हो गया। तभी मुझे अपने टो पर कुछ फील हुआ। नीचे झांक के देखा तो यान कोंग शैन की लेग सामने से स्ट्रेच होकर मेरे टो को हल्का सा टच कर रही थी। मैंने चुपके से सर उठाया और उसकी तरफ देखा। वो पहले सीधा मेरी फोरहेड पर घूर रहा था, जैसे चेक कर रहा हो कि वाउंड कैसा है। फिर जब उसने नोटिस किया कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसकी नजर डायरेक्टली मेरी आंखों से मिली। होठ बैरली हिले, बिना आवाज के वो बोला, दर्द हो रहा है। उस टच से लेकर मेरे फोरहेड के वाउंड तक एक इलेक्ट्रिक झटका जैसे मेरी बॉडी में दौड़ गया। मैंने तुरंत हेड शेक किया और सिग्नल दिया, नहीं, इतना दर्द नहीं है। शायद इतना सुनकर उसे भी थोड़ी तसल्ली मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। सच में वाउंड देखने में सिर्फ स्कैरी लग रहा था, लेकिन ब्लीडिंग तो कब का रुक चुका था। अब बस आईब्रोज उठाते वक्त हल्का सा स्टिंग ही होता था। दूसरी तरफ डिंग बाइजू का रिव्यू फाइनली कंप्लीट हुआ। 5 मिनट लेट सही, लेकिन सबमिट कर दिया गया। पुलिस अंकल ने पेपर उठाया, एक बार घूर के देखा और प्योर डिस्गस्ट के साथ बोले, ये क्या बकवास है, चलो रहने दो। फिर भी उन्होंने पेपर फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया। फिर उन्होंने टीपॉट टेबल पे ठोका और सीधा पूछा, अब बताओ असली कहानी क्या है। डिंग बाइजू ने छोटी सी झलक यान कोंग शैन की तरफ डाली, फिर धीरे से बोला, वो मुझे अपनी बेटी को देखने नहीं देता। और तभी ओल्ड पुलिस अंकल ने सीधा यान कोंग शैन की तरफ देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं चाहती कि ये अपनी बेटी को देखे। यान कोंग शैन का पूरा चेहरा एकदम स्टोन बन गया था। पब्लिक के सामने ये मैटर डिस्कस करना उसके लिए जैसे सबसे बड़ा रिजेक्शन था। लंबे साइलेंस के बाद लिप्स टाइटली प्रेस्ड, फाइनली वो बोला, बस एक ही लाइन में, वो उसकी बेटी है ही नहीं। रूम एकदम फ्रीज हो गया और उसी सेकंड डिंग बाइजू जैसे चेयर से उछल गया। क्या मतलब नहीं है मेरी बेटी? मैं और जिंगियू 5 साल पहले अलग हुए थे। क्यों तो सिर्फ 8 महीने बाद पैदा हुई थी। कैसे नहीं होगी वो मेरी बेटी? यान कोंग शैन तुरंत झुक के दोनों हाथ टेबल पर ठोक के आगे लीन हुआ। एक्सप्रेशन ऐसा जैसे उसी वक्त टेबल क्रॉस करके डिंग बाइजू को तोड़ मरोड़ डालेगा। उसकी वॉइस लो थी, लेकिन इतनी हैवी और डीप कि रूम का टेम्परेचर भी एकदम नीचे गिर गया। बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की भी? डिंग बाइजू की गर्दन तुरंत नीचे गिर गई, बैक रेस्ट से चिपक गया, वॉइस पतली हो गई। बोला, मुझे पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। और बस यान कोंग शैन उसके बाद शब्द काट के बिल्कुल आइस कोल्ड टोन में बोल पड़ा, और तुम रोक नहीं सकते थे अपना फॉरेन जाना? एक रिच औरत से शादी करना इतना जरूरी था? 10 साल साथ रहने वाली औरत को बस इसलिए छोड़ दिया? क्या तब तुमने अपनी ज़मीर की आवाज नहीं जगाई थी? और अब बच्चा देख के पछतावा आ गया? जस्ट स्टॉप इट डिंग बाइजू। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट स्ट्राइक हुआ। कल तक मैं इसे फिडोफाइल सोच रहा था, फिर लगा बेचारा ओल्ड किंग नेक्स्ट डोर है, और अब ये तो एकदम से रियल लाइफ चेंग जिमाई बन गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, यान कोंग शैन क्यू के फादर नहीं बल्कि अंकल निकले। तभी डिंग बाइजू की आवाज फट गई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ धोखा किया, लेकिन तुम मुझे बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोला? वो मेरी बेटी है। यान कोंग शैन की आंखों में फिर से वही डेंजरस ग्लिंट चमका। वॉइस नीचे से उठकर एकदम नाइफ की तरफ काटते हुए वो बोला, बस और एक शब्द भी बोला ना तो
यहीं पे तोड़ डालूंगा तुम्हारी हड्डी। और बस डिंग बाइजू चुप। फिर 1 सेकंड बाद ओल्ड पुलिस अंकल ने टेबल पर उंगली थपथपाई और एकदम स्ट्रिक्ट टोन में बोले, अरे ये क्या नौटंकी है? मुझे लाइटरी दे रहे हो तुम लोग सब? सीधा साधा अपनी डिमांड बताओ। डिंग बाइजू ने तुरंत सीधा होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, उससे मिलना है, इंटरैक्ट करना है, अपने रिश्ते का कनेक्शन बनाना है। पुलिस अंकल का पेन हवा में ही अटक गया। सीधा वो यान कॉन्ग शैन की तरफ घुमा और उससे पूछा, और तुम्हारी क्या राय है? यान कॉन्ग शैन बैकरेट से लग के एकदम बाप ऑफ द सिचुएशन टाइप में बैठा, थोड़ा चिन रेज किया, कोल्ड स्टेयर डिंग बाइजू पे टिकाई और बस 2 शब्द उड़ा दिए, सपना देख रहा है ये। रूम में साइलेंस फैल गया। ओल्ड पुलिस अंकल ने स्लोली सर हिलाया जैसे सब कुछ समझ गए हो। फिर पुलिस अंकल ने कामली बोला, तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोर्ट जाओ, लॉ का वेपन उठाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। फिर उन्होंने डिंग बाइजू की तरफ देखकर स्ट्रिक्टली कहा, तब तक तुम किसी के घर नहीं जाओगे, किसी को हरास किया तो डायरेक्ट इलीगल काउंट होगा, समझे? अगर मुझे दोबारा ऐसी कोई कंप्लेंट मिली तो अगली बार मैं तुम्हें सीधा जेल में ही ट्रीट दूंगा। डिंग बाइजू बिल्कुल स्टन रह गया, एकदम ब्लैंक स्टेयर के साथ पुलिस अंकल को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने मुझे और यांग कॉन्ग शैन को भी देखा और हिलते हुए हाथ से हम दोनों पे उंगली उठाते हुए बोला, अच्छा तो तुम सब मिले हुए हो, तुम तो एकदम सांप चूहे से झुंड हो। पुलिस अंकल का फोरहेड इंस्टेंटली टाइट हो गया। बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी डिंग बाइजू अचानक चेयर से उठ गया। उसका चेस्ट तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। उसने एक इंस्टेंट स्टेयर से यांग कॉन्ग शैन की तरफ देखा और बोला, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धाड़! उसने गुस्से से डोर बंद किया और बाहर निकल गया। कट टू दादाजी जो साइड में क्वाइटली बैठे थे। ये सब देखकर क्यूरियोसिटी से कॉन्ग शैन की तरफ झुक गए और एल्बो से जेंटली टैप करते हुए उन्होंने पूछा, जरा बताना तो ये लोग बात क्या कर रहे थे? मेरे हेड पे सिर्फ स्किन की छोटी सी इंजरी हुई थी, खुशकिस्मती से बस वॉल से रब ही हुआ था, डीप कट नहीं था, पर इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट जरूरी था, इसलिए हम सब घर वापस आ गए। दादाजी ने अपना फर्स्ट एड किट निकाला, एक डिस्पोजेबल आइडोफोर कॉटन स्वैब, पर वो मेरे वाउंड को देखते ही घबरा गए थे। बार बार चेक किया पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करे। और फिर ड्रामेटिक हैंडओवर, सिस्टर इधर आना, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। उन्होंने कॉटन स्वैब लेकर आंटी की तरफ दौड़ लगाई। आंटी का रिएक्शन बस समझ लो जैसे किसी ने कॉकरोच उनके कंधे पर चढ़ा दिया हो। अरे नहीं, मैं तो फेंट ही हो जाऊंगी। और वो ऐसे उछली जैसे रैबिट रेस स्टार्ट हो गई हो। मैं पीछे से हेल्पलेस टोन में बोला, दादाजी मैं खुद ही कर लेता हूँ ना बाथरूम में। लेकिन जी नहीं, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उनकी आंखें फिर सर्च लाइट की तरह घूमी और सीधा जा लगी छोटी क्यू क्यू पे। बेचारी बच्ची अपना एनीमे देख रही थी, माउथ में स्क्विड का एक बड़ा पीस दबा के। दादाजी की नजर फील करते ही उसने एकदम शांति से उनकी तरफ देखा और डेड पैन टोन में बोली, मैं तो अभी बच्ची ही हूँ। दादाजी का एक्सप्रेशन एकदम डॉट 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 स्पीचलेस। और फिर शायद उनको समझ आया कि हाँ, किसी 5 ईयर ओल्ड से चोट क्लीन करवाना थोड़ा ज्यादा ही क्रिएटिव आइडिया है। कुछ देर में किचन से निकले मिस्टर काम एंड कलेक्टेड यान कॉन्ग शैन, हाथ में आज का लंच लेकर। दोपहर का 1 बज रहा था जब हम पुलिस स्टेशन से वापस आए। दादाजी ने सीधा बोला, चलो खाना यहीं खा लेना। और क्या, यांग कॉन्ग शैन ने भी मना नहीं किया, शेफ बनने का काम खुद पे ले लिया। मैं बस कॉर्नर पे बैठा था। तभी यांग कॉन्ग शैन ने आकर मेरे सामने सीट खींच ली, फिर बिना कुछ बोले अपना हाथ उठा के मेरे फोरहेड को चेक किया। थोड़ा स्वोलन है, चक्कर तो नहीं आ रहा। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे बालों के रूट्स तक घुस गई और मैं बस उसके लंबे घने आईलैशेस को घूरता रह गया। बस 1 सेकंड के लिए उसकी बेटी क्यू क्यू की याद आई, आंखें बिल्कुल उसकी जैसी। और मुझे फिर याद आया, क्या वाकई ये दूसरे का बच्चा पाल रहा है? नहीं, बिलीव करना मुश्किल है। यूमियान,
उसकी आवाज ने मुझे झटका दिया। हाँ हाँ, नहीं, डिजी फील नहीं कर रहा मैं। और फिर उसने क्वार्टरन स्वैब उठाया और मेरी चोट पे आइडोफोर दबाया। फिर बोला, बस फेंट मत हो जाना। तभी एंड साइड से आई, लेकिन आंखें हाथ से बंद की, सिर्फ गैप से झांकती हुई। बोली, नहीं नहीं, मैं देख ही नहीं सकती। और एकदम भाग के किचन में घुस गई। हेड पे उनका वैल्यू एकदम फ्यूरियस रेड। इधर मैं स्वैब लगाते ही रिफ्लेक्स से हिस कर गया। यान कोंग शैन ने तुरंत हाथ रोक लिया। पूछा, क्या पेन हो रहा है? मैंने तुरंत फिंगर से एक छोटा सा गैप दिखाते हुए कहा, थोड़ा सा, बस इतना सा। और तब मिरेकल ही हो गया। उसने वाउंड पे ब्लो किया, हल्का सा, नरम सा, और सारी चुभन गायब हो गई। बस एकदम टिंगल रह गया था दिल के अंदर। उसके वाइट शर्ट पे एक लाल दाग भी था, जो क्लियरली डिंग बाइजू का खून था। और मुझे लगा, काश ये मोमेंट कभी खत्म ही ना हो। लेकिन क्या हुआ? एक सेकंड बाद उसने स्वैब ट्रैश में डाला और बोला, हो गया, अब 2 दिन स्टोर मत आना, रेस्ट करो अच्छे से। और जाते जाते मेरे बालों को रब भी किया, पर ध्यान रखा कि वाउंड को टच ना हो। उसकी वो केयरफुल टच ने मेरे दिल को एकदम सुकून से नम कर दिया था। फिर भी जिद करता हुआ बोला, बस छोटी सी तो इंजरी है, मैं कर लूंगा काम। उसका जवाब लो मैग्नेटिक टोन में, एकदम कोएक्सिंग टोन में, नो, तुम नहीं कर सकते, हीलिंग जरूरी है, ऑब्जर्व करो। बस वही था। उसकी आवाज इतनी डेंजरस थी कि अगर ईयर्स प्रेग्नेंट होती ना, तो मैं एक दिन में ट्विंस दे देता। शाम को वो वापस बुक स्टोर चला गया और मुझे तब पता चला कि सुबह जो वो अचानक घर आया था, सिर्फ एक वजह थी, वो अपना सेलफोन भूल गया था। और मैं बस सोचता रह गया, शायद ये भी किस्मत का प्लान था कि वो वापस आया और उस चेंजी माई जैसे डिंग बाइजू को अपने हाथ से सबक सिखा पाया। आफ्टरनून लंच के बाद सब थक गए थे। दादाजी अपने रूम में चले गए थे नैप लेने। आज तो बहुत हो गया था ना। TX की दुकान भी बंद रखी। आंटी भी वापस अपने घर चली गईं। और लिविंग रूम में बचे कौन? बस मैं और छोटी सी क्यू स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स देखते हुए। तभी बॉम्ब फूटा। क्यू बोली, वो आदमी जो सुबह आया था, क्या वो मेरे पापा है? बस मैंने जो पानी पी रखा था सीधा गलत पाइप में अटक गया और मैं खा 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 करते हुए अपना गला साफ करता रहा। मुश्किल से नॉर्मल हुआ तो नीचे देखा, क्योंकि अभी भी स्क्विड विस्कर्स चबा रही थी। आंखें टीवी पर ही चिपकी थी, जैसे बस कैजुअल बात कर रही हो। मैं तुरंत काम बनने की एक्टिंग करता हुआ बोला, नहीं, वो तो एक पागल है, तुम उसकी बात मत सुनना। क्यू ने थोड़ा सर घुमाया और मुझे स्क्विंट करके देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं कोई स्टूपिड बच्ची हूँ? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, हाँ? नहीं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। सच भी था, 5 साल की बच्ची के लिए उसकी लॉजिक और थिंकिंग एकदम क्लियर थी। मुझे याद आता है मेरा अपना 5 साल का वर्जन। उसके सामने तो मैं बिल्कुल बच्चा ही लगता हूँ। और फिर मैंने एक बार ऊपर ग्लांस दिया। उसके हेड पर वाइट 70। पूरे दिन के ड्रामा झेलने के बाद भी ना खुशी ना गम, बहुत स्टेबल। फिर वो काम टोन में बोली, तो स्मार्ट बच्चे तुम्हारी बकवास थोड़ी मानते हैं। मैंने बस कॉर्नर पे ऑकवर्ड स्माइल दिया, सोचा कोई नया एक्सक्यूज दूं। तभी वो फिर स्क्विड विस्कर्स चबाते हुए बोली, मुझे पता है, आशान मेरे पापा नहीं हैं। मैं सच में शॉक हो गया था। आवाज खुद ब खुद पिच पे चली गई। मैं बोला, तुम्हें पता है? पर क्यों एकदम काम, जैसे मैं ऑफिस बात पूछ रहा हूँ। बोली, हाँ मुझे पता है, हम हर साल मम्मी की ग्रेव पर जाते हैं और आशान मम्मी को सिस्टर कहता है। मेरी मम्मी उसकी सिस्टर है, तो मैं उसकी बेटी कैसे हुई? मैं अंदर ही अंदर फुल स्पीचलेस था, सच में। फिर वो छोटी सी साय मार के जैसे मुझे समझा रही हो, बोली, मैंने बोला था ना मैं स्मार्ट हूँ। उस पल में मैं कंफ्यूज था कि इसे एडमायर करूं या उस पे उदास हो जाऊं, क्योंकि उसकी शार्पनेस तो लाजवाब थी। पर साथ ही याद आया कि यान कोंग शैन की सिस्टर अब जिंदा नहीं है। जब से पता चला कि कोंग शैन उसके अंकल हैं, तब से मेरे दिमाग में ये बात थी कि किसी की माँ ने अपनी बेटी को छोड़ के भाई को क्यों दिया। आंसर सिंपल था, या तो वो चली गई होगी या फिर उसकी डेथ हो गई होगी। और अनफॉर्चुनेटली क्यों की मम्मी के केस में दूसरा ऑप्शन ही सच था। मैं सीधा पूछ बैठा,
तो अब तुम क्या करने वाली हो? छोटी बच्ची ने सोचने का पोज लिया, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाले कंसंट्रेशन फेज बनाया, फिर क्लियरली बोली, मुझे तो असली वाले फादर नहीं चाहिए। ना मैं उसे जानती हूँ, ना पसंद करती हूँ। मुझे आशैन ही पसंद है और मैं उसके साथ ही रहना भी चाहती हूँ। स्क्विड विस्कर्स को मुंह से खींच के एकदम फर्म टोन में उसने डिक्लेयर कर दिया, आशैन ही मेरे पापा हैं। तो उस दिन के इंसिडेंट के बाद मैं 2 दिन तक घर पर ही रेस्ट कर रहा था। उन 2 दिनों में यान कोंग शैन ने एक वाटरमेलन भेजा, 2 सी क्रैब्स भेजे, एक पुरानी हेन भेजी और बिस्किट्स और मिल्क तक, जैसे मेरी छोटी सी चोट पे पूरा राशन डाल के सिंपैथी दिखा रहा हो। सच बोलूं तो मेरा बस थोड़ा सा स्किन रब हुआ था। 2 दिन में स्कैब भी बन गए। अगले कुछ दिनों में तो मार्क भी गायब हो जाएगा और ये बंदा लगातार गिफ्ट पे गिफ्ट भेज रहा है। अगर इनकी कीमत गिनूं तो 1000 युआन के आसपास तो हो ही जाएगी और मुझे असली में शर्म आने लगी थी। पर दादाजी तो बिल्कुल अलग ही ज्ञान दे गए। उन्होंने बोला, बेटा ये इंसानी रिश्ते होते हैं। अगर तू उसका गिफ्ट रिफ्यूज करेगा तो उसे लगेगा कि वो हमेशा तेरा डेटर है और गिल्टी फील करेगा। और याद रख, कोई भी आदमी पसंद नहीं करता कि वो किसी का डेटर बन के रहे। जितनी जल्दी हो सके इंसान अपना उधार चुकाना चाहता है, वरना ये फेवर एक दिन ग्रीवेंस बन जाता है। और मैं किसको बताऊं कि मेरी क्या सोच थी, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही ये था कि वो मुझ पे थोड़ा सा उधार रखे, थोड़ा सा गिल्टी फील करे, ताकि हमेशा मुझे वो याद रखे। मेरी ये हल्की सी सेल्फिश सोच, मैं बस अपने अंदर मम्बलिंग करके निकल गया। दादाजी तो सुन ही नहीं पाए। वो तो खुश होकर तुरंत किचन में भागे और वाटरमेलन कट करने लगे। और फिर तीसरे दिन मैं बिल्कुल इम्पेशेंट हो गया और सुबह सुबह ही बुक स्टोर चला गया और शॉप के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यान कोंग शैन ने जैसे ही शॉप के अंदर कदम रखा तो मुझे वहां देख के क्लियरली स्टन्ड हो गया। बोला, 2 और दिन रेस्ट नहीं कर सकते थे? पर मैं बोला, नहीं, घर में बहुत बोर हो रहा था, ऊपर से एसी भी नहीं है। तो उसने बोला, मैंने जो बुक्स तुम्हें दिए थे क्या वो पसंद नहीं आए? सच तो ये था कि वो बुक्स उसने मुझे इसीलिए भेजी थी ताकि मैं घर पर बोर ना हो जाऊं। पर मेरी रियलिटी, मैं वो लड़का ही नहीं हूँ जो सच में बुक्स का दीवाना हो। मेरे लिए तो बुक्स बस एक एक्सक्यूज थी, एक प्रॉप थी, सिर्फ एक जरिया था उसके पास बैठने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और जब वो रीजन ही खत्म हो जाए तो चाहे किताब कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तो बस च्युइंग गम जैसी लगती है। टेस्ट गॉन, इंटरेस्ट गॉन। पर मैंने ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ बुक्स तो अच्छी थी, देखने में भी मस्त थी, लेकिन मुझे ना थोड़े क्राउड के बीच रहना है, फ्रेश एयर लेना है। घर में तो बोर हो गया था, 2 दिन से तुम लोगों को भी नहीं देखा तो मिस कर रहा था सबको। दिल के अंदर बस चुपके चुपके एक और चीज बोल रहा था कि थोड़ा इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स भी ड्रॉप कर दूं। बस दिक्कत ये थी कि चाहे दिल में कुछ भी हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे छुपाना भी पड़ता है। आखिर में कोंग शैन ने फिर प्यार से मेरे बाल खराब करते हुए बोला, ऑल राइट देन, वर्क हार्ड, शाम को घर साथ में चलेंगे। मैं खुश था। तभी वेंडिंग कुछ हेल्प मांगने के लिए मुझे आवाज लगा रहा था। जाकर देखा तो वो एक पोस्टर हाथ में लेके खड़ा था। मैंने तुरंत वेंडिंग से पूछा, अरे ये क्या है? वेंडिंग ने एक पोस्टर पर ग्लांस लिया और बोला, ओ ये तो आइलैंड का फेस्टिवल परेड का पोस्टर है। रेन स्टॉपिंग फेस्टिवल 3 साल में एक बार होता है। लोग प्रार्थना करते हैं कि रेन स्टॉपिंग गॉडेस उन्हें बचाए और बड़े फ्लड्स ना हो आइलैंड पे। मैंने पोस्टर लिया और खोल के देखा। पोस्टर क्लियरली पिछले फेस्टिवल की फोटो थी। दोनों साइड्स पे भीड़ लगी हुई थी। बीच में एक वाइड रोड और उस रोड पे एक ब्लैक रेड सेडान चेयर जो 1 डजन स्ट्रॉन्ग आदमी उठा के ले जा रहे थे। उस सेडान के आसपास एक ब्लैक वुडन गार्ड रेल बना था। पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन, ऊपर एक बड़ी सी अम्ब्रेला और उसके नीचे एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ फिगर। पोस्टर में वो फिगर एकदम हेजी सा लग रहा था। वाइट ग्लो के बीच एक सेक्रेट सा इंप्रेशन, इतना होली, इतना एथेरियल, जैसे सच में कोई देवी खुद चल रही हो। मेरी आंखें बस उसी पॉइंट पे चिपक गईं। तभी वेंडिंग ने मेरी क्यूरियोसिटी देख के समझाया, वो है रेन स्टॉपिंग गॉडेस। हर 2 फेस्टिवल में नई चुनी जाती है।
लेकिन एक ट्विस्ट है, वो लड़की नहीं होती। ये रोल सिर्फ एक लड़का करता है, वो भी 18 साल से छोटा। मैं वहीं फ्रीज हो गया। वेट, व्हाट? मतलब गॉडेस का रोल एक लड़का करता है? शॉक इतना बड़ा था कि पोस्टर में वो डिवाइन सा वाइट फिगर तुरंत ही मेरे दिमाग में ग्लिच कर गया। आधा गॉडेस, आधा ऑकवर्ड लड़का। वेंडिंग ने बस शोल्डर्स उचकाकर कहा, पुराने से चला आ रहा है ये। पहले के जमाने में औरतों का बाहर आना जाना इनकन्वीनियंट था, तो गॉडेस बनाने के लिए एक्टर्स को बुलाया जाता था, और वो एक्टर्स हमेशा मेल ही होते थे, इसलिए गॉडेस भी मेल ही होते थे। मैं बस वहीं खड़ा सोच रहा था। कॉज एंड इफेक्ट इतना टाइट है कि इस पे डिबेट भी नहीं कर सकता। पोस्टर लगाने के बाद वेंडिंग कहीं काम से निकल गया और कैश काउंटर मुझे संभालने को कहा। दोपहर को मैंने कैश काउंटर संभाला और वेंडिंग लंच करने चला गया था। तभी सुनरुई बुक स्टोर में घुस आई। उसने जैसे ही मेरे फॉरहेड पर बैंडेज वाला वाउन देखा तो सीधा मेरा फेस दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे किसने इतनी बुरी तरह मारा तुझे? मैं तुरंत उसके हाथ हटाते हुए बोला, हटना, अपने आप गिरा था मैं, किसी ने नहीं मारा। और तू यहाँ क्या कर रही है? सुनरुई वहीं काउंटर पे टिक गई और साय सा स्माइल देते हुए बोली, अपनी गोल्डन एक्समई लेने आई हूँ। मुझे याद आया, पिछली दफा वेंडिंग ने एक किताब निकाल कर दी थी। मैंने ड्रॉर से निकाला और उसके सामने पटक दी। लो और पैसे दो काउंटर पे। सुनरुई ने किताब उठाई, फिर वेयर हाउस की तरफ ग्लांस मार के फुसफुसाई, वापस रख देना, मुझे तो चाहिए कि वेंडिंग मुझे खुद ये बुक दे। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तू सीरियस है? ये सब सही लगता है तुझे? सुनरुई ने गोल्डन एक्स पाम को एकदम प्राउड एक्सप्रेशन के साथ ऊपर उठाया और बहुत राइटिजियस टोन में बोली, प्लीज ऐसे कलर्ड ग्लासेस से मत देख मुझे, ये एक मास्टरपीस है, एकदम लिटरेचर का मिरेकल। सोचो कितने डाउजन होते हैं जो इस लेवल तक जा पाए। ये तो वैसे भी एक कल्चरल ट्रेजर है। मैंने बस उसे डेडपैन लुक देते हुए कहा, बस खुश रह तू। फिर मैंने किताब उससे वापस ले ली, लेकिन मैडम कैशियर पे टिक गई, क्लियरली वेंडिंग का वेट करने के मूड में थी। तभी उसकी नजर विंडो पोस्टर पे पड़ी। बोली, ओहो, तुम लोग भी फेस्टिवल का पोस्टर लगाते हो? पिछले 2 सेशन से तो पड़ोस के अंकल ल्यू का छोटा बेटा गॉडेस बना था, लेकिन मेरे डैड बोल रहे थे कि इस साल शायद चेंज हो जाए और इलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। मैं क्यूरियस हो गया, क्यों? सुनरुई ने एकदम मिस्टीरियस स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि अंकल ल्यू का वो बेटा अभी अभी 18 का हुआ है और पढ़ाई लिखाई में 0, ऊपर से उसने किसी का पेट भी बड़ा कर लिया है। मैं क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। सुनरुई ने विक्टोरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, वर्जिन ही नहीं रहा तो फिर गॉडेस कैसे बनेगा? मुझे एक और बात समझ आई कि गॉडेस का वर्जिन होना भी जरूरी है। कौन जाने, छोड़ो भी, छोटा सा शैतान है पर टेंशन देता है, तो मैं गुस्से से पागल हो गया था। तू टेंशन मत ले, कल सुबह मैं खुद ही पूछ लूंगा। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, सीधा सामने वुडन सोफे पे दादाजी और 2 अंकल टाइप कैरेक्टर्स बैठे गपशप कर रहे थे। मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि घर में गेस्ट हैं, तो मैं तुरंत थोड़ा रुक कर सीधा बो करते हुए बोला, नमस्ते। दादाजी ने आवाज सुनकर मुड़कर देखा, फिर मुझे बुलाया, आजा मियान मियान यहाँ। फिर बड़े प्राउड टोन में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये तेरे अंकल जैंग हैं, नेक्स्ट डोर ही रहते हैं, तू तो जानता ही होगा ना इन्हें। और ये हैं अंकल ल्यू, बचपन में देखा होगा, याद है क्या तुझे? अंकल जैंग तो मुझे याद थे, रोज दादाजी के साथ बैठकर दारू जो पीते थे। अंकल ल्यू का चेहरा भी थोड़ा फेमिलियर था, हाँ शायद छोटे में देखा था। मैं ओबीडियंटली बो करके बोला, नमस्ते अंकल जैंग। नमस्ते अंकल ल्यू। अंकल जैंग ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे एग्जामिन कर रहे हो, और थोड़ा इमोशनल भी लग रहे थे। फिर उन्होंने अंकल ल्यू से आंखों ही आंखों में कुछ बातें शेयर की, और मुझे जो सबसे शॉकिंग लगा कि उनके सर के ऊपर जो मूड वैल्यू दिख रही थी वो एकदम शूट कर रही थी ऊपर। मतलब ये क्या सीन है, सिर्फ मुझे देखकर इतनी खुशी। अंकल जैंग एकदम मुस्कुराते हुए बोले, आंखों के किनारे व्रिंकल्स भर गए, लाओ यू, कमाल है, तेरा पोता तो कमाल का निकला। अंकल ल्यू भी तुरंत एग्री कर गए, बोले,
बिल्कुल, मेरे घर के उस बदमाश से तो 1000 गुना बेटर है। वाह लाओ यू, अब टेंशन खत्म। दादाजी ने अपने पुराने प्राउड टोन में चेस्ट थोड़ा फुलाया और फिर बोले, अरे ऑफ कोर्स, मियान मियान बिल्कुल अपने दादी पर गया है। तुझे याद है ना, उसकी दादी जवानी में आइलैंड की सबसे बड़ी ब्यूटी थी। मैं हैरान, ये लोग मुझे इंसान मान रहे हैं या कोई म्यूजियम का एग्जिबिट। तीनों मिलकर अब मेरी शक्ल पे चर्चा करने लगे। दादाजी तो इतने फ्लो में आ गए थे कि अपने बेटे मतलब मेरे डैड को ही रोज करना शुरू कर दिया था। बोले, अच्छा हुआ कि इसने अपने बाप से कुछ नहीं लिया, वरना तो गया था ये काम से। उसने तो दोनों के फ्लॉज ही इनहेरिट कर लिए थे। मैं बस कॉर्नर में बैठा सब सुन रहा था और दिल में डाउट और भी बड़ा हो रहा था। ये लोग आज मुझे देखकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? और तभी फाइनली दादाजी ने असली टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। दादाजी ने सीधा मुझे देखा और बोले, अब मियान मियान, तुझे पता है रेन स्टॉप फेस्टिवल क्या होता है? मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन वेन्निंग और सुनरुई के कंबाइंड साइंस लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत तो समझ आ गया था। मैं सर हिला के बोला, हाँ वही ना जो आइलैंड पे गॉडेस की ब्लेसिंग के लिए होता है, ताकि पानी जमा ना हो और बारिश से प्रॉब्लम ना बने। कहते हैं मिंग और जिंग डायनेस्टीज के टाइम पे आइलैंड पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। समर भर हवा और तूफान, क्रॉप्स तबाह, घर गिर गए, लोग बिल्कुल बेरोजगार और दुखी हो गए। मैजिस्ट्रेट की बस की बात नहीं थी, तो उसने लोगों को साथ लेकर भगवान के सामने पूजा की, काउटो किया और दुआ की कि कोई सेवियर भेज दे, और शायद उनकी सिंसियरिटी रंग लाई। कुछ दिनों बाद वाकई एक गॉडेस आसमान से उतर आई। अंकल जैंग ने धीरे धीरे टोन में बताया। वो गॉडेस एक सफेद फेदर कोट पहनी हुई थी। जैसे ही वो आई, आसमान के काले बादल गायब हो गए, बारिश रुक गई। सूरज जो कितने दिन से छुपा था, मोटे क्लाउड्स के बीच से निकल आया, और उस दिन के बाद से ग्रीन प्लम आइलैंड ने कभी पानी जमने की वजह से दुख नहीं देखा। फिर वो और भी धीरे हुए, बोले, जब तक गॉडेस रही आइलैंड हमेशा धूप से चमकता रहा, न कभी सूखा न कभी बाढ़। क्रॉप फल फूल रहे थे और लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन आखिर तो गॉडेस थी, उनका मिशन खत्म होते ही वो वापस आसमान चली गईं। अंकल जैंग की बात खत्म हुई तो अंकल लियू ने साय करते हुए कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कहा, लोग डरते थे कि फिर से तूफान ना आ जाए, और जब असली गॉडेस ही नहीं रही तो उन्होंने एक नकली बनाई, रेन स्टॉप फेस्टिवल। हर साल एक मिकोशी पे गॉडेस को बिठाते, नगाड़े बजाते और पूरे लोग स्ट्रीट पे ले आते, ताकि साल भर शांति और सुकून बना रहे। अंकल लियू ने यहाँ रुक कर थोड़ा पर्सनल हो गए, फिर बोले, रूल्स ये थे कि हर 2 बार एक लड़के को चुना जाता जो आइलैंड पे ही पैदा हुआ हो, एक बार 15 साल पे और एक बार 18 पे। और हाँ, वर्जिन बॉडी होना भी कंडीशन है। वो एकदम से अपनी थाई पर जोर से हाथ मारते हुए बोले, और ये राउंड तो असल में मेरे बेटे का था, पर उसने क्या किया? अंकल लियू ने अपनी थाई पर फिर से जोर से हाथ मारा और गुस्से से कांप कर बोले, अभी इतनी सी उम्र में खुद के घर में पोता लाके खड़ा कर दिया, मेरे खून का प्रेशर बढ़ा के रख दिया है उसने। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंकल लियू को कंसोल करूं या उन्हें सीक्रेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूं। फाइनली मैंने डिसाइड किया, बिल्कुल चुप रहना ही सेफ ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे, मेरे दिल में एक अजीब सा बैड फीलिंग घुस गया। उनके हर लफ्ज के पीछे जैसे कोई हिडन एजेंडा छुपा हो। और तभी अंकल जैंग अपना इंट्रोडक्शन फिर से देने लगे। मेरा नाम जैंग क्यूआन। मैं ग्रीन प्लम आइलैंड के रेन स्टॉप फेस्टिवल का कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर हूँ। और सीधा बॉम्ब गिराते हुए बोले, एकदम कैजुअल टोन में, जैसे बस मुझे नूडल्स खिलाने बुला रहे हो। वो बोले, यूमियान, इस साल की रेन स्टॉप गर्ल तुम बनोगे? मैं बस आंखें फाड़ के उनकी तरफ देखता रह गया। उनका चेहरा तो इतना सिंसियर, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज, वेट, व्हाट? रूम एकदम साइलेंट, सब फ्रीज हो गया। 10 सेकंड तक कोई आवाज ही नहीं आई, और फाइनली मैंने अपने गले से हल्की सी आवाज निकालते हुए कहा, हाँ, क्या सच में? अंकल जैंग ने और भी प्यार से समझाया, लेकिन उनके वर्ड्स और भी कंफ्यूजन निकले। देखो, तुम्हारी एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत सुटेबल हैं, और तुम्हारे दादाजी ने भी बोला कि तुम अभी तक पढ़ाई में बिजी थे,
तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? मैं तुरंत दादाजी की तरफ घूमा। उनके साइड से बस एक ही वाइब आई। वो आसमान को देख रहे थे, फिर जमीन को, फिर दीवारों को, बस मेरी तरफ नहीं। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन मुझे अंदर से ही डाउट हुआ, दादाजी ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अंदर आने से पहले देखा था कि वो दोनों अंकल्स के साथ बड़ी इजीली बात कर रहे थे। और अभी सडनली सिलेक्टिव हियरिंग लॉस, जस्ट लाइक अ हस्की। मैं थोड़ा और स्ट्रगल करने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन मैं तो 2 महीने में 19 का हो जाऊंगा ना, और रूल तो ये था ना कि रेन स्टॉप गॉडेस के लिए लड़का अंडर 18 होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए। अंकल लियो ने तुरंत करेक्ट किया, अरे वो डिससैटिस्फाइड नहीं, नॉट ओवर है। मतलब जो लड़का 18 का है या उससे छोटा है, सब चलेगा। तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम गॉड के भेजे हुए सवियर। मैंने अपनी भावों वाली भवें चढ़ा ली और बस कंफ्यूज टोन में बोल दिया, हाँ मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ, खाना तक प्रॉपरली नहीं खाया। इतना बड़ा डिसीजन, वो भी इतना सडन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। अंकल जैंग ने देखा कि मैं लिटरली शॉक मोड में हूँ, तो वो हाथ हिला के बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, अच्छे से सोच लो। फिर वो खड़े हो गए और अंकल ल्यू के साथ निकलने लगे। चलते चलते ही अंकल जैंग बोलते जा रहे थे, वैसे हमको नेक्स्ट डोर भी जाना है। इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले वाली गॉडेस साइकिल से गिर गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा हुआ आशैन है, उसने तुरंत हाँ कर दिया हेल्प करने को। इतने साल से सैक्रिफाइस करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा सिंसियर तो वही लगता है। अंकल ल्यू भी हाथ पीछे बांध कर निकल रहे थे और उनकी टोन में भी रिलीफ था। बोले, हाँ वरना इस साल तो बहुत पंगा हो जाता। इस बार कोई यूनिवर्सल या यूनिवर्स डॉक्यूमेंट्री टीम भी आ गई है। काउंटी मजिस्ट्रेट ने स्पेशल इम्पोर्टेंस दी है। बस सोचो, अगर आशा ना होता तो हमारी तो वाट ही लग जाती। मेरे दिमाग में एक ही नाम घूम गया, नेक्स्ट डोर, आशैन, मतलब यान कोंगशैन। वो दोनों दरवाजे के पास रुक के पलट गए। अंकल जैंग ने सीधा कंफर्म कर दिया, हाँ इस साल का डिवाइन जनरल वही है। मैं एकदम फ्रीज, नॉलेज का नया ब्लैक होल जो खुल गया था। डिवाइन जनरल, ये क्या होता है? मैंने तो ये पहली बार सुना था, वेंडिंग ने भी कभी मेंशन नहीं किया। अंकल ल्यू ने सिंपल शब्दों में समझाया, अरे डिवाइन जनरल मतलब वो बंदा जो गॉडेस को प्रोटेक्ट करेगा। पोजीशन के टाइम गॉडेस के साइड खड़ा रहेगा और उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ेगा। मेरे दिमाग ने तुरंत ट्रांसलेट कर दिया, तो मतलब गॉडेस को प्रोटेक्ट करने वाला, अम्ब्रेला पकड़ के साथ चलने वाला आदमी। मेरे दिमाग में एकदम फिल्मी सीन चल रहा था। मीको शिप पे बैठी एक गॉडेस, चेहरा धुंधला, हल्की सी डिवाइन ऑरा के साथ। अचानक भीड़ में शोर मच जाता है और कोई अननोन ऑब्जेक्ट गॉडेस की तरफ फेंका जाता है। उसी वक्त एक लंबा साया, एक डिवाइन जनरल, अपना बड़ा सा अम्ब्रेला हिलाता है और सबसे पहले उस गॉडेस को अपनी बाहों में संभाल लेता है। 2 आंखें मिलती हैं और वो नजर, वो साइलेंस, जैसे दोनों के दिल अंदर सब कुछ कह दिए हो। अरे रुकना जरा, मेरी अपनी सोच ने मुझे झटके से रियलिटी में खींच लिया। अंकल जैंग और अंकल ल्यू गेट तक जा चुके थे, पर मेरी आवाज सुनकर रुक गए और पलट के मुझे ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो, हाँ बेटा अब क्या? मैं जोर से बोला, अब मैं गॉडेस बनने के लिए रेडी हूँ। अंकल जैन की आंखों में हैरानी थी, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी आंसर दे दूंगा। क्या मतलब? उन्होंने कंफर्म करना चाहा। मैंने एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग वाली आवाज निकाली, हाँ बिल्कुल हाँ, मैं गॉडेस बनने के लिए तैयार हूँ। अंकल जैंग और अंकल ल्यू ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के चेहरे पर रिलीफ और खुशी की स्माइल छुप नहीं पाई। बोले, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, तुम तो कमाल के निकले, बिल्कुल हेल्प कर दिया तुमने। और दोनों एकदम ग्रेटफुल टोन में मुझे थैंक यू बोलते हुए सीधा नेक्स्ट डोर यानी यान कोंगशैन के घर की तरफ निकल गए। मैं पलटकर अंदर गया तो दादाजी पहले से ही दरवाजे पे खड़े थे, हाथ पीछे बांध के एकदम स्लाई स्माइल के साथ बोले, मुझे तो पता था कि तुम हाँ करोगे। उन्होंने एकदम प्राउडली बोला, हमारा मियान का दिल सबसे ज्यादा नरम है। मैंने अंदर ही अंदर फेस पाम मारा। दादाजी
आपको क्या पता, ये नरम दिल नहीं, ये तो सीधा ऑब्सेशन है। रात के 8 बजे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और यान कॉन्ग चान का डोर नॉक किया। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वो, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। फिर बोला, सुना है तुम गॉडेस ऑफ द ईयर बन रहे हो। बस एक लाइन और मेरा चेहरा तुरंत लाल, कान तक टपक गए थे शर्म से। दादाजी ने बोला हेल्प करने को। मैंने जल्दी से उसे अंदर धक्का दिया और खुद पलट कर पूछा, और तुम तो डिवाइन जनरल बन रहे हो ना? उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई, बहुत हल्की, बहुत फ्लीटिंग, जैसे मेरे इमेजिनेशन का खेल हो। फिर उसने सीधे कहा, तुम क्यू क्यू के साथ खेलो, मैं एक सिगरेट पी के आता हूँ। दरवाजा पीछे से बंद हो गया और मैं लिविंग रूम में फिर अकेला, इस बात पे खुश कि आज मैंने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा था। क्यू क्यू ब्लॉक्स का गेम खेल रही थी, पर क्लियरली हमारी बातें उसने सुन ली थी। उसने कैजुअल ही पूछ लिया, ये गॉडेस क्या होती है? मैं उसके पास जाके बैठा और बोला, गॉडेस मतलब एक फेरी जो आसमान से आती है। उसने नाक सिकोड़ कर बोला, अच्छा, तो फिर काउहर्ड और वीवर गर्ल वाली कैटेगरी की है क्या? मैं थोड़ा हैरान, वो कौन सी कहानी है? और उसने एकदम टीचर जैसे डिटेल में कहानी शुरू की। काउहर्ड बोलता हुआ बेल, चुपके कपड़े चुरा लेना, फेरी के पास फेदर रोब ना हो तो वो वापस आसमान न जा पाए, और उसके बाद उनकी शादीशुदा लाइफ और अलग हो जाना, और फिर साल में एक दिन मिलना मैकपाई ब्रिज पे। उसने सारी कहानी फिनिश करके मुझे सीरियस आंखों से देखते हुए पूछा, तो तुम्हारी वाली गॉडेस वीवर गर्ल को जानती है क्या? मैं थोड़ा अटक गया, फिर बोला, शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं पता। क्यू क्यू ने एक बड़ा सा रिलीफ साय लेते हुए कहा, ठीक है, अच्छा है ये, बल्कि बेटर है। वीवर गर्ल का दिमाग न ज्यादा तेज नहीं लगता, दोस्त बनाने लायक नहीं है वो। और सुनो, अपना फेदर रोब ध्यान से संभालना, कोई अजीब आदमी आके चुरा ना ले। छोटी है पर बातें, उफ, जैसे कोई बड़ी आंटी। पर मैं सोच रहा था, अगर रोब चुराने वाला कोई और हो तो, जैसे वो जो खिड़की के बाहर खड़ा है, तो क्या मैं भी मना कर पाऊंगा? मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। यान कॉन्ग शैन कोर्टयार्ड में खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में फोन का स्क्रीन ग्लो कर रहा था, और मैं बस खिड़की के उस पार उसकी सिलुएट को चुपके से देखता रह गया। मुझे लगता है ये मिस्ट्री वाली हवा उसके आसपास और भी सूट करती है, जैसे वो सिगरेट के धुएं के साथ एकदम नेचुरली ब्लेंड हो जाता हो। मैंने थोड़ा मजाक में क्यू क्यू से बोला, क्या पता वीवर गर्ल पहले से ही काउवर्ड पे फिदा हो। उसने सोचा होगा, लड़का हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, और फिर एक ओल्ड ऑक से सेटिंग करके क्लोज चुरा दिए होंगे ताकि दोनों शादी कर सके। दिल में सोचा, अगर यान कॉन्ग शैन मेरे कपड़े चुराने आए कभी, तो मैं तो खुद उन्हें सबसे विजिबल जगह पर रख दूंगा। क्यू क्यू ने एकदम जजी आईज से मुझे देखा, चुपचाप से मुझे मेजर किया, फिर बोली, इवन सो, जीनू की आंखों में प्रॉब्लम थी, जिस लड़के को पसंद किया वो तो चोर निकला। मैं बस चुप हो गया, हार मान के सर हिला दिया, फिर बोला, हाँ, तुम ही सही कह रही हो, वीवर गर्ल का दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं था। थोड़ी देर बाद यान कॉन्ग शैन वापस आया और क्यू क्यू ने तुरंत उसे रोका। एकदम सीरियसली बोला कि मुझे ध्यान से गार्ड करे और कपड़े कोई स्टील ना कर ले। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और फिर उसे पूरा सीन समझाया। यान कॉन्ग शैन ने क्यू क्यू की बात लाइटली नहीं ली, बल्कि बहुत ही सीरियसली सर हिला के बोला, आई नो, मैं उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करूंगा, अच्छे से। उसके वर्ड्स एकदम कैजुअली बोले गए थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही इफेक्ट छोड़ गए थे। फिर वो सीधा किचन चला गया। मैं भी पीछे गया तो देखा फ्रिज से उसने एक कैन निकाली थी। एक कोक मुझे देने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक लास्ट सेकंड में चेंज करके मेरे हाथ में एक आइस कोल्ड बियर थमा दी। मैं थोड़ा कंफ्यूज ही खड़ा रहा और अगले ही सेकंड उसने पॉप करके कोका खोला और खुद पीने लगा। मेरे हाथ में एक तरफ बियर और दूसरे के पास कोक। ठंडी कैन से पानी के ड्रॉपलेट्स मेरी उंगलियों से स्लाइड हो रहे थे और मेरा दिमाग और ज्यादा डिजी लगने लगा। क्या सच में ये सब इतना इनोसेंट था जितना दिख रहा था, या फिर इसमें कुछ और हिडन था? दिल में सवाल आया
और मैं कह ही दिया, भाई अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो क्या तुम उसको अपने पास रखने के लिए कुछ भी करोगे? यान कोंग शैन ने एक बड़ा गल्प बियर का लिया। ठंडी सी लिक्विड उसके लिप्स से नेक तक स्लाइड हुई और वो कैजुअली अपना टी शर्ट का हेम उठाकर वाइप करने लगा। और उस मोमेंट पे वो 8 पैक एब्स मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुए। मेरा गला एकदम सूखा पड़ गया, मेरी आवाज भी थोड़ी खुरदुरी हो गई। मैंने शब्दों को फिर से बदलते हुए पूछा, मेरा मतलब अगर तुम्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो तो क्या तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे उसको पास रखने के लिए? उसने आंख उठाकर मुझे देखा, हल्की सी मॉकिंग स्माइल के साथ, फिर बोला, जैसे कपड़े चुरा लेना। मैं हेल्पलेस होके बोल पड़ा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। क्या तुम करोगे? उसने थोड़ा सोचा, फिर कॉर्नर से एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोला, जो जाना चाहता है उसे तुम कभी भी रोक नहीं सकते। घर पहुंचते ही मैंने वीबो पर एक पोस्ट डाली। रिप्लाईज भी जल्दी आने लगे। पोस्ट में लिखा था मैं एक ऐसी चीज ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं की। शायद परफेक्ट ना हूँ, लेकिन एक बात तो श्योर है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और मैसअप भी नहीं। रिप्लाईज भी तुरंत ही आने लगे। एक ने लिखा, यंग लोगों को हमेशा ब्रेव होना चाहिए, चैलेंज लेना ही ग्रोथ है। दूसरे ने लिखा, अरे पर चैलेंज है क्या? तीसरे ने लिखा, वर्क या किसी को प्रपोज करना, 233 या फिर कार्ड डिलीवरी। अंकल जैंग ने बोला था कि ऑफिशियल रेनस्टॉप फेस्टिवल से पहले 2 रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं और यान कोंग शैन डिनर के बाद सीधा डेजिग्नेटेड जगह पहुंचे, एक प्राइमरी स्कूल के इंडोर जिम्नेशियम में। स्कूल छुट्टियों की वजह से खाली था और जिम हॉल को ही फेस्टिवल का टेम्पररी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस बनाया गया था। जब यान कोंग शैन ने कार पार्क की, हम दोनों एक साथ हॉल की तरफ चले तो रास्ता काफी डार्क था, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक जगह से रोशनी आ रही थी, वो भी जिम के अंदर से। और इस गोस्ट लाइक साइलेंस को तोड़ने का काम किया एक फ्रॉग चॉयर ने। स्कूल के छोटे पॉन्ड से शायद हर एक फ्रॉग एक दूसरे से compete कर रहा था लाउडेस्ट सिंगर ऑफ द नाइट का अवार्ड जीतने के लिए। मैं भी ध्यान से उनका कॉन्सर्ट सुन रहा था, तभी पता नहीं क्या पैर के नीचे आ गया। मैं स्लिप हुआ और सीधा मड में गिरने वाला था। बस टाइमली रिएक्शन लिया और मैंने यान कोंग शैन का आर्म पकड़ लिया। उसका बैलेंस एकदम स्टेडी था। मैं अपने वेट के साथ लटक भी जाता तो भी वह बस हल्का सा टर्न हुआ और रुक गया। डार्कनेस में उसका प्रोफाइल बस थोड़ा लाइट पकड़ रहा था और बिना कुछ कहे वो बस रुक गया, जैसे मुझे टाइम दे रहा हो खुद को संभालने का। फिर उसने अपनी काम वॉइस में कहा, इतना डार्क है यहाँ, मैं तुम्हें लीड करता हूँ। और अगले ही सेकेंड उसका पाम मेरे पाम को फर्मली पकड़कर आगे खींचने लगा। बस मेरी हार्ट बीट ने एक और लेवल क्रॉस किया। राउंडिंग अप, ये मेरी जिंदगी का पहला हैंड होल्डिंग था। मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं ज्यादा ऑब्वियस ना हूँ, पर अगर अभी थोड़ी सी भी रोशनी होती तो यान कोंग शैन पीछे मुड़कर देखता तो पक्का मेरे फेस पे कार्टूनिस्ट स्मिक फ्रीज हो जाती। मेरे दिल के अंदर छुपा हुआ मेरा छोटा स्पैरो एकदम स्टेज पर चढ़ गया था। रोज मुंह में दबाकर फ्रॉग चॉर के बीट में रिदमिक जिम्नास्टिक डांस कर रहा था और थॉमस स्पिन करके एंड में पोज भी मार दिया। मैंने चेस्ट पे हाथ रखा और साइलेंटली साई किया। क्या जरूरत है इस छोटे स्पैरो को इतना ड्रामा करने की? बस 20 मीटर का रास्ता था पार्किंग से जिम तक और वो भी तुरंत खत्म हो गया। यान कोंग शैन ने जिम का हेवी डोर एक ही हाथ से पुश करके खोला। अंदर से ब्राइट लाइट बाहर आ गई और जैसे ही लाइट ने हमें कवर किया, उसने नेचुरली मेरा हाथ छोड़ दिया। शॉर्ट और स्वीट पल बस वहीं खत्म। जिम के अंदर एंटर होते ही मुझे एकदम मिनी विलेज असेंबली वाइब्स मिले। अंकल जैंग के अलावा और भी लोग खड़े थे, कुछ तो अपने गांव के पहचाने हुए चेहरे और कुछ लोग नए, शायद पड़ोस के गांव से बुलाए गए थे। हॉल के बीचों बीच एक प्रॉब ने सबका ध्यान खींच लिया। आधे आदमी जितना ऊंचा एक सेडान चेयर, जिसे ये लोग मिकोशी कहते हैं, पूरा काला रंग, उस पे लाल रोप्स लटकी हुई, 3 साइड पे गार्ड रेल और पीछे एक लाल सिल्क स्क्रीन खड़ी। सेडान चेयर बोलने से ज्यादा वो एक जायंट एग्जीबिशन स्टैंड लग रहा था।
मेरी क्यूरियस नजर वहां अटकी तो अंकल जैंग तुरंत पास आ गए और इंट्रोडक्शन देते हुए बोले, ये वही मिकोशी है जो मैं अपने जबाने में यूज करता था। पेंट तो कितनी बार उतरा है कि अब बस खुदा जाने कितने साल और चलेगा। फिर उन्होंने साइड का बैम्बू बार उठाकर दिखाया। इसे उठाना होता है, 24 लोग एक साथ लगते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, तुम बीच में फेंट नहीं होगे। रिहर्सल असल में बस मेरे और यानकोंग शान के लिए अरेंज की गई थी। बाकी सब तो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके स्टेप्स तो एकदम सेट थे। दूर से अंकल लियू भी आए और कैजुअली बोले, मियान की बॉडी शेप को देख के लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, आशान तो आराम से उठा लेगा। मैं तुरंत अटका, क्या उठा लेगा मतलब? अंकल लियू ने डिटेल दिए, देखो गॉडेस का फेदर रोब सफेद होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और वो शूज भी नहीं पहनती, बैरफुट चलना होता है ना, इसीलिए जब गॉडेस सेडान पे चढ़ेगी तो डिवाइन जनरल उसे उठाकर सीट पे बिठाएगा। और उन्होंने फिंगर पॉइंट करके दिखाया डायरेक्टली मेरे और यानकोंग शान की तरफ और बोले, चलो अभी ट्राई करके देख लो। मेरे अंदर शॉक की वेव ही चल गई। इतना सडन, मुझे तो मेंटली प्रेप का टाइम भी नहीं मिला। और उसके पहले कि मैं कुछ प्रोसेस करता, यानकोंग शान ने बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए सीधा आकर मेरी वेस्ट पकड़ ली। उसके पाम का हीट मेरे टी शर्ट से सीधा स्किन तक पहुंच गया था। लग रहा था जैसे स्किन बर्न हो जाएगी। यार आज का क्लोज कांटेक्ट लेवल थोड़ा ज्यादा ही हाई है, मेरी सिस्टम ओवरलोड होने वाली है। और तभी उसकी काम डीप वॉइस मेरे ईयर के पास से निकली, रिलैक्स। और मेरी कंडीशन सीधे एक वॉकिंग ज़ॉम्बी जैसी, फ्रोजन, नो मूवमेंट, बस दिल की धड़कन फुल ब्लास्ट पर। अंकल लियू ने साइड से काउंटडाउन देने लगे, ओके रेडी, 1 2 गेट अप। और जैसे ही उन्होंने 3 बोला, मेरी पूरी बॉडी एकदम हल्की लगने लगी। मैं हवा में था और नीचे यानकोंग शान के दोनों हाथ मुझे फर्मली हक करके उठा चुके थे। मेरे मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और मैंने तुरंत अपनी थ्रोट दबा ली और रिफ्लेक्स के तौर पर दोनों हाथ उसके गले के इर्द गिर्द डाल दिए। परफेक्ट, अंकल जैंग की आवाज गूंजी, जैसे बस इसी मोमेंट का वो इंतजार कर रहे हों। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, चलो अब 2 कदम लो और सीधा मिकोशी की तरफ बढ़ो। यानकोंग शान ने एकदम कामली अपना स्टैंस एडजस्ट किया और मुझे थोड़ा और कस के पकड़ लिया। उसके कदम बिल्कुल स्टेबल थे और उसके अंदर एक अजीब सी एफर्टलेस कॉन्फिडेंस थी। बीच में कैजुअली मुझे बोला, तुम बहुत पतले हो, ज्यादा खाया करो। मैं उसके शोल्डर पर चीक टिकाते हुए थोड़ा सल्किंग टोन में डिफेंड करते हुए बोला, रोज लंच फुल फिनिश करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं, बस हाइट ग्रो कर रहा हूँ ना, इसलिए मीट थोड़ा कम है। मिकोशी के पास पहुंचकर उसने मुझे बड़े जेंटली लिफ्ट करके बिठाया, जैसे कोई प्रेशियस चीज प्लेस कर रहा हो। फिर स्टैंडिंग स्ट्रेट होकर मेरे बालों को एक छोटी सी रब दी, कैजुअल पर दिल हिलाने वाली। फिर बोला, कल से एक एक्स्ट्रा डिश ऑर्डर करूंगा, अच्छी तरह फिनिश करना। पीछे से एक लाल ऑयल पेपर अम्ब्रेला निकाला गया। यानकोंग शान ने आगे बढ़कर उसे खोला और मिकोशी का स्क्रीन के जस्ट पीछे जाके प्रॉप कर दिया। एकदम गार्डियन जैसा वाइब था। अंकल जैन की इंस्ट्रक्शंस तुरंत घूमी, हाँ बिल्कुल सही, आशन अब तुम थोड़ा तिरछे होकर पीछे बैठो, क्रॉस लेग, और मियान सीधे घुटने पर बैठो। क्रॉस लेग गॉडेस अच्छी नहीं लगती। सबके अपने अपने पोजीशंस पे फिक्स होते ही मिकोशी के आसपास लोग एक लाइन में रेडी हो गए। अंकल लियू ने अपना रोल संभाला, वो लाउड स्लोगन शाउट करेंगे और अंकल जैंग साइड पे खड़े थे जहां से वो पूरा फॉर्मेशन कंट्रोल करेंगे, रिदम एडजस्ट करेंगे। और फिर एकदम से हॉल में एक ही आवाज घूमी, 1 2 3। जब अंकल लियू ने फुल जोश के साथ 3 चिल्लाया तो पूरा सेडान एकदम से हिल गया और फिर धीरे धीरे हवा में उठ गया। 1 2 3। डजन्स ऑफ वॉइसेस एक साथ घूमी जिम्नाशियम के अंदर और हर 3 पर मिकोशी का एक और स्टेप फॉरवर्ड होता। पूरा फ्लोर वाइब्रेशन से गुनगुनाता। पहले ही बार में समझ गया कि ये चीज इतनी स्लो और हैवी है कि बिना कोऑर्डिनेशन 1 इंच भी नहीं हिलेगा। रिहर्सल खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे और जब कार से घर लौट रहे थे तब 10 क्रॉस कर गया था। यानकोंग शान ने कार पार्क की
और मेरे साथ चलकर दादाजी के घर तक आया, जहाँ क्यू क्यू सोफे पे ही सो गई थी। वुडन सोफे पर महाजोंग मैट बिछा हुआ था, जिससे उसके छोटे गाल लाल हो गए थे। टेबल के साथ ही एक पिलो पर उसका प्रोस्थेसिस पड़ा था। साइड में खड़ा फ्लोर फैन उसकी तरफ घूम घूम कर हवा दे रहा था और दादाजी हाथ में पंखा लेकर मॉस्किटोज उड़ा रहे थे। यान कोंग शैन ने दादाजी का शुक्रिया अदा किया और बहुत ही केयरफुली अपनी बेटी को गोद में उठाया। मैंने प्रोस्थेसिस उठाया और उनके पीछे चल पड़ा। उस वक्त एक अजीब सी चुभन हुई। पूरी कोशिश के बावजूद मैं कभी उसकी डिसेबिलिटी को कॉन्शियसली नोटिस नहीं करता था, लेकिन आज जब अपने हाथ से उसका प्रोस्थेसिस उठाया तो दिल में एक हल्का सा वाई हर वाला थॉट उभर आया। नॉट पिटी, बट एक प्योर सी दुख भरी फीलिंग थी कि इतनी छोटी सी एज में उसे इतना दर्द झेलना पड़ा और उसका बाप बस एक सेल्फिश कमबैक। मैं उनके साथ घर के अंदर गया और इस दफा पहली बार ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर, वो फ्लोर जहां मैं कभी पहले घुसा ही नहीं था। एकदम मिस्टीरियस जोन जैसा लग रहा था। ऊपर जाते ही 3 रूम सामने आए। एक क्यूक्यू का बेडरूम, एक एकदम नीटली सेट किया हुआ स्टडी और तीसरा रूम एक क्लोज डोर, जिसका जवाब ऑब्वियस था कि वो यान कोंग शैन का रूम है। क्यूक्यू का रूम बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसा था, पिंक और सॉफ्ट। बेड के ऊपर एक हल्का सा पिंक व्हील लटक रहा था और एक कोने में छोटे छोटे डॉल्स का पूरा पहाड़ बना था। मैंने उसका प्रोस्थेसिस आराम से बेड साइड टेबल के पास रख दिया ताकि कल सुबह उठते ही वो उसे इजीली ले सके। यान कोंग शैन ने केयरफुली उसे बेड पर लिटाया, फिर एसी ऑन किया, व्हील खींचकर उसके छोटे वर्ल्ड को सिक्योर कर दिया और उसके बाद मुझे लेकर बाहर निकला। जब हम पोर्च से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक उसकी आवाज पीछे से आई। वो एक कार एक्सीडेंट था। मैं एकदम से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो ईव्स के नीचे खड़ा था, जैसे अभी अंदर वापस जाने का उसका कोई प्लान ही नहीं हो। पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल रहा था। मेरे पैर वहीं जम गए। उसके वर्ड्स इतने सडन थे कि चलकर निकलना मुश्किल लग रहा था। उसने मुझे देखकर हल्का सा स्माइल किया, सिगरेट को लिप्स में दबाकर लाइटर जलाया और धीरे से बोला, तुम ऐसे लग रहे हो जिसे रियली सब जानना चाहते हो। उसके हेड के ऊपर जो वैली थी वो धीरे से नीचे गिरती जा रही थी। मुझे तुरंत लास्ट टाइम वाली उसकी गुस्से भरी साइलेंस याद आ गई और मैं घबरा कर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे जानना जरूरी नहीं। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो बिल्कुल मत कहो। लेकिन उसने बस पिलर के पीछे टेक ली और एक गहरा ड्रैग लेकर स्मोक बाहर छोड़ा। मूनलाइट उसके चेहरे पर गिर रही थी और उस वक्त वो इतना जेंटल और अनरीचेबल लग रहा था कि ऑनेस्टली कोई भी उसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। एटलीस्ट मैं तो नहीं। मैंने फिर धीरे से कहा, अगर तुम कहना चाहते हो तो मैं सुनूंगा। पीछे हाथ ले जाकर अपनी उंगलियां तोड़ रहा था, अंदर से नर्वस पर बाहर काम दिखने की कोशिश। और फिर वो फाइनली बोला, क्यों सिर्फ 18 महीने की थी मेरी बहन के साथ जब उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी हेड वैल्यू धीरे धीरे अब ब्लू होने लगी। ये सब सुनकर मेरा दिल एक अजीब से बोझ से भर गया। उसने एक्सीडेंट्स की डिटेल बताई। सब कुछ नॉर्मल था, बस एक रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से बस कुछ ही पल पहले एक प्राइवेट कार ने कंट्रोल खो दिया और सीधा उनकी टैक्सी से टकरा गई। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जब एक्सीडेंट हुआ, यान कोंग शैन की बहन ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को अपनी बॉडी से ढक लिया था। एक माँ होने का फर्ज निभाते हुए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन इस ममता भरी हिम्मत की कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। छोटी सी क्यू बच तो गई, लेकिन उसने अपनी एक टांग हमेशा के लिए खो दी। और उस वक्त डिंग बाइजू, जिसे फैमिली का सहारा बनना चाहिए था, वो अब्रॉड में अपनी नई शादी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, पैसा उड़ा रहा था और इधर पूरी जिंदगी बिखर रही थी। यान कोंग शैन की आवाज पत्थर जैसी कोल्ड हो गई थी। मेरी बहन ने मुझे स्कूल से बड़ा किया, साथ खड़ा किया। उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए जलाई थी और मैं उस दिन खुश था कि उसके साथ डिंग बाइजू जैसा कोई है जो उसको भी खुशी देगा। पर वो आदमी उसे भी छोड़ गया। 10 साल साथ रहने के बाद भी उसे पैसों के लिए बेच दिया। उसने सिगरेट का आखिरी ड्रैग लिया,
फिर सिगरेट बट को जमीन पर फेंका और पैरों तले मसल दिया। फिर बोला, लेट हो गया है, अब जाके सो जाओ। बस इतना ही बोला, लेकिन उसकी भौं में अभी भी एक ठंडी दबी हुई आग जल रही थी। उसके सर के ऊपर जो नंबर था वो धीरे धीरे 40 पर आ गया, एकदम से ब्लैंक, थोड़ा ब्रोकन सा। मैं अपने पैर वापस ले जाने ही वाला था, पर दिल बोला, ऐसे कैसे जा सकता है, छोड़ दूंगा तो वो और टूट जाएगा। उसकी शक भरी नजर के सामने मैं सीधा उसकी तरफ चला गया और बिना सोचे अपने दोनों हाथ खोलकर उसे जोर से गले लगा लिया। मेरे वर्ड्स भी अपने आप निकल गए। सैड मत हो, तुमने क्यू क्यू को बहुत अच्छे से पाला है। तुम्हारी बहन को अगर सब देखने का मौका मिलता ना तो वो तुम पर गर्व करती। मैं कभी किसी को ऐसे कंफर्ट नहीं किया था। सब कुछ बिल्कुल सबकॉन्शियस था, जैसे अंदर से कोई फोर्स कर रहा हो। और उस मोमेंट का सच ये था कि एक्शन लेना बहुत इजी था, पर उसको होल्ड करना और भी मुश्किल। जितनी देर मैं उसे पकड़कर खड़ा रहा, उतनी देर में एम्बैरेसमेंट मेरी छाती में भरने लगी। मूनलाइट भी जैसे समझ गई, एक डार्क क्लाउड ने उसे कवर कर दिया, जैसे आसमान भी ऑकवर्ड हो गया हो। मैं तुरंत अपने होश में आया और जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मेरी नजर एक पल के लिए भी उसकी तरफ उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पर जैसे मुझे याद आया, मैंने उसे इन्फॉर्म करते हुए बताया, अरे हाँ, अंकल ने बताया था कि इस वीकेंड मुझे गॉडेस का मेकअप ट्रायल करना है, तो मुझे टाइम ऑफ लेना पड़ेगा बुक स्टोर से। जैसे ही यानकोंग शैन ने हाँ कहा, नाइट, गुड नाइट, मैं बस इतना ही कह पाया और बिना पीछे देखे सीधा भाग गया। मेकअप ट्रायल का दिन आया और फ्रैंकली बोलूं तो मैं अंदर से हिल गया था। रेन ड्रॉप फेस्टिवल के लिए गॉडेस बनने का वादा तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही मेकअप शब्द सुना, दिल में ऑकवर्डनेस का सुनामी आ गया। इस मेकअप ट्रायल के लिए मुझे यानकोंग शैन से लीव भी तो मांगनी पड़ी थी। उसने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया था, बस कैजुअली हाँ कर दिया था। लेकिन वेनिंग भाई, वो तो ओवर एक्साइटेड हो गया। वो बोला, वाह यूमियान, तू सच में गॉडेस बनने जा रहे हो? अरे सोचो, हम बुक स्टोर का प्रमोशन करेंगे, डोर के सामने तुम्हारा एक बड़ा सा पोस्टर चिपका देंगे, लिखेंगे द गॉडेस इज हियर, फ्री फोटो अपॉर्चुनिटी। कस्टमर्स लाइन में लग जाएंगे। मेरे हाथ पैर तुरंत ठंडे हो गए। मतलब सोचो, मेरा वुमेन्स मेकअप पोस्टर सबसे विजिबल जगह पे, और मैं मैस्कॉट बन के लोगों के साथ फोटो खिंचवाऊं। बस उसी पल मेरे टोज जमीन में घुस गए। पूरा एम्बैरेसमेंट बॉडी के बाहर निकल रहा था। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बेचारे से वॉइस में बोला, पर वेनिंग ने मेरी बात सुनी ही नहीं, उल्टा और ज्यादा ड्रीम करने लगा। बोला, अरे तुम समझ ही नहीं रहे, अभी वुमेन्स ड्रेसअप वायरल होता है, नेट पे डाल देंगे तो तू सेलिब्रिटी बन जाएगा। मेरा दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, मुझे वुमेन्स वियर से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं खुद वुमेन्स एल्डर बनना ही नहीं चाहता। और ये बंदा इतना नॉलेजेबली वुमेन्स फैशन डिस्कस क्यों कर रहा है? कहीं स्पेशल हॉबी तो नहीं? उसी दिन शाम को डिनर के बाद जैसे ही क्लॉक ने 7 बजाए, डोर बेल बज गई। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया कि शायद वो मेकअप आर्टिस्ट आ गई होगी, और मुझे डर भी था कि कहीं दादाजी शायद बेल सुनने से मिस ना कर दें। इसीलिए मैं खुद ही सीधा नीचे दौड़ा। नीचे पहुंचा तो देखा दादाजी ने दरवाजा ऑलरेडी खोल दिया था और सामने थी सुनरुई। वो सीधा अपना सर अंदर घुसा के स्माइल कर रही थी। उसके पीछे खड़ी थी एक यंग लड़की, 20s की, पूरा प्रोफेशनल लुक। मेरा सरप्राइज फुल स्विंग पे था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनरुई ने आंख मारी और फुल कॉन्फिडेंट टोन में बोली, अपने कजिन को लेके आई हूँ, ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट है। फिर उस लड़की की तरफ मुड़ के उसे इंट्रोड्यूस कराया। चूटोंग, 26 इयर्स की, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटीज का मेकअप करती है यूजुअली। चूटोंग ने तुरंत अपनी कजिन को घूरा और नाराज होते हुए बोली, इंट्रो देना तो ठीक था, एज रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं बेचारा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बीच में घुसा, उनसे कैजुअल सा अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनको अपस्टेयर्स ले गया। सीन ये था कि दोनों के हाथ में बड़े बड़े सूटकेसेस थे। चूटोंग के पास एक 21 इंच का 3 लेयर कॉस्मेटिक केस था, पूरा लोडेड, और सुनरुई, उसके हाथ में तो आधे इंसान जितना बड़ा सूटकेस था। तो मैंने नेचुरली सोचा, अरे ये तो जरूर हैवी होगा, लेट मी हेल्प। बस मैंने सुनरुई का सूटकेस उठाने की कोशिश की और शॉक लग गया।
वो तो बिल्कुल हल्का था, जैसे अंदर सिर्फ हवा बंद कर रखी हो। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही सवाल घूम गया, ये इतना बड़ा खोखला डब्बा उठाकर क्यों ले आई है ये लड़की? मैंने सुनरुई का बड़ा सा सूटकेस वॉल के साथ रख दिया और कैजुअली ही पूछ लिया, इसके अंदर क्या है? सुनरुई ने बिना मेरी तरफ देखे फुल कूल स्टाइल में जवाब दिया, तुम्हारा फेदर्ड आउटफिट गॉडेस मियान। फिर उसने सीधा आके मेरे पिलो पर पड़े कॉमिक को उठा लिया और उल्टा पुल्टा करके पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आंखों का कॉर्नर ट्विच हो गया। अरे पेजेस गड़बड़ मत करना, मैं अभी वहीं तक पहुंचा था। पर देख के समझ गया कि वो तो सीधा फर्स्ट पेज से रीस्टार्ट कर रही है, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर दूसरी तरफ चू टोंग अपना बड़ा सा मेकअप का सूटकेस खोल चुकी थी, लेयर्स पे लेयर्स कॉस्मेटिक के, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। थोड़ा संभल कर मैं क्रॉस लेग बैठ गया उसके सामने। उसने एक वाइट रैबिट ईयर्स वाला हेयर बैंड निकाला और मेरे सर पर एडजस्ट कर दिया। मिरर में अपनी शेप देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैं गॉडेस बन रहा हूँ या बनी? चू टोंग ने मेरी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई और क्लोज से मेरी स्किन देखकर सरप्राइज हो गई। वाह, तुम्हारी स्किन तो कितनी क्लियर है, पोर्स भी नहीं दिखते हैं। मैं सोच रही थी कि इतने छोटे लड़के के फेस पर पिंपल्स या अनइवन टेक्सचर तो होगा ही, लेकिन ये तो बिल्कुल स्मूथ है और कितनी फेयर भी। बैकग्राउंड में सुनरुई अभी पीछे बैठकर एप्पल खा रही थी। खाते खाते ही बोली, मैं तो बचपन से ही बोल रही हूँ कि यू मियान की स्किन बहुत ही अच्छी है और उसकी बड़ी सी आंखें भी। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती थी कि ये लड़का एकदम लड़की जैसा लगता है। मेरे ईयर्स एकदम रेड फील हुए, पर मैं कुछ बोला नहीं। चू टोंग ने कॉटन पैड पे कुछ स्प्रे करके मेरा फेस जेंटली वाइप किया और बोली, ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक टैंग जुआंग स्टाइल का रेफरेंस लेके रेडी कर रही हूँ। ये मेरा पहला ट्रेडिशनल फेस्टिवल प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं कि इफेक्ट कैसा बनता है। पर तुम टेंशन मत लेना, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने बस लाइटली सर हिला दिया और बोला, नो प्रॉब्लम, जो तुम्हें सही लगे करो। और बोलता भी क्या, पहले पहले तो मैं काउंट करने लगा कि कितने प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर लग रहे हैं। फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, कुछ ब्रश, लेकिन कुछ ही मिनट्स में मैं हार गया। बहुत ज्यादा है यार, छोड़ो, अब तो बस बैठे रहना ही एक इजी ऑप्शन है। मैं चुपचाप चेयर पे बैठा था, बॉडी एकदम स्टिल, और इतना लंबा प्रोसेस चल रहा था कि मैं आंखों में नींद सी आने लगी थी। बस टाइम पास के लिए मैंने चू टोंग से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। वो कैजुअली बता रही थी कि पहले के सालों में गॉडेस का मेकअप किसी भी गांव की लड़की कर देती थी, बस थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा पाउडर, काम खत्म। लेकिन इस साल सीन थोड़ा अलग था। फॉरेनर्स डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रहे थे और कंट्री मैजिस्ट्रेट भी पर्सनली इसकी देखरेख कर रहे थे। तभी अंकल जैंग को पता चला कि चू टोंग एक प्रोफेशनल फिल्म एंड टीवी मेकअप आर्टिस्ट है और उन्होंने मुझे सीधा बुलवा लिया। फाइनली 1 घंटे से ज्यादा टॉर्चर के बाद चू टोंग ने मेरा रिप कलर कंप्लीट किया, ब्रश साइड रखा और एकदम सैटिस्फाइड टोन में बोली, जियाओरुई, जरा देख के तो बताओ कैसा लग रहा है। सुनरुई ने कैजुअल स्टाइल में कॉमिक से नजर उठाई, एक हाथ में एप्पल पकड़े हुए थी। बोली, देखती हूँ। उसने जैसे ही मेरा फेस प्रॉपर्ली देखा, उसके एक्सप्रेशंस एकदम फ्रीज हो गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसके मुंह के ऊपर जो मीटर में मैं महसूस करता था एकदम से ब्लू हो गया और फिर वो फट पड़ी। ये क्या बात हुई? एक स्टिंगी आदमी मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है मेकअप में? मैं एक्सेप्ट नहीं करती। फ्लोर पे गिर के लिटरली रोलिंग एंड स्लैपिंग करने लगी। मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सिर्फ तुम्हारी कजन की ओवर टॉप मेकअप स्किल्स हैं। और मैं मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख के बस एक ही थॉट आ रहा था, ये कौन है? ये मैं हूँ? इतना अजीब लग रहा है और स्कैरी भी थोड़ा। मिरर के सामने बैठकर मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। चेहरा एकदम सफेद कागज जैसा, आंखों के कोने तक फैला हुआ ब्लश, माथे पर चमकता हुआ फूल टीका, गालों पे 2 लाल गोल बिंदी जैसे दाग और होंठ बिल्कुल छोटे और गहरे लाल, जैसे एक छोटी सी तितली बैठी हो। जितना ज्यादा देखता गया उतना ही अजीब लगने लगा। फाइनली आंखों को घुमा लिया, थोड़ा इरिटेट होके। चू टोंग ने अपना काम चेक करते हुए कामली कहा, काफी सक्सेसफुल लग रहा है। फिर उसने अपने वैनिटी बॉक्स से एक एक्स्ट्रा लॉन्ग विग निकाला और मेरे सेट पर सेट कर दिया।
धीरे धीरे कॉम्ब करके उसके पीछे लूज स्टाइल में बांधा। आज टाइम कम है तो बस ये सिंपल विग लगा रही हूँ। फेस्टिवल वाले दिन असली विग पे बहुत सारे हेयर पिन्स और एसेसरीज लगेंगे, काफी हैवी होगा, तो मेंटली प्रिपेयर है ना। मेरे सर का स्कैल्प ऑलरेडी टाइट फील हो रहा था। अगर रिहर्सल विग ही इतना हैवी है तो असली दिन क्या होगा। अंदर ही अंदर मैंने अंकल जैंग को कोसा, भाई फॉरेनर्स को असली चेहरा दिखाना है या मुझे टॉर्चर करना है? थोड़ा ओरिजिनलिटी पीपी तो छोड़ दो ना, इतना ब्यूरोक्रेटिक क्यों बनना है? उस टाइम तक सुनरी ग्राउंड पे रोलिंग मोड में थी। बोली, मियान मैं नहीं जी रही। यू मियान, तुम इतने इरिटेटिंग क्यों हो? तुम अब मेरी कभी गुड सिस नहीं बन सकती अनलेस। वो एकदम से उठकर बिल्कुल सीरियस फेस बना के बोली, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी ब्राइड्समेड बन जाओ, तब माफ करूंगी। मैं उसको बस ब्लैंक स्टेयर देते हुए धीरे से बोला, आर यू क्रेजी? जू टैंग ने उस मोमेंट पे बस अपनी आंखों को रोल किया और थोड़ा सार्कास्टिक चिन लिफ्ट करते हुए सुनरुई से कहा, ड्रामा बंद करो, कपड़े निकालो। सुनरुई ने नखरे वाले पाउट के साथ अपना बड़ा बॉक्स खोला और अंदर से एक वाइट लॉन्ग कोट निकाला जो डस्ट बैग में केयरफुली फोल्ड करके रखा था। मैंने सोचा था कि यूई बस एक नाम होगा, कुछ माइथोलॉजिकल कपड़ों के लिए, लेकिन जब सुनरुई ने वो डस्ट बैग खोल के सच में एक यूई रोब निकाला तो मैं लिटरली फ्रीज हो गया। कपड़े 3 लेयर्स के थे। सबसे अंदर एक गाउन और ट्राउजर्स जो बस बॉटम वियर जैसा था, उसके ऊपर एक लंबी रोब बहुत ही सॉफ्ट और स्किन फ्रेंडली फैब्रिक में, सिंपल और प्लेन, और फाइनली आउटर मोस्ट रोब सामने आई, सबसे हैवी, सबसे गॉर्जियस, एकदम फेरी टेल वाली वाइब। मैंने कॉन्शियसली उंगली से उसके फेदर्स को टच किया, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे बादल को छू लिया हो। तो मैंने पूछा, ये सच में बर्ड फेदर है क्या? चू टोंग ने कैजुअली जवाब दिया, ओरिजिनल रोब तो क्रेन फेदर से बनाई गई थी, लेकिन इतने सालों में वो खराब हो गई, अब उसकी कॉपीज बनती हैं। तुम्हारे पास जो है वो 10 साल पुराना रेप्लिका है, गूस फेदर्स के साथ में बना हुआ, और तुम चौथे हो जो ये पहन रहे हो। मेरे अंदर एकदम से एक हेरिटेज वाली फीलिंग आ गई, जैसे कोई लीगेसी का पार्ट बन गया हूँ। एक सेकेंड के लिए तो नेशनल प्राइड जैसी वाइब आ रही थी, लेकिन उस इमोशन की बैंड ही बज गई जैसे ही सुनरुई और चू टैंग दोनों ने मिलके मेरे कमर का बेल्ट टाइट करना शुरू कर दिया। मैं लिटरली गास्पिंग, अरे इतना टाइट क्यों? बस थोड़ा तो कम करो, उल्टी आ रही है। सुनरुई ने बिना सिंपैथी के अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं, गॉडेस की वेस्ट मेरे से मोटी कैसे हो सकती है? तुम अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा और सोबर हो। चू टैंग ने भी जिद पकड़ ली, अंकल यू का बेटा तुझसे छोटा था, सिर्फ 170 का, साइज ऑलरेडी ऑर्डर किया गया था उसके हिसाब से, अब चेंज करना मुश्किल है, बस बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करना मतलब क्या? मैं लिटरली सोच रहा था कि मेरी रिब्स अभी टूट ही जाएंगी, और ऊपर से पता नहीं कौन था जिसने पीछे से एक झटका मार के मुझे सीधा विंडो सिल पे धक्का दे दिया था। मेरी आधी बॉडी बाहर, आधी अंदर, विग अपनी पूरी शान के साथ शोल्डर से लटक रही थी, और मैं फ्रेम पर चिपक कर बस सोच रहा था, अभी नहीं तो कल मैं सच में गॉडेस बन जाऊंगा, डायरेक्ट उड़ान भर के। हेल्प! मैं विंडो सील पे आधा लटका हुआ था, बेल्ट मेरी कमर टूटने पे तुली थी, और मैं लिटरली चीख के बोला, बचाओ! लेकिन उसी वक्त एक ब्रीज चल गई, मेरी विग के लंबे लंबे बाल उलझ के हवा में उड़ गए, और उसके साथ ही एक फैमिलियर सी सिगरेट की स्मेल आई। मुझे 2 सेकंड लगे समझने में कि ये स्मेल कहाँ से आई। फिर जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरी रूह ही निकल गई। यार्ड के उस पार यान कॉन्ग शैन खड़ा था, हाथ में सिगरेट, आंखों में वही शार्प गेज, और डायरेक्टली मुझे ही देख रहा था। मेरे मुंह से बस एक ब्रोकन सा शब्द निकला, ब्रदर। मेरे और उसके बीच सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का साइलेंस था, लेकिन मेरी तरफ से वो पूरे 1000 साल जैसा लगा। और उन सेकंड्स में मैंने क्लियरली देखा उसकी हेड की वैल्यू का रोलर कोस्टर, पहले वाइट 78, नेक्स्ट ही सेकंड में ड्रॉप करके 70, और कलर और हो गया डल ग्रे। बस उसने मेरी गॉडेस ट्रांसफॉर्मेशन देख ली थी और क्लियरली शॉक हो गया था। फिर मैंने उसे वीकली बुलाया, यूमियान, और तब जाके वैल्यू सडनली सोर हुआ 80, और कलर एकदम ब्राइट येलो। मेरा दिल लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल धड़क रहा था। येलो?
लेकिन बस एक ब्लिंक ऑफ आई, नेक्स्ट ही मोमेंट में वो वैल्यू 60 पर क्रैश हो गई और कलर बन गया डार्क, डल, एकदम सीक्रेट टाइप, ग्रे। मैं वहीं फ्रोजन खड़ा था, सिर्फ एक थॉट रिपीट हो रही थी, बस गया काम से। क्या मैंने अभी हेलुसिनेट किया, या क्या यानकोंग शैन ने सच में मेरे लिए येलो टर्न किया था? ऑल राइट, इट शुड बी फाइन। मैं अभी भी यानकोंग शैन के ऊपर की वो येलो फ्लैश को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि पीछे से मुझे एक झटके में अंदर खींच लिया गया। उसके बाद एकदम धमाल शुरू हो गया। सुनरे की वाह वाह कमेंट्री, शूटैंग की फ्लैश लाइट्स और हर एंगल से फोटोशूट। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी लॉन्च इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। मैं बेचारा पूरा टाइम साइड ग्लांस मार मार के विंडो की तरफ देख रहा था, लेकिन यानकोंग शैन का एक और ग्लिम्स भी नहीं मिला। आधे घंटे के टॉर्चर के बाद फाइनली मेकअप ट्रायल खत्म हो ही गया। चू टैंग और सुनरी दोनों अपना सामान उठा के निकले। मैं गेट तक छोड़ने गया। सी यू एट द रेन स्टॉप फेस्टिवल, बी केयरफुल ऑन द रोड। दोनों दूर चले गए। मैं गेट बंद करके जब वापस मुड़ने लगा तब नजर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यार्ड की तरफ गई, जहाँ वो थोड़ी देर पहले खड़ा था सिगरेट के साथ। बस अब खाली जगह थी। दूसरी फ्लोर की एक खिड़की पे लाइट जल रही थी। क्लियरली वो जागा हुआ था, लेकिन नीचे नहीं था। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आया, क्या मैं नॉक करूं, जाके डायरेक्टली पूछ लूं कि उसने क्या सोचा। लेकिन फिर दिमाग ने बोला, अरे पागल, अभी गए तो रैश लग जाएगा। और फिर अपने यूजलेस एबिलिटी पे मुझे गुस्सा आया। अगर रीप्ले फंक्शन होता ना तो बस एक क्लिक में कंफर्म हो जाता कि वो येलो था या नहीं। लेकिन एक और थॉट ने थोड़ा दिल और ठंडा कर दिया। अगर वो सच में येलो था भी तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा ना कि उसे लंबे बालों वाली लड़की पसंद है। मतलब मुझे लड़की समझ के येलो टर्न किया होगा ना। और इसी ख्याल ने मूड एकदम फ्लैट कर दिया था। फिर मैंने एक हल्का सा साय लेके उस फेन सी रोशनी वाली विंडो को एक लास्ट टाइम देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। अगले 2-3 दिन बिल्कुल नॉर्मल चले। ना यानकोंग शैन ने उस रात का जिक्र किया, ना ही उसके बिहेवियर में कोई बदलाव देखा। मेरे साथ बात करते वक्त उसके ऊपर का सर का वैल्यू एकदम वाइट, क्लीन, और मैं अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता गया। शायद मैंने ही गलत देखा था उस रात, क्योंकि सच बोलो तो यानकोंग शैन मेरे लिए येलो टर्न करे बिल्कुल आउट ऑफ पॉसिबिलिटी लगता है। फिर एक दिन मैं बुक शेल्फ अरेंज कर रहा था कि कॉर्नर ऑफ आई में मैंने एक पिंक शैडो गुजरती देखी। मेरे सारे सेंसेस एकदम अलर्ट मोड में चले गए। मैंने सॉफ्टली अपने हाथ और पैर हिलाते हुए उसके पीछे चला और देखा एक लड़की छोटी नोटबुक लेके सीधा यानकोंग शैन को ढूंढ रही थी। बुक के अंदर लिखा होता है पब्लिकेशन डेट, कौन सा पब्लिशर था और कितनी बार वो बुक प्रिंट हुई। मैं कभी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन पिंक गर्ल हर बार सीधा यानकोंग शैन के पास ही जाती थी। ये सिलसिला एक हफ्ते से चल रहा था। रोज वो स्टोर आती, रोज उसी नोटबुक के साथ, और उसके सर के ऊपर का नंबर दिन ब दिन ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। कभी कभी तो सीधा एकदम डार्जिलिंग येलो भी बन जाता था। उस वक्त मुझे समझ आया कि हाँ भाई, ये मेरी लव एंड राइवल है। मैंने मन ही मन उसका नाम रख दिया था पिंक गर्ल, क्योंकि हमेशा वो पिंक ड्रेस ही पहनती है, लंबी पतली है, लॉन्ग स्ट्रेट गोल्डन हेयर, और हर बार एक अच्छी सी फ्रैग्रेंस लेकर आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यू ने कहा था कि आशान को मैचर लॉन्ग हेयर वाली वुमेन्स पसंद है। मेरे अंदर अलार्म बज गया। पिंक गर्ल ने फिर अपना नोटबुक खोला और यानकोंग शैन के सामने रखा। ये बुक है क्या? मैं उस वक्त शेल्फ के पास ही था। प्रिटेंड करते हुए मैंने एक किताब खींची और वापस रखी, पर मेरे कान पूरी तरह से लग गए थे उन दोनों की बात पे। जनरली क्या होता है, जो भी कस्टमर थोड़ा ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है तो यानकोंग शैन सीधा मुझे या वेनिंग को असाइन कर देता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है और क्लियर कर देता है कि उसका कोई फर्दर प्लान नहीं है। लेकिन पिंक गर्ल तो रोज आ रही थी और रोज इतनी ऑब्वियस थी। मुझे लगा अब तो लिमिट खत्म होने वाली है। मैं शेल्फ पकड़कर थोड़ा झुका, हाफ हेड बाहर निकाल कर देखा। रेडी था कि जैसे ही यानकोंग शैन मुझे बुलाए मैं स्पॉटलाइट हीरो एंट्री मार दूंगा। पिंक गर्ल की डिमांड्स भी इजी नहीं थी। उसके सारे बुक्स आउट ऑफ प्रिंट ही होते थे, बड़ी मुश्किल से मिलने वाले।
यान कोंग शॉन को भी टाइम लगता था इन्वेंट्री सर्च करने में, लेकिन ये लड़की स्मार्ट थी। एक दिन में सब नहीं मांगती थी, रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि रोज उससे बात कर सके। अभी तो उसने अपना नोटबुक और भी ज्यादा यान कोंग शॉन के करीब कर दिया, इतना करीब कि उसके पर्सनल स्पेस को टच कर रहा था। यान कोंग शॉन ने नीचे देखा, इंफॉर्मेशन पढ़ा और आईब्रोज थोड़े से पिंच हुए। क्लियरली वो कंफर्टेबल नहीं था। फिर उसने फाइनली बोला, हाँ ये बुक है तो मैं अभी बुलाता। और जैसे ही उसने आंखें उठाकर देखा, वहीं पे एक्सीडेंटली मैंने अपनी किताब गिरा दी, नीचे झुका और सीधा उसके सामने अपीयर हो गया। मेरी टाइमिंग एकदम फिल्मी थी। मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर सोच रहा था, यस लुक फॉर मी, मैं कर सकता हूँ। और उसी पल मुझे लगा कि मैंने पिंक गर्ल के सारे प्लान्स को एक ही मूव में चेकमेट कर दिया। लेट मी फाइंड इट फॉर यू। मैं अभी भी स्क्वाटिंग पोजीशन में था, नीचे से बुक उठा रहा था। जैसे ही ये लाइन सुनी, शौक में सर उठाया, लेकिन उसकी नजर का एक टुकड़ा भी मुझे नहीं मिला। यान कोंग शॉन बस साइड से पिंक गर्ल का नोटबुक हाथ में लिए और सीधा उसे लेकर सेकंड फ्लोर चला गया। मेरे हाथ से वो किताब स्लिक कर गई और जमीन पे टपक गई। मेरे अंदर का मूड एक सेकंड में गिर के जीरो। बस हो गया। क्या मैं सच में ब्रोकन इन लव होने वाला हूँ? अभी तो समर खत्म भी नहीं हुआ, वेकेशन का आधा हिस्सा बाकी है। इतनी जल्दी, इतनी फास्ट स्पीड पे हार्ट ब्रेक। और सबसे अजीब तो ये था कि मुझे तो सुनरुई के पास रोना चाहिए था, लेकिन उल्टा लगता है कि अब सुनरुई मेरे सर पर हाथ रखेगी और बोलेगी, हाँ बेटा मैं समझती हूँ। सिर्फ सोच कर ही मुझे सफोकेशन हो रही थी। यान शॉन का किसी और के लिए वही सर पर हाथ रखना, वही छोटी छोटी अफेक्शन देना, उफ, मैं तो मर जाऊंगा वहां। पूरा दिन एकदम उदासी में निकल गया। फ्राइडे को तो यान कोंग शॉन शहर गया था बुक्स लेने, स्टोर ही नहीं आया, बात करने का चांस ही नहीं मिला। सैटरडे को तो और भी ज्यादा। रेन स्टॉप फेस्टिवल नेक्स्ट डे था और उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया, तुम घर पर रेस्ट करो, बस बात खत्म। और मुझे लगता है शायद सिर्फ मेरा इल्यूजन हो, लेकिन दिल के कोने में एक डाउट क्लियरली बढ़ गया था कि हम दोनों के बीच बातें कम हो गई हैं। पहले जैसी छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरे सर पर हाथ रखना या हल्की सी टच वाली इंटीमेसी, वो सब उसने एकदम बंद कर दिया था। और जब मैं पजल पीसेस जोड़ता हूँ ना, तो बस एक ही बात समझ आती है कि शायद उसने मेरी फीलिंग समझ ली है और अब वो मुझे इग्नोर करके दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं सच में अपना पहला प्यार हार गया? तो रात भर मैं नींद के लिए तरसता रहा। उल्टा पलटी मारते हुए सुबह हो गई। इतना कंफ्यूज और रेस्टलेस था कि जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लगभग पैर स्लिप हो गया। इधर दादाजी तो सुबह से ही एक्टिव थे। जैसे ही उन्होंने मेरी सूजी हुई आंखें और थकी सी शक्ल देखी, बस अज्यूम कर लिया कि मैं कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते रात जाग गया था। गरम दूध पकड़ा दिया और साथ ही अपना डेडली ट्रुथ बॉम्ब। ऐसे ही चलेगा तो बाल जल्दी ही झड़ जाएंगे तुम्हारे, तुम जवानी में ही गंजे हो जाओगे। बस सुबह ही शुरुआत ऐसी डार्क भविष्यवाणी से हुई। ब्रेकफास्ट के थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बज गई। दादाजी ने दरवाजा खोला तो सामने नन्ही क्यू क्यू खड़ी थी। यान वान क्यू आते ही खुशी से उचक रही थी। आज तो मैं और यान कोंग शॉन दोनों ही फेस्टिवल के प्रिपरेशन में बिजी थे, तो उसका पूरा दिन दादाजी के साथ ही निकलना था। गेट पे खड़े होकर दादाजी ने स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, चलो जाओ मियान मियान, आशैन, मैं क्यू क्यू को शाम को तुम दोनों से मिलने लेकर आऊंगा। और हम दोनों निकल गए। कार के अंदर का माहौल अजीब सा था। यान कोंग शॉन वैसे भी ज्यादा बात करने वालों में से नहीं था, लेकिन आज तो और भी ज्यादा खामोश दिख रहा था, एकदम स्टोन साइलेंट। मैं अंदर ही अंदर बस जलता रहा। कार के स्पीकर पे लीजा अनो का लाइफ ऑफ द रोज बज रहा था, पर मुझे तो लग रहा था कि मेरे दिल का गुलाब मुरझाने वाला है। रेन स्टॉप फेस्टिवल के परेड शाम को सनसेट के टाइम स्टार्ट होना था। रूट फिक्स था, नानपुर स्ट्रीट से शुरू होकर स्ट्रीट के एंड तक सीधा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगना था, लेकिन उस आधे घंटे के लिए पूरा गांव ने महीनों से तैयारी की थी। हर डिटेल परफेक्ट हो, हर स्टेप फ्लॉलेस लगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी महीनों से बस इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे थे। नानपुर स्ट्रीट पर हम पहुंचे तो पूरा माहौल ही अलग था। अंकल जैंग और उनकी टीम ऑलरेडी बिजी थी। रोड ब्लॉक्स लग गए थे, कार्डन लाइन खींच दी गई थी दोनों तरफ,
और वॉलंटियर्स को अपॉइंटमेंट किया गया था ताकि शाम को भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। हम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो रेस्ट रूम अरेंज हुआ था वो एक पुरानी खाली सी रूम थी। अंदर बस 2 टेबल्स और कुछ चेयर्स और ड्रेसिंग एरिया तो कार्टून्स के ऊपर टेम्पररी बनाया गया था। बस काम चलाओ सेटअप। जैसे ही हम अंदर आए तुरंत अलग अलग खींच लिए गए। मुझे चू टोंग ने पकड़ लिया मेकअप के लिए और यान कोंग शैंग को अंकल लिू और दूसरे लोग रिहर्सल और फाइनल परेड डिटेल्स के लिए खींच ले गए। चू टोंग मेरे चेहरे पर स्पॉन्ज दबाते हुए बोली, थोड़े कंसर्न के साथ, कल रात को सोई नहीं क्या? आंखों पर डार्क सर्कल्स हुए पड़े हैं। मैं हल्की सी नज़र चुरा के धीरे से बोला, थोड़ा नर्वस था। पर आंखों के कोने से मेरी नज़र यान कोंग शैन पे ही जा रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ा था। अंकल लिू उसे सिगरेट दे रहे थे। उसने सिगरेट ली, मैच जलाने के लिए झुका और जैसे ही फ्यूम्स उसके चेहरे को टच हुई मुझे लगा उसने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल तुरंत ही रिदम बूस्ट कर गया। नॉर्मली मैं तुरंत नज़र हटा लेता, लेकिन आज पता नहीं क्यों बस उसे देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही उसने सिगरेट लाइट की और स्मोक का पहला पफ निकाला, वो धुआं उसकी भारी भवों और आंखों के ऊपर क्लाउड्स की तरह घूम गया। और जब धुआं क्लियर हुआ उसने सीधा होना चूज किया, लेकिन मेरी तरफ दोबारा देखा ही नहीं, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। मैं बस यही सोच रहा था कि तभी सुनरई अपने यूजुअल ड्रामा के साथ मेरे टेबल के पास आ गई। उसने एक गोल्डन स्टेप हेयर पिन उठा लिया जिसमें लाल टेसल्स लटक रहे थे और फुल फिल्मी डायलॉग मारा, यूमियान, ये तुम्हारी मम्मी का दहेज है। शादी के बाद इसे छुपा के रखना, वरना कोई और छोटी छोटी हूफ चुरा लेगा। चू टोंग ने तुरंत उसे डांटा, रख दे वापस, तोड़ मत देना। सुनरई ने मुंह बनाया, एक अजीब सी शक्ल बनाई, पर फिर भी ओबीडियंटली हेयर पिन वापस रख दिया। मेरा ध्यान फिर मेकअप की तरफ गया। इस बार जो विग लगाई गई थी वो ट्रायल वाली विग के सामने कुछ भी नहीं थी। हेयर पैड स्टैग्ड, हेयर पिन्स इतने कि लगभग 10 किलो का बोझ सिर्फ मेरे सर पे। तभी मुझे समझ आया, शायद इसीलिए गॉडेस के पास डिवाइन जनरल को रखा जाता है जो उसका साथ दे और उसे संभाले, क्योंकि ये बोझ लिटरली और इमोशनली दोनों ही के लिए अनबियरेबल है। जब फाइनली चू टोंग ने लिप कलर लगा के लास्ट टच दिया और एक हल्का सा स्माइल पेंट किया मेरे चेहरे पर, तब उसने पहली बार पीछे हटकर खुद भी स्माइल किया। बोली, बस अब गॉडेस तैयार है, परफेक्ट। चू टोंग ने फाइनल टच दिया और सुनरई भी आगे झुककर मुझे घूर के बोली, दुनिया के रंग रिच और गुलाबी और तू तो एकदम स्वर्ग की सफ़ेद फीनी लग रहा है। पर चू टोंग ने मेरे हाथ में एक ऑफ वाइट फ्लॉक्स बॉल फैन थमा दिया, समझाया कि परेड के टाइम मुझे अपना आधा चेहरा इससे ढक के रखना होगा ताकि और ज़्यादा डिवाइन लगे। वो भी सच ही कह रही थी, जितना ज़्यादा मिस्ट्री उतना ही ज़्यादा फैसिनेशन। सब कुछ रेडी होते होते दोपहर हो गई थी। मुझे प्यास लगी थी, बस ज़्यादा पानी पीने की हिम्मत नहीं हुई। सुनरई ने स्ट्रॉ से थोड़ा पानी पिलाया, पर मैं कंट्रोल में था। सिर्फ एक ही ख्याल था, शाम 7-8 बजे तक खाना मिलेगा। काश सुबह एक एक्स्ट्रा टी एग ही खा लेता ना। और तभी मेरे सामने एक चॉकलेट का नीटली रैप्ड पीस आया और उसके साथ वो आवाज़ भी, भूख लगी होगी ना, थोड़ा खा लो। मैंने आंख उठाई और नेक्स्ट सेकंड मेरा दिमाग हिल गया। यान कोंग शैन और उसका आज का लुक। आज मेरी गॉडेस वाली ड्रेस एकदम डिग्निफाइड और सीक्रेट थी और पूरी बॉडी ढकी हुई एक डिवाइन ऑरा के साथ, और उसका आउटफिट एग्जैक्टली उसका अपोजिट था। नीचे लूज बैक पर्पल धोती टाइप कुछ, वेस्ट पे एक ब्रॉड एम्ब्रॉयड्रिड एथनिक क्लॉक ब्राइट कलर्स के साथ, ऊपर का हाफ एकदम मिनिमल, बाकी पूरा टॉर्सो एक्सपोज्ड और उस पे लेयर सिल्वर ज्वेलरी भी, रिंग्स, बेल्ट्स, चेस्ट ऑर्नामेंट्स जिसमें ब्लू पर्पल रिबन्स भी बंधे हुए थे। रिजल्ट, उसके परफेक्टली कट मसल्स और मर्मेड लाइन और भी ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी और मेरी आंखें काम ही नहीं कर रही थी। बी आर्म वेस्ट, टाइट पैंट्स, सिल्वर बेल्ट, एकदम ड्रीम फिगर की रियलिटी मेरे सामने खड़ा था। तभी मुझे याद आया, अंकल जैंग क्यों बार बार कह रहे थे कि आशान सबसे फिट है इस रोल के लिए। ये तो सच में कोई भी समझ नहीं पाएगा कि गॉडेस डिवाइन है या जनरल का चार्म। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया,
कहीं ये जनरल का रोल सिर्फ इसलिए तो नहीं रखा गया कि ताकि गॉडेस को इतना अट्रैक्ट कर ले कि उसका वापस आसमान जाने का मन ही ना करे। और मैं एकदम पक्का इस बात पे बिलीव करने लगा था। पर ध्यान वापस चॉकलेट पर आया। थैंक यू। मैंने हाथ बढ़ाया चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन मेरी गॉडेस वाली स्लीव्स इतनी लंबी थी कि मूव करना ही मुश्किल हो गया। अब मैं इधर उधर एडजस्ट करता ही रहा। तभी शायद यांगकोंग शैन का पेशेंस खत्म हो गया। उसने चॉकलेट वापस उठाया, रैपर टीयर किया, एक पीस तोड़ा और सीधा मेरे लिप्स के पास ले आया। मेरी सांस ही रुक गई। एक तरफ चॉकलेट, दूसरी तरफ वो, और उसके फेस पर एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन, जैसे बस एक नॉर्मल सी चीज़ हो। मैं डरे डरे लिप्स को ज़्यादा टच किए बिना बस टीथ से चॉकलेट बाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर पैनिक में डिस्टेंस जज ही नहीं हुआ। चॉकलेट सीधा गले में स्लाइड हो गया और उसका हाथ मेरी टंग से उसकी फिंगर टिप्स को ब्रश कर दिया। थोड़ा रफ सा टच था और एक हल्का सा टोबैको का टेस्ट भी। यांगकोंग शैन ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसके नकल्स टाइट हो गए, जैसे सच में मैंने उसे बाइट कर लिया हो। आई एम सॉरी। मैं तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका पाम पकड़ना चाहता था। कहीं लग तो नहीं गया ना? दर्द तो नहीं हुआ? लेकिन उसने तुरंत इवेट किया। आंखों में एक अजीब सी टेंशन के साथ बोला, इट्स ओके। उसका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड था। एक पल के लिए तो वो मुझे इतना पास लाया और अगले पल पूरा अवॉइड कर दिया। मैंने कॉन्शियस ग्लांस लिया उसके एक्सप्रेशन पर। उसने आंखें घुमा ली थी, जैसे मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता हो। और तभी मेरी नज़र गई उसके ऊपर वाले वैल्यू पर, जो पहले एकदम वाइट स्नो जैसा था। वो धीरे धीरे बदल गया एक फेंट येलो में, और मैं बस वहीं फ्रीज हो गया। वो येलो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, धीरे धीरे लाइट होते होते फिर से वाइट बन गया। पर मेरे दिल की हालत बिल्कुल तूफान। आंखें झपकाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपना गाल पिंच किया, सिर्फ कंफर्म करने के लिए। आउच! अरे नहीं, दर्द तो हुआ, मतलब हैलुसिनेशन तो नहीं था। वो सिर्फ एक पल के लिए मुझ पर येलो था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं खुद को संभालूं या चिल्लाऊं। बस अंदर ही अंदर एक ही बात घूम रही थी, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे एक ग्लिम्स और मिल गया है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही स्टॉर्म चल रहा था। यांगकोंग शैन ने येलो टर्न किया। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और ये कोई इल्यूजन नहीं था, दोनों दफ़ा हुआ था, और दोनों दफ़ा मैं वुमेन्स क्लोथिंग में था। लेकिन सवाल यह है कि वो येलो क्यों टर्न करता है सिर्फ तभी? क्या रीज़न है? क्या उसे मेरे गॉडेस लुक की तारीफ अट्रैक्शन है, या फिर उसके अंदर कुछ और छुपा है? मुझे लगता था जैसे तूफान प्लस लाइटनिंग प्लस थंडरबोल्ट मेरे अंदर ही घूम रहा हो। मैं खुद अपने ही आप में एक जोक बन गया था। और वो फिर ऑकवर्ड सीन हुआ। यांगकोंग शैन ने तुरंत सुनरुई को बुलाया, चॉकलेट उसके हाथ में थमा दिया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोल दिया, तुम ही उसे खिला दो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। और वो बाहर भी निकल गया। मैं उसकी पीठ देखते हुए बस एक ही थॉट पकड़ के बैठा था, शायद वो ना वुमेन्स क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता है, या फिर उसे सिर्फ गॉडेस वाली इमेज पसंद आई जो मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर पहला है तो थोड़ी होप बची है, लेकिन अगर दूसरा है तो बस मेरा दिल ब्रेक कंफर्म है। मेरे थॉट्स इतने एक्सट्रीम चले गए थे कि मैंने खुद को इमेजिन किया लाइफ विदाउट माय लिटिल ब्रदर, एकदम नाइटमेयर। तुरंत दोनों टांग क्लैम कर लिए। नो वे, इवन यांगकोंग शैन के लिए भी नहीं। तभी सुनरुई अपने ही वर्ल्ड में एकदम फैन गर्ल मोड में बोली, उफ ब्रदर शैन तो इतने हैंडसम लग रहे हैं। मेरी तो फैंटम लिम्स भी हार्ड हो गई। उसने तो 2 पल मुझे वेडिंग को भी बुला दिया। उसने चॉकलेट खिलाया तो मैं चुपचाप चॉकलेट निकल भी गया, दिल से एग्री करते हुए। हाँ, कौन नहीं चाहेगा यांगकोंग शैन को। और फाइनली जब सब लोग अपने अपने पोजीशंस लेने लगे तब वो वापस आया। प्रिपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला, अंदर धुआं था और एंट्री हुई गॉड जनरल यांगकोंग शैन की। रेड वाइट स्कैरी मास्क में, एजेस से निकले मैसी हेयर और कुछ पेंट की लाइंस जो उसके आई सॉकेट्स को एकदम गोस्टली बना रही थी। पहली नज़र में तो वो डरावना सा लग रहा था, लेकिन उसके बॉडी के सिल्वर ऑर्नामेंट्स और वो एथनिक पैंट और वो बी आर्म वेस्ट उसे एकदम लीथल कॉम्बो बना रही थी। मुझे समझ आया
वो इस रोल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर गया? मास्क के पीछे वो अपना असली चेहरा और शायद अपने असली इमोशंस भी छुपा सकता है। सब तैयार हैं? अंकल जैंग ने फुल सीरियस मोड में घड़ी पे आंख चिपकाए हाथ आधा उठा के ऑस्पिशियस टाइम का वेट कर रहे थे। और तभी गोस्ट मास्क पहना हुआ यान कोंगशान एकदम कैजुअली मेरे पास चलकर आता है और बिना वार्निंग सीधा मेरी कमर ही पकड़ लेता है। और अगले ही पल मैं हवा में, बिल्कुल पहले की तरह सिक्योर उसकी बाहों में। टाइम हुआ 6:18। अंकल जैंग ने ड्रामेटिक तरीके से हाथ हिलाया और अपनी फिल्मी आवाज में चिल्लाए, शुभ समय आ गया, बजाओ ढोल। और बस तुरंत ढम 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 पूरा दरवाजे पे गोंग्स, ढोल, नगाड़े, फटाके सब एक साथ शुरू। पूरा मूड एकदम शादी प्लस गणपति विसर्जन का कॉम्बो लग रहा था। स्वागत है देवी का। क्राउड भी हाइप में। रेड कारपेट बिछा था। सनसेट की गोल्डन लाइट बहती हुई जो सीधा मिकोशी तक जा रही थी। और मैं अपने फैन से चेहरा आधा छुपाया बस एक ही चीज देख रहा था, यान कोंगशान की शार्प जॉ लाइन। देखो भाई, डिवोशन अपनी जगह है पर अट्रैक्शन भी तो एक फीलिंग है ना। बीच बीच में क्राउड की आवाज भी आ रही थी, अरे गॉडेस कितनी खूबसूरत है, एक सेल्फी तो दे दो। अरे ये तो पूरा प्रोफेशनल लगता है। और मेरा तो बस मन कर रहा था चिल्लाने का, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, एक्ट्रेस नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से एक्ट कर रहा था। फैन से फेस कवर, बिल्कुल डिवाइन और अनटचेबल गॉडेस वाली वाइब दे रहा था। फिर जैसे हमने रिहर्सल में किया था, यान कोंगशान ने मुझे मिकोशी पर बिठा दिया। तभी एक बड़ी सी छाया मेरे ऊपर आई। यान कोंगशान अम्ब्रेला खोल के बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा, उसकी प्रेजेंस एकदम प्रोटेक्टर जैसी। फिर अंकल ल्यू की आवाज़ घूमी, 1 2 3, और बस मिकोशी उठ गया। कंधों पर हिलता हुआ मिकोशी ढोल और नगाड़े की रिदम के साथ हमारी डिवाइन यात्रा ऑफिशियली शुरू हो गई। लॉन्ग स्ट्रीम के एंड पे सूरज डूब रहा था। वाइट फेदर्स में गॉडेस, फेस फैन से कवर और साथ में गोस्ट मास्क पहने गॉड जनरल, दोनों एकदम लिविंग प्रेयर बन गए। और उस मोमेंट पे लगा, हाँ हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, पर ये कोई नौटंकी नहीं, ये है ग्रीन प्लम आइलैंड की लोगों की उम्मीद। एक छोटी सी प्रेयर जो शायद कुछ ना करे या शायद सब कर दे, पर फिलहाल सबके दिल को थोड़ा सा सुकून ज़रूर दे रही थी। होप एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जब सब कुछ टूट चुका हो उस वक्त वही सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। सूरज धीरे धीरे हॉरिजॉन के नीचे जा रहा था। गोल्डन लाइट सब कुछ पे शान सा रंग चढ़ा रही थी। और मेरे मन में एक ही थॉट था, रेन गॉडेस सिर्फ बारिश रोकने वाली देवी नहीं है, वो तो पूरे आइलैंड की उम्मीद की देवी है। और ऑनेस्टली शुरू में तो मैं ये रोल लेने को इतना रेडी भी नहीं था, पर अब जब लोगों की आंखों में वो विश्वास देख रहा हूँ, जब उनके दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है, तो मुझे भी अपने अंदर एक अजीब सा प्राइड और खुशी फील हो रही है। क्राउड दोनों तरफ जम के खड़ी थी। टूरिस्ट, विलेजर्स, बच्चे, बुढ़े, सबके सब। चेहरे इतने ज़्यादा थे कि फोकस करना मुश्किल था, लेकिन मुझे याद था दादाजी ने बोला था कि वो क्यू क्यू को लेकर आएंगे। बस इसीलिए मैं अनकॉन्शियसली क्राउड में उनको ढूंढने लगा। और तभी मेरी नज़र एक और पर पड़ गई। एक टॉल फिगर एकदम फ्रंट रो में, शार्प जॉलाइन, यंग सा फ्रेश फेस। दूसरे लोगों के बीच वो लिटरली अलग ही चमक रहा था। और हाँ, वो फू वही था। दिल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। नेचुरली उसकी नज़र भी मिकोशी पे थी, मतलब गॉडेस पे, और उसका मतलब सीधा मुझ पे। हम दोनों की नज़रें टकरा गईं और उसके एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। मैं पैलेंक्विन के अंदर फैन से चेहरा आधा छुपाए हुए वो सीधा देख रहा था। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। वो शौक में था। आंखों को धीरे धीरे वाइडन करता हुआ वो एक कदम आगे बढ़ गया और फिर बिना कंट्रोल के उसके लिप से निकल गया, यूमियान। बस खत्म, गेम ओवर। उसने मुझे पहचान लिया। जब फूवुई ने वो वूमियान चिल्लाया, मेरा बस चलता तो बस पैलेंक्विन के नीचे ही घुस जाता, पर ऑब्वियसली डिग्निटी बचानी थी ना, तो सीधा फैन उठाया और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। और मेरी किस्मत देखो, वो दूसरी तरफ एग्जैक्टली था यान कोंगशान। उसने मुझे देखा
और एकदम से उसकी आंखों में सस्पिशन। व्हाट्स रॉन्ग? उसने स्ट्रेट पूछा, जैसे तुरंत उसे सेंस हो गया हो कि मैं ऑकवर्ड हूँ। मैंने तुरंत स्क्रैम्बल करते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं, बस एक पुराना क्लासमेट दिख गया। उसकी ब्रोज थोड़ी और नैरो हो गई। वही, वो लास्ट वाला? हाँ वही। मैंने एक छोटी सी साय निकाली और मेरा मूड एकदम से फेस्टिवल मोड से फ्यूनरल मोड में चला गया था। यानकोंग शैन ने अपनी गेज मेरे चेहरे के पीछे भीड़ की तरफ शिफ्ट की। लग रहा था जैसे वो फूई वुई और उसके दोस्तों को स्कैन कर रहा हो। फिर कामली बोला, अभी वैसे भी खत्म ही होने वाला है, दोबारा सामने नहीं आएंगे। मैं मन ही मन में यही सोच रहा था कि अच्छा है, बस यही बेस्ट होगा। दिल से साइलेंट प्रेयर भेज दिया, भगवान प्लीज़ और ड्रामा मत करना। और तभी उसने एक और लाइन मारी, एकदम कैजुअल, जैसे कुछ भी नहीं। डोंट बी अफ्रेड, मैं किसी भी अजीब आदमी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। और शायद फॉर एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस उसने क्यू क्यू का रेफरेंस भी डाल दिया। ब्रो, क्या इसको लगता है कि मैं भी 5 साल का हूँ? उसका एक हाथ अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, दूसरा नी पे, और उसकी आंखें हल्की सी मेरी तरफ देखती हुई। मास्क के अंदर से उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड और मिस्टीरियस लग रहा था। मेरे हाथ का फैन टाइट ग्रिप में आ गया, इंटरनली स्क्रीमिंग, भाई मुझे रैंडम लोगों से डर नहीं लगता, मुझे तुमसे लगता है। तुमसे जो इनोसेंट हो के भी ऐसे मिसलीडिंग बातें बोलते हो। और ऊपर से येलो होने के लिए फैन ज़रूरी है क्या? ज़रा सा तो एक्स्ट्रा दे दो ना। सो स्टिंजी। मैं बस एक छोटा सा निकाल पाया। अपना पोस्टर स्ट्रेट करके वापस गॉडेस मोड में शिफ्ट हो गया। और ऐसे ही धूम धूम के बीच सूरज के धीरे धीरे डूबते हुए परेड अपने 1 घंटा पूरा करके वापस लौट गया। एंड पॉइंट भी वहीं था जहां से हमने शुरू किया था। मिकोशी रुकते ही लोगों की भीड़ फिर से फोटो खींचने के लिए चिपक गई। लेकिन शुक्रिया अंकल जैंग का, उन्होंने पहले से ही एक ओपन स्पेस क्लियर कर रखा था और वॉलंटियर्स लाइन बना के सबको थोड़ा पीछे रख रहे थे। बाहर चू टैंग और सुनरी भी ऑलरेडी वेट कर रहे थे। जैसे ही हम रुके, दोनों सीधा मेरे पास आ गईं। परेड खत्म, मतलब अब मैं गॉडेस नहीं, बस यू मियान हूँ। और सच बोलूँ तो अब थोड़ा मैं शर्मा भी गया था। दोबारा यानकोंग शैंग से हक करके नीचे उतरना, नो वे, बहुत ऑकवर्ड लगता ना। तो फैन और एम्ब्रेला का हैंडल पकड़ के मैंने अपना हैवी सा लहराता हुआ हेम उठाया और डिसाइड किया कि बस खुद ही नीचे उतरता हूँ। नीचे यानकोंग शैन ने अपना मास्क निकाल लिया था, वो ऑलरेडी आगे निकल गया था। पर फिर से टर्न बैक करके उसने मुझसे कैजुअली पूछा, हेल्प चाहिए? मैं तो एकदम पैनिक मोड में, ना ना ना, मैं खुद ही कर लूँगा। और बस हाथ हिला के तुरंत मैंने मना कर दिया। उसने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, बस कामली टर्न करके नीचे चला गया। मैं उसके पीछे पीछे केयरफुल स्टेप्स ले रहा था। बस 2 ही कदम बचे थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे चिपकने वाली च्युइंगम। यूमियान, यूमियान, क्या तुम ही हो? ये फू वही था। हाँ, वो वही था, और शॉकिंगली एंड पॉइंट तक पीछा करते आया था। यानकोंग शैन ने तुरंत पलट के देखा, उसकी ब्रोज भी टाइट हो गईं और उसके हेड के ऊपर की वैल्यू बार रेड ग्लो करने लगी। मैं एक साइड से फूवई पर नजर रखता, एक साइड यानकोंग शैन के हेड मीटर को चेक करता, और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मेरे पैर ने स्टेयर का एक स्टेप मिस कर दिया और बस स्लो मोशन में मेरा पूरा बॉडी बैलेंस से बाहर। फैन एक तरफ घूम के जमीन पे क्लैक कर गया, पर्ल्स और हेयर पिन स्टेप बाय स्टेप गिरते गए और मैं सीधा नीचे गिरने वाला था। तभी यानकोंग शैन ने तुरंत ऊपर देखा और बिना सोचे अपने आर्म्स वाइड खोल दिए। अगले पल मैं डायरेक्टली उसकी बाहों में गिर गया। हार्ट बीट इतना लाउड था कि समझ ही नहीं आ रहा था ये उसका है या मेरा। उसने मुझे टाइट होल्ड करके सॉफ्टली पूछा, चोट तो नहीं लगी ना? मैं एकदम ब्रेथलेस सा सर हिला के बोला, नहीं। और उस वक्त बाकी लोग भी हमारे आसपास आ गए। अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे कितना डर गई थी मैं। थैंक गॉड ब्रदर शैन वहाँ थे। हाँ, एकदम स्कैरी मोमेंट था यार, शुक्र है टाइम पे पकड़ लिया उन्होंने। बीच बीच में फूवई की चिपकती हुई आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन इग्नोर भी नहीं की जा सकती थी। सुनरई ने मुझे थोड़ा सस्पिशियस लुक दिया, फिर पूछा, यूमियान, वो तुम्हारा दोस्त है क्या? मैं जवाब देता उसके पहले ही
यानकोंग शैन ने बिना डिले के बोल्ट लगा दिया। नहीं, बस एक शब्द। सुनरी ने सीधा एक आईब्रो उचकाया और मुझे देखने लगी जैसे कह रही हो, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसके बाद मैं एकदम हल्का महसूस करने लगा क्योंकि यानकोंग शैन ने बिना वार्निंग मुझे फिर से प्रिंसेस स्टाइल उठा लिया था। सीधा बोला, मैं ले चलता हूँ तुम्हें अंदर। उसका टोन तो काम था लेकिन एकदम पॉजिटिव फील दे रहा था। डोर के उस पार फू वही अभी भी मेरा नाम चिल्लाया जा रहा था, एकदम बैकग्राउंड नॉइज जैसा, बज बज बज, अननोइंग एफ। मैंने अपना चेहरा साइड करके यानकोंग शैन के सीने में चिपका दिया और इस बार उसकी मदद रिफ्यूज़ करने का मन नहीं हुआ। गेट के पास आते ही यानकोंग शैन थोड़ा रुक गया। अंकल जैंग की तरफ अपना चिन लिफ्ट करके बोला, उस लड़के को रोको, अंदर मत आने देना। अंकल जैंग पहले तो कंफ्यूज दिखे बट यानकोंग शैन के लो की अथॉरिटिव टोन से इम्प्रेस होकर बोले, हो ओके ओके, और वॉलंटियर्स को चिल्ला कर बोले, रोको उसे, हाँ हाँ उसको अंदर मत आने देना। मुझे ये सीन देख के हंसी आ गई। एकदम फिल्मी विलेन वाली एंट्री को कट कर दिया गया था। कंट्रोल नहीं हुआ तो हल्की सी हंसी निकल गई। ऑब्वियसली यानकोंग शैन ने तुरंत फील कर लिया। नीचे देखते हुए पूछा, क्यों हंस रहे हो बच्चे? एक्सक्यूज मी, बच्चे? अरे ये टोन तो एकदम ओवर बियरिंग टायरेंट बॉयफ्रेंड जैसा था। मैंने झट से डिनाई कर दिया, नथिंग, और बाय द वे मैं बच्चा नहीं हूँ, 19 होने वाला हूँ। उसके लिप्स थोड़े कर्ल किए, सामने देखते हुए कामली बोला, 19 ईयर ओल्ड किड। मैं अंदर ही अंदर नोज व्रिंकल करते हुए सोच रहा था, हाँ हाँ बोल लो, फिर भी तुम मुझे येलो पे येलो कर रहे हो मिस्टर स्ट्रेट गॉड जनरल। फेदर रोब उतारना भी एक अलग ही बैटल निकला। विग, मेकअप, सब कुछ निकालते निकालते आधा घंटा और निकल गया। चू टोंग अभी भी अंदर ही रह गई थी पोस्ट वॉर क्लीनिंग के लिए और हमें क्लियरली बोल दिया, तुम लोग मेरा वेट मत करना, मैं बाद में आ जाऊंगी। सुनरी तो वैसे भी अपनी नाइट मार्केट डेट के लिए वेंडिंग के साथ पहले ही उड़ चुकी थी। मैं बस एक थका हुआ सा डिफ्लेटेड बलून बन के ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला और तभी एकदम पहली नज़र में मुझे दादाजी और क्यू क्यू दिख गए। परेड के वक्त तो मुझे लगा था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगा, पर ये दोनों तो खुद ही मुझे ढूंढ के यहीं आ गए थे। बिग ब्रो, क्यू क्यू ने सीधा मुझे टारगेट बनाया। दोनों हाथ फैला के एकदम मिसाइल की तरह भागती आई। मैंने भी तुरंत झुक के उसे पकड़ लिया, वरना मैडम तो सीधा जमीन पे ही छाती के बल गिरती। ऊपर उठते ही उसने पाउटिंग टोन में बोला, मैं तो तुम्हें बुलाती ही रह गई परेड में और तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। बोली तो वो नाराजगी में थी लेकिन उसके हेड वैल्यू बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुई। क्लियर था अंदर से वो सीरियस नहीं थी। मैंने सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोला, सॉरी बहुत भीड़ थी ना, सुन नहीं पाया। अंदर ही अंदर सोचा, बच्ची भी छोटी है पर कंप्लेन करना मस्त आता है इसे। मैंने नज़र घुमाई पर यानकोंग शैन नहीं दिखा। मे भी गया होगा फिर से सिगरेट ब्रेक पे। तभी दादाजी एकदम प्राउड डैड मोड में आ गए। बोले, मियान मियान तू कमाल है, दादाजी को तुझ पे गर्व है। उन्होंने दोनों थम्स अप दिए और एक्साइटमेंट में खुद ही ऐड कर दिया, मैं सबको कह रहा था कि ये देखो ये मेरा पोता है। और सब लोग बोल रहे थे, वाह लियाओ यू, तुम तो बहुत लकी हो। उनके ये बोलते ही मैंने क्लियरली देखा उनकी हेड वैल्यू सीधा 86 तक जंप कर गई थी। मतलब फुल एग्रीमेंट, फुल खुशी में थे वो। सच बताऊं, मुझे तो तब रियलाइज हुआ कि जो भी हो दादाजी तो हमेशा मेरी ही साइड खड़े होते हैं। मेरी कोई भी छोटी बड़ी बात हो उनके लिए मैं हमेशा उनका ब्लेसिंग हूँ और एक्चुअली वो खुद मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग ही है। फिर दादाजी ने आंखों में ट्विंकल लेके थोड़ा और तड़का डाला। आशान भी कमाल लग रहा था। जब तुम लोग पास हुए परेड में 2 लड़कियां मेरे आस पास लिटरली चीख रही थी, OMG आशान की बॉडी देखी। और दादाजी खुद ही हाथ पैर हिला हिला के ये सब इमिटेट करने लगे। दादाजी नॉर्मली थोड़ी अपनी आवाज़ कंट्रोल में रखते हैं लेकिन आज तो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि उनका वॉल्यूम रिमोट ही गायब हो गया था। उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंजी थी कि रूम के सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन अमेजिंग बात ये थी कि किसी के चेहरे पर चिड़चिड़ या अनॉयंस नहीं थी। सबके लिप्स पे स्माइल, सबकी आंखों में खुशी, लाइक एक कलेक्टिव परेड सक्सेस पार्टी वाइब चल रही हो। बिल्कुल। अंकल ल्यू ने भी अपनी सीट एडजस्ट करते हुए बोला, मुझे भी लगता है आशान का फिजिक कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है।
मैं अपनी जवानी में भी इतना नहीं था। और जो लड़का मेरे घर का है ना, उफ, उसे तो कंपेयर करना ही इंसल्ट है। दादाजी ने सीधा उनकी रिब्स में एल्बो मारा और आंखें आधी बंद करके नॉटी स्माइल के साथ बोले, अरे एक जगह तो तुम्हारे लड़के ने तुमसे बेटर परफॉर्म कर दिया है ना। अर्ली ही सही एक ग्रैंड एंट्री तो करवा दी है, याद है? अंकल ल्यू थोड़े शर्मिंदा हो गए थे। सीधे अपने मेडिटेरियन टकले पे सीधा हाथ मार दिया और थोड़े फिल्मी टोन में बोले, लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था, तभी तो लॉर्ड यान ने मुझे ऐसा बेटा भेज दिया टॉर्चर करने के लिए। रूम में थोड़ी हंसी का ब्लास्ट हुआ। दोनों अंकल अपने अपने प्रॉब्लमैटिक बेटास पे रोस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे को कंसोल भी कर रहे थे। चलो छोड़ो, अभी जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। दादाजी ने अंकल ल्यू को चिल करने को बोला। एक छोटा सा ग्रैंडसन आ जाएगा ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा बड़ा बेटा कितना सरदर्द है। और तभी यान कॉन्ग शैन फाइनली रूम में एंट्री मारता है। फ्रेश स्मोक स्मेल उसके आसपास की हवा का मूड बता रही थी। क्यू क्यू ने जैसे ही उसका चेहरा देखा सीधा नाक चढ़ा के बोली, आशैन यू स्मेल सो बैड, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा मेरे आर्म्स में वापस जम कर गई। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं पकड़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज लाइट एनीवे। यान कॉन्ग शैन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एकदम पोलाइटली बोला, सॉरी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। बस यही सटल मोमेंट मुझे एकदम वियर्ड मिक्स ऑफ वार्मथ प्लस ऑकवर्डनेस फील करवाते हैं। उसका थैंक यू सॉरी कॉम्बो बहुत फॉर्मल लगता है, पर अंदर ही अंदर मुझे पता है कि एक्चुअली क्यू क्यू को लेकर वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। फिर दादाजी और अंकल ल्यू अपने पूरा डैड स्क्वाड आफ्टर पार्टी प्लान में लग गए थे। दादाजी तो फुल रेडी थे, आज तो काम खत्म, अब पैग लगाएंगे। मुझे ऑब्वियसली टेंशन हुई, ड्रंक ड्राइव तो बिल्कुल अलाउड नहीं है ना, तो मैंने इंसिस्ट कर दिया, दादाजी आप मेरी टर्टल किंग ले जाओ और जब मूड हो घर आने का तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा पिक करने के लिए। अंकल जैंग भी तभी आगे आ गए और बोले, रिलैक्स, मैं भी जाऊंगा ना, और मैं इंश्योर करूंगा कि लियाओ यू घर सेफ पहुंचे। मैं तो वैसे भी ड्रिंक नहीं करता। उनके ये बोलते ही मेरा टेंशन भी थोड़ा हल्का हुआ। मैं सबको बाय बाय करके रेडी था यान कॉन्ग शैन और छोटी क्यू क्यू के साथ निकलने के लिए, लेकिन तभी यान कॉन्ग शैन ने सीधा मेरा आर्म पकड़ लिया और बोला, सामने से मत जाना, तेरा वो क्लासमेट अभी भी वहीं घूम रहा है। फूवी, सीरियसली? बंदा अभी तक चिपका हुआ है? मुझे तो शक होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसका कोई उधार भूल गया हूँ। नहीं तो इतना परसिस्टेंट का क्या सीन है भाई। फ्रंट गेट अवॉइड करके हम निकल गए बैक डोर से और वो खुला एक छोटी सी डार्क गली में। हवा भी गर्मी से चिपचिप, ऊपर से सिगरेट और नाले की मिक्स स्मेल, एक ऐसी स्मेल जो ना तो एक्सप्लेन हो और ना इग्नोर। इतना ब्लैक। क्यू ने मेरी गर्दन कस के होल्ड कर ली थी। दरअसल छोटी सी बच्ची है, बच्चे तो डार्क से अभी भी थोड़ा डरते ही है ना, उसकी ग्रिप से क्लियर फील हो रहा था। नानपू स्ट्रीट का वाइब और इस गली का वाइब, जैसे दो अलग यूनिवर्सेस। वहाँ फुल मस्ती, क्राउड, लाइट्स, म्यूजिक, और यहाँ कंप्लीट लोनली हॉरर सेटिंग। बस एक रो ऑफ शॉप्स बीच में और सीन टोटल फ्लिप। मैं क्यू को लपेट के संभाल ही रहा था कि वॉक करना मुश्किल हो गया। तभी यान कॉन्ग शैन ने पलट के मुझे देखा और बिना पूछे सीधा क्यू को मेरे आर्म से ले लिया। अपने आप को संभालो, उसका टोन एकदम नेचुरल, और वो खुद आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे, ऑलमोस्ट उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए स्लोली अले के एग्जिट तक निकलने लगे। और पार्किंग तक पहुंचने के लिए हमें 2 पूरी स्नैक स्ट्रीट्स क्रॉस करनी थी। और बस वहीं नाइट मार्केट का असली चार्म सामने आया। ग्रीन प्लम आइलैंड का नाइट मार्केट वैसे भी हमेशा क्राउडेड होता है, और आज तो रेन स्टॉप फेस्टिवल की वजह से फुल ऑन कार्निवल जैसा ही था। स्ट्रीट्स जैम पैक्ड, हर स्टॉल पे लाइन, और हर तरफ से खाने की खुशबू। आशैन, मुझे वो एग चाहिए। क्यू एकदम छोटी जॉकी बन के यान कॉन्ग शैन के हाथ को रीन्स की तरह खींचती हुई एक एग ग्रिल स्टॉल के सामने ले गई। स्टॉल पर एग्स की वैरायटी देख के ही आंखें फट जाएं। हेन एग, डक एग, क्वेल एग, हर तरह के एग। बस एग वर्ड्स का एवेंजर्स असेंबल हो गया था, और मैडम क्यू को चाहिए था पिजन एग। 2 कस्टमर्स अपना प्लेट खत्म करके उठते ही हमने तुरंत अपनी कुर्सी कैप्चर कर ली। ऑर्डर हुआ 6 पिजन एग्स,
और एक क्वेल एग्स का बोनस। मैं और वैंक्यू दोनों ओवर को घूर रहे थे जैसे कि हिप्नोटाइज हो गए हों। सलाइवा लिटरली रेडी था ड्रॉप होने को। तभी यान कोंग शैन चुपचाप वैनिश हो गया। मैं अंदर ही अंदर मटरिंग करता रहा। लो, फिर सिगरेट ब्रेक पे निकल गया। बंदा फुल एडिक्टेड है क्या? हम दोनों बैठ गए अंडों के इंतजार में। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जब वो वापस आया तो हाथ में थे 2 फ्राइड नूडल्स और 1 प्लेट चिकन। खाना है? उसने सीधा एक नूडल्स का डब्बा मेरे सामने स्लाइड किया। मेरा रिएक्शन जैसे किसी ने मुझे हॉगवर्ट्स का लेटर ही दे दिया हो। हाँ हाँ, मैंने लिटरली गार्लिक की तरह सर हिला दिया और लिड खोलते ही शुरू हो गई नूडल्स खत्म करने की प्रतियोगिता। सच बताऊं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ ना, तो वो चॉकलेट जो मैंने आफ्टरनून में खाई थी उसने तो मेरे भूख का 1% भी सेटिस्फाई नहीं किया था। फ्राइड नूडल्स के बाद यान कोंग शैन ने चिकन का डब्बा खोला और वो भी मुझे ऑफर किया। मैंने फुल ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू बोला और इसे खाने की कोशिश की। मेरे मुंह में पहले से ही नूडल्स थे, फिर भी ग्रीडी बच्चों की तरह चिकन के पीछे हाथ बढ़ा दिया। खा के तो मज़ा ही आ गया। वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो सैटिस्फैक्शन, लिटरली मेरी आंखों में तो पानी ही ले आया था। और तभी डिंग, ओवन साइड से पिजन एग्स रेडी हो गए। यान कोंग शैन ने अपने चॉपस्टिक्स फ्राइड नूडल्स में अटका दिए और चिल मोड में पिजन एग्स पील करने लगा। एग्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम फेयर था, एक क्यू को, एक मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों की स्पीड ना फरारी मोड थी। ब्लिंक ऑफ एन आई, पूरा बॉक्स खाली। और पुअर यान कोंग शैन, एक भी पिजन एग्स उसके पेट तक नहीं पहुंचा। और सच बोलूं तो ये पिजन एग्स ना नेक्स्ट लेवल टेस्टी थे। मैं स्टेयर कर रहा था लास्ट सर्वाइविंग पिजन एग को। टेम्पटेशन मैक्स। लेकिन फिर मैंने एक हीरोइक मूव किया। मैंने उस पिजन एग को उठाया और सीधा यान कोंग शैन के नूडल बॉक्स में डाल दिया। बोला, मैं फुल हो गया हूँ, तुम ही खा लो ना। उसने बस नीचे देखा, बिना कुछ बोले एग उठाया और शांति से खा लिया। लेकिन मुझे तो उसकी हेड वैल्यू रीडर से सब क्लियर था ना। बंदा दिल से पिजन एग लवर निकला। किसी को पसंद ना आए हो वो तो इम्पॉसिबल ही है। तभी क्यू ने अपने टाइनी फिस्ट टेबल पे बजाते हुए डिक्लेयर किया, क्वेल एग्स, क्वेल एग्स, मुझे क्वेल एग्स चाहिए। मैं तुरंत बाउल खींच के अपना रोल चेंज कर दिया। एग पीलिंग मशीन। 6-7 क्वेल एग्स थे। मैडम ने बैरली 2 ही खाए, बाकी सब मैंने डायरेक्टली यान कोंग शैन के प्लेट में स्लाइड कर दिए। एंड गेस व्हाट, ही एट एवरी सिंगल वन। डिनर डन, बिल क्लियर। हम मजे से निकल रहे थे कि एकदम से एक आवाज आई, जरा रुक जाओ। सामने एक फॉर्च्यून टेलिंग बूथ था। मैडम जिप्सी स्टाइल गॉज पहने, चेहरे पर रेड व्हील और सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल। उसने ड्रामेटिक विंक मार के बोला, अपने प्यार का फ्यूचर देखना चाहोगे? सीधा यान कोंग शैन को ब्लिंक ब्लिंक करके। और बंदा, उसने बस डाला एक कोल्ड ग्लांस, बोला, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और सीधा टर्न होके निकल भी गया। डिस्डेन लेवल 100 आउट ऑफ 100। मैं तो एक्चुअली थोड़ा क्यूरियस था वो फ्यूचर टेलर वाली बात पे, लेकिन जब वो सीधा निकल गया मुझे भी उसके पीछे भागना पड़ा। पीछे से स्टॉल वाली आंटी ने आवाज़ लगाई, एकदम फिल्मी टोन में बोली, जो प्यार पे विश्वास नहीं करता ना, उन पर लव गॉड की गाज गिरती है। मैं तो इंस्टेंटली यान कोंग शैन की तरफ देखने लगा। एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टोन जैसा और हेड वैल्यू रेड, रेड, डीप रेड। क्लियरली उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। अब कंफ्यूज हो गया मैं, उसे प्रॉब्लम लव से है या बस फॉर्च्यून टेलिंग वाली ड्रामा से। नाइट मार्केट खत्म होने से पहले क्यों की नज़र एक कलरफुल हवा पंख मतलब विंड मील पे अटक गई। वो कॉर्न शैंक के स्लीव को टक करने लगी, बोली, मुझे भी चाहिए। और फिर यान कोंग शैन ने एक नहीं 2 खरीद दिए, एक क्यू के लिए और मेरे लिए। उसने बस हल्की से लिव कर्व दी मुझे और फिर अपना नॉर्मल कोड मूड ऑन करते हुए बोला, तुम भी तो बच्चे ही हो। मैं उसके किड वाले लेबल को नॉर्मली तो रिब्यूट करता, लेकिन इस बार कलरफुल विंडमिल हाथ में घुमा के देखते ही मन में बस एक ही बात आई, ओके आई विल टेक इट। आखिर गिफ्ट जो पसंद आ गया था। उसके बाद वो मुझे दादाजी के टर्टल किंग स्कूटर तक छोड़ के अपनी कार के लिए दूसरी पार्किंग लॉट चला गया। मैंने विंडमिल को स्कूटर के हैंडल पर लगाया और इग्निशन स्टार्ट करके निकल पड़ा। और जब घर के पास पहुंचा तभी आसमान एकदम से बूम कर गया। ब्राइट कलरफुल फायरवर्क्स बिल्कुल स्प्रिंग के फूलों जैसे स्काई पर खिल रहे थे। सुनरी ने कहा था,
रात के 10 बजे बीच पे फायरवर्क्स होंगे। और हाँ, टाइम चेक, एग्जैक्टली 10 ही बज रहे थे। नीचे पुरानी गली का स्ट्रीट लाइट तो एकदम बुढ़ा मोड में था, हर 3 कदम पे एक बल्ब मिसिंग। मैं टर्टल किंग की लाइट को फुल ब्राइट करके चल रहा था, लेकिन रेंज फिर भी लिमिटेड। मैं स्कूटर धीरे धीरे चलाने लगा, पर हर टर्न पे एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अंधेरा ज्यादा था ना। तभी व्रुम, पीछे से गाड़ी का इंजन गूंज उठा और नेक्स्ट सेकेंड हाई बीम पूरे के पूरे रास्ते को फ्लड लाइट जैसा ब्राइट कर दिया। मैं साइड हो गया, सोचा कार निकल जाएगी, पर नहीं, वो गाड़ी बस मेरे पीछे ही स्लो पेस में चलती रही। थोड़ा अजीब लगा। मैंने पीक करने के लिए पीछे देखा और बस चमकीले लाइट ने मेरी आंखों को ही चौंधा दिया, इतना कि स्कूटर ऑलमोस्ट डिच में घुस जाता। हॉर्न बीप बीप बजने लगा और फिर एक आवाज, वही फैमिलियर डीप मैग्नेटिक टोन, कॉन्गशान की, पीछे मत देखो, सीधे सीधे चलो। मेरा ट्रॉटल अपने आप बढ़ गया और हार्ट बस धक 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 जैसे चेस्ट के बाहर ही आ जाएगा। मैंने शेकी वॉइस में पूछा, तुम यहाँ कैसे? ये रोड तो नैरो था, ज्यादा लोग चूज भी नहीं करते। मैंने सोचा था कि वो तो दूसरा बड़ा रास्ता ले चुका होगा, पर उसने कैजुअली बोला, एकदम लाइट टोन में, फायरवर्क्स देखने आया हूँ, बस इतना। और मैं दिल के अंदर एकदम फुलझड़ी ब्लास्ट। हो सकता है सच में वो फायरवर्क्स के लिए आया हो, लेकिन मेरे लिए तो ये कंफर्मेशन था। उसने डिटूर बस मेरे साथ चलने के लिए लिया, और मुझे और क्या प्रूफ चाहिए। दूर से बीच के फायरवर्क्स अभी भी चल रहे थे। कभी एक बड़ा बूम होता, कभी एक कलर स्प्लैश जो पूरे नाइट स्काई को फिल कर देता, और मैं स्कूटर पे हवा में हाथ हिला के चिल्लाया, अरे अरे, फायरवर्क्स देखने वाले ऑडियंस, टूर गाइड के साथ बने रहिए, आपका वार्म और लवली घर बस थोड़ी दूर है। मेरी आवाज़ हवा में घुल गई और यानकोंग शैन की हेडलाइट्स मेरा पूरा रास्ता रोशन कर रही थी। बस हम दोनों, एक टर्टल किंग स्कूटर और एक शैडोइंग कार, फायरवर्क्स के नीचे एकदम क्वाइटली घर वापस आ गए। सीक्रेट लव, इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो वहीं खड़ा है, दूर, सेफ और अनवेयर, और तुम्हें ही चलना पड़ता है, पहाड़, दरिया और रास्ते के सब थॉर्न्स तोड़ते हुए, एकदम स्टूपिड और पेनफुल चीज़ें करते हुए। और फिर एक दिन अपना प्यार कन्फेस करने से पहले या तो वो पीछे मुड़कर चला जाता है या फिर दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों में से जो भी एंडिंग हो, ट्रुथ तो एक ही है, सीक्रेट लव कभी प्योर स्वीट नहीं होता, कभी प्योर बिटर भी नहीं होता। प्यार तुम्हारा है और उन ढेर सारी पानी की नदियाँ, पहाड़ और सफ़र भी तुम्हारा। रेन स्टॉप फेस्टिवल ख़त्म होते ही दिन फिर से नॉर्मल से दिखने लगे। नॉर्मल मतलब सरफेस पे काम, क्योंकि अंदर से तो दिल पूरी तरह शांत ही नहीं था। और कैसे होता भाई, अगर कोई तुम्हें येलो होके रिएक्ट करे, क्या तुम सच में कैजुअल रह पाओगे? नहीं ना। और इसी बेचैनी में मैंने एक और बॉम्ब डिस्कवर किया। यानकोंग शैन नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा था। वेंडिंग को बोला गया था कि रिक्रूटमेंट नोटिस प्रिंट करके गेट पे चिपका दो। रिक्रूटमेंट भी सिंपल ही था, इमीडिएटली ज्वाइन कर सके, बस और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात, मुझे एक वर्ड भी नहीं बताया गया। सच तो ये है कि मैं एक सिर्फ टेम्पररी हेल्पर हूँ, एक छोटा सा माइग्रेंट वर्कर जैसा, और चाहे मैं चाहता भी, मेरे कहने से वैसे भी कुछ बदलता तो नहीं ना। फिर भी जब मैंने वो नोटिस देखा, दिल में एक अजीब सी हॉलो सी फीलिंग आ गई। एक ऐसी फीलिंग जिसका नाम है, शायद मैं उसके लिए कुछ खास नहीं हूँ। वेदर बुक स्टोर में पहले एक और क्लर्क होता था वेंडिंग के साथ, पर जुलाई के स्टार्टिंग में उसने जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद से स्टोर शॉर्ट स्टाफ चल रहा था। यानकोंग शैन क्यूक्यू को भी संभालता और शॉप भी मैनेज करता। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्टोर में हेल्प करने की बात मैंने जब खुद से बोली थी, तो यानकोंग शैन ने बिना किसी रजिस्टेंस से हाँ कर दिया था। तब लगा था, वाह भाई, मैं कितना काम आ रहा हूँ। पर अब जब सोचता हूँ तो समझ आता है कि मेरा आना उसके लिए एक अर्जेंट वैकेंसी फिल जैसा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि सितंबर से मेरे कॉलेज शुरू हो जाएंगे, और वेकेशन के 1 महीने पहले ही न्यू हायरिंग शुरू करना क्या थोड़ा ज़्यादा नहीं जल्दी है? और दूसरा डाउट, अगर नया आदमी आते हैं तो क्या मुझे अपनी जगह उनको दे देनी चाहिए? मतलब अब मैं सिर्फ एक टेम्पररी फिलर था ना, तो क्या यानकोंग शैन को लगता है कि मैं काम में लेजी हूँ? ये सब डाउट्स मैं क्लियरली पूछ नहीं पाया।
सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। मैं और क्यू क्यू अपना फेवरेट मैरियो खेल रहे थे। मियान मियान, तुम फिर से हार गए। एकदम से मैं रियलिटी में आया। टीवी स्क्रीन पे मारियो कार्ट खत्म हो चुका था। मेरी कार फिनिश लाइन पे उसके बाद ही घुसी थी। आज रात तो मैंने एक भी रेस नहीं जीती और हर हार एक नई शैडो बन के चिपक गई थी गेम पे। मैंने थोड़ा एक्सक्यूज बनाने की कोशिश भी की। हाँ, आज मेरी कंडीशन थोड़ी ऑफ है, मूड में नहीं हूँ। क्यू क्यू ने वॉल क्लॉक पे नज़र डाली और कैजुअल टोन में बोली, चलो कल फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी सो रही हूँ और तुम भी जल्दी सो जाओ। गुड नाइट मियान मियान। रेन स्टॉप फेस्टिवल के बाद से पता नहीं क्यों उसने मुझे भैया कहना छोड़ के मियान मियान कहना शुरू कर दिया था। पहले लगा थोड़ा ऑकवर्ड है एक छोटी लड़की के मुंह से अपना निकनेम सुनना, पर फिर सोचा यानकोंग शैन भी तो मेरी ही जनरेशन का है ना, तो शायद बुरा नहीं है। और वैसे भी उसकी क्यूट आवाज़ में सुनना एक्चुअली थोड़ा अच्छा ही लगता है। शैन, मुझे सोने जाना है। यान वान क्यू अपना प्रोस्थेसिस आज नहीं पहनी थी, इसलिए खुद से उठ नहीं पाई। बस जमीन पे बैठ के सीधा दोनों हाथ फैला के अपने पापा को बुला लिया। उस टाइम यानकोंग शैन फ्रिज के सामने खड़ा था। एक्सपायर्ड फ्रोजन खाना सॉर्ट कर रहा था। डम्पलिंग्स, टैंक्वेन, कस्टर्ड बर्न्स, चिकन, बीफ, फिश, सब ऐसे आइटम्स जो सिर्फ गर्म करके खाए जा सकते हैं। लगता है आज पेशेंस खत्म हो गई थी, तभी तो फ्रीजर की पूरी सफाई शुरू कर दी थी। अरे 9 बज गए। उसने अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही हाथ पूछते हुए वो अंदर आते हुए बोला, इट्स 9:15। छोटी सी मैडम ने आवाज़ दी और एक बड़ी सी उंगली से अपना मुंह रब करते हुए यौन निकाला। मियान मियान हमेशा हार जाता है। 2 और राउंड्स खेले सिर्फ इसीलिए कि वो जीत जाए, फिर भी वो हार गया। मैं सोच रहा था, अरे बच्ची थोड़ा तो इज्जत बचा लेती ना मेरी। यानकोंग शैन ने क्यू क्यू को उठाया और उसे शांत करते हुए बोला, एक्चुअली अगर तुम खेलती ही नहीं तो मियान मियान हारता ही नहीं ना। मैं भी ज़्यादा पीछे नहीं था। बोला, हाँ वैसे हारना कभी कभी अच्छा भी होता है ना, हार से ही तो सीख मिलती है और हम ग्रो करते हैं। दोनों फादर डॉटर अपने रूम की तरफ चले गए और उनकी बात अब मुझे सुनाई देना बंद हो गई। गेम खेलते खेलते मेरी कोक खत्म हो चुकी थी। थोड़ी प्यास लगी तो सोचा किचन से पानी ही ले लेता हूँ। किचन फ्लोर पे अभी भी एक्सपायर्ड फ्रोजन आर्मी बिखरी पड़ी थी। उसको क्रॉस करके मैंने कबर्ड ओपन किया एक कप की तलाश में, लेकिन एक भी कप नहीं मिल रहा था। रूम थोड़ा स्टफी था, एसी की हवा कम पड़ रही थी और विंडोज़ भी बंद थी। मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक पिंच करके जल्दी से ऊपर नीचे किया ताकि थोड़ी हवा लगे और पसीना कम हो। क्या इनके यहाँ एक कप भी नहीं है? यहाँ तो होना ही चाहिए ना। मैं अपने आप से ही ममलिंग कर रहा था। बस एक और ड्रॉर खोलने ही वाला था कि पीछे से एक हैवी आवाज़ आई, क्या ढूंढ रहे हो? मैं आवाज़ सुनकर लिटरली झटका ही खा गया और चस पकड़ के उस तरफ घूमा। वो कब ढूंढ रहा था? यानकोंग शैन डोर फ्रेम पे लीन करके खड़ा था, आर्म्स फोल्ड किए हुए। फिर कैजुअल वॉक लेते हुए आया और वही ड्रॉर खोला जो मैं आधा खोल के रखा था। बस उसी से एक ग्लास निकाला, पानी भरा और मेरे सामने ला दिया। ये लो। मैंने दोनों हाथों से लिया, चुपके से थैंक्स बोला। पीछे से उसने सारा एक्सपायर्ड फ्रोजन माल एक साथ उठाया और डस्टबिन में डाला और फिर मॉप उठा के फ्लोर के वाटर स्टेन्स क्लीन करने लगा। उस वक्त उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी और मुझे बस एक ही चीज़ दिखी, वो बल्जिंग 4 आर्म मसल्स, कॉलर बोन का शार्प कट और वेस्ट की एकदम फर्म लाइन। अरे भाई, बंदा तो फ्लोर साफ कर रहा है ना, लेकिन मुझे तो ये सीन एकदम फोटोशूट जैसा लग रहा था। मैं चुपके से उसे घूर रहा था और तभी एक घुट पानी गलत पाइप में चला गया। एकदम जोर से कफ करना शुरू और जैसे पनिशमेंट डबल हो गई हो। थोड़ा पानी स्लिप होके सीधा मेरे नेक से निकले अंदर वेस्ट में गिर गया। आज मैंने वाइट बेसबॉल टैंक टॉप पहना था, लूज तो था, कम्फी भी, लेकिन पतला फैब्रिक, और जैसे ही गीला हुआ अंदर का फ्लैशी कलर एकदम स्पॉटलाइट पे आ गया। मेरी हालत, किल मी प्लीज। वाइप। मेरे सामने एक हाथ आया, 2 उंगलियों से टिश्यू पकड़े हुए। अरे भाई, बंदा मॉप छोड़ के मुझे टिश्यू देने आ गया था। मैंने जल्दी से ले लिया और खुद को बचाने के लिए नेक से पानी वाइप किया, फिर चेस्ट पे रब करना शुरू किया। क्या सिर्फ मुझे लग रहा था कि ये सीन थोड़ा ज़्यादा ही 18+ बन रहा है? जब फाइनली कफिंग कंट्रोल हुआ, मैंने हेड उठा के उसका शुक्रिया कहने की कोशिश की और वही देख के फ्रीज हो गया।
यान कॉन्ग शैन मुझे देख रहा था और टिंग, उसके हेड का कलर एकदम येलो। कॉमरेड, फिर से ऐसे अचानक क्यों हर बार येलो अलर्ट पे चले जाते हो यार? मैं अभी शौक से निकल ही रहा था कि उसने तुरंत नजर हटा ली और लिविंग रूम की तरफ चल दिया। हेड कलर धीरे धीरे वाइट बैक आ गया, लेकिन एक फेंट येलो अभी भी चिपका हुआ था। लेकिन हे, गुड न्यूज़, इस बार मुझे येलो होने के लिए वुमेन्स क्लोथिंग नहीं पहननी पड़ी थी। मैं यूजुअली 8 बजे आता था, वांक्यू के साथ 1 घंटा गेम्स, 1 घंटा बुक्स पढ़ना और 10 बजे निकल जाता। लेकिन आज अभी तो 9:30 भी नहीं हुए थे। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। गेम खेलोगे? मैंने ग्राउंड से एक गेम पैड उठाया और यान कॉन्ग शैन के सामने हिला दिया। वो ऑलरेडी कंसोल ऑफ करने ही वाला था, पर मेरी बात सुन के रुक गया। थोड़ा सोचा, फिर क्रॉस लेग ग्राउंड पे बैठ गया। कम ऑन, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो एग्री करेगा। मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया और फटाफट कैरेक्टर चूज करने लगा। 2 विन आउट ऑफ 3, जो जीतेगा वो लूजर से एक क्वेश्चन पूछेगा। यान कॉन्ग शैन ने मुझे एक साइड से देखा, फिर बोला, अब इसमें भी गैम्बलिंग? फिर भी उसने कंट्रोलर उठाया, मना नहीं किया। गेम का काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे ही 0 हुआ, मैंने फुल फायर पावर के साथ स्टार्ट लाइन से निकल गया। सच बोलूं तो अभी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि क्या पूछना है। बस एक ही फीलिंग थी, उसके और क्लोज आना है, उसके बारे में और जानना है। और ये एक्साइटमेंट जैसे चिकन ब्लड वाली एनर्जी। फर्स्ट राउंड में तो शायद उसने काफ़ी टाइम से गेम ही नहीं खेला था, थोड़ा रस्टी था और मैं इजीली बहुत आगे निकल गया। विक्ट्री! स्कोर बोर्ड ब्लिंक करते ही मैंने दोनों हाथ उठाकर चीयर किया। फिर याद आया वांक्यू तो सो रही है, तो तुरंत हाथ से अपना मुंह दबा दिया और बची हुई आवाज़ अंदर ही निकल गया। रिलैक्स, यान कॉन्ग शैन ने पीछे हाथ से टेक कर कहा, बिल्कुल कूल टोन में। क्यों गहरी नींद में है, यहाँ साउंड प्रूफिंग भी अच्छी है, तुम चाहो तो। गेम के बीच में ही उसने अचानक पॉज कर दिया, थोड़ा सा फ्रॉन किया जैसे मूड हल्का सा डाउन हो गया हो, फिर भी कैजुअली ही बोला, चिल, यू कैन शाउट आउट। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। इस बार लगता है यान कॉन्ग शैन ने अपना मूड रीसेट कर लिया था, फुल फोकस में आके मुझे हरा दिया। मैं थोड़ा सल्किंग मोड में चला गया था, बट थर्ड राउंड वॉज रिडेम्पशन मैच। पूरे ध्यान से खेला, हाथ तक पसीने पसीने हो गए थे कंट्रोलर पकड़ के। लेकिन जब इंसान ज़्यादा नर्वस हो जाता है ना, तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। मैं बार बार उसके ट्रैप्स में फंस गया। कार बार बार स्किड हुई, स्लिप हुई और फिर लास्ट में चेज करने के बाद भी मेरा गेम ओवर। मैं कंट्रोलर को पकड़ के बस स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। दिल में हल्का सा हार्ट ब्रेक भी फील हुआ, जैसे स्वर्ग से सीधा नरक में आ गया हूँ। इतनी बुरी हालत थी जैसे क्या यही होता है जब तुम्हारा सपना क्रश हो जाए। तभी साइड से उसकी आवाज़ आई, कंसेशन। मैं लिटरली कंट्रोलर चबा जाने वाला था। दिल पे पत्थर रख के बोला, ठीक है, तो क्या पूछने वाले हो तुम? मुझे लगा उसके पास कोई स्पाइसी टीजिंग सवाल होगा, लेकिन नहीं भाई। उसने पूछा, यूनिवर्सिटी में क्या मेजर लिया है? मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, सीरियसली? ये सवाल तो मैं जीत के डिजर्व करता था। लेकिन मैंने स्ट्रेट फेस के साथ सीधा आंसर दिया, डिप्लोमेसी। मेरा रीज़न सिंपल था, ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में था नहीं मेरा। बस ये लगा कि अगर अपनी स्ट्रेंथ्स का सही यूज़ करना है तो ये कोर्स बेस्ट होगा। मैंने होंगशी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया था, वहीं पे डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट भी था। ये सुनते ही यान कॉन्ग शैन का एक्सप्रेशन सडनली शिफ्ट हो गया, आंखों में शॉक था। होंगडा? मैं कंफ्यूज था, मतलब क्या हो गया इसको? मैंने धीरे से सर हाँ में हिलाया, फिर वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर ज़्यादा मुस्कुराया और फिर एकदम रिलैक्स टोन में बोला, हेलो जूनियर। व्हाट? मैं लिटरली स्टैच्यू ही बन गया। हाँ, सीरियसली? क्या ही किस्मत का ट्विस्ट था भाई। यान कॉन्ग शैन मेरा सीनियर निकला, सेम यूनिवर्सिटी, सेम मेजर, सेम हार्ट ब्रेक। सच बताऊं, अगर खुद यान कॉन्ग शैन ये ना कहता तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता कि इस बंदे का बचपन का सपना डिप्लोमेट बनना था। मेरे दिमाग में उसकी इमेज कुछ और ही थी, शायद कोई रॉक क्लाइंबिंग का कोच जो एडवेंचर के लिए जीता हो, या फिर एक सिविल एविएशन कैप्टन जिसके आसपास एयर होस्टेस की भीड़ लगी हो। बट डिप्लोमेट? नहीं यार, ये तो मेरी इमेजिनेशन के भी बाहर था। मैंने ज़रा कॉन्शियस होके पूछा, तो फिर तुमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया, पर फिर क्यों छोड़ दिया?
और पूछते ही रियलाइज हुआ, अरे सवाल गलत तरीके से निकल गया, क्योंकि डिप्लोमेसी का कोर्स लेने वाले सबको चांस नहीं मिलता। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही होता है जो एक्चुअल डिप्लोमेट बनता है, और उनमें से एक होना मतलब सिर्फ दिमाग ही नहीं, इंसेन लेवल की मेहनत भी चाहिए, जो अपना बेस्ट देते हैं और उसे अपनी जिंदगी का ड्रीम बनाते हैं। ऐसे लोग इजीली गिव अप नहीं करते। तभी मुझे लगा कुछ तो बड़ा रीजन होगा, और सही भी था। यान कॉन्ग शैन के लिप्स पे जो हल्का सा स्माइल था वो धीरे धीरे फेड हो गया, और फिर उसने कामली बताया, यान जिंगयू, जब मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ तब मैं बस नया नया ज्वाइन किया था। अफ्रीका के केप वर्डे आइलैंड्स में ड्यूटी पे था। वहाँ से चाइना वापस आने का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। 2 दिन लग गए थे लौटने में, और जब तक मैं वापस आया सब खत्म हो चुका था। यान जिंगयू, उसकी सिस्टर, अपनी छोटी बेटी और मेरे भाई को छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। उस वक्त यान कॉन्ग शैन का एक्सप्रेशन बाहर से तो काम लग रहा था, जैसे सब कुछ सेटल हो चुका है, पर मुझे पता था अंदर से ये चैप्टर अभी खुला है। उसके दिल में वो दर्द अभी भी जिंदा है, उस एक्सीडेंट की वजह से जिसमें यान जिंगयू थी। किसी और की गाड़ी ने नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर ने ही उनकी कार को टक्कर मारी थी, पर वजह थी अनएक्सपेक्टेड इलनेस। उस ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वो अपना कंट्रोल खो बैठा था। एक मौत, 2 घायल, और उस ड्राइवर की भी कुछ दिन बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गई थी। मतलब एकदम अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेडी जिसमें कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि उस ड्राइवर की फैमिली ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस ही नहीं, बल्कि बाद में कंपनसेशन भी बार बार बढ़ाया, वो भी बिना किसी डिमांड के। पैसों की कमी नहीं थी, पर प्रॉब्लम पैसे का था ही नहीं। यान वांग्क्यू तब सिर्फ 1 साल की थी। कुछ और मेजर ऑपरेशंस के बाद अपना एक पैर भी वो खो चुकी थी। उसका फ्यूचर पूरा अनसर्टन था, और ऐसे वक्त में जब उसकी माँ चली गई थी तो कैसे यान कॉन्ग शैन अपने सपनों का पीछा कर सकता था? कैसे वो छोड़ के चला जाता उस छोटी सी जान को? नहीं, उसने चुना यान वांग्क्यू को। उसने चुना अपने सपने छोड़ के किसी और के लिए एक सपना बन जाना। वही प्यार जो कभी यान जिंगयू ने अपने छोटे भाई के लिए दिखाया था, अब उस भाई ने उसकी बेटी के लिए वापस दिया। आज अगर पैसों की बात करें तो यान कॉन्ग शैन स्ट्रगल नहीं कर रहा। वो जो सेकेंड हैंड बुक स्टोर उसने खोला है, ये सिर्फ एक रूटीन है, एक रीजन है लाइफ को चलाने का, जब वो अपनी बेटी की देखभाल भी कर रहा है। मैं पहले सोचता था कि शायद आइलैंड का वाइब उसे सूट कर गया होगा, लेकिन अब समझ आया कि ये सिर्फ उसकी चॉइसेस का रिजल्ट है, एक सैक्रिफाइस का साइलेंट प्रूफ। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा स्माइल दिया, फिर बोला, रीडिंग इज वेरी गुड। उसने एक किताब उठाई जो एक लंबे से पाइल के टॉप पे थी। किताब तुम्हारे हॉरिजन्स खोलती है। बिना घर से निकले दुनिया देख लो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, ज्यादा पाओ। सबको रीड करना चाहिए। फिर उसने वो किताब मुझे दे दिया। मैंने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए किताब ली और किताब देखी। आइलैंड बुक, एक ब्यूटीफुली बाउंड कवर, सॉफ्ट कलर, पोएटिक फील। मैंने कहा, हाँ मुझे रीडिंग पसंद है, रीडिंग मुझे खुशी देता है। फिर देखते ही देखते 10 बज गए और यान कॉन्ग शैन जैसे हमेशा क्वाइटली खड़ा हो गया मुझे बाहर छोड़ने के लिए। आइलैंड बुक को अपनी चेस्ट से लगाए मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था, और जाते जाते पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एकदम पर्सनल सवाल मैंने पूछ लिया, अगर क्यू क्यू को कभी मदद चाहिए हो तो तुम शादी करोगे? यान कॉन्ग शैन ने मुझे देखा, थोड़ा शॉक्ड, जैसे ये लाइन उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। बट गुड थिंग, गुस्सा नहीं हुआ, बस काम से मुझे रिप्लाई दिया, नहीं, एक इंसान को पूरा होने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो शादी करे या प्यार में हो। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुआ। तो क्या तुम सेलिब्रेट हो? दिल से निकला, जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहा। उसने सोचा, पॉज लिया, फिर नोट किया, हाँ ऐसे ही समझ लो। बस वहीं पे मेरे अंदर का ऑयस्टर मेटाफोर जाग गया, जैसे बेस्ट क्वालिटी की ऑयस्टर सामने हो, बिल्कुल फ्रेश, शाइनिंग, और मैं बस देख रहा हूँ। खाना तो दूर, उसको खोलने का टेक्निक भी नहीं आता मुझे। मतलब बंदा क्लियरली कह रहा है कि उसे लव वव पे बिलीव ही नहीं है। उसने उस जिप्सी फॉर्च्यून टेलर को जो बोला था, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, अब समझ आया कि वो लाइन प्यार के लिए थी। वो प्यार पे विश्वास नहीं करता, न प्यार न शादी, फिर पूरा लाइफ अकेले चलो रे मोड पे। मेरे दिल की हालत एकदम खोखली, जैसे कोई पूरी शॉप में लास्ट आइसक्रीम कोन उठा के ले गया हो और मुझे सिर्फ रैपर दे दिया हो।
मैं तो सोच रहा था कि सिंस उसका हेड मेरे लिए 2 बार येलो अलर्ट पे गया था तो हार्ड वर्क से उसे फुल फैन बॉय बनाया जा सकता है, पर क्लियरली रियलिटी इतनी इजी नहीं थी। इतना बड़ा हैंडसम पैकेज और इतनी गर्ल्स, और वो पिंक ड्रेस वाली भी उसे पसंद करती होंगी, और मैं बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो अपनी जगह ढूंढ रहा है। आज का दिन एक नॉर्मल सा ही दिन लग रहा था, और फिर बुक स्टोर में वो चीज हो गई जिसका मुझे डर था। एक वाइट ड्रेस वाली ब्यूटी, हाँ वही जो कुछ रात पहले यान कोंग शैन के घर के गेट पे दिखी थी, सीधा स्टोर के अंदर ही आ गई। और सबसे बड़ी बात, वो वही सेम वाइट ड्रेस पहनी थी। मैं उसे तुरंत पहचान गया। क्या ही बोलूं, वो बहुत ही खूबसूरत थी, पिंक ड्रेस वाली लड़की से भी ज्यादा, सुंदरी से भी, और ऑफ कोर्स मुझसे तो डेफिनेटली ज्यादा। लंबे बाल, पतली कमर, पूरी एक सेलिब्रिटी वाइब लेके वो बुक स्टोर के अंदर घुसी थी, जैसे कोई फोटो शूट होने वाला हो। एक इतनी खूबसूरत लड़की एक पुरानी सी सेकेंड हैंड बुक शॉप में, तो ऑब्वियसली सबका ध्यान उसी पे था। सिर्फ मैं ही नहीं, वेंडिंग भी उसे ही घूर रहा था, और कस्टमर्स वो भी चुपके चुपके उसे साइड आई मार रहे थे। वो लड़की वहां बुक शेल्फ के सामने बुक्स फ्लिप कर रही थी, जैसे अटेंशन उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज हो। शायद वो थोड़ा एंजॉय भी कर रही थी। मुझे तो क्लियरली पता था ये बुक खरीदने नहीं आई है, जैसे मैं यान कोंग शैन के यहाँ काम करने ट्रूथफुली नहीं आया था, उसी तरह ये लड़की भी किसी और मकसद से आई थी। तभी यान कोंग शैन वेयर हाउस से बाहर आया। उसने मुझे वहां स्टैच्यू जैसे खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे ब्लैंक क्यों खड़े हो? मैं बस उसे वार्न करने ही वाला था कि भाई वो पीच ब्लॉसम आ गई है, पर उसे ऑलरेडी पता चल गया। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो जॉय या सरप्राइज जो रीयूनियन पे आना चाहिए था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसकी लॉन्ग आईब्रोज जो अब और टाइटली निट हो गई थी। हे, लॉन्ग टाइम नो सी, वो वाइट ड्रेस वाली लड़की ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसके पास आकर कहा, और एक बुक हाथ में लेके चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। मैं ये बुक लेना चाहती हूँ। ये झूठ मुझसे मत सुनाओ, तुम्हारे फैंस तुम्हारे हेड पर विजिबल हैं बहन। मैं सोच रहा था। यान कोंग शैन ने उसे नीचे देखा, कूलली, ना एक्साइटमेंट ना वार्मथ, सिर्फ डायरेक्ट कमांड देते हुए बोला, मेरे साथ आओ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने बैक डोर की तरफ टर्न मार दिया। वाइट ड्रेस वाली ने भी एक पल को अपने होंठ दबाए, लंबे बाल साइड में किए, फिर हाई हील्स में टैप टैप करती हुई उसके पीछे चल पड़ी। बैक डोर के बाहर वही गली थी जहां मैं और यान कोंग शैन और छोटी क्यू एक बार साथ वॉक कर चुके थे, रेन स्टॉपिंग फेस्टिवल के दिन। वो जगह परफेक्ट थी प्राइवेट टॉक्स के लिए। मैं शेल्फ एडजस्ट कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरा का पूरा बैक डोर के उस साइड ही चला जा रहा था। उन दोनों की बातचीत चल रही होगी ना अभी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे दिल के अंदर किसी ने हल्का सा प्रेशर कुकर चालू कर दिया हो, और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब सीटी बजेगी। मुझे अब तक समझ ही नहीं आया कि वो दोनों क्या खुसफुसा रहे थे, पर तभी, यूमियान, एक गेस्ट का ड्रिंक गिर गया, जरा मॉप लेके आओ तो। वेंडिंग की आवाज सुनते ही मैं झट से होश में आया। ठीक है, मैंने जल्दी से रिप्लाई दिया और सीधा लाउंज की तरफ दौड़ गया। मॉप तो पहले रेस्ट एरिया के सन्ड्रीज सेक्शन में ही होता था, पर उस दिन क्या ही नसीब था, पूरा चक्कर मार लिया शॉप का, पर मॉप गायब। फिर मैं भाग के वेयर हाउस की तरफ गया, और आखिर फाइनली बैकडोर के पास कॉर्नर में वो मिल ही गया। कोई भूल गया था शायद रखना, ये क्लियरली समझ आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, चाहिए चाहिए। दूसरी आवाज थोड़ी धीमी लेकिन लड़की की थी। मैंने पीछे देखा, बैक डोर थोड़ा सा खुला था। यान कोंग शैन और वो वाइट ड्रेस वाली लड़की डोर के जस्ट पास ही थे, इतने पास कि उनकी बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। मॉप हाथ में लेके मैं एक सेकंड के लिए इतना क्यूरियस हो गया था कि डोर तोड़ के पूरा जासूस मियान बन जाऊं, पर फिर कंट्रोल किया। नहीं यार, कोंग शैन ऐसा इंसान नहीं है। मैंने अपने आप को समझाया, डीप ब्रेथ्स लिए। फिर भी टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग था। मैंने हल्का सा डोर नॉब पकड़ा और छोटी सी क्रैक से झांक कर देखा। वो दोनों दूर नहीं गए थे,
यान कोंग शैन एक सिगरेट अपने लिप्स के बीच में दबाए खड़ा था और दूसरी सिगरेट अपने हाथ में लेकर उस लड़की को ऑफर कर रहा था। ओह, तो उसका वांट मतलब था सिगरेट चाहिए क्या? थैंक गॉड। लड़की ने उसकी हाथ से लाइटर लिया, सिगरेट अपने लिप्स पे रखी और हल्की सी झुक के उसी के हाथों से सिगरेट लाइट की। उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट सिडक्टिव। बोली, इतने दिन बाद मिले हैं, मिस किया मुझे? उसकी टोन में कोई फोर्स ड्रामा नहीं था, बस एक नेचुरली चार्मिंग सा अंदाज था, जिसे उसे पता हो कि वो कितनी अट्रैक्टिव है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैड टू एडमिट वो बंदी सच में गजब की अट्रैक्टिव है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका क्लोज लीन, उसकी आंखों की सॉफ्टनेस किसी भी आदमी का ध्यान भटका जाए। पर सबसे ज्यादा शौक मुझे उसकी नेक्स्ट लाइन से लगा, अब इतने कोल्ड भी मत बनो, बहुत टाइम हो गया है, तुमने पिछली बार भी कुछ नहीं किया, तो आज रात तो ये कह के उसने अपने लिप्स से स्लोली यान कोंग शैन की नेक के पास मूव करना शुरू किया। जो बात बंदी ने अधूरी छोड़ दी थी वो तो अंधा भी समझ जाए। यान कोंग शैन ने उस लड़की को रोका नहीं। सिगरेट के 2 गहरे पफ्स लेने के बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ, काफी टाइम हो गया, कभी कभी लगता है अब हो भी नहीं पाएगा। व्हाइट स्कर्ट वाली लड़की के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गई और मैं तो ऑलमोस्ट दौड़ तोड़ के अंदर घुस गया होता। मुझे पता है एडल्ट्स बिना लव के भी कर सकते हैं, पर मैं कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो हक भी नहीं बनता कुछ कहने का। मैं खुद का लाइफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किसी और के पर्सनल चॉइसेस पे कैसे कुछ बोलूं? पर सच बोलूं, दिल टूट गया, ऐसे जैसे कोई अंदर से क्रश कर रहा हो। मैंने अपने लिप्स को जोर से काटा, आंखों में हल्की सी जलन थी, हाथ इतने जोर से पकड़ा था कि पूरा डोर हिल गया। पर वो दोनों इतने लॉस थे एक दूसरे में कि सुना ही नहीं। तभी एकदम से मूड चेंज हुआ। यान कोंग शैन ने उसके कंधे पे से हाथ उठाया और सीधा कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कभी पसंद नहीं आया कि बेडरूम की चीजें बेडरूम तक ही ना रहें। अगली बार से मत आना। टोन कोल्ड था, डायरेक्ट, कोई मर्सी नहीं। मैं शॉक, व्हाइट ड्रेस वाली तो पूरी फ्रीज। क्या? उसने डिसबिलीफ में कहा। यान कोंग शैन ने कामली एक और ड्रैग लिया और उसकी तरफ देखा और रिपीट किया, आगे से मत आना। जो था खत्म, और ऑनेस्टली कुछ खास भी नहीं था। धार, उसके गाल एक साइड घूम गए, मेरा भी गाल जलने लगा, डोर और ज्यादा खुल गया। लड़की ने सिगरेट को ग्राउंड पे घुमा के गिराया, ड्रॉप डेड बास्टर्ड, और अपना डिजाइनर बैग स्विंग करके हील टिप टिप करते निकल गई। यान कोंग शैन ने उसकी पीठ को देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ, गाल रब किया, जैसे हाँ, इतना तो बनता ही था। और अगर उसने बस एक बार पीछे देखा होता तो मुझे बैकडोर के पास चुप के टिपटो करते हुए मॉप ले जाते हुए देख ही लेता। बाद में जब मैंने वो ड्रिंक क्लीन किया जो किसी गेस्ट ने गिरा दिया था, तो वेंडिंग ने डांटा भी, इतनी देर क्यों लगा दी वो मॉप लाने में? मॉप अपनी जगह पे था ही नहीं, ढूंढने में टाइम लग गया ना। मैंने आधा सच बोला। उसी दिन रात में जैसे ही रात के 8 बजे मैं दादाजी को कहकर निकल गया कि मैं जा रहा हूँ क्यों के साथ खेलने और वो खाना खा लें, मेरा इंतजार न करे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद के निकल रहा था, एक तेज और थोड़ी डेंजरस कैट की चीख सुनाई दी। मुझे लगा शायद फिर हैना आई है फिश चुराने, तो मैं गया उसे ढूंढते हुए हाइड्रेंजिया के बुशेस के पास। बुशेस उठाई तो देखा वहाँ 2 वाइट डम्पलिंग्स जैसी छोटी किटन्स दुबक के बैठी हुई थी। फोन की फ्लैशलाइट मारी तो दोनों ने घबरा के मुझे देखा, डरते हुए, लेकिन इतनी क्यूट थी कि मेरा तो दिल ही पिघल गया। मम्मी कैट का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर एकदम से मेरी ट्यूबलाइट जली। अरे क्या तुम दोनों क्या हैना के बेबीज हो? उसी रात मैंने एक पोस्ट डाली, पिक्चर थी उन 2 डम्पलिंग्स की। हेलो दोस्तों, आज मैं पापा बन गया हूँ। नेटिजन ए ने लिखा, कांग्रेट्स, माँ और बच्चे दोनों सेफ है ना? दूसरे ने लिखा, इस हैंडसम पापा के बच्चे भी बड़े खूबसूरत ही होंगे। तीसरे ने लिखा, अरे मुझे तो लग रहा था तू सच में बाप बन गया है।
हैना कहीं चली गई और अपने बच्चों को छोड़ गई थी। वैसे मौसम अब थोड़ा वार्म हो गया था, इसलिए कोल्ड का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इतने छोटे किटन्स, क्या वो बिना माँ के रह सकते हैं? रात के 4 बजे फिर उन किटन्स की रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो किटन्स अभी भी अकेले ही थे। हैना अभी तक लौट कर नहीं आई थी। किटन्स बहुत छोटे थे और अपनी माँ के बिना वो बहुत ज्यादा देर तक रह भी नहीं सकते थे। तो मैं वहीं रुक गया। मैं क्वाइटली शेल्टर के पास क्वाट करके 1 घंटे तक वेट करता रहा, पर हैना कभी वापस आई ही नहीं। सुबह 6 बजे दादाजी भी उठ गए। वो भी आ गए देखने और मेरे गेस्ट से एग्री करते हुए बोले, लगता है हैना उन्हें छोड़ गई है। अब सवाल ये था कि इन दोनों छोटी जानों का क्या करें। दादाजी और मैं दोनों फ्लावर बेड के सामने झुककर बैठ गए, उन 2 वाइट डम्पलिंग्स जैसे किटन के ऊपर नजर टिकाए हुए। क्यों ना आंटी से उनका वो ब्लैक कैट उधार लें, दादाजी ने कहा। लिटिल ब्लैक मेरी आंट का एकदम लॉयल पेट कैट है। पिच ब्लैक, हेवी बॉय, बिल्कुल उनके माल्टीज डॉग की एज का। पूरा दिन सिर्फ खाना, सोना और फिर से सोना। मोटा इतना कि 15 किलो तक चला गया है। लिटिल कैट कुशन। लेकिन फिर दादाजी ने सर शेक करके मना कर दिया। वो तो ओल्ड मैडम बन चुकी है, किसी काम की नहीं। ऐसी चीजों के लिए तो किसी को ढूंढो जो अभी अभी माँ बनी हो। किटन्स का पहले जो लाउड मियाविंग था अब काफी वीक हो गया था, शायद भूख से या थकान से। मैंने टेंशन में कहा, तो अब क्या करें दादाजी? दादाजी ने सोचा, फिर एकदम से फोरहेड टैप किया जिसे ट्यूबलाइट जला हो। बोले, याद आया, ओल्ड जैंग के पास दूध है। मैं शॉक, अंकल जैंग, उनमें ये फीचर कब से आया? पर दादाजी ने फिर क्लैरिफाई किया, अरे उनकी एक फीमेल डॉग है जिसने अभी अभी पपीज दिए हैं। उनकी तो आईज भी अभी ओपन नहीं हुई हैं। 2 दिन पहले जब मैं ड्रिंक पे गया था ना, जैंग कह रहा था कि अगर चाहिए तो एक पपी ले लो। और वैसे भी जू में भी तो टाइगर कप्स को भी डॉग मिल्क से ही पाला जाता है ना, तो किटन्स भी पी लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक ही चीज है, देसी जुगाड़। बस फिर क्या, बिना टाइम वेस्ट किए दादाजी और मैं अर्ली मॉर्निंग ही अंकल जैंग का डोर नॉक नॉक कर दिए, हाथ में किटन्स लिए। अंकल जैंग के घर का लिटिल देसी डॉग आंगू आंग बस ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। क्या होने वाला है उसके साथ उसे खुद भी नहीं पता था। पर अंकल जैंग फुल प्रो निकले। लगता है पहले भी ये काम उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने एक पपी उठाया और उसे जेंटली किटन के साथ रब किया ताकि किटन पे थोड़ा सा पपी का सेंट आ जाए। स्मेल मैच करेंगे तो आहुआंग को अपना ही बेबी समझेगी, उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने एहुआंग के बेली के पास स्पेस बनाई और दोनों किटन्स वहाँ रख दिए। मैं तो इतनी टेंशन में था कि ब्लिंक भी नहीं किया। तब तक नहीं जब तक एहुआंग ने किटन्स को स्निफ किया और फिर उनके फर को लिक करना स्टार्ट किया। तब जाके मेरी जान में जान आई। हाँ, अब ये छोटे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मुझे डर था कि कहीं कोई चेंज ना हो गया हो या फिर हैना वापस आ गई और अपने बच्चे नहीं ढूंढ पाई तो। इसीलिए मैंने यानहोंग शैंग से 1 दिन की छुट्टी मांगी ताकि मैं प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकूं। रात को जब मैंने छुट्टी की बात की, यानकोंग शैन ने बस लाइटली नॉड किया, कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस एक्सेप्ट कर लिया क्वाइटली। फिर मुस्कुरा के बोला, मैं वही सोच रहा था, सपने में म्याऊ क्यों सुनाई दिया था। उसने भी रात को म्याऊ सुना था पर उसे सपने जैसा लगा। मैं तो जाओ कॉन्ग की सपने वाली डिक्शनरी भी देखने वाला था। मैं हंसते हुए बोला, तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? वो भी हंसा, बोला, अच्छे वाले पे बिलीव, बैड वाले पे इग्नोर। फेयर डील ना। क्यों जो वही साथ में ही बैठी थी। जब उसने सुना कि मैंने 2 किटन्स रेस्क्यू किए तो उसकी आंखों में लिटरल स्पार्कल आ गया। मैं रात को देख सकती हूँ क्या किटन्स? उसने पूछा। हाँ, जब वापस आएंगी तब दिखा दूंगा, मैंने कहा। और वो ब्राइट स्माइल के साथ बोली, फिर मैं टाइम पे आ जाऊंगी। यानकोंग शैन किचन में कुकिंग करने ही जा रहा था। एज ऑलवेज मुझे भी इनविटेशन मिल गया। लिविंग रूम में टीवी चालू था। इवनिंग न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर एक कॉन्फिडेंट टोन में बोल रही थी, इंट्रोड्यूसिंग जियाओ इन यूए, नए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन। सिर्फ 37 साल की है और इतनी यंग ऑफिशियल स्पीकर है। मैं स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर से देखता हुए बोला, वाओ, शी इज अमेजिंग। वुमन के लॉन्ग वेवी हेयर थे, शार्प ये डेलिकेट मेकअप किया हुआ था, डार्क स्कर्ट सूट
और वो प्रोफेशनल एलिगेंस पूरा स्क्रीन पे एक क्लासी ऑरा ले आई थी। तभी एक कैजुअल सी आवाज ने मुझे झटका दिया। ये वही है जिसे आशान पसंद करता है। मैं लिटरली शॉक हो गया। क्यों कैजुअली रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही थी, 5 टायर इस बार। उसके टोन में कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं था, जैसे बस वो कैजुअली ही बोल रही थी। मुझे फ्लैशबैक याद आया जब क्यू ने यानकोंग शैन का आइडियल टाइप बताया था। ओल्डर, सेक्सी, लॉन्ग हेयर, स्क्रीन पे वही वुमन, टिक टिक टिक। ये ही टाइप पसंद है यानकोंग शैन को, बिल्कुल अपोजिट मुझसे। और सबसे खतरनाक बात, अगर मैं कभी मैच्योर, सेक्सी और लॉन्ग हेयर वाली बन भी जाऊं तो भी शायद मैं उस जैसी ना बन पाऊं। वो 37 ईयर ओल्ड स्पोक्स पर्सन जियाओ इनयुए एकदम नेक्स्ट लेवल वुमन थी। डिप्लोमेट, कॉन्फिडेंट, पॉइज्ड। मैं तो अभी तक सोचता हूँ कि क्या मुझ में वो कैलिबर है भी या नहीं। मैं अपने चेस्ट पे हाथ रखता हूँ। मुंह का टेस्ट हल्का सा कड़वा लग रहा था। कंपैरिजन इज ट्रूली द थीफ ऑफ जॉय यार। आ जाओ, खाना तैयार है। यानकोंग शैन ने अपने हाथ पोंछते हुए वॉक किया टुवर्ड्स क्यू। लेकिन जैसे ही टीवी स्क्रीन पे उसकी नजर गई, 1 सेकेंड के लिए उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मैं उसका फेस क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। एकदम क्लियर मूड ड्रॉप था। कोई रंग तो नहीं दिखा उसके हेड पर, लेकिन आई कुड टेल ये बस क्रश नहीं था। रुको, तो क्या क्यू जब ये कह रही थी कि वो उसे पसंद करता है, तो उसका मतलब सिर्फ आइडियल टाइप वाला लाइक नहीं था? क्या जियाओ इनयुए और यानकोंग शैन, क्या उनका कोई पास था? 3 साल पहले यानकोंग शैन एक नया निकलता हुआ लिटिल राइजिंग स्टार था और जियाओ इनयुए एक राइजिंग डिप्लोमेट स्टार, एक हैंडसम मैन, एक ग्रेसफुल वुमन। मिलना, स्पार्क होना और कुछ भी और भी बिल्कुल पॉसिबल लग रहा था। आशान, वो किटन्स देखने जाना है मुझे, क्यू ने अपनी छोटी सी आर्म फैलाकर कहा। मैं खाना खाने के बाद जाके उन्हें देख सकती हूँ क्या? कल देख लेना, अभी उन्हें सोने दो। यानकोंग शैन ने उसे उठाया और टीवी का रिमोट उठाया और स्क्रीन ऑफ कर दी। टीवी से जियाओ इनयुए गायब हो गई, लेकिन मेरे डाउट्स और ज्यादा बढ़ गए। मुझे अभी जाना होगा, मैंने थोड़ा हरी टोन में कह के बाय बोला। जब बाहर निकला, फोन तुरंत निकाल के गूगल खोला। सर्च जियाओ इनयुए, रिज्यूम मिल गया, एकदम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का रिकॉर्ड। मेरे फिंगर्स स्लाइड करते जा रहे थे। 3 साल पहले, हाँ, गॉट इट, काउंसलर ऑफ केप वर्डे। मैं ऑलमोस्ट ठोक बैठा था अपने आप को एक टेलीफोन पोल से, पर आंखें फोन से हटा नहीं पाया। मैंने पोल को जोर से पकड़ लिया और वहीं रुक गया। मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या सोचूं। एक ही लाइन बार बार दिमाग में गूंज रही थी। तो क्या यानकोंग शैन आज तक उस हार्ट ब्रेक से उबर नहीं पाया? सबको लगता था कि उसकी सिस्टर यान जिंगयू के फेल्ड लॉन्ग डिस्टेंस लव ने उसके प्यार के लिए पर्सपेक्टिव चेंज किया, पर क्या ये उसके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हो सकता था? क्या उसे किसी ने इतना डीपली हर्ट किया था कि अब वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता? अपना दिल देना और फिर दिल टूट जाना, तो इंसान फिर कभी वैसे नहीं बचता जैसे वो पहले होता है। मैंने वहीं खड़े खड़े वीवो पे पोस्ट डाली। लोग कितने ग्रिडी हो गए हैं ना। पहले मुझे लगता था कि येलो ही काफी अच्छा है और अगर नहीं मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मुझे येलो नहीं चाहिए। अब तो मन पिंक चाहने लगा है और शायद यही तो लालच है, जब जो मिलता है वो कम ही लगने लगता है। एक कमेंट आया, ये क्या किसी तरह का सीक्रेट कोड है? एरा के आउटकर्स को सेव करो, ट्रांसलेटर चाहिए। दूसरे ने लिखा, अरे मुझे भी समझ नहीं आया। तीसरे ने लिखा, अरे कोई तो एक्सप्लेन करो। कमेंट्स पढ़ के मैंने फोन रख दिया। कैसे समझाऊं? कोई नहीं समझ सकता, ना पिंक का मतलब ना येलो का। पूरी रात इस चक्कर में नींद ही नहीं आई। सुबह जब बुक स्टोर जा रहा था, कार में बस 10 ही मिनट हुए थे कि मैं सीट पर लग के ही सो गया। जब जागा, यानकोंग शैन ने जेंटली मुझे हिला के उठाया। उठो, आ गया स्टोर। नॉर्मल डेज तो वो मुझे हमेशा गेट तक छोड़ता है, पर आज बस डोर ओपन किया और रुक गया। मैं तुरंत कार से जंप आउट करने ही वाला था कि उसने पीछे से बुलाया और कहा, बाय द वे, आज एक नया क्लर्क ज्वाइन करेगा। मैं 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, पर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था।
मेरे लिए तो यही बड़ी डील थी, लेकिन जिसको तुम पसंद करते हो उसके लिए तो कोई भी छोटी चीज बड़ी लगती है, और जिसको तुम पसंद नहीं करते उसके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। मैं बस सर झुका के क्वाइटली कार से उतर गया। नया क्लर्क एक्चुअली 40s का एक आदमी निकला। नाम था जियाओ टियान। एकदम चीयरफुल, हमेशा मुस्कुराता रहता। मैं उसे अंकल कहने वाला था, पर उसने फोर्स किया कि मैं उसे भैया बुलाऊं। फिर कैजुअली बोला कि वो लोकल नहीं है, बस आइलैंड का लो प्रेशर और अच्छा एटमॉस्फेयर देख के यहाँ काम करने आ गया। तो मैंने अपने आप को एक सीनियर गाइड ही समझ लिया और मैंने उसे बताना शुरू किया कि बुक्स कैसे रखते हैं, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जियाओ टियान ने कैजुअल सा हाथ हिला के बोला, अरे ये सब तो बहुत सिंपल है, एक दिन में ही सीख जाऊंगा। मैंने सोचा, वाह भाई, बड़े एक्सपर्ट हो तुम तो, लगता है मैं तुम्हें ट्रेन करते ही रिटायर हो जाऊंगा। स्माइल करते हुए मैंने कहा, सिंपल तो है पर याद रखने में टाइम लगता है। तभी बैम, स्टोर का दरवाजा जोरदार तरीके से खुला। एकदम हरीड एग्रेसिव एंट्री, बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर जैसी नहीं। मैंने रिफ्लेक्स से उधर देखा और सामने खड़ी थी एक यंग सी लड़की, चेहरे पर पूरा गुस्सा। वो मेरी एक ओल्ड क्लासमेट थी, नाम था अन्ना चैन। और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, सब आइलैंड पे ही क्यों आ रहे हैं? क्या हाई स्कूल की बुक्स पूरी नहीं पढ़ रही थी क्या? यूमियान, मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आई, चेहरा लाल, आंखों में आग, और बोलना शुरू, वो भी सबके सामने, यूमियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा स्टोर घूम के मुझे ही देख रहा था, जियाओ टियान, कस्टमर्स और बाकी सब, और मैं एकदम साइलेंट, पर अंदर से बॉईल हो रहा था। अन्ना चैन चिल्लाई, फूवुई का पीछा मत करो, ग्रेजुएशन के बाद भी तुम उसके पीछे हो, तुम तो गए काम से, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने बेस्ट फ्रेंड पे लाइन मारने की? ही स्ट्रेट, सिर्फ लड़कियां पसंद है उसे, तुम दूर रहो उससे। फ्लैशबैक, अन्ना चैन को 3 साल तक फूवुई पे क्रश था, कभी कन्फेस नहीं किया, पर जब फूवुई और मेरे बीच वो वाला इंसिडेंट हुआ तब से वो मुझसे नफरत करती थी। ये वार्निंग उसकी फर्स्ट टाइम नहीं थी, हर बार मुझे कोई चीप सा मेल विक्सिन बना के रख देती थी। मैंने कामली पूछा, तुम उसके अंदर घुस के बैठी हो क्या? तुम कैसे कह सकती हो कि उसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद है? और तभी फाट, डोर दोबारा जोर से खुला और अंदर आया फूवुई, वो भी फुल पैनिक मोड में। बस करो अन्ना चैन, उसने उसे रोका। मैंने बोला ना, यूमियान का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आया ठीक है, पर ये तमाशा बंद करो। मुझे लगा मैं किसी ड्रामा नॉवल के बीच में घुस गया हूँ। मैंने डोर की तरफ देखा, अब और कौन एंट्री मारेगा? चैन अन्ना का गुस्सा सडनली दर्द में बदल गया, आंखों की कोने लाल हो गए और वॉइस भी हल्की। बोली, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, इसकी वजह से ना, ये सब इसी की वजह से हुआ ना? फूवुई का चेहरा और डार्क हो गया और जब उसकी नजर मुझसे मिली, उसकी आंखों में था गिल्ट, रिग्रेट और कुछ अधूरा सा। यूमियान, वो धीरे से बोला, और मूड मीटर ऊपर से नीचे ब्लू और पिंक में ब्लिंक करते रहा। मेरे इमोशन, मुझे माफ करना, पर मैं अब इमोशनली बैंकरप्ट हो चुका हूँ। ह्यूमंस वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जब उनके फीलिंग्स का कनेक्शन हो सिंथेसिया के साथ, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी का तो कोई एंड ही नहीं। जैसे ही फूवुई कुछ बोलने वाला था, मैंने उसे कट करते हुए बोला, मैं तुम लोगों के ड्रामा में नहीं पड़ना चाहता, और ना ही ये कोई दोस्ती या यादों का अड्डा है। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो प्लीज स्टोर से बाहर चले जाओ। मुझे पता है फूवुई के पास बहुत चांसेस थे तब सब कुछ क्लियर करने के लिए, पर अब तो सब बदल चुका है, और ये बुक स्टोर यान कोंगशान का है। मैं अपने पर्सनल मेस की वजह से उसे ट्रबल नहीं देना चाहता था। तुम तो बॉस नहीं हो, हमें क्यों भगा रहे हो? चैन अन्ना ने फूवुई के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और फिर से मेरे सामने आके चिल्लाने लगी। फूवुई, जो इमेज कॉन्शियस बंदा था, लोगों के बीच ये सीन देख के और ऑकवर्ड हो गया। बस करो यार, क्या तमाशा बना रखा है? उसने गुस्से में बोला, लेकिन जरा नरमी से, ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए। मुझे किस बात की शेम होनी चाहिए? चैन अन्ना ने एक्शन के साथ प्रूफ किया, उसे कोई शेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसी बीच जियाओ टियान फाइनली रिएक्ट करते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा शांत। पर वो बोल भी नहीं पाया। इस डिस्गस्टिंग होमोसेक्सुअल को तो कोई शर्म ही नहीं आती।
चैन अन्ना चिल्लाई, तो मैं क्यों करूं शेम? सबको पता होना चाहिए कि ये कितना गंदा है। स्टोर के कोने कोने तक उसकी आवाज गूंज गई। सब कस्टमर्स स्टेयर करने लगे। मैं चुप था। उसके हेड के ऊपर का मूड डीप क्रिम्सन हो गया था। हेट्रेड, एंगर, सेल्फ राइटियसनेस। ग्रीन प्लम आइलैंड आने के बाद लोगों की काइंडनेस ने मुझे ये भुला दिया था कि दुनिया में अभी भी होमोफोबिया जिंदा है। लोग जिन्हें समझ नहीं आता वो लेबल करते हैं एबनॉर्मल, डिस्गस्टिंग, जैसे कुछ क्राइम कर दिया हो। अगर स्ट्रेंजर कह दे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड हो या आपका क्रश हो और वो भी ऐसा सोचता हो तो वो सच में मन को तोड़ देता है अंदर से। इसीलिए जब यांग कोंग शैन जैसा बंदा मुझे एक इंसान के रूप में देखता है बिना किसी जजमेंट के, तो वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मुझे फिर कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे इतनी ईमानदारी से, इतनी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगा। इवन मेरे पेरेंट्स या दादाजी, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे सेक्सुअलिटी पे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और इसीलिए मैंने कब का डिसाइड कर लिया था, अगर मुझे सिंथेसिया है भी तो भी मैं उनके सामने कभी आउट नहीं होऊंगा। मैं डरपोक हूँ शायद, पर मैं उनका वो साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट, वो अनसेड एंगर शायद झेल नहीं सकता। बट अब प्रॉब्लम ये है कि चैन अन्ना ने आज पूरा सीन क्रिएट कर दिया है बुक स्टोर में, और मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपने सेक्सुअलिटी को अब और छुपा पाऊंगा भी या नहीं। ग्रीन प्लम आइलैंड छोटी जगह है, न ज्यादा बड़ी न बिल्कुल छोटी, पर यहाँ एक घर में कुछ होता है तो अगली सुबह तक पूरे आइलैंड को पता होता है। मुझे लगता है कल तक सब लोग जान जाएंगे। और ये सोच के मेरे अंदर का गुस्सा जाग गया। तुम लोग कपल भी नहीं हो, मैंने गुस्से में अन्ना से पूछा। सिर्फ किसी को लाइक करते हो तो उसकी लाइफ पे हक जमाने का लाइसेंस मिल जाता है क्या तुम्हें? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? अन्ना को मेरा सच बोलना चुभ गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। आंखों में आग भर गई और उसने अपना हाथ उठा दिया मुझे थप्पड़ मारने के लिए। पर वो हाथ सिर्फ उठा, गिरा नहीं, क्योंकि उसके पीछे यांग कोंग शैन रेडी तैयार खड़ा था। उसने अन्ना का व्रिस्ट पकड़ लिया, बिल्कुल सॉलिड ग्रिप में। छोटी लड़की, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि मारना गलत होता है? उसकी आवाज काम थी, पर उसके प्रेजेंस में एक अलग ही वेट था। वो शायद वेयर हाउस से आवाज सुनकर बाहर आया था। अन्ना एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पहले उसका चेस्ट तक, फिर नेक और फिर फाइनली उसका फेस। यांग कोंग शैन की हाइट और बॉडी उसके लिए इंटिमिडेटिंग थी। अन्ना सिर्फ 18 साल की थी और उसकी आवाज में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। बोली, तुम कौन हो? ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए। इस स्टोर का मालिक, यांग कोंग शैन ने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और बिना एक्सप्रेशन चेंज किए उसने साइड में खड़े फूवी की तरफ देखकर बोला, ये बुक स्टोर है, तमाशे का स्पॉट नहीं। मेरे स्टाफ ने पहले भी कहा था, अगर कुछ खरीदना नहीं है तो निकल जाओ। उसने अन्ना का हाथ छोड़ा, पर उसकी अथॉरिटी अब भी हवा में थी। पर अन्ना कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद में हाथ झटकाया और फाइनली मुझ पर पॉइंट करते हुए चिल्लाई, ओ तो तुम बॉस हो? तो सुनो, ये बंदा एक परवर्ट है जो लड़कों के पीछे पड़ता है। ऐसे लोग कस्टमर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ट्रबल नहीं चाहिए तो अभी के अभी इसे फायर करो। फूवी ने फाइनली चैन अन्ना का हाथ खींच के डोर की तरफ ले गया। उसका फेस बिल्कुल टाइट था और उसके एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। बोला, क्या बोल रही हो तुम? बस भी करो। उसने गुस्से से कहा, चलो मेरे साथ चलो बाहर। चैन अन्ना फिर भी रुकना चाहती थी, कुछ और बोलना चाहती थी, पर फूवी उसे डोर तक ऑलमोस्ट घसीट के ले गया और जाते जाते उसने मुझे गालियां देकर बोला, संभाल के रहना, तुम जैसे लोगों को तो सजा मिलती है। तुम्हारे माँ बाप के लिए मुझे दुख होता है। ग्लास डोर बंद हुआ और एकदम साइलेंस छा गया। पूरे शॉप में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे पता है ये मेरी गलती है, पर फिर भी अंदर से एक अजीब सी शेम महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से काट के खुला छोड़ दिया हो, जहाँ मेरी हर वनरेबिलिटी, हर वीकनेस धूप में सबके सामने रखी हो। सबकी नजर में सवाल, शौक, क्यूरोसिटी थी, और मैं कंफ्यूज और हेल्पलेस। यूमियान, मेरे साथ चलो। यांग कोंग शैन की सीरियस आवाज आई। उसने मुझे साइड के लाउंज में बुलाया था। मेरे लिप्स थोड़े हिल गए, पर आवाज नहीं निकली। हाथ अपने आप क्लेंच्ड हो गए।
मैंने एक फेक सी स्माइल वेन्निंग और जाओ टियान को दी और फिर यानकोंग शान के पीछे चला गया। उसने लाउंज का दरवाजा बंद किया और खुद उस पर लीन कर गया। उसका फेस सीरियस था और उसने बिना कुछ शुगर कोट किए बोला, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो लड़का ही था जिसे तुम पसंद करते हो? मैं उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख सकता था। वो क्लियरली चेन अन्ना के वर्ड से ट्रिगर हुआ था और अब भी उसका मूड रेड में ही था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था वो गुस्से में क्यों है, मेरे लिए या मुझसे। मेरा दिमाग ब्लैंक था। मैं सिर्फ उसे ब्लैंक स्टेयर करता रहा। हाँ, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो थोड़ी देर तक मुझे यूं ही घूरता रहा। फिर उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा टाइट हो गए और मुझे सच में डर लगने लगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, यानकोंग शैन ने इरिटेट होकर अपने बाल मसलते हुए कहा, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। तुम्हें बताना चाहिए था ना। नहीं, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना स्टूपिड हूँ मैं। उसके टोन ने मुझे फाइनली हिला दिया। मैं धीरे से नॉर्मल मोड में आया और एक्सप्लेन करना शुरू किया। नहीं, वो फूवुई और मैं उस टाइप के नहीं थे। हम फ्रेंड्स थे और मुझे लगा शायद कि वो भी मुझे पसंद करता है, तो मैंने सजेस्ट किया था कि ट्राई करते हैं। पर उसे लगा कि मैं वियर्ड हूँ और उसने सबको बता दिया और तब से मैं बन गया हूँ वो लड़का जो लड़कों के पीछे पड़ता है। बस यही था सब कुछ। गुस्से से ज्यादा दिल में बस थोड़ा सा दर्द था, थोड़ी सी बेइज्जती की फीलिंग। सॉरी, मैंने शॉप में इतना सीन क्रिएट कर दिया। मैं अपने हाथ घुमाते हुए नजर झुका के बोला, वैसे भी नया क्लर्क तो अब आ ही गया है। मैं कल से नहीं आऊंगा। रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। यानकोंग शैन ने कुछ नहीं कहा बहुत देर तक। मैंने सोचा शायद उसकी चुप रहना का मतलब हाँ ही है। अच्छा, तो बस मतलब यही एंड था। वो फूवुई भी ना, जरूर वो मेरा कोई कार्मिक एनर्जी ही होगा। जब भी जिंदगी ठीक चल रही होती है वो टपक पड़ता है और सब बिगाड़ देता है। मैं अपने नाखून के एज को दबाने लगा, थोड़ा दर्द, थोड़ा रिलीफ। तभी उसके स्टेप्स की आवाज आई। यानकोंग शैन मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, यूमियान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने कोई ट्रबल नहीं बनाया और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। उसका हाथ गरम था। मेरे हाथ थोड़े कांप गए, जैसे किसी ने जलता हुआ आयरन छुआ दिया हो। मेरे कान से लेकर पैर तक स्वेट कर रहे थे, लिटरली। शायद उसने गलत समझा। उसने हल्की सी आवाज में बोला, सॉरी, और अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर बोला, तुम 2 दिन घर पे रेस्ट करो ना, पर ये रेस्ट मैं इसीलिए नहीं दे रहा कि तुमसे कोई गलती हुई है। मैं बस चाहता हूँ कि अगर वो लोग वापस आए तो तुम सेफ रहो। मेरा दिल हल्का सा हिल गया। मैंने आंख उठा के उसकी तरफ देखा। उसके हेड के ऊपर कोई कलर नहीं था अब, पर उसका वैल्यू 65 था। नॉट हाई, बट बिल्कुल गुस्सा नहीं था अब। मुझे समझ आया वो मुझसे गुस्सा नहीं है अब। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। उसने अपने बालों को, जो अभी उसी ने खुद मैस किए थे, वापस सेट किए। हाथ वेस्ट पे रखते हुए बोला, थैंक यू तब बोलना जब मैं सच में कुछ करूं जो थैंक यू वर्दी हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बोला, अभी जस्ट तुमने किया तो है। उसका मुझे नॉर्मल ट्रीट करना, वो भी बिना जजमेंट के, मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है। यानकोंग शैन मुझे काफी देर तक बस यूं ही देखता रहा और फिर अचानक से हाथ बढ़ा के मेरे सर पर रख दिया। ज्यादा जेंटल नहीं था, जोर से हाथ घुमा दिया, जैसे छोटा बच्चा समझ के थपथपा दिया हो। रेन स्टॉप फेस्टिवल के बाद से, जब से उसने मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया था, तब से ये पहली बार था जब उसने मुझे ऐसे प्यार से छुआ था। मैंने थोड़ा नरमी से स्क्विंट किया, पर उस मोमेंट का वार्मथ एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया था कि उसने हाथ वापस खींच लिया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। तुम रेस्ट कर लो, मैं बाहर ही हूँ, बस इतना ही कहा उसने। और अब पूरे लाउंज में सिर्फ मैं ही रह गया था और कंप्लीट साइलेंस। मैं वहीं बेंच पर गिर पड़ा, अपना चेहरा अपने हाथों के बीच छुपा के अंदर ही अंदर चीखने लगा। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, क्या करूँ? मैं उसे इतनी ज्यादा चाहने क्यों लगा हूँ? क्या करूँ मैं? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? मैं मेंटली तैयार था कि अब मेरे बारे में सब आइलैंड पे फैल जाएगा।
2 दिन के अंदर दादाजी या नेबरहुड से ताने आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना दादाजी ने कुछ पूछा, ना किसी ने अलग तरीके से ट्रीट किया। पता चला वेंडिंग और जाओ टियान ने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ा शौक तब मिला जब पता चला कि यान कोंग शैन ने खुद उनसे बात करके बोला था कि वो मेरे बारे में किसी से कुछ ना कहें। शाम को जब क्यू क्यू किंडरगार्टन से वापस आई तो मैं उसे किटन से मिलवाने ले गया। छोटी सी लड़की दोनों वाइट डम्बलिंग्स को देख के लिटरल आव ओवरलोड हो गई थी और नाम भी तुरंत रख दिए, ये वाला दाबाई है और ये वाला अरबाई। मैं हंसा और उसके नाम पर एक थम्स अप दे दिया। बोला बहुत अच्छे नाम है। उसके फेस पर एक प्राउड स्माइल थी, जैसे कोई मिनी मम्मा बन गई हो। पर उस पूरा दिन वेट करने के बाद भी हैना वापस नहीं आई। दादाजी ने अपनी सॉल्टेड फिश की चादर फोल्ड करते हुए कहा, ये वाइल्ड कैट्स ऐसी ही होती हैं, कभी अचानक आते हैं और कभी बिना बताए चले भी जाते हैं। अप्रैल के मौसम से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। और फिर वो अपनी लाइफ फिलॉसफी ड्रॉप करते हुए बोले, इंसान को रोज मेहनत करनी चाहिए, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लाइफ शॉर्ट है, उसे बड़ी सोच के साथ जियो। मुझे पता था कि दादाजी जब कह रहे थे कि हैना पे कुछ अनएक्सपेक्टेड गुजरी है तो वो उसका फाइनल गुड बाय भी हो सकता है, क्योंकि माँ बिल्ली कभी भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के नहीं जाती जब तक कोई मजबूरी ना हो। हाँ, लॉजिकली वही सबसे लाइकली पॉसिबिलिटी थी, पर फिर भी दिल के कोने में एक छोटी सी उम्मीद जरूर थी। शायद बस कहीं अटक गई हो, शायद कुछ दिन में आ जाए, लेकिन वो वापस जरूर आए। उस सब के बीच ही दादाजी ने बताया कि मॉम का फोन आया था, बुला रही है मुझे, तुम्हारे लिए कुछ रखा है, आके ले जाओ। मैं कहना चाहता था कि मेल कर दो, पर पता था कि वो नाराज हो जाएंगी। ठीक है, कल चला जाऊंगा, मैंने बोला। किटन्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं क्यू क्यू को घर छोड़ने जा रहा था। जब घर पहुंचा तो वापस जाते वक्त क्यू क्यू ने बोला, कल तुम सिटी जा रहे हो ना? हाँ, मैंने कैजुअली कहा। मैं भी जा रही हूँ, हॉस्पिटल जाना है मुझे। उसने ग्राउंड पर एक पेबल किक किया। मुझे हर महीने जाना पड़ता है, डॉक्टर से बात करनी होती है। मुझे अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता था कि डॉक्टर से बात करनी है का क्या मतलब क्यू क्यू का था, लेकिन वैसे भी मुझे भी सिटी जाना था मॉम से मिलने के लिए, तो राइड तो मिल ही गई थी फ्री की। मैंने कैजुअली यान कोंग शैन से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? उसने बोला कि पहले क्यू क्यू को हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे, फिर मुझे मॉम के पास ले चलेगा। एकदम परफेक्ट, मैं खुश होकर हाँ बोल दिया। अगली सुबह दादाजी को बाय बोला और हम निकल गए होंग सिटी के लिए। 2 घंटे के बाद हम एक काफी ऊंची बिल्डिंग के सामने पहुंच गए, एक हॉस्पिटल, लेकिन वो फिजिकल इलनेस के लिए नहीं था। तभी पता चला कि वांग्क्यू का हॉस्पिटल एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, जहां वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाती है। उसकी 1 साल से ये थेरेपी चल रही थी, जिसे वो इमोशनली एडजस्ट कर सके और ग्रुप में कंफर्टेबली मिक्स हो सके। मैं उसका हाथ पकड़ के अंदर जा रहा था और यान कोंग शैन हमारे पीछे चल रहा था। छोटी सी वांग्क्यू गाना गाते हुए चल रही थी। उसने मुझसे पूछा, गैस करो मैं कौन सा गाना गा रही हूँ? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। बोला, एक बार और तो गाओ। धूप थोड़ी तेज थी, गर्मी में पसीना भी छूट रहा था। उसने फिर से हमिंग स्टार्ट की, लेकिन फिर अचानक से रुक गई। उसकी आंखों में एक सरप्राइज का एक्सप्रेशन आ गया था। मैं भी रुक गया और उसी डायरेक्शन में देखा जहां वो देख रही थी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत फिगर खड़ी थी, एक जेंटल सी स्माइल के साथ, सीधा हमें ही देख रही थी। नहीं, वो हमें नहीं, सिर्फ यान कोंग शैन को देख रही थी। मैं स्टन रह गया। जियाओ इन यूए? मैंने तो कुछ दिन पहले ही उसे टीवी पर देखा था, गलती कैसे करता? इम्पॉसिबल। मैंने तुरंत पीछे देखा, यान कोंग शैन भी उसे ही देख रहा था। लॉन्ग टाइम नो सी। जियाओ इन यूए ने डायरेक्टली यान कोंग शैन को देखा और बस मुझे पास कर गई जैसे मैं हवा हूँ। यान कोंग शैन की आंखों में हल्की सी सरप्राइज की झलक थी, जैसे सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ उससे यूं मिल जाएगी। तुम यहाँ कैसे? उसका टोन काम था, लेकिन क्लियरली थोड़ा ऑफ गार्ड था। मैं बस उसके हेड वैल्यू को घूर रहा था बिना ब्लिंक किए। दिल से दुआ कर रहा था कि कहीं वो येलो या पिंक ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली सिर्फ थोड़ा मूड वैल्यू ड्रॉप हुआ था। कोई ऐसे रंग नहीं दिखे जो मुझे टेंशन में डालें।
और जियाओ इन्यूए का हेड भी वाइट ही था, तो मतलब कोई रिकंसिलेशन सीन तो यहाँ होने वाला नहीं था। फ्यू, मुझे लगा था कि कोई फुल ऑन एक्स गर्लफ्रेंड री एंट्री ड्रामा शुरू होने वाला है। मन ही मन सोचा, बस कर यार यूनिवर्स, कितना थ्रिल भरोगे मेरी डेली लाइफ में। जियाओ इन्यूए ने कैजुअली बोला, प्रमोशन मिला था रिसेंटली, प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए कुछ नींद के लिए दवाई लेने आई हूँ। उसके स्लाइटली कर्ली हेयर को विंड ने उड़ा दिया और उसने अपनी फिंगर से उसे पीछे कर दिया। सीन पूरा अर्बन ड्रामा जैसा ही लग रहा था। वो हील्स में, लेदर बैग पकड़े हुए, आयरन ग्रे जैकेट आर्म पर, स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश, काम। यानकोंग शैन ने पोलाइटली कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। जियाओ इन्यूए का चार्म अलग ही था। अब वो यंग नहीं थी, पर एलिगेंस और ग्रेस से भरी हुई थी। लगता नहीं था कि 30s के बाहर हो। टाइम ने उसके फेस पर कोई निशान नहीं छोड़ा, बस एक मैच्योर अट्रैक्शन जरूर ऐड कर दिया था। फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? ये सवाल किसी और के मुंह से होता तो रूड लगता, लेकिन उसके टोन में सिर्फ नॉर्मल क्यूरियोसिटी थी। यानकोंग शैन ने थोड़ा पॉज लेके बोला, अभी तो नहीं। और वो कैजुअली कह गई, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसको, मतलब वानक्यू को, किसी फीमेल एल्डर की गाइडेंस की जरूरत है। ये सुनकर पहली बार यानकोंग शैन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा हिल गया। थोड़ा रियल, नॉट प्लीज लुक दिख रहा था उसके फेस पर, बट स्टिल उसका रिप्लाई कंपोज था। बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बातें कर रहे थे और मैं बस साइड में खड़ा हूँ। पता नहीं क्यों, पर सब कुछ किसी और की स्टोरी का एपिसोड लग रहा था। जियाओ इन्यूए सॉफ्टली स्माइल करती हुई बोली, तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा दूसरा हाफ जल्दी ही मिल जाए। उसने क्लियरली रिजेक्शन फील किया था, लेकिन उसके टोन में अब भी वही काम एलिगेंस थी। नो ड्रामा, नो प्लीडिंग, बस एक ग्रेसफुल गुड बाय, और वो कॉन्फिडेंटली टर्न करके वॉकआउट कर गई। यानकोंग शैन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, जैसे उस मोमेंट को प्रोसेस कर रहा हो। फिर बिना कुछ और बोले वो हमें दोबारा ज्वाइन करने आया। बोला, लेट्स गो, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। वांग्यू अंदर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही थी और हम दोनों बाहर एक बेंच पर चुपचाप बैठे थे। मैं सीधा सामने वॉल को घूर रहा था, जहां एक मेंटल वेल्थ अवेयरनेस का पोस्टर लगा था। उस साइलेंस में मैंने एक सवाल पूछा, हल्का लेकिन सीधा दिल के बीच में, तुम लव में बिलीव नहीं करते, क्या इसकी वजह वही है? उसने कुछ बोला नहीं। मैं उसकी तरफ पलटा, थोड़ा एंग्शियस फील करते हुए, और देखा उसका सर वॉल के अगेंस्ट टिका हुआ था, आंखें क्लोज्ड, ब्रीथिंग सॉफ्ट और स्टेडी। क्या वो सो रहा था? जैसे ही मैं पलटने वाला था, वो बोला 50-50। फिर एक बीट के बाद वो क्लैरिफाई करते हुए बोला, वो और डिंग बाइजू दोनों मिलकर आधे आधे रीजन है। वो मेरी सीनियर थी, मेरी टीचर, मेरी गाइड। कभी लगता था कि हम सेम गोल के लिए जी रहे हैं, लेकिन फिर रियलाइज हुआ मैं उसकी लाइफ का सिर्फ एक पासिंग फेज था। उसने आंखें खोली और उसके लिप्स पर एक ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल आ गई। आगे बोला, जब सोचा अलग हो जाए और रियल लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस सामने खड़े हो, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस होता है लव। और अगर वैसे भी वो सैक्रिफाइस होना ही था, तो पहले से ही उसकी जरूरत ही क्या है? उसके वर्ड सुन के मुझे लगा शायद वो अब भी उस पेन को कैरी करता है, साइलेंटली ही सही। मैंने धीरे से कहा, लेकिन प्यार तो अनकंट्रोलेबल होता है ना। अगर कंट्रोल में होता तो दुनिया में कम से कम बेवकूफ और कमजोर लोग होते ना। यानकोंग शैन ने मेरी तरफ देखा और कैजुअली बोला, तुम अब इतने भी बड़े नहीं हो, पर फीलिंग्स तुम्हारी काफी गहरी हो गई हैं। मैं एक लम्हा उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस एक हल्की सी स्माइल के साथ उसी जैसे अपना सर वॉल से टिका दिया, आंखें बंद की और प्रिटेंड किया कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। काइंड ऑफ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन सच तो ये है कि अगर मैं चाहता भी तो भी इतना डीपली किसी से पहला प्यार नहीं करना चाहता था। वानक्यू का सेशन कंप्लीट होने के बाद हमने हॉस्पिटल के पास एक सिंपल सी जगह पे लंच किया। शाम तक जैसा प्लान था, यानकोंग शैन ने मुझे मेरी माँ के यहाँ ड्रॉप किया। माँ की नई शादी के बाद का घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे में ही पहुँच गए थे। वो दोनों नीचे कार में वेट करने लगे और मैं अकेला ऊपर गया। मैं थोड़ा एक्साइटेड था, थोड़ा क्यूरियस भी। माँ ने मुझे इतनी दूर बुलाया था
तो सोचा हो सकता है कोई बड़ा गिफ्ट मिले, शायद एक बड़ा रेड एनवेलप, थोड़ी पॉकेट मनी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, माँ ने खुशी खुशी गेस्ट रूम से क्विल्ट निकाला और प्राउडली कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, तुम्हारे अंकल ने भेजा है, ओरिजिनल गूज डाउन क्विल्ट। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। इसके लिए बुलाया? इतना लंबा ट्रैवल सिर्फ एक क्विल्ट देने के लिए? सच कहूँ तो दादाजी ने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा है। बेडिंग, मॉस्किटो नेट, टूथब्रश, बेसिन, इवन वाटर कप तक। क्विल्ट भी उन्होंने खरीदा था और डॉर्म के लिए परफेक्ट साइज का। और ये जो माँ ने दिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा थिक भी। सितंबर में तो फैन की जरूरत होती है ना, क्विल्ट की नहीं। आइलैंड पे ऐसा क्विल्ट नहीं मिलता बेटा। ये देखो 100% गूज डाउन है। माँ अभी भी एक्साइटेड थी, आंखों में वो स्पार्कल था। मैं कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि उस मोमेंट में उसकी खुशी रियल थी। बहुत अच्छा है मॉम, अंकल को थैंक यू कहना, मैं क्विल्ट लेते हुए बोला। कुछ और कहने के लिए शब्दों की जरा कमी थी। और फिर साइलेंस, वो ऑकवर्ड फैमिलियर साइलेंस जो दो लोगों के बीच तब आता है जब उनके बीच कुछ कहने को बचा ही नहीं होता। स्ट्रेंज ना, डिवोर्स के बाद भी तो मैं उसके साथ यही रहता था ना। उन्होंने ज्यादा वक्त स्पेंड किया है, मेरे डैड से भी ज्यादा। तो फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दो अनजान लोग हैं? सिर्फ 2 महीने अलग रहने के बाद भी कुछ बोलने को नहीं है। मियान मियान, कैसे हो तुम आजकल? माँ ने जब ये पूछा तो उसकी आवाज में गिल्ट का हल्का सा नोट था। शायद इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने में उनका सिर्फ 3 बार फोन आया था। जो क्विल्ट देने का रीजन दिया गया था वो बस एक एक्सक्यूज था। असली वजह थी माँ बेटे के बीच थोड़ी दूरी को कम करना। मुझे ग्रीन प्लम आइलैंड बहुत पसंद है मॉम, और दादाजी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैंने कामली जवाब दिया, आप टेंशन मत लो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। बस ये कहना था कि माँ के सर के ऊपर जो मूड इंडिकेटर था वो एकदम से गिर गया। उसकी गिल्ट और भी ज्यादा गहरी हो गई। क्या तुम डिनर के लिए रुक जाओगे? मैं तुम्हारा फेवरेट रोस्ट डक ऑर्डर करवाऊंगी प्लीज। सच कहूँ तो मुझे उनकी सिचुएशन समझ आती है। डिवोर्स के इतने साल बाद फाइनली उन्हें कोई पार्टनर मिला है जिसके साथ वो सेटल हो पाई। और हनीमून फेज में तो सब वे लोग एक दूसरे में ही खोए रहते हैं ना, किसी और के लिए स्पेस बनाना मुश्किल होता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ग्रीन प्लम आइलैंड शिफ्ट होना उनका मुझे छोड़ देना था। बस उनका साथ रहना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला के मना कर दिया। बोला, नहीं, मेरा एक फ्रेंड नीचे वेट कर रहा है मॉम, नेक्स्ट टाइम पक्का। ओह, उसके चेहरे पर क्लियरली दुख था। मैंने क्विल्ट को पैरों के पास एडजस्ट किया और आगे बढ़कर उन्हें एक हग दिया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ मॉम, और दादाजी के साथ रहने देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये 2 महीने शायद मेरी जिंदगी के पिछले 2 सालों से भी ज्यादा अच्छे गुजरे हैं। जब मैं थोड़ा पीछे हटा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उनका गला भारी भारी सी आवाज में बोला, फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो तब जब भी मन करे यहाँ आ जाना, मॉम हमेशा वेलकम करेंगी। मैंने सिर्फ हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया, क्विल्ट उठाया और उन्हें अलविदा कह दिया। वापस ग्रीन प्लम आइलैंड लौट के आए तो शाम हो चुकी थी, डिनर टाइम के आसपास। जैसे ही मैं कार से उतरा, यान कॉन्ग शैन ने मुझे लाइटली रोका और बोला, आज थोड़ा थक गया हूँ, शाम को जल्दी रेस्ट लेना है। जैसे ही यान कॉन्ग शैन ने कहा कि वो थोड़ा टायर्ड है और शाम को रेस्ट करेगा, मैं कुछ सेकंड्स तक फ्रीज ही हो गया था। फिर धीरे से समझा, ओह, तो ये सटल हिंट था कि आज रात को मुझे उससे मिलने नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फेस पे चढ़ गया और मैंने सर हिला के बोला, ओह ओके, समझ गया। उन्हें अपनी कार लेकर कोर्टयार्ड के अंदर जाते देखते हुए एक हल्का सा लोनली थॉट मन में आया। तो सच में जियाओ यानयुए का उसके दिल पे अभी भी असर है। उस रात अगर यान कॉन्ग शैन मिलने के मूड में नहीं था तो मैंने डिसाइड किया कि चलो छोटी टर्टल किंग लेके सुनरुई के घर ही चलते हैं। सुनरुई के घर के पीछे एक बड़ा सा फ्रूट फॉरेस्ट है। अंकल सुन ने बताया कि आज सुनरुई की ड्यूटी है, तो मुझे बैम्बू हाउस तक ले गए जो पहाड़ी पे बना हुआ था। वो बैम्बू हाउस एक ओपन स्टाइल था, एक हाई प्लेटफॉर्म पे।
चढ़ने के लिए 3 मीटर लंबी बैम्बू लैडर थी और नीचे एक बड़ा सा वुल्फ डॉग भी बंधा था। मुझे देख के सुनरी ने फोन साइड में रखा, लेग्स फोल्ड किए और बिस्तर से उठ गई और बोली, यू मियान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बिना बताए सीधा ही आ गया था, तो ऑब्वियस है थोड़ा सरप्राइज तो हुआ ही होगा उसे। मैंने सीधा पूछा, अल्कोहल है? उसने मेरा फेस देखा, फिर एक बॉटल उठाई जो कॉर्नर में ही रखी थी। ग्रीन प्लम से भरी हुई एक ट्रांसपेरेंट बॉटल। मेरे पापा ने बनाई हुई है, ग्रीन प्लम वाइन। चाहिए? मेरे लिए तो बस जो पीने लायक हो वही बेस्ट वाइन है। मैंने बिना झिझक के बॉटल ले ली और सीधा 3 लंबे लंबे घूंट ले लिए। आई, अरे ये तो वाइट वाइन है, धीरे धीरे पी यार। सुनरे का रिएक्शन शौक से भरा हुआ था। वो सामने क्रॉस लेग बैठ गई और मेरे हाथ से बॉटल लेते हुए बोली, हुआ क्या है तुझे? मैंने मुंह साफ किया और फील किया जैसे वाइन का तीखा लावा मेरे गले से सीधा पेट तक जलता हुआ जा रहा हो। थोड़ी देर चुप रह के मैंने आंखों में थोड़ा दर्द लेके पूछा, तू और वेनिंग कैसे हो आजकल? सुनरी ने वाइन की बोतल को चीक से टिकाया, ड्रीमी आईज के साथ बोली, मुझे तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है जल्दी कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा मुस्कुराया पर दिल से हल्का सा एनवी भी महसूस करते हुए बोला, वाह, लकी हो तुम। मुझे लगता है मैं तो लव से बाहर ही निकल रहा हूँ। ग्रीन प्लम और वाइट वाइन का कॉम्बो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था और सिर्फ 3 छोटी छोटी सिप्स के बाद ही मेरे चीक्स गर्म होने लगे और दिमाग हल्का सा स्पिन भी करने लगा। व्हाट? तुझे भी किसी पे क्रश है क्या? सुनरी ने आंखें फाड़ कर देखा। कौन है? बता। मैं बॉटल को लपेट के मैट पे घुमा रहा था और उस मोमेंट पे लगा, छुपाने का क्या फायदा? सुनरी तो वही लड़की थी जिसने एक बार कैजुअली बोला था, अगर बंदा दूसरे नंबर पे हो तो जॉब भी बकवास हो तो उसे वायलेंट ना सही लेकिन यूजलेस कहना सेफ है। तो अगर मैं अब उसे अपनी सच्चाई शेयर करूं और उसे डिस्गस्टिंग लगे भी तो क्या, कम से कम मुझे सुन तो लेगी ना। मैंने धीरे से बोला, जैसे किसी सीक्रेट प्रेयर जैसा, यान कोंगशान। हवा एकदम स्टिल हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सुनरुई लिटरली स्टैच्यू बन गई। मैंने नीचे से उसकी तरफ देखा, थोड़े शर्माते हुए। सुनरुई के ब्रोज एक साथ घूमे। बोली, तू शुरू से ही इतना डिफिकल्ट टेस्ट रखता था क्या? मैं बोला, तुम सिर्फ इसी की चिंता कर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखों में रियलाइजेशन लाइटनिंग की तरह चमकी। ओह माय गॉड यू मियान, तुम्हें लड़के पसंद हैं? मैंने देखा कि शौक के अलावा उसके चेहरे पे और कुछ भी नहीं था। नो जजमेंट, नो वियर्ड एक्सप्रेशन। और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। हाँ, आई लाइक मैन। और फिर थोड़ा हेल्पलेस होके बोला, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। सुनरी ने हल्की आवाज में मटर किया, अब समझा तू मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहता था। फिर ड्रामेटिक लॉयल सा एक्सप्रेशन देके बोली, टेंशन मत ले, मैं तेरा राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उस रात मैं अपने सारे दिल के दर्द सुनरी के सामने बहा चुका था। एक बॉटल वाइन, एक पैकेट स्क्विड और बहुत सारे सही बोला, छोड़ न यार टाइप कंफर्टिंग रिएक्शंस। सुनरी बोली, मर्द तो भरे पड़े हैं दुनिया में, दूसरा ढूंढ लेना। मैं वाइन बॉटल पकड़ के जिद्दी आवाज में बोला, नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मेरे अंदर का नशा चढ़ चुका था। रात को अंधेरे में मैं बैम्बू हाउस से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा, बस एक ही बात कहते हुए, मुझे घर जाना है। सुनरी ने मुझे रोकने भी कोशिश की, डेंजरस है रात को अकेले जाना। मैं बैम्बू हाउस के बेस पर चिपक के रोना शुरू कर दिया, मुझे अकेले जाना है, अकेले जाने दो ना प्लीज। आखिर सुनरी ने सॉफ्ट आवाज में हाँ ठीक है कहकर मुझे फेक परमिशन दी और फिर चुपके से अंकल सुन को फोन भी कर दिया। दोनों ने मिलके 2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स निकाली। अंकल सुन ने मुझे राइड दिया और सुनरी ने खुद राइड चलाई। टीम वर्क में मुझे सेफली घर छोड़ दिया। विंडो खुला हुआ था। मैं छोटी छोटी स्टेप्स में आगे बढ़ा और खिड़की के बाहर देखा। नेक्स्ट डोर का कोर्टयार्ड मरमर किया, आंखों में उदासी लेके। सो डिफिकल्ट। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मैं अपने वर्ड्स और एक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। नशे ने सारी रिस्ट्रेन खा ली थी और तभी मैं भागता हुआ गया, डोर खोला और सीधा यान कोंगशान के यार्ड तक दौड़ गया।
डिंग डोंग, डिंग डोंग। रात के बीच में मैं उसका डोर बेल बजा रहा था, जैसे कोई पिज्जा डिलीवरी देने आया हूँ। यैन कॉन्ग शैन ने नींद से उठ के दरवाजा खोला, शॉक और कंफ्यूजन का फेस लेकर। यूमियान? मैं सीधा उसके आर्म्स में प्लॉप हो गया, वेस्ट पकड़ ली, फेस उसकी चेस्ट से चिपका दिया और रोने लगा। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? यैन कॉन्ग शैन ने मुझे पकड़ा तो सही, लेकिन मेरी सडन प्यार भरे अटैक से वो सीधा हिल गया था। 2-3 कदम पीछे हटा, फिर बोला, यूमियान, तुमने ड्रिंक किया है? उसने मुझे समझाते हुए पूछा। मुझे सीधा खड़ा करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी बॉडी तो जैसे गीली रस्सी बन चुकी थी। पैर सीधे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ा सा, बस इतना सा। मैंने आंखों में इनोसेंस भर के थंब और इंडेक्स फिंगर से 1 सेंटीमीटर का गैप दिखाया, जैसे कह रहा हूँ, मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ। यैन कॉन्ग शैन ने नीचे झुककर मुझे देखा, एक लंबी सी साय मारी और मुझे उठा के लिविंग रूम तक ले गया। किसने कहा तुम्हें इतना ड्रिंक करने को? वो गुस्से में नहीं, बट कंसर्न्ड एल्डर भाई जैसा लग रहा था। और मैं तो चिपक गया था उसे ऑक्टोपस की तरह। सुन रुई, मैंने हंसते हुए बोला। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों हंसा, बट हंसी आ गई थी। ड्रंक लोगों को कौन समझाए? उसने बोला, और तुमने पी भी ली? इतने ओबीडियंट कब से बन गए? हाँ, उसने सॉफ्टली बोला, मुझे सोफे पे बिठाया और बोला, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। पर मैं उसको जाने नहीं दे रहा था। जब भी वो उठने लगता, मैं उसका हाथ या शर्ट खींच लेता। बी गुड, आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। मैंने उसका आर्म पकड़ लिया, फिर आंखों में उदासी भर के बोला, सब मुझे हेट करते हैं। यैन कॉन्ग शैन ने कामली पूछा, कौन हेट करता है? बहुत लोग। मैंने फोरहेड पे व्रिंकल डाले, जैसे दर्द या कंफ्यूजन हो। फूवी को लगता था मुझे पसंद करता है। मैं रुक रुक कर बोल रहा था। पहले वो मुझे पसंद करता था, फिर मुझे देखा तो पिंक बन गया, और जब मैंने उसे बोला तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे कोई समझता ही नहीं। मैं उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था, बिना किसी लॉजिक के, और यैन कॉन्ग शैन बस साइलेंटली सुनता रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर चुपचाप मेरा हाथ छुड़ा के किचन चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, हाथ में एक ग्लास पानी लेकर। पानी पिलाना भी स्मूथ नहीं था। उसने मुझे अपने आप से लगाकर बिठाया, मेरे बैक पर सपोर्ट बनाया। मैंने एक छोटी सी सिप ली, फिर सीधा नखरा, ये क्या है? मैंने उसकी तरफ मुड़ के गुस्सा दिखाया। तुमने मुझे ये इतनी खतरनाक चीज क्यों पिलाई? शायद मैं रो नहीं रहा था, पर अंदर से पूरी तरह हर्ट था। दिल पे बुरा भी लग रहा था। यैन कॉन्ग शैन ने कामली कहा, अरे ये तो पानी है। नहीं है, ये तो पॉइजन है। मुझे अचानक से गुस्सा आ गया, बिल्कुल बेरीजन, बेवजह। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वो सोफे पे गिर गया। यूमियान? वो गिरते हुए ऑकवर्डली ट्विस्ट हुआ, ग्लास बचा लिया, लेकिन आधा बॉडी सोफे के बाहर लटक गया था। उसने संभलने की कोशिश की, पर मुझे लगा ये काफी नहीं। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, अपने वेट से उसको नीचे दबा दिया। तुम पिंक क्यों नहीं बन रहे? मेरा गुस्सा अब सॉफ्ट हो चुका था। अब मैं सिर्फ दुखी था। मैं चाहता हूँ कि तुम पिंक बनो। मैं उसके शर्ट को पकड़ के रोने वाली आवाज में बोल रहा था, यूमियान, तुम नशे में हो, लेट मी गेट अप। उसने मेरी बैक पे हाथ रखा, मुझे उठाना चाहा, पर मैं तो फुल नॉन कोऑपरेटिव ड्रंक ऑक्टोपस बन गया था। इचिंग! मुझे अचानक से गुदगुदी सी महसूस हुई, कमर पे जैसे कोई छू गया हो। मैं पूरी बॉडी से हिल गया, एक लाइव फिश की तरह ट्विस्ट होने लगा, और थम! हम दोनों फ्लोर पे गिर गए, और वो पानी का ग्लास क्रैश। टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, छोटे छोटे छींटे फ्लोर पे बिखर गए। मैं सीधा लेट गया था, आंखें वाइड ओपन, सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। वो मेरे ऊपर था, दोनों हाथ मेरे साइड्स पे। उसने मुझे चोट से बचाने के लिए टाइम पे रिएक्ट किया था। स्टॉप मेकिंग ट्रबल। उसका वॉइस थोड़ा हार्श था, आंखों में कंसर्न छुपा हुआ। क्या तुम हार्ट ब्रेक फ्रेज कर रहे हो, इसलिए इतनी ड्रिंक कर ली? मैंने हाथ उठाया, धीरे से उसके चेहरे के कोने पर उंगली रखी, उसकी आईज के कॉर्नर को रब किया। क्योंकि किसी से प्यार करना बहुत दर्द देता है।
क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यान कोंग शैन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ के नीचे किया। बोला, तुमने गलत समझा है यूमियान, गलत इंसान समझा है। मैं कंफ्यूज सा उसे देख रहा था। गलत? गलत कैसे? मैंने धीरे से बोला, ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए। मैंने गलती नहीं की। तुम ही तो हो, तुम ही हो। उसका फेस, उसकी वॉइस, सब कुछ तो उसी का था ना।